हाँ मेरे सून टू बी सी फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सुपर 100 क्वेश्चंस मैराथन फॉर May 26 का पार्ट 1। जैसा आपको पता होगा Jan 26 के अंदर हमारा कितना प्यारा रिजल्ट आया था। मल्टीपल ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे इसी मैराथन से, एग्जाम्शंस एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जाम्स, राइट। इन सब ने हमारी सुपर 100 Jan 26 की फॉलो करी थी एंड आप लोगों को मैराथन इतनी पसंद आई थी कि आप लोगों ने इसको बना दिया इंडिया का हाईएस्ट व्यूड क्वेश्चंस मैराथन फॉर एफएम ऑन यूट्यूब। ठीक है, अब इस बार कि जो मैराथन है May 26 वाली, इसको हमने Jan 26 वाले से भी 2 लेवल ऊपर जाके बनाया है, उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर बनाई है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इस अभी स्टार्टिंग में कि हमने इस बार क्या बेटर किया, Jan 26 से ये कैसे बेटर हो जाती है, क्या डिफरेंट है। ठीक है, अभी इस पार्ट 1 के अंदर आपके जो चैप्टर्स कवर होंगे वो 4 होंगे, लेवरेज से लेके डिविडेंड डिसीजन तक की चैप्टर कवरेज इसमें होगी। ठीक है, देन इसके आगे के पार्ट 2 में आएंगे, वो भी जल्दी आ जाएगा, 3-4 दिन में आ जाएगा, मतलब जिस दिन ये आ रहा है उसके 3-4 दिन के अंदर। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा, क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ बहुत से बच्चे जब इस वीडियो पे पहली बार आ रहे होते हैं मैराथन में, उनके दिमाग में कुछ क्वेरीज रहती है जिसको लेके वो कंफ्यूज रहते हैं, राइट। फिर उनको उस क्वेरी से परेशानी होती है बच्चे को, तो इसलिए मैं आपका स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेके वो सारी क्वेरीज मैं आपके एड्रेस कर दूंगा, जिससे आपका सारा इस मैराथन के रिगार्डिंग सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी एंड आप उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो प्लीज इसको देखना जरूर, चाहे तो 2x पे देख लो, लेकिन देखना जरूर एंड तक। ठीक है, इस कॉमन एफएक्यूज को क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं कि सर सुपर 100 क्वेश्चंस इनफ है क्या, ये क्या होते हैं, कवरेज कैसी रहने वाली है, पिछले वाले से कैसे डिफरेंट है, कवरेज स्टाइल क्या होगा, कैसे देखना है मैराथन को, सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना जरूर। और ऑब्वियसली बहुत से बच्चों को पता ही है ऑलरेडी कि सर आप, हमें पता है बहुत प्यारा बनाते हो मैराथन, हमें पता है मैराथन क्या होती है, ये सुपर 100 क्या है, तो आप डायरेक्टली चैप्टर स्किप करके आप डायरेक्टली लेवरेज से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो की टाइमलाइन में आप डायरेक्टली आगे स्किप करके लेवरेज चैप्टर से स्टार्ट कर सकते हो, टाइम स्टेप आपको दिख जाएगा लेवरेज का। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर सुपर नेट होते क्या है, क्या ये इनफ है। अच्छा देख, जब अपन ने जब अगर आपने रेगुलर क्लास करी है, राइट, एंड आपने मुझसे करी है, किसी भी और टीचर से करी है, हमारा पूरा, मेरा या किसी और भी टीचर का आपने पूरा क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अगर सॉल्व कर रखा है तब भी, एंड अगर आपने अभी तक एफएम अच्छे से नहीं भी किया है तब भी, दोनों ही केसेस के अंदर जब अपन एग्जाम के पास में आ रहे होते हैं, एग्जाम का टाइम आ रहा होता है, तब अपने पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल होता है। उस लिमिटेड टाइम के अंदर अपन के पास इतना टाइम नहीं कि अपन पूरा क्वेश्चन बैंक फिर से सॉल्व कर सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन जैसे करने होते हैं कि कम क्वेश्चन करके पूरे सिलेबस का मजा आ गया, सारा सिलेबस कवर हो गया, राइट। हमारे पास उतना ही लिमिटेड टाइम होता है। जैसे मैं एग्जाम, जैसे मेरी भी सी फाइनल में ऑल इंडिया रैंक थी, तो मैं भी क्लास के साथ में पूरा क्वेश्चन बैंक किया हूँ, लेकिन जब रिवीजन करने की बारी आई तो ऑब्वियसली लिमिटेड क्वेश्चन से राइटिंग में प्रैक्टिस कर पाते हैं जिनसे पूरे सिलेबस का मजा आ जाए। तो जब वही क्वेश्चंस को मैं सुपर 100 क्वेश्चंस बोलते हैं, बिकॉज बच्चे थोड़ा परेशान रहते हैं कि सर हमें कैसे मालूम कौन से क्वेश्चंस करने, गलत क्वेश्चन कर लिया, जो करना तो मिस हो गया, तो इसलिए हम आपको सुपर 100 क्वेश्चंस देते हैं जिसमें आपके सारे ट्रिकी पॉइंट्स, एडजस्टमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। तो ये समझो 100 क्वेश्चन के अंदर 500 क्वेश्चन से क्वेश्चन बैंक का मजा है, 100 में 500 का मजा आपको दे जाते हैं, ये क्वेश्चन 500 की कवरेज आपको दे जाते हैं, तो डेफिनेटली इनफ है। एग्जाम के पास में जब आ रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली वेरी इनफ। इससे बेस्ट कवरेज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यही है, रैंकर्स तक यही कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कवरेज स्टाइल आपके क्या रहने वाला है। अच्छा देख, कंप्लीटली लॉजिक फोकस्ड। जैसा अगर आपने मेरे दूसरे रिसोर्सेज फॉलो करें तो आपको पता ही होगा कि आई फोकस अ लॉट ऑन द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। हर चीज़ के अपन लॉजिक में समझते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अपन ने कोई क्वेश्चन पढ़ा और मैंने बस आपको बता दिया कि देख ये है ना, इसका ये ट्रीटमेंट कर लेना, नहीं। लॉजिक पे जाते हैं अपन लोग कि ये ट्रीटमेंट मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं होता कि बस क्वेश्चन देख के मैंने आपको बस बता दिया देखो ये करने का है, राइट। नहीं, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के सोचते हैं कि अच्छा ये जो लाइन है इसका कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये कैसे लिंक हो रही है पिछले वाले पैराग्राफ से, इसका कैसे दिमाग लगाना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। मतलब मैं तो देख, आपको दिमाग में आएगा सर, आपको तो आता है, आपने तो बता दिया ऐसे होगा, लेकिन मैं कैसे फ्रेश सोचूं कि इससे इसका ट्रीटमेंट ये करना है। तो इस तरह तक अपन जाते हैं इस मैराथन के अंदर। उससे होता क्या है कि आपका बहुत लॉजिकल माइंडसेट डेवलप हो पाता है एंड एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट भी आएगा क्वेश्चन, या फिर आप कंफ्यूज भी हो गए एग्जाम में, स्ट्रेस में भी हो गए, तब भी आप बहुत अच्छे से पेपर को हैंडल कर पाओगे। एंड दैट्स द रीजन राजा कि हम लोग का लॉजिक पे इतना फोकस है कि रैंकर्स, एग्जामिनेशन होल्डर्स हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं। दैट्स द रीजन, राइट। ठीक है, चलो देन सेकंड चीज, Jan 26 और May 26 में फर्क क्या होने वाला है। ठीक है राजा, कवरेज का फर्क है। जैसे Jan 26 के अंदर मैंने क्या कहा था आपको कि आप ये मैराथन कर लो, ठीक है, एंड मैराथन करने के बाद आप पिछले 3, उसके बाद के 3 अटेम्प्ट की आप आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज देख लेना। इस बार मैं बोलूंगा शायद आपको वो भी करने की नीड नहीं रहेगी, आपको सिर्फ सुपर 100 करना है ना, आपको कोई भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा May 26 जो भी अटेम्प्ट आने वाला है, अभी तक के जितने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज हैं, ऐसे स्टडी मैट है, वो सबके क्वेश्चंस
हम लोगों ने इस सुपर 100 के अंदर कवर कर दिए हैं। जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट अच्छा है, एक नया पॉइंट डाल दिया, कुछ भी ट्रिकी डाल दिया, नया कॉन्सेप्ट डाल दिया, जो भी है वो सब सुपर 100 में कवर हो जाएगा। ये 100 कर लो, सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हाँ, एक चीज हो सकती है कि अगर आप ये आरटीपीज एमटीपीज देखो रिसेंट 2 अटेम्प्ट की, 3 अटेम्प्ट की, तो आपको कुछ डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो हमारे सुपर 100 में नहीं कवर होंगे। उनका रीजन है कि उनका हमने उनको कवर क्यों नहीं किया है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी के सुपर 100 में डाल दिए, वरना में सुपर 100 का सेंस क्या हो गया। सुपर 100 का मतलब हमारा ये है कि ये लिमिटेड क्वेश्चन है, ये कर लोगे तो आपको बेस्ट कवरेज मिल जाएगी, 100% कवरेज मिल जाएगी। लेकिन और मैं आपको कब कितनी बार बोलता हुआ आ रहा हूं कि आरटीपी एमटीपी के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर जो आपके एग्जाम में आने का चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी बहुत अननेसेसरी डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है जो उससे खुद भी हैंडल नहीं हो पाते। जो उसे बना दिए लेकिन उससे खुद भी हैंडल नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं उनके अंदर, बहुत ज़्यादा अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, एंड ऐसे क्वेश्चंस को मैं हर बार बोलता हूँ, बच्चे उनको उनको देख के टाइम वेस्ट करते हैं अपना एग्जाम से पास में। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो उन क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, वही क्वेश्चन रखे जिन पे आपको एक्चुअली अपना टाइम देना चाहिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे गए। ठीक है, आरटीपी एमटीपी वाईक्यू से फिल्टर आउट करके एग्जाम में आने के चांस है उन एडजस्टमेंट्स का, वैसे रखे गए। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे जैन 26 तो मई 26 वाली मैराथन के अंदर कि काफी सारे क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियोज, डिविडेंड, सब में कुछ ना कुछ ऐड हुए हैं। अगर आपने जैन 26 वाली देख रखी थी तो भी आप मई 26 वाली मैराथन के अंदर एटलीस्ट वो जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं वो तो डेफिनेटली कर लेना। ठीक है, वो तो जरूर देख लेना, क्योंकि उनमें तो भाई मजा आ जाएगा आपको, क्वेश्चन से प्यारे क्वेश्चन से बहुत। ठीक है, देन कवरेज स्टाइल के अपन ने बात कर ली। देन अपन बात करते हैं कि अच्छा इस मैराथन को आपको देखना किस तरीके से चाहिए। राजा देख, ये मैराथन में जो बना रहा हूँ, ठीक है, एज यूजुअल ये मैराथन में बना रहा हूँ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये मैराथन में अपनी प्रैक्टिस के लिए नहीं बना रहा हूँ, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, उद्देश्य ये है मैराथन बनाने का कि आप इस सारे क्वेश्चन को राइटिंग में प्रैक्टिस करो। ऐसा आपको पैसिवली कंज्यूम नहीं करना है कि सर आप क्या सॉल्व करा रहे हो, सर मजा आ रहा है, मैं तो देखता जा रहा हूँ, सर मजा आ जा रहा है मेरे को देखने में, मत सॉल्व कर सर। नहीं राजा, आपको भी लिख लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराऊंगा आपको भी लिख के सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, आपको करना क्या है समझना, आप मैराथन लगा के बैठ जाओ, सामने सुपर 100 की प्रिंट आउट रख लो अपने पास। ठीक है, प्रिंट आउट रख लो एंड कैलकुलेटर एंड कॉपी रख देना अपने पास में। जैसे ही कोई क्वेश्चन है, पहले अगर आपको कंफर्ट है तो आप खुद से लिख के सॉल्व कर लो। अच्छा सही बन गया है तो 2x में सोल्यूशन देख के निपटा डालो। लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफर्ट नहीं हो तो आप मेरा पहले पूरा सोल्यूशन देखो एंड उसके बाद में उसको पॉज करो, लिख के पूरा सॉल्व करना। ठीक है, उसी टाइम जैसे जैसे आपका एक एक क्वेश्चन होता जा रहा है, एक एक चैप्टर होता जा रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हुए जाना है कि सर ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया। हर बार आपको पता ही है कमेंट सेक्शन आप लोगों के अपडेट देने के लिए बना हुआ है। मुझे जानना है कि आप लोग का कितना हुआ। योर प्रोग्रेस मैटर्स द मोस्ट, कि आपने कितना राइटिंग में प्रैक्टिस किया। तो जैसे जैसे जो होता जा रहा है कमेंट सेक्शन में डालते जाना कि सर ये चैप्टर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, मुझे चाहिए तुम लोग का प्रोग्रेस अपडेट। ठीक है, वो नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैराथन देखनी है। रूटीन मान लेना कि डेली बेसिस पे मिनिमम 2 चैप्टर तो मैं कवर करूंगा। आज जब भी आप मैराथन तक पहुंचो उस सेम डे पे आपको मिनिमम 2 चैप्टर करने हैं ताकि आपका फ्लो बन सके, और उसके अगले दिन एक और 2 चैप्टर और कर लेना। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 से आज खत्म करना ही है। ऐसा नहीं कि सर नहीं है तो कल देखूंगा, सर आज ही 2। बाकी आपके पास जो दिन में टाइम बचेगा उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 चैप्टर को टाइम दे देना एफएम के लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। अच्छा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, आपकी उसको आप उसकी आपको लिंक यहाँ मिलेगी, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आपको सारी लिंक्स दिख जाएगी, उसमें टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक होगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ से भी आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच के अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझना राजा, रैंक एंड एग्जामिशन कैसे आती है। देख, रैंक एंड एग्जामिशन आती है राजा लॉजिक के ऊपर फोकस करने से एंड मेहनत करने से, जो तुम और मैं दोनों करने वाले हैं तुम्हारे रिजल्ट के लिए। ठीक है, मैं तो कर ली और मैं बैकग्राउंड में और कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और रिसोर्सेज बनाने के लिए, जब आप ये देख रहे होगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर चल जाना कि सर आई एम गोना गिव माई 110% एफर्ट ऑन दिस सुपर 100 मैराथन, राइटिंग में करूंगा। अपनी अटेंडेंस लगा के चल जाना, ये मेंशन करके चल जाना कि 110% देने वाला हूँ। ठीक है, तभी एंड ये सुपर 100 आपको जो रिजल्ट ला के देगी मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अगली इस बार जैन 26 की मेरा रैंकर्स के जैन 26 की जो रिजल्ट था वो आपने देखा, अगले वाले के अंदर आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, पोस्टर छोटा पड़ जाना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली एंड ऑब्वियसली जो भी बच्चे वीडियो को लाइक करके हाइप करके अपनी अटेंडेंस लगा के जा रहे हैं, आप लोग के लिए राजा मेरी पूरी दुआ रहेगी कि जब आप लोग एग्जाम में घुसो तो आपको मजा ही आ जाए पेपर देख के, आपको जो कॉन्फिडेंस है पेपर देख के कि सर ये तो सब मुझे आता है। पेपर से बाहर निकल के ऐसा हो जाएगा आपके साथ में कि सर मजा ही आ गया सर। ठीक है, पूरी दुआ रहेगी मेरी आप लोगों के साथ। चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर लेवरेजेस के साथ में। ठीक है, रेडी हो ना, चलो स्टार्ट करते हैं।
अब इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जितने भी लेवरेजेस अपने हैं उनके सारे फॉर्मूलास किस टाइप से अप्लाई करने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, एंड सारे लेवरेजेस का कंसेप्चुअल एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपका बहुत अच्छे से इसी क्वेश्चन से एक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपना बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, एक बार क्विकली अपन ओवरव्यू कर लेते हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कैसे अपने को क्वेश्चन के साथ साथ इसको फॉलो करते हुए चलना है, लेते हुए चलना है। जो जो डेटा देता जा रहा है एक बार इनकम स्टेटमेंट से उसको लिंक करते जाने का है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन लेते हैं सेल्स। ठीक है, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते अपन फिक्स कॉस्ट, तो अपने पास बचता है फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको अपन प्यार से ईबीआईटी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसमें से माइनस होगा अपना इंटरेस्ट, तो अपने पास बचेगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, जिसको अपन प्यार से ईबीटी बोलते हैं। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपने यहीं पे खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपन इसके भी आगे जाएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या काम आते हैं अपने आइटम्स, देखो अर्निंग्स बिफोर टैक्स लिया था, तो लॉजिकली अब इसमें से माइनस होगा टैक्स, टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर टैक्स कटने के बाद जो वैल्यू बचेगी, टैक्स कट चुका है अभी, तो उसको अपन क्या नाम दे देंगे, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। बट अब क्या मेहनत ही नहीं करी नाम देने में, टैक्स कट गया तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्यार से क्या बोलेंगे उसको अपन, ई ए टी। ठीक है, ये वैल्यू ईएडी आ जाएगी। बस ये बेसिक अपना इनकम स्टेटमेंट है। अब इसको यहाँ तो आप जो जो क्वेश्चन अपने पास आता जाए, यहाँ तो आप उसको मेंटली दिमाग में ये स्टेटमेंट को लेते हुए चलो, या फिर पेपर पे एक बार के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बना दो। आपको क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे जैसे जो जो आपको डेटा दिया जा रहा है ना क्वेश्चन के अंदर, आप एक बार दिमाग में फिल करते हुए चलो कि अच्छा इनकम स्टेटमेंट का कौन सा आइटम इन्होंने मुझे दे दिया, या तो दिमाग में मेंटली कर लो, यहाँ पेपर में लिख के कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला आइटम था सेल्स वो मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। दूसरा बोलता है पीवी रेशियो 70%। अब पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो बेसिकली बोलता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो आपकी सेल्स का 70% है, या फिर ऐसा समझो कि आपकी सेल्स का 70% कंट्रीब्यूशन के में कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर 70% कंट्रीब्यूशन है सेल्स का, तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 15 लाख का 70%, यानी 10,50,000। तो अपना कंट्रीब्यूशन तक का अपना काम कंप्लीट हो गया, निकल के आ गया। इनकम स्टेटमेंट अपन ने यहाँ तक की भर ली, या तो मेंटली भर लो या पेपर लिख के भर लो। ठीक है, ऑब्वियसली सेल्स अवेलेबल थी, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। ठीक है, या फिर लॉजिकली ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 70% कंट्रीब्यूशन है तो 30% वेरिएबल कॉस्ट होगा ना। ठीक है, 30% वेरिएबल कॉस्ट, ये भी अपने पास आ गया। तो यहाँ तक का काम अपने पास हो चुका है। इसके आगे का बात करते हैं कैसे निकालेंगे। देखो जो जो यूज़ करते जाओ उस पर टिक करते जाओ, ये दोनों अपन ने यूज़ कर ली। अगला क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना नहीं, ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू डायरेक्टली दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज का पहले तो फॉर्मुला लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मुला, आइटम बिफोर फिक्स कॉस्ट, आइटम आफ्टर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, आइटम बिफोर फिक्स कॉस्ट, डिनोमिनेटर में आइटम आफ्टर फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया 1.4। अब एक चीज समझना, पूरे एफएम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं, बहुत गोल्ड गोल्ड है, गोल्ड सर, ये तो गोल्ड है सर। ठीक है, क्या कि पूरे एफएम के अंदर अगर आपको एक इक्वेशन अवेलेबल है तो उस एक इक्वेशन से आप एक अननोन आइटम को खोज सकते हो, एक अननोन आइटम को निकाल सकते हो। दो इक्वेशन है तो आप दो अननोन आइटम्स को निकाल पाओगे। यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन अवेलेबल है। अब इसमें मैं एक अननोन आइटम खोज पाऊंगा, वो यहाँ तो वो अननोन आइटम कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या तो अननोन आइटम ईबीआईटी हो सकता है। सर लेकिन कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। हाँ, तो अपन कंट्रीब्यूशन खोजने की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, अपन ईबीआईटी को इस इक्वेशन से खोज पाएंगे, सिंपल। तो अपन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन की जगह पे अपन ईबीआईटी रख देंगे 10,50,000 का। ईबीआईटी मेरा अननोन आइटम हो जाएगा, तो उस इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। कैसे, 1.4 को नीचे ले जाओ, ईबीआईटी को ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो 1.4 नीचे आ जाएगा, ईबीआईटी ऊपर चल जाएगा खाली, तो यहाँ पे 7.5 लाख का ईबीआईटी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, सिंपल। तो ईबीआईटी तक का काम अपना हो चुका है, 7.5 लाख अपन यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, 1050 तक कंट्रीब्यूशन पहुंच गए, तो ईबीआईटी 7.5 लाख का आ चुका है, तो लॉजिकली फिक्स कॉस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर 3 लाख हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अपना यहाँ तक का काम हो गया। अब एक इक्वेशन, एक इन्फॉर्मेशन और बची है क्वेश्चन में, कौन सी है, फाइनेंशियल लेवरेज की। ये तीनों अपन ने यूज कर ली। फाइनेंशियल लेवरेज बच रहा है 1.25 टाइम्स। अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मुला लगाओ। फाइनेंशियल लेवरेज के सर फॉर्मुले तो सर दो होते हैं, कौन सा लगाना है। देखो, एक फॉर्मुला होता है जिसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आता है, एक फॉर्मुला होता है जिसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड आता है। सर हमें कौन सा लगाना है। अच्छा देख, पूरे एफएम के अंदर एक सिंपल सा चीज बांध के चलो, जब तक प्रेफरेंस नाम मेंशन ना हो। मैंने आपको, अगर आपने डेमो लेक्चर देखा मेरे एग्जाम में, मैंने उसका समझाया था कि प्रेफरेंस की खुद की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, उसकी कोई खुद की प्रेफरेंस की कोई इज्जत नहीं होती, इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा होता ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस का नाम मेंशन नहीं हो ना, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोले, तो आप ऐसे खुद से मत मान लेना कि नहीं नहीं प्रेफरेंस तो होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी लिखा हुआ, तो अपन मानेंगे प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के पास है। अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है
तो अपन मान लेंगे क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के पास है ही नहीं, क्योंकि लॉजिकली वही होता है ना कंपनीज के अंदर भी। ठीक है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, एंड क्वेश्चन में प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अपन क्या मानेंगे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो जो प्रेफरेंस जिस फॉर्मूले के अंदर प्रेफरेंस नहीं होता वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, सिंपल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसकी वैल्यू 1.25 दे रखी है। अब यहां से भी अपन एक अननोन वेरिएबल खोज पाएंगे। सर ईबीआईटी तो अपने पास ऑलरेडी है, तो ईबीआईटी अपने पास है, ईबीआईटी अननोन आइटम है, उसको अपन खोज लेंगे। कैसे? ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 7.5 लाख पर 1.25, 6 लाख का आपका ईबीटी आ गया। तो ये भी आपका 6 लाख का ईबीटी यहां तक कंप्लीट हो गया। 7.5 लाख का ये था, 6 लाख का ये निकल के आया। तो आपका इंटरेस्ट बैलेंस फिगर 1.5 लाख या 150 लाख 150,000 बन के आ गया। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बोल रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है क्या, कि सर अगर सेल्स के अंदर 15% चेंज आता है तो मेरी टैक्सेबल इनकम में कितना चेंज आएगा। ठीक है, अब सर टैक्सेबल इनकम क्या होती है? अच्छा देख, टैक्सेबल इनकम यानी जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। टैक्स किसके ऊपर लगता है? ईवीटी के ऊपर लगता है। ठीक है, तो ये ईवीटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है कि अगर सिर्फ सेल में 15% चेंज है तो ईबीटी में कितना चेंज आएगा। अब मैं आपको एक लॉजिकल सा बात है, अपने रिवीजन वीडियो में भी कवर कर रखा है, क्विकली बता देता हूं क्या, कि एक सोलमेंट रिलेशनशिप करके होती है इनकम स्टेटमेंट्स के बीच में, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स के बीच में। वो क्या? जिसके तहत ये निकल के आएगा कि जो अपना परसेंटेज चेंज इन ईबीटी होता है ना, वही परसेंटेज चेंज इन ईएटी की इक्वल होगा, वही परसेंटेज चेंज इन ईपीएस के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ईबीटी, ये यहाँ पे ईएटी, ये यहाँ पे ईपीएस, इन तीनों के अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो इक्वल आएगा। लेट्स से 10, तो तीनों का इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो जो जी बोल रहा है परसेंट चेंज इन ईबीटी बताओ, तो आप परसेंट चेंज इन ईपीएस निकाल दो, जो ईपीएस के अंदर आएगा वही ईबीटी के अंदर आएगा। सर लेकिन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकालेंगे? सिंपल ना राजा, सेल्स के अंदर बोल दिया 15% चेंज होने वाला है, तो ईपीएस के अंदर चेंज निकालना अपने को। अब मुझे बताओ सेल्स एंड ईपीएस का लिंकेज कौन सा लेवरेज बताता है? सेल्स पहला आइटम, ईपीएस लास्ट आइटम। कौन बताता है इसका लिंकेज? कंबाइंड लेवरेज। ठीक है, तो अपने को कंबाइंड लेवरेज बताएगा कि अगर सेल्स में चेंज आया तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा। जो ईपीएस में आएगा वही ईबीटी में आएगा। सिंपल। कौन सा लेवरेज? कंबाइंड लेवरेज। कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है, तो कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ओएल इंटू एफएल। तो 1.4 इंटू 1.25, 1.4 इंटू 1.25, अगर कंबाइंड लेवरेज 1.75 हो गया। अब ये 1.75 का नंबर क्या बता रहा है कि सर अगर सेल 1% चेंज हो रही है तो आपका ईपीएस 1.75% चेंज होगा। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सर 1 नहीं हो रही, 15% चेंज हो रही है। तो कंबाइंड लेवरेज बोला कोई बात नहीं, 1 नहीं हो रही 15 हो रही है, तो 1.75 इंटू 15 आपका ईपीएस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आपका परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईएटी, ईबीटी कैसे निकलता है? कंबाइंड लेवरेज की वैल्यू ली मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो 1.75 इंटू 15 यानी 26.25%, 26.25% आपका चेंज आएगा आपके ईपीएस, ईएटी, ईबीटी तीनों के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन में से फाइंड आउट नहीं करना था, वेरीफाई भी करना था, तो वेरीफाई करके दिखा देंगे। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि सर मैं बोल रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं ना 26.25 का आएगा, वो बोल रहा है ऐसे थोड़ी मानेंगे, निकाल के दिखा कि 26.25 ही आ रहा है चेंज, तो अपन निकाल के भी दिखा देंगे, प्रूफ कर देंगे कि अपन सही बोल रहे हैं, अपने को आता है, अपने को एफएम बहुत अच्छे से आती है। कैसे कैसे बताएंगे? निकाल के दिखा दो। सेल के अंदर 15% चेंज बोला था, सेल के अंदर 15% ऐड कर दो, नई सेल निकालो, नई सेल निकाल के ईबीटी तक की वापस से इनकम स्टेटमेंट बनाओ एंड उनको दिखाओ कि हाँ देखो हमें आता है 26.25 ही आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? सेल को 15% बढ़ा दो, 15 लाख प्लस 15% होता है 17,25,000, तो ये आपकी नई सेल आ गई 17,25,000 की। इसमें से 30% अपना वेरिएबल कॉस्ट था, अपन बात करके आए थे, 30% वेरिएबल कॉस्ट हो गया, 70% कॉन्ट्रीब्यूशन बच जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपनी ऊपर 3 लाख की थी, वो सेम रहने वाली, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, तभी तो फिक्स्ड है उसका नाम, वो सेम रहने वाली है। ठीक है, बच के आपके पास आएगा ईवीआईटी, नया ईवीआईटी आ गया। इसमें से इंटरेस्ट का अमाउंट भी सेम रहने वाला है क्योंकि इंटरेस्ट चेंज नहीं होता है, इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। 1.5 लाख पहले भी था, 1.5 लाख अभी भी आएगा। ठीक है, ईबीटी आ जाएगा नीचे 7,57,500 का। ठीक है, अब अपने को परसेंटेज चेंज चाहिए। परसेंटेज चेंज का बेसिक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। ठीक है, न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। तो न्यू फिगर कितनी है? 7,57,500, वो अपन ने यहाँ पे ले ली। ओल्ड फिगर मेरी ईबीटी की कितनी थी? 6 लाख की थी, ये 6 लाख की माइनस 6 लाख किया, डिवाइड कर दिया 6 लाख से, तो कितना आ गया? सर देखो 26.25 ही आया सर, मैं सही बोल रहा था, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला पूछते हैं, क्या बोल रहा है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%। अब ईबीआईटी एंड सेल एंड ईबीआईटी के बीच का लिंकेज कौन सा लेवरेज बताता है? सर ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज से अब नहीं निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज तो खुद ही दे रखा है लोगों ने 1.4 टाइम्स। ठीक है, सेल में कितना चेंज आने वाला है? -10%,
तो आपके ईवीआईटी में कितना आएगा सर, -10 इंटू 1.4 टाइम्स। ठीक है, बस वही है, परसेंट चेंज इन ईवीआईटी इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू परसेंट चेंज इन सेल्स। 1.4 इंटू -10 इज इक्वल टू -14%। तो आपका ईवीआईटी डिक्रीज हो जाएगा 14% से। निकाल के दिखा देंगे, वेरीफाई करके दिखा देंगे। सेल में 10% डिक्रीज हुआ है, 15 लाख था, 10% लेस कर दो, 1350 आ जाएगा। ठीक है, -13%, 30% का वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 70%। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट जो 3 लाख की सेम रहने वाली है ना, आपका ईवीआईटी आ जाएगा 645 का। पहले ईवीआईटी कितना था, 7.5 लाख का, अभी हो चुका है 645 का। ठीक है, तो न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर, 645 माइनस 7.5 लाख का ओल्ड फिगर डिवाइड बाय ओल्ड फिगर। सर देखो सर -14 ही आया है, मेरे को आता था, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अभी इसी प्रकार लास्ट वाला की बात करते हैं। अगेन परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईवीआईटी इंक्रीज बाय 15%। अब पूछ रहा है ईवीआईटी से टैक्सेबल इनकम के बारे में। ठीक है, टैक्सेबल इनकम अगेन ईबीटी होता है। ठीक है, एंड आपको पता है ईबीटी, ईएटी एंड ईपीएस एक ही टीम में होते हैं, उनका परसेंटेज हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि ईबीटी, ईएटी, ईपीएस के अंदर कितना परसेंटेज आने वाला है। ठीक है, एंड आपको दे क्या रखा है, ईवीआईटी के अंदर 15% चेंज। तो ईवीआईटी से ईपीएस तक का लिंकेज कौन बताता है सर, फाइनेंशियल एवरेज सर। ठीक है, तो फाइनेंशियल एवरेज को यूज कर लेंगे अपन 1.25 टाइम्स। ठीक है, 15% इसमें चेंज आया है तो इंटू 1.25 टाइम्स आपके चेंज आ जाएगा किसके अंदर, ईपीएस के अंदर। जितना ईपीएस में उतना ईवीटी के अंदर करो, 15 इंटू 1.25 इज 18.75। तो 18.75 चेंज आएगा आपके, 18.75% आएगा आपकी ईबीटी एंड ईपीएस के अंदर। अपने को ईबीटी तक का ही वेरीफाई करके दिखाना है, ईपीएस तक जाना नहीं, अपने को बना के नहीं दिखाना है। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, ईवीआईटी को 15% इंक्रीज करके दिखा दो। पहले कितना था, 7.5 लाख का, उसमें 15% ऐड कर दो, 15% ऐड करके 860 to 500 आ गया। अच्छा, 15% ऐड करके लिखो या इंटू 115% कर लो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, माइनस करेंगे इसके बाद तो ये शुरू होते ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट करना है अपने को, वो सेम ही 1.5 लाख का माइनस कर दिया, ईबीटी आ गया 712,500 का। न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइड बाय ओल्ड फिगर, कितना आया 18.7। सर देखो मेरे को आता था सर, देखो देखो, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, खत्म, यही था क्वेश्चन, क्या था इसके अंदर। ठीक है, मजा आया। चलो ये क्वेश्चन लिख के कर लेना, लिख के कर लेना, लिख के कर लेना, लिख के खत्म करो, एंड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका इस पर ग्रिप बन जाएगा क्वेश्चन लिख के करोगे तो। ठीक है, लिख के करना, फिर आगे बढ़ना मेरे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लिख के कर लिया ना, कमेंट में डाल जाना सर क्वेश्चन नंबर 1 राइटिंग में डन। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये आरटीवी May 24 का क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको किसी आईसीएस स्टडी मैट एग्जाम पेपर आरटीवी एमटीवी मिल ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन सारे क्वेश्चन के साथ में खासियत क्या होती है कि उनके अंदर कंपनी ए एंड कंपनी बी के अंदर जो वर्किंग करनी पड़ती है सेम ही सेम वर्किंग करनी पड़ती है। तो इट्स लाइक डुप्लीकेशन, जो कंपनी ए पे करना है वही कंपनी बी पे करना है, तो मैं दो बार क्यों करूं। तो ये क्वेश्चन खास है, इसके अंदर दोनों कंपनी के ऊपर अलग अलग डेटा दे रखा है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन के अंदर दो का मजा। ठीक है, तो इसमें इसलिए मैंने ये वाला रख रखा है। ठीक है, इसमें आपकी मल्टीपल क्वेश्चन से कवरेज हो जाएगी इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट, आपको इनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अगेन आपको इनकम स्टेटमेंट दिमाग में लेते चलने की कौन सा आइटम मुझे दे रखा है। सबसे पहले आपको कंपनी ए की बात करते हैं। यहाँ पे आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, इंटरेस्ट दे दिया। सर ये क्या है, ये वक्त के साथ साथ रिवील होता जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलो तो अपन ने यहाँ वेरिएबल कॉस्ट डाल दिया, फिक्स कॉस्ट डाल दिया, इंटरेस्ट डाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक मेरे पास सेल्स नहीं है मैं क्या करूंगा बाकी चीज़ों का, मेरी इनकम स्टेटमेंट रेडी नहीं हो पाएगी, इन कॉस्ट को लेके मैं क्या कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब अपने को सेल तो दे नहीं रखी, क्वेश्चन में 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सेल तो दे नहीं रखी, तो क्या करूं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करेंगे। सर टैक्स रेट देखा ना, टैक्स का मैं क्या करूंगा, टैक्स से तो मेरा टैक्स निकलेगा ना बस, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं उससे, तो टैक्स भी अभी किसी काम का नहीं है, फिलहाल के लिए काम का नहीं है। तो आइटम क्या बचता है, फाइनेंशियल लेवरेज। अब फाइनेंशियल लेवरेज का नंबर मेरे काम आ सकता है। आपको जब भी ये फाइनेंशियल लेवरेज और इंटरेस्ट एक्सपेंस साथ में दिख जाए ना, चमक जाना एकदम से, चमक जाना चाहिए आपको एकदम से कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे काम हो सकता है। कैसे काम होगा, देखो फाइनेंशियल लेवरेज आपको 5:1 दे रखा है, यानी 5:1 यानी 5 ही होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआई अपॉन ईबीटी। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5। मैंने आपको क्या बोला, एक इक्वेशन से एक अननोन आइटम को अपन निकाल सकते हैं। यहां पे तो ईबीआईटी भी नहीं पता, ईबीटी भी नहीं पता, ईबीआईटी भी नहीं पता, ईबीटी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा यहां पे भी, मैं क्या करूं इस इक्वेशन का सर, सोचो। इसे किसी अपन क्या करेंगे, अपन इस इक्वेशन को खोल के बड़ा कर देंगे। ठीक है, दैट साउंड्स बैड राइट, हाँ ठीक, आई मीन खोल के एक्सपेंड कर देंगे अपन इक्वेशन को। ठीक है, जैसे अपना नीचे ईबीटी है ना, ईबीटी है। ठीक है, ईबीटी को अपन क्या लिख देंगे, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है ईबीटी कैसे निकलता है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके निकलता है, तो मैंने नीचे ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट कर दिया। ठीक है सर, अब तो 3 वेरिएबल हो गए,
3 अननोन हो गए। अरे नहीं नहीं रुको, सबर सबर, नहीं सर अभी भी 2 ही हैं, 2 ही हैं, हाँ ईवीआईटी और इंटरेस्ट अभी भी 2 ही हैं। नहीं रुको, इंटरेस्ट अपने क्वेश्चन में दे रखा है ना 14,000 का, ठीक है, तो इंटरेस्ट 14,000 का अपन यहाँ पे लिख देंगे। अब हो गया ना एक वेरिएबल, एक अननोन, क्या बचा इस इक्वेशन के अंदर, सिर्फ एक ही अननोन बचा, ईवीआईटी। तो जो अपन ने खोला इस इक्वेशन, एक्सपेंड किया अपन ने इस इक्वेशन को, ईवीआईटी अपॉन इंटरेस्ट को अपन ने इस टाइप से लिखा, उससे हुआ क्या, ये पूरा इक्वेशन अब एक अननोन में आ चुका है, सिर्फ ईवीआईटी। इंटरेस्ट 14,000 अपने को ऑलरेडी पता, तो अपन ने डाल दिया, तो अपने पास एक अननोन बचा ईवीआईटी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं ईवीआईटी की वैल्यू निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा, इसको डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई में इसके साथ ऊपर ले जाओगे 5 के साथ, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इन दोनों आइटम से, ईवीआईटी से 14,000 से, तो यहाँ पे इस टाइप ईवीआईटी अकेला रह जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 ईवीआईटी माइनस 5 इंटू 14,000 70,000, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप बेसिक्स मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, 70,000 को यहाँ पे लेके आ जाओ, ईवीआईटी को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 ईवीआईटी माइनस 1 ईवीआईटी होके सिर्फ 4 ईवीआईटी बचेगा, एंड 70,000 वहाँ पे अकेला बैठा हुआ बेचारा वेट कर रहा है सॉल्व होने का, ठीक है। सॉल्व कर लो, 4 को डिवाइड में ले जाओ, ईवीआईटी निकल के आ जाएगा 17,500 का, ठीक है। ईवीआईटी निकल के आ गया। कैसे, क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये कि अपन को इसको खोल एक्सपेंड करके दिखाना था ईवीटी को, ठीक है, ये था, ठीक है। तो अपने पास ईवीआईटी आ चुका है 17,500 का, चलो अब इसको रिवील करते हैं। 17,500 मिट जा भाई, रुको रुको रुको, टेक्नोलॉजी, ठीक है। 17,500 का अपने पास ईवीआईटी आ गया, ठीक है। अब ईवीआईटी आ चुका है, इंटरेस्ट अपने पास ऑलरेडी था, तो नीचे का पूरा सॉल्व हो जाएगा, ईबीटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ईबीटी आ गया तो अब टैक्स रेट का भी काम कर सकते हैं, 30% टैक्स यूज कर सकते हैं, ईबीटी के ऊपर 30% टैक्स आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब 30% टैक्स माइनस हो गया तो ईएटी भी निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये आपका ईएटी आ गया। नीचे का काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऊपर का बचा हुआ है, ठीक है। ऊपर की बिल्डिंग बनानी है भी अपने को, ठीक है, कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां तक अपन पहुंच चुके हैं, फिक्स कॉस्ट अपने पास थी, ईवीआईटी तक अपन पहुंच चुके हैं। मुझे बताओ, ईवीआईटी 17,500 है, फिक्स कॉस्ट 26,500 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा, सिंपल ना भाई, 17,500 ये 26,500 ही है। देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईवीआईटी होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट है ईवीआईटी, कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते क्या तुम, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईवीआईटी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, ईवीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड करके, 17,500 प्लस 26,500 इज इक्वल टू 44,000, कंट्रीब्यूशन भी अपने पास आ गया, ठीक है, ये भी आ गया अपने पास। और उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट अपने पास डायरेक्टली गिवन था 88,000 का, वो अपने लिख ही रखा था। अब जिस प्रकार वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आया, कंट्रीब्यूशन आया, तो क्या सेल्स नहीं निकाल सकते, सिंपल, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो सेल निकल के आ जाएगी, ठीक है। 44,000 प्लस 88,000 1,32,000 हो गया काम। क्या चाहिए और बताओ आपको, और कुछ चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे मैजिशियन वाला क्वेश्चन सॉल्विंग काम लेगा आपको। चलो अभी अपन कंपनी ए का काम हो गया अपना, अपन आते हैं कंपनी बी की तरफ, ठीक है। चलो कंपनी बी की बात करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको क्या डेटा दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको एक दे रखा है सीधे ईवीआईटी, एक दे रखा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और टैक्स रेट दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये आप समझ पा रहे हो, इसके अंदर नीचे का काम तो डायरेक्टली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैसे, ईवीआईटी दे रखा है, ईवीआईटी दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 11,000 का, 11,000 का इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है, माइनस करके आपके पास ईवीटी आ जाएगा, इसमें टैक्स रेट लगा देना 30% की, ईएटी निकल के आ गया। नीचे का तो पोर्शन डायरेक्टली हो जाएगा आपका, ऊपर वाले की वर्किंग करनी है अपने को कि ऊपर वाला कैसे निकालूं मैं, ठीक है। चलो ये तो अपन ने निपटा लिया ऑलरेडी क्वेश्चन, ये चीज़ें अपनी यूज़ हो गई, ये यूज़ हो गई। बाकी क्या चीज़ें बचती है, वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेल्स है, ठीक है, एंड आपको दे रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.25, ये बहुत ही हॉट आइटम है, ठीक है, मतलब ये चर्चा का विषय रहेगा अपने, क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको पता ही होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको दे रखा हो तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो। ऑपरेटिंग लेवरेज का जो एक और फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा गहरा चिंतन कराना चाहता हूँ, ठीक है, अपन ऐसे रट नहीं लेंगे, थोड़ा सा गहरा चिंतन वाले मोड में आते हैं, ठीक है। नीचे आपके आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज टर्म्स में, मतलब ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज टर्म्स मतलब, परसेंटेज का मतलब है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी सेल्स का कितना परसेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कॉस्टिंग में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हो, वो आप यूनिट्स में निकालते हो या वैल्यू में निकालते हो। आप क्या बोलते हो कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 24,000 यूनिट्स की है सर, या फिर आप रुपीज़ में बोलते हो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 24 लाख की है सर, ठीक है। अपन ये वैल्यू, यूनिट्स और वैल्यू की बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज की, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी सेल्स का कितना परसेंटेज है। तो जो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू दे रखा है उसको बिना सोचे समझे
इस फॉर्मूले में डाल देने से पहले कृपया करके इतना जरूर सोच लेना कि जो आपको वैल्यू दे रखा है क्या वो परसेंटेज टर्म्स में है कि नहीं है, या आपको वहां पे 24,000 यूनिट्स दे दिया तो आप डायरेक्टली उसको डिनोमिनेटर में डाल दे रहे हो, सर 1/24,000 मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। ये इतना छोटा नंबर आएगा ना, इतना छोटा नंबर आएगा, आपका लिखने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि गलत, ये थोड़ी फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली यूनिट्स थोड़ी डाल सकते हो कॉस्टिंग वाली। तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इसमें ऐसे ना ये फिर की ली हो तुम्हारी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में डाल दी, लेकिन उनको उसको रोक नहीं रहा तुम्हारी फिर की लेने से कोई, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, कि थोड़ी चेतावनी बरतती है कि डायरेक्ट पहले चेक कर लेना क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कि यूनिट्स एंड वैल्यू में दे रखा है। ठीक है, अगर दे रखा होगा यूनिट्स वैल्यू में तो पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी अपन जाके चेक करते हैं परसेंटेज में है कि नहीं है। परसेंटेज का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो आपकी सेल्स का कितना परसेंटेज है, बस वही है। ठीक है, आपको यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है 0.25, सर ये 0.25 है, अब 0.25 यानी परसेंटेज ही है। ठीक है, 0.25 यानी 25%, उसको डेसिमल में लिख के दिया बस, ये लोगों ने लिखा कहीं नहीं है, देखो लिखा कहीं नहीं है, आप पे छोड़ा है कि तू इंटरप्रेट कर कि हाँ ये परसेंटेज ही है। 0.25 डेसिमल में लिखा है, उसको आप परसेंटेज में इंटरप्रेट कर दो 25% हो जाएगा, यानी परसेंटेज ही है, ये यूनिट्स नहीं है। ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो 1/0.25 लिखो या 1/25% लिखो, एक ही बात है। ठीक है, क्या हो गया ये नाचा था ना अभी, स्क्रीन दिखी क्या आपको ऐसे? चलो छोड़ो, 1/0.25 इज इक्वल टू 4, ये आपका ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज 4 निकल के आ गया। बस अपने पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ गया कि ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू 4 है। अब इस 4 के साथ में अपन यूज करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज का दूसरा वाला फॉर्मूला, कौन सा, मेन वाला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज 4 है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी भी 4 रहा होगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी भी 4 रहा होगा, जिसमें से ईवीआईटी तो मैं अभी ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया था, मुझे कितना था 14,000 का, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। अननोन आइटम कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 56,000 का कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन अब मेरे पास फिलहाल आ चुका है 56,000 का। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन आ गया तो फिक्स कॉस्ट आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, 42,000। ठीक है, अब बाकी बात आती है ऊपर वाले की। ठीक है, ये भी अपन निकाल लेंगे कैसे, एक आइटम बचा कि वेरिएबल कॉस्ट है 50% ऑफ सेल्स, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 50% है, तो यानी अगर सेल का 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो 50% ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, 50% ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका है, यानी 56,000 कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये सेल का 50% है, 56,000। तो अगर 56,000 50% है सेल्स का, तो सेल्स कितनी रही होगी, सिंपल ना सर, 56,000 डिवाइड बाय 50%। ठीक है, ठीक है, पीवी रेशियो अगर आपका 50% है तो बेसिकली सेल्स कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो, 56,000 में 50% यानी 1,12,000। ठीक है, देखो ये डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मैं बच्चों को एनकरेज नहीं करता हूँ कि आप रेटेरेटिव फॉर्मुलाज के बेसिस पे सॉल्यूशन करो, आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप करोगे तो आपका फास्ट होगा, रेटेरेटिव फॉर्मुले के बेस पे करोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगी वर्किंग। जैसे अपन ने डायरेक्ट 56,000 में 50% करके 1,12,000 तक पहुंचा। अब आप ऐसे भी कर सकते थे चाहे तो, कोई रटाने वाला टीचर होता तो क्या बोलता कि आप पहले लिखो सर पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मुला लिखो, क्या होता है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिर यहाँ पे लिखो पीवी रेशियो 50% है, फिर यहाँ पे लिखो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने पास वैल्यू दे रखी ना 56,000 की, और नीचे लिखो आप सेल्स, फिर आप सेल्स को ऊपर लेके आओ और इसको नीचे डिवाइड में लेके जाओ, बात तो वही होती, बस आपने 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स करे उस चक्कर में। इसलिए लिटिल फास्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि सिंपल लॉजिकली समझो ना, अगर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सेल्स कितना रहा होगा, 56,000 में 50% इज 1,12,000। आप वैसा करना चाहे वैसा भी कर सकते हो, कंफर्टेबल है, लेकिन आई विल एनकरेज कि आप ये वाली अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा यूज टू करो, प्रैक्टिस करोगे 2 क्वेश्चन के अंदर आप कंफर्टेबल हो जाओगे इससे। ठीक है, चलो मेरा काम आपको एग्जाम रेडी बनाने का है, कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो वो सिखाने का है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये देखो ऐसे स्टडी मैट का है, एमटीपी के अंदर भी आ रखा है। ठीक है, अक्सर लिमिटेड है सेल्स ऑफ ₹68 लाख। अच्छा इसको अपन ने थोड़ी रुको रुको तो खोला नहीं ना अपन ने, हाँ काम हो गया अभी, चले आगे बढ़े। चलो, अक्सर लिमिटेड हैज अ सेल्स ऑफ ₹68 लाख विद अ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ऑफ 60%। तो सेल्स आपके पास आ गई, सबसे पहला आइटम आपके पास आ चुका है। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, बोला 60%, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी 60% की, एंड 40% आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो सेल्स का 40% आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सेल्स आपके 68 लाख से 40% आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 27,20 का। ठीक है, बीच में मैंने वो नहीं लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट बनाने को नहीं बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अपन अभी ये बेसिक अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है तो अपन डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पे आ सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के मार्क्स नहीं है, जो वैल्यूज निकालने बोलेगा उसके मार्क्स है, तो अपन बीच का एक स्टेप मिस कर सकते हैं।
पूरे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, ठीक है। जब वो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट पूछ ही नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके मार्क्स थोड़ी कटेंगे, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 27-20 का, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन अपन ने यूज कर ली। नेक्स्ट बोल रहा है कंपनी एज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 16-32, कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे थे, इसमें से 16-32 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट की, तो आपके पास ईबीआईडी आ जाएगा 10,88,000 का, ठीक है। ये भी अपन ने यूज कर लिया। आगे बोलता है अब ऑब्वियसली इसको माइनस करने के बाद आपके पास आता है ईवीआईडी। ईवीआईडी के बाद सबसे पहला आइटम आता है इंटरेस्ट का, फिर आपके पास आता है ईवीडी, ठीक है। देखते हैं इंटरेस्ट निकालना पॉसिबल है क्या। द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 12% लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, कॉमा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कैरिंग अ डिविडेंड रेट ऑफ 10% एंड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द कंपनी 30%। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेट का अमाउंट नहीं दे रखा है, कहां दिया यहां तक, कहीं नहीं दिया आपको। यहां पे ये बोल दिया 12% लॉन्ग टर्म डेट है। अब 12% को मैं निकालू कैसे इंटरेस्ट, अगर डेट का अमाउंट ही नहीं दिया है तो, ठीक है। तो वो नहीं दिया है। वही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे कि करंट सेल्स लेवल के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट डिटरमाइन करो, ईपीएस का अमाउंट डिटरमाइन करो एंड डेट का अमाउंट बताओ हमको आप। तो अपने को डेट का अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। और यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन थी अपने को ये दे रखी है, एंड अपने को इंटरेस्ट खोजना है। इंटरेस्ट निकलेगा तब जाके ईबीडी निकलेगा, तब जाके आपका नीचे ईपीएस तक का वर्किंग होगा, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से तो सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। अपने को कुछ और इन्फॉर्मेशन लगेगी, वो आपको आगे दे रखी है। क्या है, एंड अमाउंट ऑफ डेट आपको डिटरमाइन करना है फॉर द फर्म इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ऑल द ईपीएस। जैन 26 स्टूडेंट्स प्लीज अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। आपको पता है जो जैन 26 वाला जो मैराथन था उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन था, ध्यान हो तो अपन इस लाइन को पप्पी दे के आते, ठीक है। एंड अपन इसके लिए हार्ट छोड़ के आते लाइन कमेंट सेक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही प्यारी लाइन है ये, ठीक है। तो जो नए हैं कृपया करके इस लाइन के लिए हार्ट छोड़ दे कमेंट में, वरना इसके फिर गलत ना हो जाए, ठीक है। चलो बहुत प्यारी लाइन है। चलो क्या बोल रहा है ये, इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट ऑल द ईपीएस। क्या बोल रहा है, अगर सेल्स के अंदर 25% चेंज आएगा तो आपका ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट हो जाने का मतलब है कि अगर वो अभी 100 है तो 100 से 0 हो जाएगा, यानी 100 है तो उसमें से 100 कम होके 0 ही बचेगा बस। 200 है तो 200 कम होके सिर्फ 0 बचेगा, ठीक है। डिकोड करो इसको, इन्फॉर्मेशन को। क्या बोलना चाह रहा है, जितना भी ईपीएस है ना उसमें से उतना कम होकर 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ईपीएस है उसके अंदर जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा -100% का, ठीक है। कोई नंबर पूरा ही खत्म हो गया, यानी वो 100% फॉल कर गया है, 100% खत्म हो गया। तो मतलब ईपीएस के अंदर चेंज आ जाएगा -100% का। और सेल्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है, -25% का। अब मुझे एक बात बताओ, सेल्स एंड ईपीएस के बीच का जो लिंकेज होता है वो कौन बताता है आपको, सर कंबाइंड लेवरेज। यानी क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर सेल 25% चेंज हो रहा है तो कंबाइंड लेवरेज 100, तो आपका ईपीएस 100% चेंज होने वाला है। यानी ये एक तरीके से कंबाइंड लेवरेज को बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बताया कंबाइंड लेवरेज, आपको थोड़ा कैजुअल तरीके से बताना, आपको निकालना पड़ेगा। तो अपन कंबाइंड लेवरेज इसके थ्रू निकाल देंगे, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला यूज कर देंगे, निकल के आ जाएगा। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब आपको परसेंटेज चेंज दे रखा हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, ठीक है। जब आपको परसेंटेज चेंज नहीं दे रखा हो, कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईडी दे रखा हो, तो आप उसको यूज करते हो, सिंपल। तो अपने को दे रखा है कि ईपीएस में 100 आएगा तो 25 यहाँ पे आएगा, दैट मीन्स कंबाइंड लेवरेज हो गया आपका 4, -100 -25 इज 4, ठीक है। 4 आ गया आपके पास। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जिसको अपन यूज कर सकते हैं। सर अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब इसी के साथ आप कंबाइंड लेवरेज का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था सर, कौन सा था सर, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। सर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। लाला अभी इस क्वेश्चन में अपने पास प्रेफरेंस भी आ चुका है, तो प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी नहीं लगेगा, प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 - टी, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड को अपन पहले डिवाइड बाय 1 - टी करते हैं, उसको माइनस करते हैं ईबीटी में से। ये फॉर्मूला आप लगाओगे, इसकी वैल्यू कंबाइंड लेवरेज की 4 आप ऑलरेडी दूसरे फॉर्मूले से निकाल के आगे, दोनों से फॉर्मूले की वैल्यू जो आएगी वो सेम ही आएगी। 4 आई है तो इसकी वैल्यू भी 4 आएगी इस फॉर्मूले की, ठीक है। अब इसमें से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन मौजूद है, ठीक है, ईबीटी अपने पास मौजूद नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपने पास मौजूद हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल बचेगा विच विल बी ईबीटी, तो उसको अपन खोज पाएंगे, एक अननोन आइटम बचेगा उसको अपन खोज पाएंगे। सर प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकलेगा, सिंपल निकल जाएगा ना, देखो यहाँ पे दे रखा है ना, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ₹10 ईच के,
एंड उसके ऊपर 10% की डिविडेंड की रेट है। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 इंटू ₹10। ये 10,000 शेयर्स है, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स नंबर है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 शेयर्स इंटू 10 यानी 1 लाख रुपीज़ की टोटल प्रेफरेंस कैपिटल हो गई। उसके ऊपर आप 10% डिविडेंड दोगे तो 1 लाख इंटू 10% का डिविडेंड निकल के आएगा 10,000 का, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड निकलेगा 10,000 इंटू 10% इज 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दोगे। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया 27-20 निकाल के आए, प्रेफरेंस डिविडेंड डाल दिया, टैक्स रेट डाल दी, वो भी क्वेश्चन में दे रखी है, ईबीटी बैलेंसिंग फिगर आपका निकल के आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखो सबसे पहले 10,000 को डिवाइड बाय 1 माइनस 0.3 कर दो, ठीक है। तो 10,000 डिवाइड बाय 0.7 हो जाएगा 14,286, ठीक है। अब इस इक्वेशन की वैल्यू 4 के बराबर है, तो आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को ले जाओ ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, एंड ये 4 को ले जाओ डिनोमिनेटर के अंदर 27,20,000 की जगह नीचे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आ गया न्यूमरेटर में, इस साइड आ गया, एंड 4 आपके डिनोमिनेटर में चला गया 27,20,000 के नीचे, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपकी निकलेगी 86, 27,20,000 बाय 4 86। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गया आगे प्रॉपर, ईबीटी माइनस दिस इज इक्वल टू 6,80,000। इस 14,286 को यहाँ पे प्लस में ले जाओ एंड ईबीटी निकल के आ जाएगा 694,286। ईबीटी निकल के आ गया 694,286 का, ठीक है। अपने पास ईबीआईडी ऑलरेडी आ चुका था, ईबीटी अपन खोज चुके हैं, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बैलेंस से फिगर अपने आप ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 393,714, या फिर इसमें से इसको माइनस करो तो इंटरेस्ट आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। इंटरेस्ट निकल के आ गया, पहला चीज़ इंटरेस्ट निकालने का था, अपन ने इंटरेस्ट निकाल दिया। दूसरा ईपीएस निकालने का है, एंड तीसरा अमाउंट ऑफ डेट निकालने का है। लगे हाथ पहले अमाउंट ऑफ डेट भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर अमाउंट ऑफ डेट, इंटरेस्ट तो आप निकाल चुके हो, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, देखो आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट है एंड आपके पास इंटरेस्ट की रेट है, तो आप डेट नहीं निकाल पाओगे क्या, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो भाई सिंपल होता है, डेट का अमाउंट होता है उसको अपन इंटरेस्ट की रेट 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इंटरेस्ट आएगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी है अपने पास, डेट नहीं है, तो 12% को इंटरेस्ट के नीचे डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। तो इंटरेस्ट को नीचे 12% से डिवीजन में लेके चले गए, तो अपने पास डेट का अमाउंट निकल के आ गया 32,80,950। रेट तो ऑलरेडी थी क्वेश्चन के अंदर, 12% लॉन्ग टर्म डेट लिखा हुआ था, डेट का अमाउंट भी आ गया। अब ईपीएस की बारी है, ईपीएस कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, ईबीटी तक आप ऑलरेडी यहाँ पे पहुंचे हुए हो इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर, इसको नीचे कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ईबीटी को नीचे खींच के ईपीएस तक ले जाओ, इनकम स्टेटमेंट से ही कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। या फिर आप ईपीएस की इक्वेशन डाल सकते हो, दोनों से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं सजेस्ट करूंगा इक्वेशन बना दो, क्योंकि वो छोटा तरीका है, क्यों पूरी इनकम स्टेटमेंट तुम्हें लंबी कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके आगे अपन क्या करते, ईबीटी आ चुका है, ईबीटी में से अपन माइनस करते पहले टैक्स, ठीक है। टैक्स माइनस करते, टैक्स माइनस करने के बाद अपने अपने पास आ जाता ईएटी, ईएटी में से लेस होता प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर अपने पास बचता अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यही सारे काम को अपन टेबल में ना करके अपन इक्वेशन में करेंगे। कैसे, ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किया तो अपने पास ईबीटी आया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ईबीटी आ गई। ईबीटी को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1 माइनस टी से, तो अपने पास ईएटी आ जाएगा। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसको अपन डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अपने पास आ जाता है ईपीएस, ठीक है। दोनों तरीके से पूरे मार्क्स से आंसर एकदम सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा आपके, ठीक है। आप चाहे तो उससे भी कंफर्टेबल हो, कैसे कर सकते हैं, ईबीटी लिया, टैक्स माइनस करो, ईएटी आया, इस ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, के पास आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको डिवाइड कर देना नंबर ऑफ शेयर्स, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू डालते हैं इक्वेशन के अंदर, ईबीआईटी था 1088, इंटरेस्ट 393,714 निकाला, इंटू 1 माइनस टी, प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 का डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखे हैं, ठीक है, 150,000। तो ये 150,000 अपन ने डाला, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास निकल के आ जाएगा ईपीएस का वैल्यू 3.1733। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रुपीज़ के अंदर फिगर आ रहा है, परसेंटेज के अंदर आ रहा है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर आ रहा है, 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर निकल के आ रहा है, फाइनेंशियल लेवरेज का आंसर निकल के आना है, 2 डेसिमल प्लेस तक अपने को आंसर देना है। ईपीएस का वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक अपने को आंसर देना है, 3.17, तो 2 तक अपन ने दे दिया 3.17 अप्रॉक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, क्या चाहिए और आपको, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन लिख के कर लिया है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज डू इट इन राइटिंग एंड कमेंट सेक्शन में छोड़ना, सर हार्ट हार्ट दे देना पहले तो इस लाइन के लिए, एंड क्वेश्चन राइटिंग में हो गया वो भी छोड़ के चल जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। ये नवंबर 21 में आ रखा है एग्जाम के अंदर, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज गिवन बिलो, आपको यहाँ पे दे रखा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 5% ऑन सेल्स,
ठीक है, 5% ऑन सेल्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, देन आपको दे रखा है इनकम टैक्स रेट 50% की। ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है 4 टाइम्स 4 वैल्यू यानी ऑपरेटिंग लेवरेज की। देन बोला है 10% डिवेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर इज ₹3 लाख का। ठीक है, ₹3 लाख का आपका डिवेंचर है, उसका इंटरेस्ट रेट 10% का है। वेरिएबल कॉस्ट आपको 6 लाख की दे दिया। एंड आपको बोल रहा है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करके दो। तो देखो यहाँ पे अपने पास जब भी ऐसे फिगर्स दे रखे हो ना, हमेशा देखना कि अमाउंट कौन सा दे रखा है। ये सब रेशियोज है, 5% ऑन सेल्स ये एक तरीके से लिंकेज है, रिलेशनशिप है। इनकम टैक्स रेट एक तरीके से लिंकेज है। ठीक है, काम आएगा, परसेंटेज लगेगा किसी और के ऊपर। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज एक तरीके से लिंकेज रिलेशनशिप है दो आइटम्स के बीच का। ठीक है, अमाउंट अपने पास कंक्रीट कौन कौन से अवेलेबल है, अमाउंट एक तो वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, दूसरा 10% डिबेंचर इन कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इससे अपना इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3 लाख के ऊपर 10%। तो बेसिकली आपके पास दो ही वैल्यूज अवेलेबल है और कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, एक तो आपका वेरिएबल कॉस्ट, एक आपका इंटरेस्ट का। इसके अलावा कुछ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखोगे तो आपके पास ये 30,000 का इंटरेस्ट है एंड आपके पास रह से के वेरिएबल कॉस्ट है 6 लाख का, और कोई वैल्यू नहीं है अपने पास। ठीक है, क्या करेंगे अपन इस केस के अंदर? सर अब कौन कौन सी लेवरेज की वैल्यू को अपने देखा है, अपन लेवरेज की वैल्यू यूज करके अपन रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे दे रखा है 4 टाइम्स का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या लगेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। सर ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है अपने पास, ठीक है, ना तो ईवीआईटी अवेलेबल है अपने पास। अभी तक इसमें से कोई अवेलेबल है अपने पास, सिर्फ इंटरेस्ट अवेलेबल है एंड वेरिएबल कॉस्ट अवेलेबल है, ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा इसको? मुझे अगर इस ऑपरेटिंग लेवरेज को यूज़ करना है तो मुझे इसको एक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं मेरे पास। मुझे इसको एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, एक अननोन आइटम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक अननोन आइटम होना चाहिए, बस एक अननोन आइटम, यहाँ पे दो दो है। तो मुझे क्या करना है, इनको किसी तरीके से एक अननोन आइटम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? बाकी की आइटम जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला इन अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 5% ऑन सेल्स, इसको यूज करके अपन करेंगे। कैसे? 5% ऑन सेल्स आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है, तो सेल्स को एक बार के लिए अपन एक्स अज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स अपनी एक्स है, आई मीन सेल्स अपना, सेल्स को एक बार के लिए एक्स ले लो। ठीक है, तो अपन सेल्स की जगह पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देते, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, देन आपको बोला है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 5% ऑन सेल्स, तो अगर आपका सेल्स एक्स था तो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 5% ऑफ एक्स यानी 0.05x, 0.05x। अब आपको क्या करना है, पूरी इनकम स्टेटमेंट को एक्स की टर्म्स के अंदर ले जाओ। ठीक है, एक्स की टर्म्स के अंदर ले जाओ। ठीक है, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन आपने यूज कर ली। ठीक है, देन आपको बोला है इनकम टैक्स रेट इज 50%, यानी टैक्स जो रेट है 50% की है। ईएटी आपके पास आ चुका है, टैक्स आपको बोला है 50% का, तो आपके पास ईबीटी भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? आओ, ठीक है, देखो ईएटी कैसे निकलता है, ईबीटी इंटू 1 - टी करके। ठीक है, जिसमें से ईएटी आपके पास आ चुका है 0.05x करके। ठीक है, ईबीटी अपने को नहीं पता, टैक्स रेट अपने पास है 0.5 की, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ईबीटी निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा? ये 0.05x डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल टू 0.1x। ठीक है, तो आपका ईबीटी हो गया 0.1x, ईबीटी हो गया 0.1x। लॉजिकली भी समझो, 50% टैक्स है। ठीक है, यानी जो भी अपना ईबीटी रहा होगा उसका 50% टैक्स में कटेगा एंड 50% ईएटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी जो ईएटी है ये ईबीटी का 50% बचा हुआ है। तो ईएटी ईबीटी कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय 50%, 0.05x डिवाइड बाय 50%, तो इज इक्वल टू 0.1x। ईबीटी निकल के आ गया। ये भी एक्स के टर्म्स में आ चुका है। इंटरेस्ट का वैल्यू अपने पास 30,000 का, तो अपन ईवीआईटी को भी एक्स के टर्म्स में लेके जा पाएंगे। कैसे ले जाएंगे? इंटरेस्ट है, ईबीटी है, तो आपका ईवीआईटी निकल के आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी होता है। इंटरेस्ट है, ईबीटी है, ईवीआईटी निकाल दो, दोनों को ऐड करके। ठीक है, ईवीआईटी भी निकल के आ गया एक्स के टर्म्स में। ठीक है, अब सेल्स एक्स था। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट दे रखा था, कंट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा? इज एक्स माइनस 6 लाख का वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब आपने नोटिस किया क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन भी एक्स की टर्म्स में आ गया एंड ईवीआईटी भी एक्स की टर्म्स में आ गया, दोनों एक्स की टर्म्स में आ चुका है। तो जो मेरी इक्वेशन थी ऑपरेटिंग लेवरेज की, कंट्रीब्यूशन अपन ईवीआईटी, कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैं ये लिखूंगा, ईवीआईटी जगह पे मैं ये लिखूंगा, तो दोनों एक्स की टर्म्स में आ जाएगी। कैसे देखते हैं, आ जाओ। एक्स माइनस 6 लाख 0.1x प्लस 30,000 इज इक्वल टू 4, दोनों एक्स की टर्म्स में आ चुकी है। सिर्फ एक वेरिएबल है, एक अननोन आइटम है इसके अंदर एक्स, वो एक्स अपन निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको ऊपर ले जाओ और यहाँ पे अकेला रह जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपके पास एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12 लाख। ये सर खत्म हो गया क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू 12 लाख निकल के आ गई, आ गई। पता है क्या क्वेश्चन में क्या होता है, अपन बहुत मेहनत करके कोई वैल्यू निकाल देना तो अपने को लगता है खत्म हो गया सर, खत्म हो गया सर, निकल के आ गया एक्स की वैल्यू। अरे राजा, खत्म नहीं हुआ अभी, ये एक्स की वैल्यू निकली है, अपने को इनकम स्टेटमेंट बनाना है पूरा।
ठीक है, आगे का भी सोचना ना, आगे भी कंप्लीट करना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन। तो आप सोचो अभी एक्स कौन थी, आई मीन एक्स क्या था अपना, एक्स था अपना सेल्स, तो सेल्स की वैल्यू 12 लाख निकल के आई है। ठीक है, तो ये जो एक्स था इसकी जगह पे 12 लाख रख दो एक्चुअल अमाउंट। अब आप जहां जहां पे आपने एक्स रखा था, जहां जहां पे आपने एक्स रखा था उसकी जगह पे 12 लाख रख दो, एक्स का रिप्लेसमेंट कर दो आप। ठीक है, एक्स की जगह पे रख दो 12 लाख, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे 12 लाख आ गया, 6 लाख की वेरिएबल कॉस्ट लेस हो गया, आपके पास आ गया 6 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देन आप नीचे से स्टार्ट करो, 0.05 एक्स था, ये 60,000 आ जाएगा, 0.05 इंटू 12 लाख। ठीक है, ईवीटी निकल के आ जाएगा आपके पास 0.1 इंटू 12 लाख, 1,20,000। ऐसे करके आपके पास पूरी इनकम स्टेटमेंट का एक एक आइटम निकल के आ जाएगा, सिर्फ एक्स के निकल के आ जाने से। एक्स के आ जाने से रौनक आ गई जिंदगी में वापस से, आई मीन पूरी इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, चलो, तो ये अपना फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जिसके अंदर आपको बनानी थी इनकम स्टेटमेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है एक्स के निकल के आ जाने से। ठीक है, आगे है कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइन लेवरेज। अब इनकम स्टेटमेंट आ गया तो फाइनेंशियल लेवरेज कंबाइन लेवरेज निकालने में कोई तकलीफ है क्या अपने पास? ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, बस निकल जाएगा, सिंपल है। देन आपको बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। ईपीएस में कितना चेंज आएगा अगर सेल्स 5% चेंज हो रहा है? तो सेल्स इन ईपीएस कौन बताता है लिंकेज? कंबाइन लेवरेज। कंबाइन लेवरेज अपन निकाल ही लेंगे यहाँ पे, उसको इंटू 5% कर देना, आपके पास परसेंटेज इन ईपीएस निकल के आ जाएगा। इतना तो अब तुम प्रो हो चुके हो। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, खत्म ये क्वेश्चन भी, डन डना डन डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ठीक है, ये अभी आपके लेटेस्ट एमटीपी, लेटेस्ट नहीं मतलब 1 साल पुरानी, लेकिन नया ही हुआ ना एक तरीके से, एमटीपी 1 मई 25 में आ रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपको पुण्य कलश लिमिटेड का आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है? देखो सारे रेशोस 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 है। एक यहाँ पे दो वैल्यूज अपने पास है, कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक तो अपने पास डेट का वैल्यू है 1.5 लाख, एक आपके पास है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 125। ये दो आपके पास वैल्यूज है, बाकी सब एक तरीके से रेशियो या लिंकेज रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इनके इन अमाउंट्स को देखना है कि ये अमाउंट जो है ये कौन से दूसरी लिंकेज या रिलेशनशिप रेशियो के साथ में यूज हो सकते हैं। सबसे पहले देखो सर, यहाँ पे डेट का अमाउंट है। देखो डेट कहाँ पे किस साथ में यूज हो सकता है? सर डेट यूज हो सकता है हमारा, एंड क्वेश्चन में करना है कि अपने को इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो ये डेट है, डेट के साथ में अपना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने को दे रखा है पोस्ट टैक्स 9% का। ये डेट एंड इंटरेस्ट रेट को यूज करके अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक आइटम तो अपने पास आ जाएगा, क्या? इनकम स्टेटमेंट का इंटरेस्ट का। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है ये बोला है ये पोस्ट टैक्स है 9%। पोस्ट टैक्स बोले तो कि सर ये तो कॉस्ट ऑफ डेट है, नाम इंटरेस्ट रेट रख दिया, लेकिन पोस्ट टैक्स है तो ये तो कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। ये क्या हो गया? तो केडी हो गया पोस्ट टैक्स। तो अपने को पहले इसको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट बनेगा। अभी तो ये केडी है। ठीक है, तो इसको बिफोर टैक्स करेंगे। बिफोर टैक्स कैसे कीजिएगा इसको? बिफोर टैक्स कीजिएगा आप इसको डिवाइड बाय, किसी भी आइटम को बिफोर टैक्स कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 1 माइनस टी, सिंपल। तो 9 डिवाइड बाय 1 माइनस टी, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 25% का। तो 1 माइनस 0.25, 9% डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25, तो 9% डिवाइड बाय 0.75, 12% आ जाएगा, 12%। तो 12% आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। अब डेट का अमाउंट है, 12% से मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, डेट का अमाउंट कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 12%, 18,000 आएगा ना, 18,000 आएगा। इंटरेस्ट आपने खोज लिया 18,000 का, पहला आइटम अनलॉक हो चुका है। ठीक है, 18,000 का। अभी देखो और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपन यूज कर सकते हैं। अपन ने ये केडी यूज कर लिया, अपन ने टैक्स रेट खोज लिया। ठीक है, अपन ने डेट का अमाउंट यूज कर लिया। अभी देखो और कौन कौन सी चीजें यूज हो सकती हैं। देखो सबसे पहले चीज समझना है यहाँ पे आप, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझना, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज भी दे रखा है। मैंने क्या कहा था? जैसे ही इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लेवरेज एक साथ दिखें, चमक जाना चाहिए दिमाग में कि अपने को क्या करना है, फाइनेंशियल लेवरेज का एक्सपैंड करना है इक्वेशन को। ठीक है, देन अपन कुछ ना कुछ निकाल पाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज है, इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो अपन अभी इन दोनों को साथ में यूज करेंगे अपनी वर्किंग के लिए। इंटरेस्ट 18,000 का, फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1.5 की। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज को ईवीआईटी अपॉन ईबीटी इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू 1.5। खोल के क्या लिख देंगे? ईवीआईटी को ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट, जिसमें से इंटरेस्ट मेरे पास ऑलरेडी है 18,000 का। अब ये इक्वेशन पूरी एक अननोन आइटम में आ चुकी ईवीआईटी, जो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, एंड ईवीआईटी सॉल्व होकर आ जाएगा। ईवीआईटी कितना आएगा? 54,000 आएगा। ईवीआईटी भी अनलॉक हो गया। करें इसको अनलॉक।
ये ईवीआईटी अनलॉक, ठीक है, ईवीआईटी आ गया, इंटरेस्ट आ गया, तो ईबीटी भी आ जाएगा। ईबीटी की क्या दे रहे, ईबीटी भी आ गया, लो, ठीक है। टैक्स रेट क्वेश्चन में थी, ईबीटी पे टैक्स लगा देंगे तो टैक्स भी निकल के आ जाएगा, नीचे ईएटी ईटेश भी निकल के आ जाएगा। देखा, एक आइटम ढूंढना था बस अपने को, बाकी पूरा लाइन से एक साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो बस देरी किसकी थी, बस फाइनेंशियल एवरेज को एक्सपैंड करना था अपने को, ठीक है। नीचे का सॉल्व हो गया, ऊपर का सॉल्व करना है बस अपने को, ठीक है, ऊपर का सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बची है अपनी यूज होने में, ये यूज होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्या चमकना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या वो परसेंटेज में है। सर 0.40 दे रखा है, यानी परसेंटेज में, यानी 40%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1/0.40 या फिर 40%। ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू 1/0.40 इज इक्वल टू 2.5। ऑपरेटिंग लेवरेज की वैल्यू भी निकल के आ चुकी है। उसके अंदर क्या लगता है, ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर फॉर्मूला 2.5 में क्या जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। ईवीआईटी आप खोज के ला चुके हो अभी तक 54,000 का, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो कंट्रीब्यूशन इकलौता अननोन आइटम बचा, वो निकल के आ जाएगा। कैसे, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा ऊपर। तो 1.35 आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन भी अपन ने खोज लिया है 1.35 का, ठीक है। फिक्स ईवीआईटी आ गया 1.35 का, ये आ गया, तो फिक्स कॉस्ट आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। लो आ गया 81,000 का, ठीक है। अब बात रही ऊपर वालों की, इनको कैसे निकालेंगे। पीवी रेशियो अगर मेरे पास आ जाए तो मैं सेल भी निकाल लूंगा, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाएगी। क्या पीवी रेशियो क्वेश्चन में है, जी सर है, पीवी रेशियो क्वेश्चन में है 30% का, यानी कंट्रीब्यूशन 30% है सेल्स का, ठीक है। तो सेल्स कितनी हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 30%, 1/30 डिवाइड बाय 30%, यानी 4.5 लाख। तो सेल आ जाएगी 4.5 लाख की, लो, ठीक है। सेल इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो सेल आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो 1/35/30%, यानी 4.5 लाख, ठीक है। सेल आ गई 4.5 लाख की, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट रहा सा बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा 315 का। खत्म हो गई पूरी यहाँ तक की इक्वेशन, कंप्लीट। तो आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना था, वो आपने बना के दे दिया इनको। बचता क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कहाँ से निकालूं मैं, कोई ना कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी जो अपन ने अभी तक यूज़ नहीं करी है, उससे अपना निकल के आ जाएगा। क्या यूज़ नहीं किया मैंने, अर्निंग्स यील्ड एंड एमपीएस यूज़ नहीं किया मैंने। ये दो चीज़ों से मुझे कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अर्निंग्स यील्ड सर अभी ये क्या नई चीज़ है, ये किस बला का नाम है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आप इक्विटी के दो मेथड पढ़ते हो, एक तो डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग्स यील्ड, ठीक है। उनका बेसिक मीनिंग क्या होता है, डिविडेंड यील्ड का मतलब, देखो फॉर्मूले का मीनिंग समझो तो आपको जल्दी चमकेगा, वरना आप बोलोगे सर ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि अगर मैं डिविडेंड को अपना रिटर्न मानता हूं, तो डिविडेंड मुझे मेरी मार्केट प्राइस के ऊपर कितना % रिटर्न देके गया है, दैट इज डिविडेंड यील्ड, ठीक है। जो कैसे निकलेगा, डीपीएस अपॉन एमपीएस। यानी अगर एमपीएस 100 है एंड डिविडेंड मेरा 10 का है, तो मैं कह सकता हूं कि इस डिविडेंड के माध्यम से मुझे 10% का रिटर्न मिला है मेरी मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह से अर्निंग्स यील्ड को समझोगे तो क्या बोलेगा वो, अर्निंग्स यील्ड बोलेगा कि अगर मैं अर्निंग्स को अपना रिटर्न मानता हूं, यानी अगर मैं ईपीएस को अपना रिटर्न मानता हूं, तो ईपीएस मुझे कितना रिटर्न देके जा रहा है मेरे मार्केट प्राइस के ऊपर। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, ईपीएस अपॉन एमपीएस, ठीक है। यही तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर फॉर्मूला भी यूज करते हो, ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो अर्निंग सेल क्या हो गया, ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो लेट्स से अगर अपना ईपीएस 20 था, एमपीएस 100 है, तो अपन कह सकते हैं कि ईपीएस से मुझे 20% रिटर्न मिला है मेरे मार्केट प्राइस के ऊपर। तो ईपीएस अपॉन एमपीएस फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 12% की, ठीक है। ईपीएस अपॉन एमपीएस की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितनी, 12% की। अब एमपीएस भी क्वेश्चन में साथ में गिवन है, तो एमपीएस की वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो ईपीएस निकल के आ जाएगा, ठीक है। एमपीएस कितना है क्वेश्चन में, 125 का, बस वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो 125 को, ठीक है। 125 मल्टीप्लाई में 12% से हो जाएगा, तो आपके पास ईपीएस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, 15 रुपए का। ईपीएस आ गया 15 रुपए का। अब मुझे एक बात बताओ, ईपीएस आ चुका है 15 रुपए का, ठीक है। ईटेश अपन निकाल चुके हैं। सर ये आपने ईएटी और ईटेश को साथ में क्यों लिख दिया, प्रेफरेंस, अगर प्रेफरेंस शेयर्स अगर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो ईएटी और ईटेश एक ही बात हो गई। सर ईटेश ईटेश क्या होता है, ईटेश यानी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना अर्निंग मिल रहा है। अब पूरा पूरा लिखोगे क्या तुम एग्जाम में, अर्निंग अवेलेबल टू, गए 2 मिनट, गए 2 मिनट, इतने में दूसरा एमसीक्यू हो जाता है एक सॉल्व, और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो मैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लिखने के, ई टेस्ट लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटने, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं कटने। तो शॉर्ट में लिखे थे अब तो हमेशा ई टेस्ट, मार्क्स होते हैं हमेशा इन सारी वैल्यूज के, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इन सारी वैल्यूज के मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है कुछ मार्क्स नहीं है, जितना सजा के लिखना है लिखो,
कोई मार्क्स नहीं है इसके, ठीक है। तो शॉर्ट में ई टैश। चलो, तो ई टैश अपने पास आ चुका है एंड ईपीएस अपने पास आ चुका है। ईपीएस अपने पास आ चुका है। तो मुझे एक बात बताओ, ई टैश से ईपीएस तक पहुंचते हैं तो क्या करना, बीच में अपने को क्या लेना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स लेना पड़ता है। ई टैश से ईपीएस तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ शेयर लेना पड़ता है। ई टैश अवेलेबल है, ईपीएस अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ईपीएस कैसे निकलता है, ई टैश डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जिसमें से ईपीएस की वैल्यू है, ई टैश की वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा, ठीक है। ई टैश 27,000 का आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स को अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया, ईपीएस 15 का निकाला है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, उसको ऊपर ले जाओ, ईपीएस को डिवाइड में नीचे ले जाओ, तो 27,000 बाय 15 यानी 1800 शेयर्स आपके कंप्लीट। सिंपल। अब आगे से ये इक्वेशन को ऐसे मत देखना, सर ईपीएस का पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फिर उसको उल्टा कर दूंगा, उससे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर निकल गया। लॉजिकली सोचो ना यार, ईपीएस 15 रुपए का है, यानी हर शेयर के ऊपर तुम 15 रुपए कमा रहे हो एंड टोटल तुम 27,000 कमा रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर कितने रहे होंगे, 27,000 बाय 15, ठीक है। चलो खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलो ये सारी क्वेश्चन अपन ने, सारी इन्फॉर्मेशन अपन ने यूज कर ली, कुछ नहीं बचा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म, लिख के कर लेना प्लीज, ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है सुपर 100 के अंदर, प्लीज ये कर लेना, ठीक है। चलो लिख के हो गया, कमेंट सेक्शन में डालो कि सर डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। रेशियोस। अब जब लेवरेज के अंदर रेशियोस यूज लिंक हो जाते हैं तो अपन अपनी नई कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कहते हैं अपन रेशियोस इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बहुत सिंपल से रेशियोस हैं, बहुत सिंपल है। ये मैं सोचा सर पहले रेशियोस करके आऊंगा, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एंड पर्पसली इनको रेशियो से पहले रखा गया है क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नवंबर 19 एग्जाम में आ रखा है एंड इसका एक सिमिलर इसी क्वेश्चन का एक एडजस्टमेंट है, ये जो नीचे सेकंड वाला एडजस्टमेंट है ना, ये अभी आपके जैन 26 एग्जाम में काम में आया है, ये नीचे वाला एडजस्टमेंट, ठीक है। लेकिन वो इससे भी इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए अपन ने ये बड़ा वाला रख रखा है जिससे आपका कवर हो जाए अच्छा खासा, ठीक है। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ गीता श्री लिमिटेड इज गिवन बिलो। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, अभी तक कहीं पे बैलेंस शीट नहीं थी, यहाँ पे पहले पे बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड दे रखा है जिसमें आपका इक्विटी कैपिटल आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया, ये टोटल मिला के इक्विटी का फंड्स आ गया। देन आपको नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% डेट दे रखा है 240 का। अब देखो चमकना चाहिए आपको, डेट का अमाउंट 240 का है एंड यहाँ पे उसका रेट दे रखा है 10% का, डेट का अमाउंट एंड 10% रेट, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलो, करंट लाइबिलिटीज 1/20 के कोई काम की नहीं, अपने करंट लाइबिलिटी किसी काम की नहीं आती, इसमें नहीं है भाई, रेशियोस में आएगी, यहाँ कोई काम की नहीं है, ठीक है। असेट्स में आपको दे रखा 4.5 का, ये डेट का, ये 6 का टोटल करंट एसेट, टोटल असेट्स हो गया अपना, ठीक है। सर अभी तक क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, अभी समझा है अभी तक बस अपने क्वेश्चन को, आगे आओ। द कंपनीज टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 4, इसका मैं क्या करूँ, रुको भी, आगे उसके पहले बढ़ो मेरे साथ। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है 2 लाख की, तो फिक्स कॉस्ट आ गया आपके पास 2 लाख की, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का एक आइटम चेक हो गया। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखा 60% का। इनकम टैक्स रेट देखिए 30% की। देखो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखा है, अगर मैं इसको सेल्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो ईवीआईडी आ जाएगा। पूरा ईवीआईडी तक का मेरा बन जाएगा अगर मेरे पास सेल्स अवेलेबल हो तो, लेकिन सेल्स नहीं है सर, लेकिन ये रेशो तो है ना, ये रेशो यूज करके अपन सेल्स निकाल पाएंगे। क्या बोला ये, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 4। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का या तो फॉर्मूला लिख लो या तो फिर लॉजिकली सॉल्व कर लो। पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं, लॉजिकली बता दूंगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टर्नओवर रेशियो का सिंपल लॉजिक होता है, ठीक है। जो आपके पहले नाम आ रहा होता है उसको डिनोमिनेटर में फेंक दो, ठीक है, और टर्नओवर को ऊपर न्यूमरेटर में रख दो, ठीक है। तो आपका टोटल एसेट टर्नओवर, टर्नओवर आपको ऊपर आ जाएगा, टर्नओवर का मतलब यहाँ पे होगा सेल्स से, तो सेल्स ऊपर आ गया, नीचे अपना टोटल एसेट आ जाएगा, इसका वैल्यू 4 है, ठीक है। टोटल एसेट्स अपने पास यहाँ पे दे रखा है 6 लाख का, उसको यहाँ पे 6 लाख की वैल्यू डालो, 6 लाख को मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाओ 4 से, तो आपके पास सेल्स निकल के आ जाएगा। तो सेल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 6 लैक्स, यानी 24 लाख, ये आपकी सेल की वैल्यू रही है। अब लॉजिकली सोचो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, कोई भी टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करता है कि आपको जो यहाँ पे नाम दे रखा है ना, इसको आपने कितनी बार कन्वर्ट करके सेल बनाई है, ठीक है। यानी आपने टोटल एसेट्स को कितनी बार कन्वर्ट करके सेल में कन्वर्ट किया है, ये बोल रहा है 4 बार, यानी आपने अपने एसेट्स को 4 बार कन्वर्ट करके सेल बनाई है। मैं टोटल एसेट 6 लाख की है, तो उसको 4 बार कन्वर्ट करके मेरी सेल्स बन के आई है, यानी 6 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 24 लैक्स। ये लॉजिकल लिंकेज, ठीक है। तो सेल्स आ चुका है, बस आपका ईवीडी तक का काम हो जाएगा, ठीक है। सेल्स आ गई 24 लाख की, ठीक है, ईवीडी तक का काम हो जाएगा, सेल्स 24 लाख की आ गई, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे रखा है 60% का, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 40% का, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा 40%, 24 लाख का 9,60,000। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी थी 2 लाख की, 2 लाख की माइनस कर दो, ईवीआईडी निकल के आ जाएगा, ईवीआईडी आ गया 760 का,
ठीक है, ईबीआईटी के बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डेट अमाउंट इंटू 10%, तो 24,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बच की ईबीटी आएगा, ईबीटी टैक्स रेट भी दे रखा है, टैक्स माइनस कर दो, ईएटी और ई टैश आ जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस क्वेश्चन में नहीं है, तो यही ईएटी यही ई टैश, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स भी क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, कैसे, एक 80 का है, कैपिटल है, 10 रुपीज़ ईच फेस वैल्यू है। ठीक है, 10 रुपीज़ ईच फेस वैल्यू है, एक 80 टोटल फेस वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 180/10 यानी 18,000 शेयर्स। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 18,000, आपका ईपीएस भी निकल के आ गया 28.62 का। ठीक है, ये अपना देखो, इनकम स्टेटमेंट अपने को कभी पूरा एंड तक ईपीएस तक नहीं बनाना होता, जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल हो उनके हिसाब से जितना बन सकता है उतना बना देना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने को पूछा क्या था, अपन ने तो इनकम स्टेटमेंट पूरी ईपीएस तक की बना दी क्योंकि पॉसिबल थी। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी है, ये तो अपन निकाल ही लेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी। फाइनेंशियल लेवरेज, ईवीआईटी अपॉन ईवीडी। कंबाइंड लेवरेज, या तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर दो। सेकंड वाले को अपने को समझना है, ये नया पॉइंट है। फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज ₹1, ₹2 एंड ₹0। तो यहाँ पे आपको ईपीएस की वैल्यू दे दी एंड आपको बोल रहा है ईबीआईटी बताओ कितना रहा होगा। इसको अपन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं अपनी। इक्वेशन ये देख, आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, आप इनकम स्टेटमेंट को उल्टा बना के भी कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रेफरेबल मेथड, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं वो चीज़। ठीक है, अपन इक्वेशन यूज करेंगे, जो अपनी ईपीएस की और इक्वेशन थी वो अपन यूज करने वाले हैं। क्या इक्वेशन थी अपनी ईपीएस की, अपन पहले पढ़ के आए थे, क्या अपनी इक्वेशन बना के आए थे अपन, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटू 1 - 3 करेंगे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, तो ईपीएस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ईपीएस की वैल्यू अपने को 3 वैल्यूज दे रखी हैं, कि अगर पहला ₹1 की वैल्यू है, दूसरा ₹2 की वैल्यू है, तीसरा ₹0 की वैल्यू है ईपीएस की, तो ईबीआईटी की रेस्पेक्टिव वैल्यूज कितनी रही होगी। सबसे पहला ए केस पकड़ते हैं जिसमें ₹1 है ईपीएस की वैल्यू, तो यहाँ पे अपन ने 1 रख दिया। ठीक है, बाकी अपने पास ईबीआईटी अपने को जानना है, ईबीआईटी पूछ रहा है कितना रहा होगा, तो उसको अपन खाली छोड़ देंगे, अपना अननोन वेरिएबल है। बाकी सारी चीज़ अपने पास है, इंटरेस्ट अपने पास है 24,000 का, वो अपन ने रख दिया, टैक्स रेट अपने पास है 0.3, वो अपन ने रख दी, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है तो अपन ने उसको हटा दिया, नंबर ऑफ शेयर 18,000 अपने हैं। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ईबीआईटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है, सबसे पहले 18,000 है, इसको मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाओ, तो 18,000 इंटू 1, यहाँ पे 18,000 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 - 0.3 कितना होता है 0.7, ये 0.7 ब्रैकेट से बाहर है, तो ये ब्रैकेट खोलने के लिए अपन इस 0.7 को ईबीआईटी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 ईबीआईटी, यहाँ आ जाएगा 24,000 इंटू 0.7, कितना होता है 16,800, तो ये 0.7 ईबीआईटी माइनस 16,800। बस अब तो सॉल्व कर लोगे तुम सिंपली। ठीक है, ईबीआईटी सॉल्व करोगे, वैल्यू निकल के आ जाएगी 49,714.29 रुपीज़। ठीक है, एंड जितने भी अपने जैसे ये बड़े बड़े वैल्यूज जो होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, ये बड़े बड़े वैल्यूज आ रहे हैं, ये जो जो बड़े बड़े वैल्यूज है ना, इनको अपन पूरा राउंड ऑफ कर सकते हैं, डेसिमल में दिखाने की जरूरत नहीं है, इनको आप हमेशा पूरा राउंड ऑफ करके दिखाना। तो ये क्या रहा है 0.29 आ रहा है ना, तो इसको आप राउंड ऑफ कर देना, तो ये कितना बन जाएगा 49,714 बन जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 49,714 अप्रॉक्स। ये पहले वाला केस हो गया। दूसरे केस में बोल रहा है ईबीआईटी ईपीएस अगर 2 है तो कोई नहीं, यहाँ पे ये 1 था ईपीएस, या भी इसकी जगह पे 2 कर दो। सर अगर ईपीएस डबल हो गया तो इसको अपन डायरेक्टली ईबीआईटी को डबल कर सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई, क्या लेवरेज का बेसिक सेंस ये होता है ना कि जहां पे फिक्स कॉस्ट आएगा उसकी वजह से जो चेंज आएगा वो बढ़ जाएगा। ऐसे थोड़ी कि हाँ ईपीएस डबल तो ईबीआईटी भी डबल कर देंगे, नहीं भाई नहीं, क्या यार, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ईपीएस को अपन ने 2 रख दिया एंड वापस बाकी सारे आइटम सेम, ईबीआईटी सॉल्व करके निकालेंगे तो अपना निकल के आएगा ये 75,429 का। क्लियर, चलो ₹0 है, ये तो बहुत सिंपल, ये तो तुम कर ही लोगे, बहुत सिंपल। ठीक है, 0 रखा, 18,000 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये खुद भी 0 हो जाएगा। 0 की बहुत शानदार पावर होती है, वो जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। तो ये 18,000 को आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वेशन में ऊपर बस न्यूमरेटर न्यूमरेटर बचेगा, सॉल्व कर लेना, ईबीआईटी 24,000 निकल के आ जाएगा। सिंपल, ये क्वेश्चन भी खत्म। आज लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये आरटीवी May 25 का आ रखा है, जिसको मैंने और थोड़ा सा अपग्रेड करके उसमें एक नया पॉइंट ऐड कर दिया है, जिससे ये क्वेश्चन सर्वगुण संपन्न हो जाता है। ऐसे आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चन दिखेंगे आईसीआई के स्टडी मैट में, आरटीवी जिसमें मतलब इसी के जो एडजस्टमेंट्स है ना, 2-3 एक में डाल देंगे, 2-3 दूसरे क्वेश्चन में डाल देंगे। मैंने कहा क्या बच्चे को 5 अलग अलग क्वेश्चन कराने, सारे एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में डाल दो, एक मास्टर क्वेश्चन बन जाएगा, बस इसको कर लेना एंड वो 7-8 क्वेश्चन तुम्हारे यूं ही कवर हो जाएंगे इसी से। ठीक है, चलो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कंपनी के बारे में, सबसे पहले सेल्स दे रखी है, ठीक है, देन फिक्स कॉस्ट दे रखी है, तो समझ रहे हो, सेल आ गई,
फिक्स कॉस्ट, बीच में आता है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कंट्रीब्यूशन का अता पता नहीं है अभी तक, ठीक है। देन आपको आगे दे रखा है बीपी सेल्स, ये नया चीज़ दे दिया है लोगों ने। देन आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, देन इनकम टैक्स रेट, देन कॉस्ट ऑफ डेट, देन डेट। क्या कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन का आप, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं सेल्स 180 लाख की, वो आपको यहाँ पे दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट का अता पता नहीं है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का अपने को अता पता नहीं है। देन आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 45 की, वो अपन ने यहाँ पे रख दी 45 की, ठीक है। और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनकम स्टेटमेंट से निकलना पॉसिबल हो पा रही है, बीईपी सेल्स तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कहीं नहीं आती, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, ये आपकी काम आएगी क्या निकालने के, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 150 लाख की है एंड 100 ईच है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इससे निकल के आ जाएंगे। दूसरा आपको इनकम टैक्स रेट दे रखी है, ये ईबीडी के ऊपर लगेगा। आपको डेट दे रखा है एंड कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, डेट एंड कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप इससे इंटरेस्ट निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ डेट है। कॉस्ट ऑफ डेट बाय डिफॉल्ट, कॉस्ट ऑफ डेट बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स होता है। कॉस्ट ऑफ डेट बोला जाए दैट मीन दैट इज बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं जो मैं समय रहते रहते आपको बताऊंगा, ठीक है। जब वो चैप्टर आएगा मैं आपको बता दूंगा कि कॉस्ट ऑफ डेट को कब अपने को बिफोर टैक्स मानना होता है, लेकिन अदरवाइज कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज ट्रीटेड आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये आफ्टर टैक्स है 9% का। इसको पहले अपने को इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, पहले अपन इसको कन्वर्ट करेंगे बिफोर टैक्स में। कैसे करेंगे, देखो आफ्टर टैक्स अमाउंट को बिफोर टैक्स करना हो तो डिवाइड बाय 1 - टी, जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है। इससे जस्ट एक पहले जो क्वेश्चन आया था, तो 9% डिवाइड बाय 1 - टी, 1 - टी कितना है 1 - 0.25, 9% डिवाइड बाय 0.75, तो आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 12% का। लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - टी करके 9% आया होगा, तो इंटरेस्ट रेट निकलेगा 9 डिवाइड बाई 0.75 का, यानी 12%, ठीक है। अब डेट को 12% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। डेट कितना है 90 लाख, इसको 12% से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना है 10.8 लैक्स, तो आपने 10.8 लैक्स भी यहाँ पे इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। दूसरा इक्विटी शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स निकलने थे, वो भी कर देते हैं। 150 लाख डिवाइड बाय 100, 150 लाख डिवाइड बाय 100 यानी 1,50,000, यानी 1.5 लाख शेयर्स हो गए। तो अपने नंबर ऑफ शेयर्स भी डिवाइड बाई 1.5 कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है, ये मैंने सारी इनकम स्टेटमेंट चढ़ा दी। बाकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है देखते हैं अपन ने। ये डाल दी है, ये डाल दी, ये यूज़ नहीं करी अभी तक, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली। एक ही आइटम बच रहा है जिसको भी अपन यूज़ कर पाएंगे, जिसको अभी अपने को यूज़ करना है, तब जाके इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीशन हो पाएगा। क्या है, बीपी सेल्स 120 लाख, ठीक है। इसका मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं 120 लाख का। देखो आपके पास सेल्स है, अगर मुझे ये मेरा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाए तो मेरी पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। बस कंट्रीब्यूशन की कमी है, ठीक है, बस कंट्रीब्यूशन की कमी है। तो कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से बीईपी से निकल सकता है क्या, सोचो, तरीके से बीईपी सेल से निकल सकता है क्या। बीईपी सेल से कंट्रीब्यूशन का कोई लिंकेज होता है क्या। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला सोचो क्या होता है। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन, सॉरी, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अरे यार मिट क्यों नहीं रहा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये मेरा बीईपी सेल्स का वैल्यू होता है, ठीक है। बीईपी सेल्स 120 लाख कैसे निकल के आएगी, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके। फिक्स कॉस्ट मेरे पास क्वेश्चन में है कितनी है, 45 लाख की, वो यहाँ पे 45 लाख डाल दो, ठीक है। 120 लाख मेरे पास वैल्यू है, पीवी रेशियो आपका बैलेंस में निकल के आ जाएगा। सिंपल, बस वही चीज़ करनी है अपने को। बीपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डाल दी 45 लाख की, पीवी रेशियो बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। पीवी रेशियो को ऊपर ले जाना, 120 लाख को डिवाइड में ले जाना, तो 45 बाय 120 आपका पीवी रेशियो 37.5% निकल के आ जाएगा। पीवी रेशियो आ गया, बस पूरी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, देखो सेल्स है आपके पास, सेल्स को इनटू कंट्रीब्यूशन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, तो 180 इंटू 37.5 क्या निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। निकल के आ गया ये वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईवीआईडी भी निकल के आ जाएगा, ईवीआईडी भी कंप्लीट। ईवीआईडी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईवीडी भी निकल के आ जाएगा, ईवीडी भी कंप्लीट। टैक्स रेट 25% का है, इस पर लगा दोगे टैक्स भी निकल के आ जाएगा, माइनस कर दोगे ईईटी ईटेज भी निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे ईपीएस भी निकल के आ जाएगा। एक रेशो, एक रेशो, बस कंट्रीब्यूशन रेशो,
पीवी रेशियो निकालना था, काम हो गया। ठीक है, जिसके लिए अपने को बीईपी सेल्स को यूज करना पड़ा। इसी तरीके से होता है एग्जाम में। अगर आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाता है कि सर मैं बीईपी सेल्स यूज करूंगा, तो डायरेक्टली आप पहले वो काम कर सकते हो, आप पूरा इनकम स्टेटमेंट मत बनाओ, चलेगा, वैसे भी कर सकते हो। एंड अगर क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है, तो ये रिजेक्शन मेथड काम आता है कि जो इन्फॉर्मेशन यूज होती है दिख रही है, उसको टिकाते जाओ उसकी जगह पे, जो बची उसको किसी तरीके से अपन यूज करके कुछ ना कुछ और निकालेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे किया कि बीईपी सेल से अपन ने कुछ ना कुछ और निकाला। मैंने आपको पहले कहा था मेरा काम आपको ऐसा नहीं कि बस रटा दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, मेरा काम है आपको सोचना सिखाना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सोच के कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे, इस टाइप से करना रहता है। ठीक है, तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो चुकी है, अपने पास इनकम स्टेटमेंट पूरा रेडी होकर आ चुका है। डन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपको, रिक्वायर्ड क्या है, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज एंड पीवी रेशियो। पूरा इनकम स्टेटमेंट आ चुका है। क्या ऑपरेटिंग लेवरेज में कोई तकलीफ है अपने को निकालने में, निकल जाएगा। फाइनेंशियल लेवरेज में कोई तकलीफ है, नहीं, आ जाएगा। कंबाइंड में है, नहीं, आ जाएगा। पीवी रेशियो ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट खत्म। आगे बोला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ईपीएस निकाल के दिखाओ। ईपीएस अभी अभी निकाल के आए हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, बस उसको टिका देना, आपका आंसर हो जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने बोल रहा है, ये अभी निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो बिफोर टैक्स, एक आफ्टर टैक्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो कि सर बिफोर टैक्स निकालना है या आफ्टर टैक्स निकालना है, दोनों लग गया, दोनों निकाल के आ जाना। ठीक है, क्या पता किसी के मार्क्स दे दे, दोनों निकाल के आ जाना। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स भी निकाल दो, आफ्टर टैक्स भी निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और वहीं अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालना हो तो ईबीआईटी इंटू 1 - टी कर देना, देन कैपिटल एम्प्लॉयड करना। ईबीआईटी इंटू 1 - टी देन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ईबीआईटी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में अपने ने निकाल दिया है। ठीक है, ईबीआईटी अपने ने निकाल दिया 22.5 का, वो लिख डाल देना। बाकी बचता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है सर, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल कितनी है। क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल को कौन कौन सी दे रखी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल में आता है इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको आपको इक्विटी दे रखी है 150 लाख की, ये पहला। दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे डेट 90 लाख का, बस ये दो दे रखे हैं, दोनों को ऐड कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगी। तो 150 + 90 240 लैक्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 150 + 90 240। ठीक है, ये पहले आपने बिफोर टैक्स निकाल के दिखा दिया, देन आपने आफ्टर टैक्स भी निकाल के दिखा दिया। 7.03 कंप्लीट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। ईपीएस आपने ऑलरेडी निकाल दिया था। देन तीसरे में पूछ रहा है, डज क्षितिज लिमिटेड हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। मतलब उसका जो फाइनेंशियल लेवरेज है, यानी जो उसके पास डेट ले रखा है उसने, क्या वो फेवरेबल है, ये अपन कैसे पता लगाते हैं, बेसिक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, देखो सिंपल, इसका जो डेट है, डेट इसकी कॉस्ट कितनी लेके जा रहा है, 9% की लेके जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या चेक करना है कि जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या वो इस 9% से ज़्यादा है या कम है। सपोज करो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 12% है और ये कॉस्ट ऑफ डेट 9% है, तो मतलब क्या हुआ कि डेट से पैसा लेके अपन ने उसके पैसे पे कमाया 12% एंड दिया उसको 9% ही, तो उसने उसके पैसे पे जो 3% एक्स्ट्रा बचा वो कौन लेके जाएगा, इक्विटी लेके जाएगा, इक्विटी वाले को फायदा हो जाएगा, तो ये फेवरेबल है। और अगर उल्टा हो गया कि ये लिया आपने, इसको देना 9% है एंड इससे इसके पैसे को यूज करके आप कमा 7% ही रहे हो, तो नुकसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कमाया 7%, इसको दोगे 9%, तो ये अपना अपना जो हिस्सा है 9% का वो खींच के लेके जाएगा। तो कमाया तो आपने 7% ही, तो आप ये किसके हिस्से का लेके जाएगा, इक्विटी किससे का लेके जाएगा, ऐसे समझो। ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म्स में समझाया, इसकी डेप्थ में जा सकते हैं लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, तो ये इक्विटी का हिस्सा लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको तो 9 चाहिए ही चाहिए, तो इक्विटी का हिस्सा मार के जाएगा, तो इक्विटी वाले को नुकसान हो जाएगा बल्कि। ठीक है, तो ऐसे मालूम पड़ेगा कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ डेट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट ऑफ डेट दोनों हमेशा आफ्टर टैक्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आफ्टर टैक्स कितना था, 7.03 एंड कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, 9%। बताओ, लेके जा रहा हो 9%, कमाया आपने उसका पैसा, उसके 7.03 है। ठीक है, तो आपने कम कमाया है, तो अब वो इक्विटी का पैसा लेके जाएगा, तो इक्विटी वालों के लिए अनफेवरेबल हो गया। दस कंपनी डज नॉट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, या तो डज नॉट हैव लिख दो, यहाँ पे लिख दो हैज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, एक ही बात है। ठीक है, ये भी हो गया, सी खत्म। देन आपको बोल रहा है, अब आएगा अपना मेन पार्ट, इफ ईबीआईटी इंक्रीज और डिक्रीज 15%, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। ईबीआईटी से ईपीएस तक का लिंकेज कौन बताता है, ईपीएस में अगर ईबीआईटी में इतना चेंज है, ईपीएस में कितना चेंज आएगा, इन दोनों का लिंकेज कौन बताता है,
फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज। तो फाइनेंशियल लेवरेज यूज करके अपन बता देंगे कि अगर ईवीटी में 5-15 का है तो ईपीएस में कितना आएगा, जितना भी फाइनेंशियल लेवरेज होगा उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। कितना फाइनेंशियल लेवरेज 1.92, यानी अगर ईवीटी में 1 आया तो आपके ईपीएस के अंदर 1.92% आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ईवीटी के अंदर आने वाला है 15 का, तो 15 इंटू 1.92, सिंपल। 15 इंटू 1.92, 28.8%, खत्म। ठीक है, ये भी सिंपल था। अब आए अपने मेन 2 पॉइंट्स जो इसके अंदर नए हैं, ठीक है। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। ईबीटी 0 हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको पिछले क्वेश्चन में, अक्सर लिमिटेड वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता के आया था क्या, कि कोई चीज अगर 0 जा रही है उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर परसेंटेज चेंज कितना आ गया, -100% आ गया। तो आपके ईबीटी के अंदर कितना चेंज आया है, -100% का चेंज आया है। अगर आपकी ईबीटी के अंदर -100 का चेंज आया है तो आपके ईपीएस के अंदर भी -100 का चेंज आया है, इक्वल इक्वल चेंज आएगा दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें ईपीएस में -100 का चेंज आया है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया कि ईबीटी और ईपीएस के अंदर अगर -100% चेंज लेके आना है तो आपकी सेल्स को कितना होना पड़ेगा, ठीक है। सेल्स और ईपीएस का लिंकेज कौन बताता है, कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज को यूज करके अपन यहाँ पे काम करेंगे, काटने में करेंगे कुछ, ठीक है। कंबाइंड लेवरेज को यूज करने वाले हैं। तो कंबाइंड लेवरेज कितना निकाल के ले गया अपन, 5.77। अब 5.77 को कंबाइंड लेवरेज की इक्वेशन लिखो, ठीक है, कि 5.77 कैसे निकल के आएगा, ठीक है। ये ईबीटी अगर 0 है तो ईबीटी भी -100% आ जाएगा, एनईपीएस भी -100% आ जाएगा। कंबाइंड लेवरेज 5.77 है। इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अगर अपन लिखें तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। इसमें से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपने को पता है कि -100% करना है, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना करना रहेगा वो आपका निकल के आ जाएगा बैलेंस फिगर में, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज सेल्स निकल के आ जाएगा ईपीएस में बाय 5.77, तो -100 में 5.77 यानी -17.33%, यानी सेल्स को -17.33% होना पड़ेगा, यानी सेल्स को गिरना पड़ेगा 17.337% से, तब जाके ईपीएस एंड ईबीटी 0 होगा। अपन से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताओ, उन्होंने से पूछा है कि सेल्स कितनी हो जाएगी, तो अपने को सेल्स का अमाउंट निकाल के दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तक से पूछा था कि कितना परसेंटेज चेंज होगा वो बता दो, अभी पूछा है बताओ अमाउंट बताओ, तो अमाउंट बताएंगे ना अपन, कैसे, डिफिकल्ट है क्या बताना अपने लिए। सेल्स पूरा पहले कितनी है, अभी कितनी है सेल्स, 180 है, 180 लाख की है, तो 180 लाख में से 17.33% माइनस कर दो, क्या है 180 लाख में 17.33 माइनस कर दो, 148.806 लैक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये जो अपन नंबर्स लेके चल रहे हैं लैक्स में लेके चल रहे हैं, तो जब भी आप लैक्स में करोड़ के अंदर नंबर लेके चलो तो एक चीज का ध्यान बरतना कि आप वहां पे डायरेक्टली राउंड ऑफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सर ये 148.806 लैक्स आया ना, इसको मैं 149 लैक्स लिख देता हूं। अरे अर्थ का अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने, यह नंबर क्या था तुम सोचो, 148.806 लैक्स। तो कैलसी में अगर इसको खोलोगे तो कितना निकल के आएगा, 148, 148, ठीक है। तो ये लगभग, ठीक है, ये लगभग आपके निकल के आएगा 148,80,600, अगर आप इसको पूरा पूरा खोल के लिखते हो कैलसी के अंदर तो, ठीक है। एंड अगर आप उसको पूरा पूरा 149 लैक्स कर दे रहे हो ना, तो एक तरीके से आपने बताया कितना राउंड ऑफ कर दिया, हमने राउंड ऑफ कर दिया 19,400 रुपए। तो मेरा मुद्दा वही है, मुद्दा ये है कि जब आपने छोटे मोटे नंबर लिखे होते हैं, पूरे पूरे नंबर लिखे होते हैं, सपोज करो ये नंबर नॉर्मल होता 148.806 रुपीज होता, लैक्स में नहीं होता, उसको अपन बोल सकते थे कि हाँ इसको 149 कर दो, क्योंकि इंपैक्ट कितना आया 0.02 रुपीज का, 0.02 का। यहाँ लाख लाख में बातें हो रही भाई, लाख में बातें हो रही हैं। तो ये 0.806 को अगर आप डायरेक्टली बढ़ा दोगे तो एक तरीके से आपने हजारों में वैल्यूज बढ़ा दी, समझ रहे हो, वैसा नहीं कर सकते। तो इसको अपने को 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा, राउंड ऑफ 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, 2 तक भी छोड़ सकते हो, 3 तक भी छोड़ सकते हो, दोनों के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। समझा आपको ये चीज, चलो ये भी डन। देन अपना लास्ट पॉइंट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द पेट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू। सेम ही चीज है, क्या बोल रहा है, पेट की बात कर रहा है, पेट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको अपन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ इट्स करंट वैल्यू। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75% ऑफ करंट वैल्यू। अगर वो करंट वैल्यू का 75% होना चाहिए, अगर वो करंट वैल्यू का 75% होना चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स उसको 25% कम होना पड़ेगा।
दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन पैट कितना हो जाएगा? 25% डिक्रीज, 25% डिक्रीज इन पैट होना पड़ेगा। ठीक है, अब वही बात है, जो पैट के अंदर चेंज आएगा वही ईपीएस के अंदर भी आएगा। अगर पैट आपका 25% डिक्रीज कर रहा है तो ईपीएस भी आपका 25% डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेम वही इक्वेशन यूज करनी है कि ईपीएस में 25% चेंज है तो सेल्स में कितना रहा होगा, कंबाइंड लेवरेज यूज कर लेंगे। कंबाइंड लेवरेज 5.77 था, परसेंटेज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज इन सेल्स, ईपीएस में 25% डिक्रीज होना है तो यानी -25%। ठीक है, तो परसेंटेज इन सेल्स कितना निकल के आ जाएगा? -4.33%। यानी सेल्स को -4.33 होना पड़ेगा, परसेंट होना पड़ेगा, तब जाके आपका ईपीएस 75% तक पहुंच जाएगा। सॉरी, अब हाँ, पेट और ईपीएस दोनों 75% तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कैसे निकालोगे? करंट में से 4.33% माइनस कर दो। अभी कितना है? 180 लाख का है, उसमें से -4.33 कर दो। अगेन 2 डेसिमल प्लेस है, 3 तक लिख देना, 172.206 लैक्स। इसमें आ रहा था 148, इसमें आ रहा है 172.206 लैक्स। कंप्लीट, यही था। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन सर्वगुण संपन्न था, इसको भी आप लिख के कर लेना। अच्छा, मैं स्टार क्या बना रहा हूँ, सारे ही क्वेश्चन स्टार है अपने चलो ठीक है, चलो खत्म हो गया अपना लेवरेज। ठीक है, अब अपन मिलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। आई होप आप लोगों ने सब कुछ जो भी अपन यहाँ पे तक डिस्कस किया है लिख के सारे क्वेश्चंस कर लिए रहेंगे। कमेंट में डाल देना कि सर लेवरेज इज नाउ डन 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 डन, मूविंग टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो मूव करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। यस गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज समझो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो भी क्वेश्चन आ जाए, बेसिक आपको ये स्टेप्स तो फॉलो करना है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको कौन सा सोर्स क्वेश्चन में पूछ रहा है। सोर्स बोले तो डेट एक सोर्स हो गया, प्रेफरेंस एक सोर्स हो गया, इक्विटी एक सोर्स हो गया। आइडेंटिफाई करो कौन से सोर्सेस क्वेश्चन में है। सेकंड में आइडेंटिफाई करो कि हर सोर्स के रिस्पेक्टिव में आपको कौन सा मेथड लगाने बोल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ सोर्स है उनके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, इक्विटी के मल्टीपल मेथड्स हैं, डेट के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, वो आइडेंटिफाई करो। थर्ड, जो भी आपका मेथड आपने सोचा उसका फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो कि उसका फॉर्मूला क्या है। अब हर फॉर्मूले के अंदर कुछ पात्र होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स, किरदार होते हैं। अब आपको वो कैरेक्टर्स खोजने हैं, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखे होंगे या आपको निकालने पड़ेंगे कोई कैलकुलेशन करके। तो आप कैरेक्टर्स ढूंढोगे कि कैरेक्टर्स की वैल्यू कौन कौन सी है। ठीक है, देन वो करने के बाद में आप सिंपल वैल्यूज उन कैरेक्टर्स की पुट कर दो एंड सॉल्व कर दो एंड आपका काम हो जाएगा। तो बेसिक 5 स्टेप आपको लगाने का है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है सितंबर 25, एकदम तरोताजा फ्रेश फ्रेश 3 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या बोला गया है, इसके अंदर आपको कॉस्ट ऑफ डेट के रिगार्डिंग है, राइट। ये डेट का पार्ट है अपना। ठीक है, अब डेट वाला सबसे मोस्ट आस्क्ड कैटेगरी है, राइट। सबसे ज्यादा सोर्स जो आस्क्ड है डेट है। ठीक है, अब डेट के अंदर देखो एक अप्रोक्सीमेशन मेथड करके होता है। यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर अपन क्या रहता है, अपन को डेट सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, अपन को कॉस्ट ऑफ डेट निकालना होता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट आपको पहले से दे दिया है एंड आपको एक किरदार खोजने बोल रहा है कि मैंने आपको डेट का वैल्यू दे दिया, आप एक किरदार की वैल्यू निकाल के बताओ। क्या बोल रहा है, देखो आपको 18% डिबेंचर्स आपने इशू किया है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज का है। ठीक है, रिडीमेबल है आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड इज 14.58, टैक्स रेट दे दिया 30% का। आपको कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने बोल रहा है अगर रिडेम्पशन पार के ऊपर है तो बेसिकली सारे किरदार बता दिया आपको, सिर्फ एक छोड़ दिया, कौन सा, इशू प्राइस। ठीक है, एंड आपको कॉस्ट ऑफ डेट बता दिया। तो अपन खोज लेंगे, कैसे करेंगे, देखो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड का फॉर्मूला लिखो एंड उस फॉर्मूले की वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेट की आपको दे दी 0.1458। ठीक है, 14.58 को अपने 0.1458 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर सारी चीजें आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, एक एक करके सारे पात्र आपको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। सिर्फ एक आपको इशू प्राइस नहीं दे रखा है, इशू प्राइस नहीं दे रखा है तो अपने पास नेट प्रोसीड्स अवेलेबल नहीं होगा। सिर्फ एक नेट प्रोसीड्स अपना अननोन आइटम हो जाएगा एंड इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक अननोन आइटम बचेगा, अपना नेट प्रोसीड्स। तो वही गोल्डन लाइन जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूं, पिछले चैप्टर में बताया कि एक इक्वेशन से एक अननोन आइटम निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक अननोन आइटम नेट प्रोसीड्स हो जाएगा, वो निकल के आ जाएगा, वो आ गया तो आपके पास इशू प्राइस भी आ ही जाएगा। तो अपने को बस एक एक पात्र इसके अंदर डालते जाना है। इंटरेस्ट का वैल्यू सिंपल है, 18% रेट है, कूपन रेट है, 100 रुपीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। टी टैक्स रेट यहाँ पे 30% दे दिया है। आरवी यानी रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन कितने के ऊपर होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ रिडीमेबल एट पार यानी फेस वैल्यू के ऊपर, तो 100 रुपीज के ऊपर रिडेम्पशन हो जाएगा। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे दे रखा है 8 ईयर्स का, तो 8 एन भी आपके पास आ गया। सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ नेट प्रोसीड्स अवेलेबल नहीं है, वो आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक एक वैल्यू यहां पे डालो। ठीक है, अब यहां पे कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स वाला आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ी सी ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर बस। तो होगा क्या कि जो नीचे है यहाँ पे डबल फ्रैक्शंस है,
ठीक है, ये पूरी को आप मल्टीप्लाई में इसके ऊपर इसके साथ ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 100 प्लस एन पी बाई टू, 100 प्लस एन पी बाई टू मल्टीप्लाई बाई 0.1458 एंड यहाँ पे ये इकलौता बच जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको आप 0.1458 100 से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 से डिवाइड होगा, 0.1458 एनपी से मल्टीप्लाई होगा एंड 2 से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 7.29 प्लस 0.0729 एनपी। तो ऐसा सिंपल काम कर लो, इस 0.1458 को पहले 2 से डिवाइड कर लो। ठीक है, देन उस वैल्यू को 100 से एनपी से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों ही केस में आपके पास वैल्यूज यहाँ पे एकदम सेम आएगी एंड यहाँ पे भी खोल देना। इसको खोल के सॉल्व करोगे तो आपके पास नेट प्रोसीड्स निकल के आ जाएगा 90 रुपए का। ठीक है, नेट प्रोसीड्स आपके पास 90 रुपए का आ गया। अब नेट प्रोसीड्स 90 का आ गया। ठीक है, यूजुअली अपना नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है? ठीक है, नेट प्रोसीड्स को अपन निकालते हैं अपने मार्केट प्राइस से, अपने इशू प्राइस वगैरह से। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, राइट, अपने पास कुछ भी अलग कैरेक्टर वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जो अपने नेट प्रोसीड्स निकल के आया वही अपना इशू प्राइस डायरेक्टली हो जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो वो तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, बाकी करंट मार्केट प्राइस वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो नेट प्रोसीड्स आया उसी को इशू प्राइस बोल के खत्म कर देने का। ठीक है, तो आपका नेट प्रोसीड से इशू प्राइस निकल के आ गया 90 रुपीज का, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डेसिमल में लिखना वैल्यू को। ठीक है, 14.58 मत लिख देना, यहाँ पे आप डेसिमल में लिखना 0.1458। और यहाँ पे जो अपन इंटू 100 लगाते हो ना, अगर आप लगाते भी हो तो मत लगाना। मैं आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ। ठीक है, जितने भी परसेंटेजेस वाले वैल्यूज अपन कैलकुलेट करते हैं उनके अंदर इंटू 100 मत लिखा करो। ठीक है, जो आपका न्यूमरेटर है जो आपका डिनोमिनेटर है वो लिख देना, इंटू 100 मत लिखा करो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से आप बच जाओगे अगर आप इंटू 100 नहीं लिखोगे तो। ठीक है, एन बाई डी करोगे उसका आंसर आपका डेसिमल के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एन बाई डी किया है, उसका आंसर डेसिमल में आना चाहिए, तो अपन ने यहाँ पे 0.1458 लिखा है। ठीक है, चलो, तो ये भी डेसिमल में है, यहाँ पे भी डेसिमल लिखना है। अगर आपने गलती से यहाँ पे 14.58 लिख दिया ना तो यहाँ पे इंटू 100 लगा देना, बट उस कंफ्यूजन में पढ़ना ही क्यों है, मत लिखो ना, बाय डिफॉल्ट डेसिमल में लिखो आप इसको, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इशू प्राइस 90 का आ गया। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर बोला रिवाइज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालो इसी मेथड से अगर रिडेम्पशन 10% प्रीमियम पे आफ्टर 10 ईयर्स। तो कुछ नहीं, नेट प्रोसीड्स अपने पास ऑलरेडी आ चुका था। ठीक है, बस आरवी चेंज हो जाएगा, आरवी को अपग्रेड करके चेंज करके फिर से निकाल देंगे। आरवी अभी 10% प्रीमियम पे हो जाएगा, तो 100 पे पहले था उसमें 10% जोड़ दो तो 110 हो जाएगा, बस उसको 110 रख देना, बाकी सब वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, अपना केडी निकल के आ जाएगा 15.1%। सिंपल, लिख के खत्म कर लो एंड कुछ कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये एमटीपी का है, सेम ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, ये है जीरो कूपन बॉन्ड का। क्या बोलता है, कंपनी ने जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू किया है, फेस वैल्यू है ₹1.5 लाख ईच, इशूड एट ₹3750। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड की खासियत क्या होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कंपनी ने इशू कितने पे किया है, देखो 3750 पे किया है, तो यहाँ पे उसको 3750 रिसीव हुआ है। ठीक है, एंड 25 साल बाद कंपनी जाके पे करेगी, रिडीम करेगी कितने के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर, 25 ईयर्स। ठीक है, एंड आपको बोल रहा है इसकी कॉस्ट बताओ उनको, कॉस्ट ऑफ डेट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे गलती से अप्रोक्सीमेशन मेथड मत लगा देना, मैंने आपको पहले ही बोला है सोर्स आइडेंटिफाई करो, उसका जो एप्लीकेबल फॉर्मुला है वो सोचो। ठीक है, उसका मेथड सोचो। कुछ बच्चे गलती से यहाँ पे क्या कर देते हैं, सर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, नेट प्रोसीड 3750 हो गया, आरबी 1.5 लाख हो गया। अरे नहीं भाई, यहाँ पे नहीं लगेगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन, ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड का वर्किंग होगा यहाँ के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कुछ है ही नहीं, कोई कंपनी कुछ बीच में कुछ दे नहीं रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कॉस्ट नहीं है। 3750 आपने लिया था, उसको ग्रो करके उसको बड़ा बढ़ा के आप 1.5 लाख दे रहे हो, तो एक तरीके से आप सोचो कुछ तो आप एक्स्ट्रा दे ही रहे हो ना, उस एक्स्ट्रा को अपन कॉस्ट ऑफ डेट बोलेंगे। ठीक है, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, सिंपल यहाँ पे अप्लाई होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक सा प्रिंसिपल, बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा। ठीक है, कि आपका जो अमाउंट है 3750 का, वो किसी रफ्तार से किसी रेट से ग्रो होते होते 25 साल के अंदर 1.5 लाख हो जा रहा है, तो वो रेट क्या है जिससे ये ग्रो हो रहा है, वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट है। तो सिंपल इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, जो आपने फाउंडेशन के अंदर बहुत बड़ी होगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख की है, क्योंकि 1.5 लाख बन जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू जो आज मैंने उठाया वो 3750 है। ठीक है, आर मुझे नहीं पता, आर को मैंने ऐसे छोड़ दिया, एन यानी 25 साल तो 25 लिख दिया। अभी जो आर की वैल्यू निकल के आएगी यही मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है, क्योंकि 3750 ग्रो होते होते आर की रेट से 1.5 लाख हो जा रहा है, वो आर में जो निकालूंगा वही कॉस्ट ऑफ डेट है। ठीक है, कैसे निकालेंगे यार, सबसे दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, 1 प्लस आर की पावर 25 को आप यहाँ पे अकेला छोड़ दो। ठीक है, 1.5 लाख के नीचे 3750 चल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस आर की पावर 25 विल बिकम 40। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये जो आपके पास निकल के है ना 1 प्लस आर की पावर 25, इसी को अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या बोलते थे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर।
फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है कि आपका जो पैसा था वो कितने टाइम्स ग्रो हो चुका है। तो जो अपना 3750 था वो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने टाइम्स ग्रो हो गया, 40 ग्रो हो गया सर, 40 टाइम्स हो चुका है, 40 टाइम्स हो चुका है। तो 1+r⁻25 क्या है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 40 आ गई। तो अब क्या होगा, क्वेश्चन में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको स्टडी में, या तो आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे खुद ही बता देगा कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 40 जो आ रहा है वो किस रेट के ऊपर 40 आ रहा है। अगर दे रखा हो तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर खोजना इस टेबल के अंदर, ठीक है, देखना 40 कौन सी रेट के ऊपर जाके बैठ रहा है 25 सालों के अंदर। जो रेट आएगी उससे आंसर लिख देना कि रेट आपके पास आ चुकी है, आंसर खत्म, टेबल से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल नहीं दे रखी है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन 1+r⁻25 को 40 तक सॉल्व करेंगे, इसमें से r की वैल्यू खोज के निकाल के ढूंढ के लेके आएंगे। कैसे ढूंढ के लेके आएंगे, देखो यहाँ पे पावर 25 है, इस पावर 25 को यहाँ ले जाओगे तो ये √40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते हैं √40 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा √40, फिर बचेगा यहाँ पे 1+r, अपने को चाहिए r, तो 1 को भी साइड में लेके जाओ तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। √40, सॉरी ये 25 है, 40 गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, 40 का हो जाएगा √25। ठीक है, यहाँ पे पावर 25 है, वहाँ पहुँच के वो √25 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप -1 एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 का 25th रूट -1। आपको क्या करना है, ये 40 की 25th रूट खोजनी है। सर ये कैलसी से तो ना हो पाएगा। ठीक है, अगर अपने को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता एंड अपने को एक्सेल अलाउड होता तो अपन ये एक बार में कर लेते। ठीक है, MS एक्सेल अपने अलाउड नहीं है, अपने को इसी बेसिक कैलकुलेटर के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी जो वर्किंग होती है, जो इतनी गंदी पावर निकल के आती है, रूट निकल के आता है 25, जो अपने इस बेसिक कैलकुलेटर के बस की बात नहीं है, तो उसको अपन नाम दे देते हैं डर्टी पावर, कि बहुत गंदी पावर है, डर्टी पावर है। डर्टी पावर को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ा रहेगा, एंड मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप रिवीजन देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने सिखाया। मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि ऐसे डर्टी पावर को सॉल्व कैसे करना होता है। 40 की अपने को 25th रूट ढूंढनी है, तो जिस भी नंबर की अपने को जो भी रूट चाहिए, समझना, पहले मुझे 40 की 25th रूट ढूंढनी है, तो मुझे 40 की 25th रूट चाहिए, तो क्या करो, कैलसी के अंदर 40 टाइप करो। ठीक है, 40 टाइप करो एंड उसके बाद 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ, 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 बार दबा दो स्क्वायर रूट, देन करो -1 कर लिया। ठीक है, अब आपको जो भी रूट चाहिए उससे डिवाइड कर दो। आपको यहाँ पे रूट कितनी चाहिए, 25th रूट चाहिए, तो जो नंबर आपके पास कैलसी में है उसको डिवाइड बाय 25 कर दो, आ गया। देन +1 कर दो, कर दिया। देन +1 करने के बाद आप करो इनटू एक बार किया, ऐसे ही इनटू एक बार फिर से करो, इनटू ऐसे ही इनटू को आपको इन टोटल 12 बार करना है। 2 बार आप ऑलरेडी कर चुके हो, 10 बार और करो। ठीक है, इनटू। ठीक है, ऐसे करते जाओ। ठीक है, आपके पास कोई नंबर निकल के आएगा, जो आपके पास नंबर निकल के आएगा 12 बार दबाने के बाद, वो आपका फाइनल 40 का 25th रूट होगा। ठीक है, जैसे इस केस के अंदर आपके पास निकल के आएगा नंबर 1.1591, ये आपका फाइनल 40 का 25th रूट है। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये 40 का 25th रूट निकल के आया, अभी इसमें से -1 करना बाकी है, तो इसमें से -1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.1591, जिसको अपन प्यार से 15.91% भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, क्या स्टेप था, जो भी आपको रूट निकालनी है उसको कैलसी में टाइप करो, 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ, 12 बार स्क्वायर रूट दबा के -1 करो, -1 करने के बाद जो भी आपको रूट चाहिए उससे डिवाइड कर दो, देन +1 करो, देन मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे 12 बार करना है आपको। देखो, मल्टीप्लाई 12 बार इक्वल टू 12 बार नहीं बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई और इक्वल टू का एक सेट 12 बार दबाना है। ठीक है, समझा आपको। चलो, ये वाला क्वेश्चन खत्म। 2 तरीके हैं निकालने के। ठीक है, या तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल से या फिर अपने डर्टी पावर से। चलो अपन आते हैं आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, अब इक्विटी के मल्टीपल मेथड्स आपको पता होगा, राइट। एक मेथड उसके अंदर है जिसको अपन रियलाइज्ड यील्ड बोलते हैं, प्यार से YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड, जिसको रियलाइज्ड यील्ड भी बोला जा सकता है। कि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल आती है, इसके अंदर अपन बोलते हैं कि जो रिटर्न इन्वेस्टर ने कमाया है ओवर द ईयर्स, ठीक है, वही उसकी एक्सपेक्टेशन भी है आगे भी, तो वही उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगी। तो आपको बेसिकली निकालना है कि इक्विटी ने कितना रिटर्न कमाया है ओवर द ईयर्स इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 5 सालों का डेटा, इसके थ्रू आपको निकालना है कि इक्विटी वाले ने कितना रिटर्न कमाया है। कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले यहाँ पे 5 साल का डेटा इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। एंड हर साल के अंदर आपको डिविडेंड भी दे रखा है एंड प्राइस भी दे रखा है। सबसे पहले डेटा को डिकोड करो। यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्राइस पर शेयर के आगे लिखा हुआ है
प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग फर्स्ट ईयर के अंदर प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग था 9। तो ये 9 क्या फर्स्ट ईयर के एंड की प्राइस है? ये फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग की प्राइस है, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग के सर। ठीक है, तो ये आइडियली फर्स्ट ईयर नहीं हुआ, ये बन गया ईयर 0। ईयर 0 क्यों बन गया? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग की है। फर्स्ट की बिगिनिंग यानी पहले साल का बिगिनिंग यानी आज की है। तो आज वाले को मैं एक साल का एंड थोड़ी बोलूंगा, आज को तो मैं ईयर 0 बोलूंगा ना, शून्य काल, प्रेजेंट, टुडे। तो ये अपना ईयर 0 का प्राइसिंग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो आपका ईयर 2 का जो बिगिनिंग का प्राइस है वो ईयर 1 का एंड हो गया। ईयर 2 का बिगिनिंग, ईयर 1 का एंड, सिंपल। ठीक है, आप 1 अप्रैल बोले 31 मार्च बोले, एक ही तो बात है। 12 बजे के बाद 1 अप्रैल, उससे पहले 31 मार्च। ठीक है, तो ये ईयर 1 का प्राइस हो गया। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड का बिगिनिंग यानी सेकंड का एंड, फोर्थ यानी थर्ड का एंड, फिफ्थ यानी फोर्थ का एंड। ठीक है, डिविडेंड के साथ में वो चक्कर नहीं है, डिविडेंड जो मिलता है वो साल के एंड में मिलता है। तो जो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही मिलने वाला है, सेकंड ईयर का जो है सेकंड ईयर के एंड में मिलने वाला है, थर्ड का थर्ड के एंड में मिलने वाला है। तो अपन ने बस प्राइसिंग को उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। ठीक है, डिविडेंड अपनी सही जगह पे ऑलरेडी मौजूद है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब भी अप्लाई होता है तो हमेशा कैश फ्लो को वो किस साल के एंड का है वो लेके चलते हैं, ना कि बिगिनिंग। हमारा हमेशा एंड वाला प्रिंसिपल चलता है पूरे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर। ठीक है, तो अपन ने इनको सही जगह पे इनके ठिकाने पे पहुंचा दिया। अब अपन वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा? सबसे सिंपल स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि आपका एवरी ईयर कितने टाइम्स आपकी वेल्थ ग्रो करी, कितने टाइम्स आपकी वेल्थ ग्रो करी एक साल, हर साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 10 में शेयर खरीदा था ईयर 0 पे, एंड ईयर 1 के एंड तक आते आते उसकी प्राइस हो चुकी है 15 की, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी वेल्थ कितने टाइम्स ग्रो हो चुकी है? बताओ, 1.5 टाइम्स। ठीक है, 1.5 टाइम्स। ऐसे ही आपको हर साल का निकालना है कि हर साल में आपकी वेल्थ कितने टाइम्स ग्रो करी। सिंपल कैसे निकाला आपने, 15/10 कर लिया। ऐसे अपने को हर साल का निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर का निकाल के बताओ सबको। फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी वेल्थ की प्राइस कितनी हो चुकी है? आपकी वेल्थ की प्राइस, शेयर की प्राइस कितनी हो चुकी है फर्स्ट ईयर के एंड में? फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी शेयर की प्राइस हो चुकी है ये वाली, यानी 9.75। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज भी लिख सकते हो ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। 11.50, 11.00 एंड 10.60। ठीक है, तो सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में आपकी वेल्थ हो चुकी है 9.75 की, एंड आपने खरीदा कितने में था? 9 रुपए पर खरीदा था। ठीक है, तो आपका 9.75 हो चुका है एंड आपने खरीदा था 9 रुपए का। बस यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन ये और है कि आपको जो वेल्थ हुई है, आपकी जो वेल्थ है उसके अंदर सिर्फ शेयर प्राइस मौजूद नहीं है, आपकी वेल्थ के अंदर ये डिविडेंड भी तो जुड़ चुका है 1 रुपए का। तो अब जो आपने 9.75 लिखा है शेयर का प्राइस, के साथ में 1 रुपए का डिविडेंड भी तो आपको लिखना पड़ेगा। सर बट वो तो डिविडेंड है, वो शेयर की प्राइस थोड़ी है, शेयर की वेल्थ थोड़ी है। अच्छा, शेयर लिया तभी तो डिविडेंड मिला है, शेयर नहीं देते तो क्या डिविडेंड मिलता तुमको? तो उसी की वेल्थ में जुड़ेगा ना ये। ठीक है, चलो, तो आपकी एक तरीके से ये क्या हो गया, ये आपको बताएगा कि आपका हर साल का, इसी तरीके से आपको हर साल की वर्किंग करनी है कि आपका कैसा, कितना आपका वेल्थ ग्रो हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं? 1+y1। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो 1+y1 बोलेंगे। फॉर्मूला बेसिकली क्या बन गया, आपने मेरे साथ अभी भी खुद फ्रेश ताजा ताजा बनाया। क्या किया आपने? P1 किया प्लस D1 किया डिवाइड बाय P0 किया, तो बस आपका यही फॉर्मूला है, P1 प्लस D1 अपॉन P0। 1+y1 ऐसे निकल के आएगा, P1 प्लस D1 अपॉन P0। ठीक है, 1+y2 कैसे निकल के आएगा? 1+y2 कैसे निकल के आएगा? सेकंड ईयर का भी तो करना है अपने को। 1+y2 कैसे निकल के आएगा? P2 प्लस D2 अपॉन P1। तो बस इस तरह से आपका हर सालों का आपको पहले ये निकालना है कि कितनी टाइम्स आपकी वेल्थ ग्रो करी। तो 1+y1 कितना हो गया? D1 प्लस P1 अपॉन P0। तो 1 प्लस 9.75 अपॉन 9। अब इसको आपको हर साल को 4 डेसिमल प्लेस तक लेके आना है, 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, 1.1944 फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकंड ईयर का 1+y2 फॉर्मूला क्या बन जाएगा? D2 प्लस P2 अपॉन P1। ठीक है, D2 प्लस P2 अपॉन P1। D2 कितना है? अगेन D2 1 है। P2 कितना हो गया? 11.50 हो गया। एंड P1 कितना है? 9.75 नीचे हो गया। अगेन 4 डेसिमल तक निकालने का है। देन ऐसी तरीके से आपको थर्ड ईयर के लिए करना है। थर्ड ईयर में D3 प्लस P3 डिवाइडेड बाय P2 इज 11.5। थर्ड ईयर का निकालो 4 डेसिमल प्लेस तक। इस तरीके से फोर्थ के लिए भी कर देना, क्योंकि 4 साल की वर्किंग अपने लिए पॉसिबल है। फिफ्थ की अपन वर्किंग कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? P5 कहाँ है? P5 कहाँ है? कहाँ है P5? है क्या? तो 4 साल की वर्किंग कर सकते हैं।
ठीक है, तो 4 साल तक अपन ने ऐसे निकाल लिया। ये करके आपके पास हर साल का ये निकल के आ गया, सारा तामझाम सॉल्व होके आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लेना। ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी आपके पास ये वैल्यूज आई है, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, एंड जितनी वैल्यूज हैं उतने से उनका रूट कर दो। ठीक है, तो ये चारों को मल्टीप्लाई में डाल दिया अपन ने, चारों को मल्टीप्लाई में डाल दिया। 4 साल की डेटा है, 4 इसका फोर्थ रूट कर दिया अपन ने। ठीक है, देन -1, खत्म। आपके पास डायरेक्टली रेट निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप, यानी फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट तो कैलसी से निकल जाती है, 2 बार स्क्वायर रूट दबाओगे तो फोर्थ रूट निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 0.1502, शॉर्ट में 15.02%। बस यही काम है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हर साल का आपको टाइम्स ग्रोन ऑफ वेल्थ निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, D1 + P1 / P0, नेक्स्ट ईयर का D2 + P2 / P1। ठीक है, समझ में आ गया, लिख के कर लेना, लिख के कर लेना। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अपन आते हैं मल्टीपल सोर्सेज के कॉम्बिनेशन के ऊपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे स्टडी मेट का है। कंपनी इशूज, इसमें आपको 2 सोर्स दे रखे हैं, एक तो आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर दे रखा है, एंड एक आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो दोनों निकालना है, कन्वर्टेबल डिबेंचर भी निकालना है, प्रेफरेंस शेयर भी निकालना है। अब इसके अंदर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आ चुका है। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर की क्या कहानी होती है, देखो पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, कितने पे, 100 रुपीज़ ईच के ऊपर। ठीक है, पार के ऊपर किया है, तो फेस वैल्यू 100 की है, तो 100 के ऊपर ही इशू होगा वो। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड दे रखा है 6 साल का। ठीक है, मैच्योरिटी के ऊपर क्या होगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर की कहानी क्या होती है कि वो जब डिबेंचर मैच्योर होता है तो आप डिबेंचर होल्डर को कैश नहीं देते हो, उसको बोलते हो कि मैं तेरा डिबेंचर इक्विटी में कन्वर्ट कर देता हूं, तो तू इक्विटी शेयर्स रख ले एक तरीके से। तो आप उसको कैश नहीं दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। ठीक है, ऑन तो इससे फर्क क्या आ जाएगा, इससे फर्क आएगा आपके रिडेम्पशन वैल्यू के ऊपर, बस और कहीं फर्क नहीं आएगा। बात करते हैं अपन। ठीक है, ऑन मैच्योरिटी ईच डिबेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। हर डिबेंचर होल्डर को 2 इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है सर, अभी यहां तक का आप समझ गए क्वेश्चन? चलो पहले वहां तक का लेते हैं, उसके बाद आगे का डेटा यूज करके अपन उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बोला है कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर निकाल के दिखाओ यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, डिबेंचर के अंदर भी देखो है डिबेंचर ही, तो उसके लिए अपने पास 2 ही मेथड है, या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड या फिर YTM मेथड। अप्रोक्सीमेशन बोला है, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, कुछ नहीं बोलता तो भी अप्रोक्सीमेशन लगाते। ठीक है, चलो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो अपन पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेशन का, वही अपना KD का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 - T प्लस RV माइनस NP बाय N अपॉन RV प्लस NP बाय 2। ये फॉर्मूला आपका। एक एक करके सारे पात्र जो हैं वो ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहला पात्र क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकाल देते हैं, कितना बोला है, 100 रुपीज़ का है, 15 रुपये रेट लगेगी तो ये 15 का हो जाएगा इंटरेस्ट। सेकंड बोला है, सेकंड अपना पात्र हो जाएगा नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या होता है कि आपको नेट नेट में कितना मिला शेयर के बदले, डिबेंचर के बदले। ठीक है, आपने इशू किया पार के ऊपर, तो आपको 100 फेस वैल्यू आपने उसको इशू कर दिया। ठीक है, बदले में आपने फ्लोटेशन कॉस्ट भी पे करी 5% ऑफ इशू अमाउंट की। तो जितने में भी आपने इशू किया उसके बदले 5% आपने बीच के दलालों को, ब्रोकर्स को पे कर दिया, तो आपको नेट नेट में सिर्फ 95% ही रिसीव हुआ। तो 100 में से 5% कट करके अपना नेट प्रोसीड्स निकल के आएगा 95 का। 100 - 5% फ्लोटेशन कॉस्ट इक्वल्स टू 95 रुपीज़, ये नेट प्रोसीड्स हो गया मेरा। ठीक है, एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स 6 साल का बता रखा है। ठीक है, मेन वर्किंग आएगी रिडम्पशन वैल्यू की। यूजुअली रिडेम्पशन वैल्यू अपनी कैश के अंदर होती है कि अपने को बता देता है कि रिडेम्पशन कितने के ऊपर होने वाला है, लेकिन यहाँ पे रिडेम्पशन पे आप उसको कैश नहीं दे रहे हो, आप उसको दे रहे हो शेयर्स। तो जितने शेयर्स उसको मिलेंगे उनकी जितनी वैल्यू होगी जिस दिन रिडेम्पशन होगा उस दिन, वही आपका रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगा। तो आप बेसिकली दे रहे हो हर डिबेंचर को पे बदले 2 शेयर्स, तो 2 शेयर्स की जितनी भी प्राइस होगी इन टोटल वो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ठीक है 2 शेयर्स की प्राइस अपने को लेनी है। ठीक है, तो 1 शेयर की प्राइस कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 शेयर की प्राइस कितनी होगी, 6 साल बाद की देखनी है अपने को, आज की प्राइस नहीं, 6 साल बाद की, क्योंकि 6 साल बाद उनको मिलेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको P6 से। P6 यानी शेयर की 6 साल बाद प्राइस कितनी होगी। अब आपको इसमें P6 खोजना है, P6 निकालना है। ठीक है, अब P6 की वर्किंग अपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 18% का, बीटा दे रखा है 1.25 का। ये जो डेटा होता है ये देख के आपको चमक जाना चाहिए कि ये तो इक्विटी का CAPM मेथड का डेटा दे रखा है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है KE निकालने का, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। इसका सारे पात्र आपको दे दिए हैं, तो इसके थ्रू आप KE निकाल पाओगे।
ठीक है, तो के यहां से निकल के आ जाएगा, ये के के लिए है आपकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन आपको डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अभी की भी दे रखी है, 5 साल पहले कितना दिया था वो भी दे रखा है। तो बेसिकली इसके से आपके पास डिविडेंड भी निकल के आ जाएगा, ग्रोथ भी निकल के आ जाएगी, कितनी ग्रोथ हुई डिविडेंड के अंदर। तो पूरा पूरा सेटअप रेडी कर दिया ये लोगों ने कि आप गोर्धन मॉडल लगा पाओ, गोर्धन काका का ग्रोथ मॉडल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, d1/ke-g। डिविडेंड भी अवेलेबल है, के भी निकल जाएगा, जी भी निकल जाएगा। तो अपन डिविडेंड डिसीजंस के अंदर जो फॉर्मूला यूज करते हैं गोर्धन काका का P0 निकालने के लिए, इस फॉर्मूले की पूरी पूरी नींव ये लोगों ने रख दी सारा डेटा देके। तो बस आपको ये फॉर्मूला निकाल के P0 नहीं P6 निकालना है। कैसे निकालेंगे बात करते हैं। ठीक है, देखो आप P0 निकालते तो क्या फॉर्मूला निकालते, d1/ke-g। अभी आपको P0 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, P6 चाहिए। तो D1 की जगह पर अपन क्या यूज करेंगे, 1 साल बाद का डेटा यानी D7, सिंपल, ke-g सिंपल। तो आपको क्या करना है, D7 निकालना है, के निकालना है, जी निकालना है, एंड सारी वैल्यूज इसमें डालनी है, आपके पास P6 निकल के आ जाएगा। ठीक है, D7 कैसे निकलेगा, D0 इंटू 1+g⁻7। ठीक है, जो आपने D0 दिया था उसको 7 बार ग्रो कर दो, तो इंटू 1+g⁻7 करो, नीचे ke-g करो। D0 आपको कुछ में डायरेक्टली दे रखा है। ठीक है, द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹12.76 पर शेयर। हैज पेड यानी पे कर चुकी है, जो पे कर चुकी है वो D0, जो पे करने वाली है अभी किया नहीं है वो D1। तो ये D0 है, D0 कितना है, 12.76 का है, ये आपका D0 हो गया। अब आपको निकालना है ग्रोथ। ठीक है, D0 तो डायरेक्टली 12.76 अवेलेबल है, ग्रोथ कैसे खोजेंगे अपन, ग्रोथ एंड के निकालना बाकी है। ठीक है, D0 आ गया, ग्रोथ एंड के निकालना बाकी है। सबसे पहले के की बात करते हैं। के का सेटअप सिंपल है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, RF क्वेश्चन में अवेलेबल था रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के नाम से, कितना था, 10%, ये 10% का। ठीक है, 10% का ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायरेक्टली मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 18% का। मार्केट रिस्क का प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि ये क्या वैल्यू दे दी आपको, डायरेक्टली RM माइनस RF की डायरेक्टली वैल्यू दे दी आपको। ये आपको RM नहीं दिया है, ये नहीं बोल रहा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये बोल रहा है मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी RM माइनस RF की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्टली 18 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा 1.25 से। ठीक है, तो ये RM माइनस RF जो आ रहा था, इसकी जगह पे आप लिख दोगे पूरा पूरा 18, डायरेक्टली उसकी वैल्यू दे दी, इंटू 1.25 का बीटा। सॉल्व करोगे 32.5% का आपका के निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है ग्रोथ की। ग्रोथ कैसे निकालेंगे, ग्रोथ निकालने का तरीका भी बहुत सिंपल सा है। क्या आपको बोला है, कंपनी ने जस्ट अभी पे किया है 12.76 का डिविडेंड, अभी पे किया है, जस्ट अभी किया है। ठीक है, 5 years अगो इट पेड डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, यानी डिविडेंड 10 रुपए से ग्रो करके 5 सालों के अंदर 12.76 हो चुका है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, क्या लगाओगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 5 साल बाद वो 12.76 का हो चुका है। ठीक है, 5 साल पहले कितना था, 10 का था। सर लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो 12.76 है। अरे यार तुम 5 साल पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, कि 5 साल पहले तुम्हारा अमाउंट था 10 रुपीज का, वो आज ग्रो करके 12.76 हो चुका है। तो जो समझे, तो 10 अपना प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, इसको अपन फ्यूचर वैल्यू ले लेंगे कि 10 ग्रो करके 12.76, तो बाद का डेटा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, 10 अपना पहले वाला प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके से। ठीक है, चलो ये 10 है, अब पहले वाला 12.76 बाद वाला 5 साल बाद वाला। ठीक है, एंड आपने जो R की जगह पे G रख दिया, N की जगह पे 5 रख दिया। सिंपल, G की वैल्यू अपने को खोजनी है। कैसे करेंगे, देखो अगेन जैसे वहां पे किया था अपने जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर कि 1+g⁵ इक्वल टू 12.76 पर 10 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.276। तो 1+g⁵ इज 1.276, ये अपना फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बन जाता है। अब अगर आपको रेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, टेबल दे रखी है, तो उससे निकाल दो जी की वैल्यू कितनी बनती है। नहीं दे रखी तो अपन डर्टी पावर लगाएंगे। देखते हैं रेट दे रखी है कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं क्या। ये देखो, ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, FVF बोलो या FVIF बोलो एक ही बात है। ठीक है, FVIF बोले FVF बोलो एक ही बात है। ठीक है, अपना फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना है, 5 ईयर्स के लिए आ रहा है 1.276, 5 ईयर्स के लिए आ रहा है 1.276। तो देखो 5 ईयर्स वाला डेटा कौन सा है, देखो ये है 5 ईयर वाला, ये है 6 ईयर वाला। देखो देखो, ये 5 है, ये 6 है। तो अपने को 5 वाले के ढूंढना है कि 1.276 कहां पे आती है वैल्यू। इस लाइन में ढूंढो 1.276 कहां है, ये रहा 1.276। किस रेट पे जाके मैच हो रहा है, ये 5% में जाके मैच हो रहा है। तो आपका जी हो जाता है 5% का। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू 5%। सिंपल,
सिंपल अभी तक यहाँ पे। चलो तो अपन ने क्या किया, अपन ने सारे पात्र ढूंढ लिए, अपन ने के खोज लिया, जी खोज लिया, डी जीरो अपने क्वेश्चन में था। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर डालो, 12.76 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 7 अपॉन 32.5 माइनस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी P6 की 65.28। ठीक है, ये खुश मत हो जाना सर सोल्व हो गया, अरे नहीं भाई अभी P6 आया है। ठीक है, इस P6 को अपने को डालना था कहां पे, आरवी के लिए 2 शेयर्स इंटू P6 पे। तो P6 की जगह मैंने 65.28 रखा, इंटू 2 किया तो आपके पास आरवी आ गया 130.56 का। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को अपन कहां करेंगे, जो अपना केडी का फॉर्मूला था उसके अंदर डालना बाकी है अभी। ठीक है, तो अभी अपन इस सारी वैल्यूज को केडी के फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 1 निकाला, आरवी 130.56 का निकाला, डाल दिया। एनपी आप निकाल के बैठो 95 का, नंबर ऑफ ईयर 6 है। बस इसको सॉल्व करोगे तो 13.24% आपके पास निकल के आ जाएगा। ये आपका केडी हो गया, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की कहानी बहुत सिंपल सी है, क्या बोल रहा है, 5% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कंपनी ने इशू किया है। तो 100 का था और 10% प्रीमियम पे इशू किया, यानी 110 रुपये पे इशू किया है, यह है इशू प्राइस। ठीक है, देन आपको बोला दीज शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट पार, तो 100 के ऊपर ही रिडीम होने वाला है। फ्लोटेशन कॉस्ट है 6% ऑफ इशू अमाउंट, यानी फ्रेस करने में 6% अपने को खर्चा करना पड़ गया। तो 110, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी अमाउंट ले रहे हो कि अच्छा मैं ले रहा हूं कि इतने अमाउंट पे मैंने इशू किया है, हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट यूजुअली उसके ऊपर निकलता है। यहां पे तो ये लोगों ने बोल दिया कि इशू अमाउंट है, ठीक है, तो आपने 6% उसके ऊपर लगा दिया। अगर नहीं भी बोलता 6% तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या लेते, अपन इशू अमाउंट के ऊपर ही 6% लगाते। ठीक है, तो आपका ये सारा डेटा आपको दे दिया है, टैक्स रेट 40% दे रखी है, एंड आपको निकालने बोल रहा है वाईटीएम मेथड से कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब वाईटीएम मेथड की कहानी भी बहुत सिंपल है, क्या, आ जाओ, सबसे पहले जो अपने पात्र होते हैं उसको था वैसे ही लिख दो। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा, 100 का 5% दे रखा है, ₹5 का। नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, 110 में इशू हुआ है, माइनस 6% फ्लोटेशन कॉस्ट इज 103.4, ये आपका नेट प्रोसीड्स है। देन रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू आपकी कितनी है, डायरेक्टली 100 ईयर्स का, एंड आपका 10 ईयर्स का है, 10 साल की लाइफ है। अब इसके अंदर आपको सिंपल काम क्या करना होता है, आपको IRR वाली जो वर्किंग होती है, जो इन्वेस्टमेंट के अंदर करते हैं, वो अपने को करनी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे ईयर लिख दो। ठीक है, 0, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 रेट्स पकड़नी है, 2 रेट के ऊपर आपको निकालना है एनपीवी इन सारे कैश फ्लोज का, 2 रेट के ऊपर आपको निकालना है एनपीवी कैश इन सारे कैश फ्लोज का। देन उन्होंने एनपीवी निकालने के बाद एक फॉर्मुला लगाओगे ना, आपके पास निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले 2 रेट अपने को चूज करनी है, उनके ऊपर एनपीवी निकालना है। 2 रेट यूजुअली क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली दे रखी होती है, आपको खुद से तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 2 रेट्स कौन सी दे रखी है, देखो आपको 2 ही रेट्स दे रखी है। अब यहाँ पे काम आएगा अपने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि एनपीवी निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज लेने हैं। तो अपने को यहाँ पे 2 ही रेट दे रखी है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3% पे, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5% पे, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3% पे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5% पे। तो 2 ही रेट है, 3 और 5, तो उन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, सर मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मुझे कौन सी रेट लेनी है। अरे तुम्हें अंदाजा लगाना ही नहीं है, एग्जाम के अंदर रेट दे रखी होती है डायरेक्टली। तुम अगर स्टडी मैट देखोगे, आरटीपी देखोगे, एमटीपी देखोगे, तो ये लोग वो बनाते टाइम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, बस ऐसे खत्म करो डाल के, बस ऐसे डाल दो, खत्म करो। ठीक है, दिमाग नहीं लगाने का अपने को। तो ये लोग सोचते नहीं है कि अच्छा रेट भी डालनी पड़ेगी अपने को। तो ऐसे स्टडी में आरटीपी एमटीपी आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, रेट दे रखी होती है, आपको तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे तुक्का लगाने तुमको दे दिया जाए तो हर इंसान अपने मर्जी से कोई भी रेट ले लेगा, सबका आंसर अलग लगाएगा, सबके मार्क्स कट रहे हैं फिर तो, इसलिए ऐसे ही रेट दे देता है। ठीक है, 3 और 5 दे रखा है, तो 3 और 5 की रेट पे आप दोनों से आप एनपीवी निकाल लोगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे आप ईयर लिखो, यहाँ पे आप कैश फ्लो लिखो। ठीक है, एंड देन आप दोनों के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3% का आपने यहाँ पे लिखा, ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली आपने यहाँ पे आपने एनपीवी निकाल दी। ठीक है, देन आपने 5% के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा है, देन आपने 5% से एनपीवी निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 103.4 तो मुझे रिसीव हुआ है, इनफ्लो है। ठीक है, 5 और 100 मैं पे कर रहा हूँ, तो इस पे नेगेटिव आएगा ना, इस पे ब्रैकेट आएगा, इसको तो बल्कि आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। राजा कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका आंसर दोनों ही केस के अंदर सेम आएगा, बस अपना प्रेजेंटेशन का स्टाइल रहता है कि जो अपना फर्स्ट जो ईयर 0 का कैश फ्लो होता है, ठीक है, उसको अपन यूजुअली ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, और ये इनके आगे ब्रैकेट नहीं हो तो ये पॉजिटिव हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। आप सोचो कि यहां पे अगर मल्टीपल ईयर्स होते, हर साल अलग अलग होता, तो अब क्या आप 10 के आगे नेगेटिव 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 लगाते। उसको सिंपल करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्यूचर ईयर्स को बिना ब्रैकेट के दिखा देते हैं, एंड 0 ईयर वाले को ब्रैकेट में दिखा देते हैं। सिंपल काम हो जाता है कि हाँ एक ब्रैकेट में अच्छा लग रहा है रादर देन 10 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो बस आंसर आपका सेम आएगा, आपको वैसे करना है वैसे कर लो, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, बस प्रेजेंटेशन का तरीका ही।
ठीक है, डजंट मीन कि मैं बोल रहा हूं कि ये मैंने पे किया है, नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, चलो तो आपने यहाँ पे ईयर जीरो का कैश फ्लो लिख दिया, जो मेरा नेट प्रोसीड्स है, कितना था 103.4। ठीक है, देन आप आओगे 1 से 10 ईयर तक मैं दे रहा हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड जो 5 रुपीज़ का है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। देन 10th ईयर के अंदर आप दे रहे हो रिडम्शन वैल्यू, वो कितनी है 100 रुपीज़ की, वो आपने यहाँ लिख दी। अगर रिडम्शन प्रीमियम पे होता, लेट से 105 के ऊपर होता, तो मैं यहाँ पे 105 लिख रहा होता। सिंपल। चलो फिर आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें, ये क्योंकि ईयर 1 to 10 की बात है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा, ना कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 से लेकर 10 ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे वो एन्युटी फैक्टर 3% बनता है 8.530, तो ये 8.530 समझ गया आपको। इससे आप एनपीवी निकालोगे, दोनों पे आपने एनपीवी निकाल ली, एक पे नेगेटिव आएगी, एक पे पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला सिंपल होता है एल प्लस एनपीवी एल अपॉन एनपीवी एल माइनस एनपीवी एच इंटू एच माइनस एल। बेसिक फॉर्मूला जिसका लॉजिक अपने रिवीजन वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बहुत ही कंसेप्चुअली डिस्कस कर रखा है। अब अभी आप यहाँ पे फॉर्मूले में एप्लीकेशन पे ध्यान दो। ठीक है, एनपीवी एल मतलब छोटी वाली रेट, छोटी रेट अपनी 3 है। ठीक है, एच यानी हायर वाली रेट, हायर वाली रेट अपने यहाँ पे 5 है। बस ये फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे वैल्यूज डालो, सॉल्व करोगे तो 4.60% निकल के आ जाएगी। यही अगर डिबेंचर के अंदर वाईटीएम लगाने बोलता तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे जो आपका जब यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड आ रहा है, डिबेंचर के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट आता, लेकिन इंटरेस्ट को पूरा पूरा नहीं लेते अपन, यहाँ पे अपन इंटरेस्ट को पहले इंटू 1 - t करते, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट मेरी कॉस्ट थोड़ी है, इंटरेस्ट के वो मुझे टैक्स सेविंग में मिलेगी, तो पहले मैं टैक्स सेविंग हटाऊंगा, तो मैं इंटरेस्ट को इंटू 1 - t करता पहले। लेट्स से 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट होता है एंड 30% की टैक्स रेट होती है, तो 7 रुपीज़ लेता मैं हर साल। ठीक है, 30% टैक्स सेविंग हटा दी, तो 1 - 0.3 यानी 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को मैंने, तो 7 आ गया। अच्छा, ये 10 इंटू 30% से 3 होता है, मैंने 7 लिखा था 3 की टैक्स सेविंग कट करके। ठीक है, तो 7 का आपके यहाँ पे आ जाएगा 7। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको प्लीज 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 लिख के कर लेना एंड अपडेट दे जाना कमेंट सेक्शन में, सर ये तो वाला लिख के कर लिया हमने, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। ठीक है, चलो आगे। May 24 में आ रखा है 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शाइन लिमिटेड एज ऑन 31/3/2024 इज एज अंडर। ठीक है, आपको 5 सोर्स दे दिए हैं, 5 भी नहीं, हाँ 5 ही हैं। इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन है, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड टर्म लोन है। 5 सोर्स है एंड पांचों की आपको ऑब्वियसली इसके अंदर निकालनी है कॉस्ट। एक एक से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी के बारे में क्या बोला गया है, डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड है 6%। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिस्क फ्री को कभी डायरेक्टली रिस्क फ्री नहीं लिखेगा, रिस्क फ्री को बोल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड के ऊपर कितना यील्ड मिल रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड, ट्रेजरी यील्ड, टी बिल भी बोलता है, टी बिल यानी ट्रेजरी बिल, आरबीआई बॉन्ड बोल सकता है, सोवरेन बॉन्ड बोल सकता है, जो नाम बोले, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ही है। ठीक है, घूम मत हो जाना कि सर ये क्या आ गया, वही है, आरएफ है। ठीक है, यहां पे क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 6%, तो आपका आरएफ 6% हो जाता है। देन आपको बोला मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%, अगेन मार्केट रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली दे दिया है, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम यानी आरएम माइनस आरएफ डायरेक्टली दे दिया है कितना, 8% का, तो आरएम माइनस आरएफ की जगह पे 8 टिका देना, बीटा दे दिया 1.54 का, खत्म। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो एंड आपके पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगा के, खत्म। ठीक है, चलो के तो बहुत सिंपल सा था। देन आपको बोला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में देखते हैं कहाँ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ दे रखी है। प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स इज करंटली सेलिंग एट ₹150 पर शेयर। ठीक है, ये करंटली 150 के ऊपर बिक रहा है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, तो अब यहाँ पे एक तो आपको लाइफ बता दी 8 साल की, तो ये रिडीमेबल बन जाता है, तो अपन को रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2। ठीक है, जिसके अंदर अपने पात्र कौन कौन से हो जाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा सबसे पहले 15% की रेट है, तो 15 रुपए का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। ठीक है, देन आपको निकालना है आरवी। आरवी के बारे में कुछ बोला है क्या, रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स बोला है, ये नहीं बोला कितने के ऊपर, बाय डिफॉल्ट पार के ऊपर यानी 100 रुपीज़ के ऊपर, 100 के ऊपर पकड़ेंगे। ठीक है, देन नेट प्रोसीड्स के बारे में बोला है। ठीक है, नेट प्रोसीड्स कितना लेंगे, देखो अभी नेट प्रोसीड्स के केस में आपको मेरे साथ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको इशू करने वाला हूं तो मुझे नेट नेट में कितना मिलेगा, सब कुछ काट पीट के, दैट इज नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब यहां पे अपने को एक बेसिक सा फर्क करना पड़ता है एग्जिस्टिंग इशूज के, एग्जिस्टिंग शेयर्स के अंदर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के अंदर जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, एंड न्यू सिक्योरिटीज के अंदर जो मैं अभी अभी इशू करने वाला हूं। ठीक है, उनके अंदर बेसिक सा फर्क करना पड़ता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको न्यू वाले नहीं दे रखे होते, एग्जिस्टिंग वाले ही दे रखे होते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
अब एग्जिस्टिंग के केस के अंदर अपना बेसिक सा अजम्पशन क्या चलता है, मैं आपको आगे इसकी और डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में आप ये समझो कि एग्जिस्टिंग केस के अंदर अपने को ये समझना पड़ता है कि वो सिक्योरिटी मेरे पास 5 साल पहले से पड़ी हुई है, समझो 5 साल पहले से पड़ी हुई है, तो मुझे इससे मतलब नहीं है कि 5 साल पहले कितने भी इशू हुआ था, मुझे मतलब है कि अगर मैं आज इसको फिर से इशू करूं, अगर मैं इसको आज फिर से इशू करूं तो मुझे नेट में कितना मिलेगा। बेसिक सा लॉजिक ये समझना है आपको कि अगर मैं इसको आज फिर से इशू करूं तो 5 साल पहले वाला नंबर मुझे नहीं लेना। क्या मतलब मुझे उससे, सपोज करो तुम्हारा फेस वैल्यू तुमने तुमने 5 साल पहले इसको 100 में इशू किया था, आज आपका मार्केट प्राइस 150 का चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप आज को फिर से इशू करने जाओगे तो क्या आप उसको 150 के ऊपर इशू 150 के आसपास इशू करोगे कि 100 पे वापस इशू करने वाले हो? नहीं ना, आप 150 के आसपास इशू करोगे। तो एग्जिस्टिंग के केस के अपने को क्या लेना होता है कि आज अगर मैं फिर से इशू करूं तो कितना मुझे मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अपन इसके अंदर करंट मार्केट प्राइस को बेसिस लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस कितना बोल दिया, 150 पर शेयर का, तो अपना नेट प्रोसीड्स निकल के आएगा 150 पर शेयर के ऊपर, यानी मैं इसको जब इशू करूंगा तो 150 के ऊपर करूंगा। ठीक है, अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी होती तो इसमें से माइनस हो जाती कि 150 पे इशू करूंगा, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट कट कर दी, मेरे पास आ जाएगा कि मेरे पास नेट प्रोसीड्स कितना होगा। यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं है तो डायरेक्टली 150 अपना नेट प्रोसीड्स हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट को अपन मान लेंगे जीरो है। ठीक है, तो आपका नेट प्रोसीड्स विल बी इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस ऑफ 150। खत्म, 150 आ गया करंट मार्केट प्राइस एंड 8 ईयर्स दे रखा है। बस इन चारों वैल्यूज को आप डालो फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, ये आपका 100 का आपका आरवी है, 150 का आपका एनपी हो गया। ठीक है, इसको उल्टा मत कर देना, सर नहीं नहीं 150 बड़ा लग रहा है, 150 पहले लिख देता हूँ, 100 बाद में लिख देता हूँ। अरे नहीं भाई, पहले आरवी आएगा बाद में एनपी आएगा, ये गलती मत करना यार प्लीज। ठीक है, देन आपको बोला 8 ईयर्स तो आपने नीचे 8 ईयर्स लिख दिया एंड इसको सॉल्व करोगे तो 7% आ जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल। देन थर्ड में बोल रहा है कन्वर्टेबल डिवेंचर, फिर से आ गया कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब यहाँ पे कन्वर्टेबल का थोड़ा सा टाइप बदल गया है, समझना क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कंपनी ने 13% कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया ₹100 ईच का। कब इशू किया? 1/4/2023 को इशू किया, 1/4/2023 को इशू किया। ध्यान देना ध्यान देना, ये 1/4/2023 को इशू हुआ है और आज कंपनी की डेट कितनी चल रही है? 31/3/2024। ये क्या तारीख है? 1/4/2023। ये सर यहाँ से घूम के क्यों है? ये चकमा दिया मैंने उसको कि मैं यहाँ जा रहा हूँ फिर मैं वहाँ घूम गया। ठीक है, ये 1/4/2023 को इशू हुआ था, आज तारीख क्या है? 31/3/2024। तो इस डिबेंचर को इशू हुए ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती जिन बच्चों ने करी वो यही करी है कि वो डेट पे ध्यान देना ही भूल गए। इन्फॉर्मेशन दिख गई, चलो मस्त मस्त सॉल्व कर देते हैं। अरे भाई डेट देख लो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, 1 साल पहले का इशू हो रखा है एंड मेच्योरिटी पीरियड कितना था इसका? 6 साल का था। 6 साल पहले कब था? जब इशू हुआ था। आज 1 साल बीत चुका है, अब कितना बचा है इसके बॉन्ड में? 5 साल ही बचा है, 6 में से 1 साल तो गया। ठीक है, एट मेच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर्स विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द रेशियो ऑफ 1:4। 1:4 का मतलब 4 शेयर्स फॉर ईच डिबेंचर। हर डिबेंचर के पहले 4 शेयर मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे बोला है हैव एन ऑप्शन। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर में 2 टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये जिसमें आप ऑप्शन नहीं देते, आप बोलते हो भाई कन्वर्ट हो ही जाएगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है, कन्वर्ट होगा ही इक्विटी के अंदर। ऑप्शन देने का मतलब होता है कि आप इक्विटी होल्डर के ऊपर डाल रहे हो कि बोल तेरे को इक्विटी शेयर चाहिए या तुझे कैश में रिडेम्पशन चाहिए, आपने उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में रिडेम्पशन वैल्यू की वर्किंग बदल जाती है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? रिडेम्पशन वैल्यू डायरेक्टली अपन ने निकाला था नंबर ऑफ शेयर्स इनटू P6। यहां पे अपने को देखना पड़ेगा, इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि इक्विटी होल्डर की डिबेंचर होल्डर क्या चूज करता है। क्या वो कैश चूज करेगा या वो इक्विटी में कन्वर्जन चूज करेगा? तो अपने को पहले वो चेक करना पड़ेगा, करेंगे अपन, बस मैं आपको बेसिक सा आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स के अंदर वो कन्वर्ट कराने का ऑप्शन मिल जाएगा उसको। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 25 ईच एज ऑन 31/3/2024, यानी आज की तारीख है ये आज की तारीख है। ठीक है, देखो सेम है ना, आज इतनी चल रही है 25 की, 1 साल पहले की बात नहीं हो रही है, आज इतनी चल रही है। ठीक है, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर इज 6% पर एनम, यानी शेयर जो ग्रो करता है 6% से ग्रो करता है, तो मार्केट प्राइस 6% से ग्रो करेगी। ठीक है, अब आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर की कॉस्ट निकालने बोल रहा है। सबसे पहले ऑब्वियसली कुछ मेथड नहीं बोला है तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला के अंदर जो पात्र होते हैं एक एक निकालते चलते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट आता है अपना। ठीक है, इंटरेस्ट इंटू 1 - t, सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 13% रेट बोली है, फेस वैल्यू 100 का है, 13 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। देन अपना सेकंड आता है पात्र आरवी यानी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू पे यहाँ पे आप डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दोगे कि तू चूज कर तुझे क्या करना है। अगर आप होते डिबेंचर की जगह पे तो आप क्या करते?
सर जो ज़्यादा वैल्यू मिल रही है मैं वो चूज़ कर लूंगा, कैश अगर ज़्यादा तो कैश, अगर कन्वर्जन ज़्यादा वैल्यू दे रहा है तो कन्वर्जन, मैं हाईएस्ट चूज़ करूंगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों का हायर वैल्यू निकालते हैं, हायर ऑफ इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू या फिर कैश रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकलेगा। आपने ऑप्शन क्या दिया, 4 शेयर के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपको 4 शेयर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है हर शेयर की प्राइस से। प्राइस कितने साल बाद की लेनी है आपको शेयर की, क्या आप P5 लोगे कि P6 लोगे? P6 गलती से भी मत ले लेना। क्यों? क्योंकि आपको प्राइस चाहिए जब रिडम्पशन होगा तब कितना प्राइस चल रहा होगा। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है कितना, 25 रुपए का चल रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है। आपको चाहिए रिडम्पशन के ऊपर कितना वैल्यू होगा, रिडम्पशन के अंदर कितने साल बाकी हैं, अभी 5 ही बाकी हैं। तो आपको शेयर की प्राइस को 5 साल बाद कन्वर्ट करना है, P0 से P5 तक पहुंचाना है। तो यहां पे आपका P5 आएगा, इसलिए इसके आगे मैंने चांस तारे भी बना दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको P5 निकालना है, P0 को P5 तक पहुंचा दो। ठीक है, P0 से P5 तक कैसे पहुंचाएंगे अपन, सिंपल है, P0 दे रखा है 25 का, उसमें 5 साल की ग्रोथ ऐड कर दो। ठीक है, इंटू 1 + e⁵ तो 6% की ग्रोथ रेट दे रखी है, डायरेक्टली 1 + g 1 + 0.06 × 5 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 0.06 की पावर 5 आप कैसे निकालोगे, कैलसी से ही निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1.06 को इंटू 5 बार मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है आपको। ठीक है, तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकाल देना, 1.38 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 25 कर दो, आपके पास 33.45 वैल्यू आ गई P5। ठीक है, अब 4 शेयर मिलने वाले थे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 33.45 को, वैल्यू आ गई 133.8। आरवी रिडम्पशन वैल्यू आ गई इक्विटी के हिसाब से 133.8। अभी इसको कंपेयर करेगा कैश के बाद, कैश से वो कैश के बारे में कुछ बोला है क्या कि कैश में कितना दोगे आप उसको, कहीं बोला है क्या? रिडम्पशन एट पार होगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, नहीं बोला है। तो बाय डिफॉल्ट मानेंगे रिडम्पशन के ऊपर पार की वैल्यू दोगे आप, यानी 100 रुपीज़ ही दोगे, तो कैश रिडम्पशन वैल्यू 100 हो जाता है। इन दोनों का हायर वैल्यू कौन सा है, 133.8 या 100? 133.8, तो अपन आरवी 133.8 को चूज कर लेंगे, तो आरवी बन जाता है 133.8। अब बात आती है नेट प्रोसीड्स की। ठीक है, नेट प्रोसीड्स किसके ऊपर लेंगे अपन, देखो यूजुअली ये 1 साल पहले इशू हुआ था, तो अपना नेट प्रोसीड्स कैसे निकल के आएगा कि अगर आज फिर से इशू करूं तो कितने पे करूंगा, आज फिर से इशू होगा तो मेरा मार्केट प्राइस के ऊपर होगा। कहीं क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है, सही है ना, 25 रुपये। अरे वो शेयर का है भाई, वो शेयर का है, डिबेंचर का चाहिए अपने को, डिबेंचर का चाहिए अपने को, डिबेंचर का कहीं पे आपको दे रखा है शेयर प्राइस, डिबेंचर का कहीं आपको दे रखा है प्राइस आज का, नहीं दे रखा है, तो कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। ठीक है, ना तो अपने पास, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा अपने को, तो अपन क्या करेंगे, 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, लेके खत्म करो। 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू को मान लो कि हाँ फेस वैल्यू 100 के ऊपर इशू कर दूंगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्या करें। ठीक है, तो 100 के ऊपर इशू करेंगे। एंड इसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में भी कुछ बोला है क्या कि कितना फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, नहीं बोला है, तो वो भी हटा दो, नहीं होगा। ठीक है, तो आपका नेट प्रोसेस हो जाएगा डायरेक्टली फेस वैल्यू विच इज 100 रुपीज़। सर ये प्रायोरिटी क्या लिखा हुआ, लेके आऊँगा स्टेबल के ऊपर, मैं आपको लेके आऊँगा, सबर रखो, पहले इतना सॉल्व करो, ये मैं प्रायोरिटी क्या है मैं आपको लेके आता हूँ इसके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपीज़ का आपका नेट प्रोसेस हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है तो उसको 0 ले लिया अपन ने। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, अब नीचे एन आता है ना, एन नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू, जो आपका एन आता है आपके आपके फॉर्मूले के अंदर, वो एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर्मूले के साथ, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, जो आपका एन आता है ना इस फॉर्मूले के अंदर, वो एन टोटल लाइफ ऑफ बॉन्ड नहीं आता है, टोटल लाइफ ऑफ डिवेंचर नहीं आता है, वो एन आता है कि आज से कितने साल बचे हुए हैं मेच्योरिटी के अंदर, ईयर्स लेफ्ट टिल मेच्योरिटी, आज से कितने लाइफ बचे हुए हैं वो मुझे लेना होता है। ठीक है, ना कि टोटल लाइफ। मैं मुझे एक बात बताओ, आपने एनपी अपडेट कर दिया, पुराना एनपी नहीं लिया, आपने नया एनपी लिया आज की तारीख में, तो आप एनपी तो अपडेटेड लोगे ना कि आज से कितना बच रहा है। ठीक है, तो आप लोगे आज से कितना बच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 चांद सितारे बना दी मैंने इसके ऊपर, देखो। ठीक है, तो कितने साल बच रहे हैं आज से, 5 बच रहे हैं ना कि 6, तो आप नीचे एन लोगे 5, इसको उसमें यहाँ पे भी स्टार बना दिया। ठीक है, चलो बस ये सारी वैल्यूज का फॉर्मूले में डालना, सॉल्व करोगे 14.12 निकल के आ जाएगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर ही इसका हाईलाइट पॉइंट है। ठीक है, चलो देन अब बात हो रही रिटेन अर्निंग्स की। रिटेन अर्निंग्स यूजुअली इक्विटी के इक्वली होती है, अनलेस अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ फैक्टर्स मौजूद हों तो उनसे रिटेन अर्निंग्स इक्विटी से अलग हो जाती है, कि कॉस्ट अलग हो जाती है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहला फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। दूसरा, पर्सनल इनकम टैक्स रेट अगर आपको दे दिया शेयर होल्डर का, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट तो मौजूद नहीं, और भी फैक्टर्स होते हैं, एक ब्रोकरेज होता है, ठीक है, एक डिस्काउंट ऑन इशू होता है, बाद में आएंगे अपन, आगे आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर मौजूद है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट, जो है 20% का।
तो ये 20% मौजूद है, तो उससे आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी से अलग हो जाएगा। तो अपने को फिर से निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगा? जो इक्विटी की कॉस्ट थी वही ले लो, उसमें से बस आपका शेयर होल्डर का जो टैक्स रेट टैक्स लगता है वो आप माइनस कर दो। टैक्स कितना है शेयर होल्डर का? पर्सनल, शेयर होल्डर का पर्सनल बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स रेट नहीं, शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स रेट, जिसको अपन शॉर्ट में टीपी बोलते हैं, पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, 20% दे रखा है, तो 1 - 0.2 कर दो, तो 18.32 इक्विटी निकाले था अपन ने पहले, तो ये 14.66 आ जाएगा। खत्म ये भी। ठीक है, लास्ट अपना आ रहा है टर्म लोन। टर्म लोन के बारे में क्या करेंगे? देखो यहाँ पे टर्म लोन है, इसके आगे लिखा हुआ है 11% टर्म लोन, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी इसके बारे में। ठीक है, 20 लाख का अमाउंट आपने इशू किया है। ठीक है, अब देखो टर्म लोन को यूजुअली ठीक है, अगर मुझे लाइफ दे रखी होती कि टर्म लोन इतने साल का है, तो मैं इस पर रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा देता। रिडीमेबल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? वही जो अभी तक अपन लगाते आ रहे हैं, बड़ा वाला। ठीक है, आरवी इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी बाई एन, वो लगा देता। लेकिन अब लाइफ तो बता ही नहीं रखी है, तो मैं बाय डिफॉल्ट कौन सा लगा दूंगा? इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 - p डिवाइडेड बाय एनपी। क्या होता है? इंटरेस्ट इंटू 1 - p डिवाइडेड बाय एनपी। इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय एनपी। ठीक है, तो आप पहले निकालोगे इंटरेस्ट, 20 लाख का अमाउंट था, 20 लाख इंटू 11% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू 1 - t किया, नीचे एनपी, एनपी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रखा है, तो फेस वैल्यू के ऊपर ले लेंगे 20 लाख। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें 20 लाख से 20 लाख कट जाएगा, एंड आपका फॉर्मूला क्या बच जाएगा? 11% इंटू 1 - 0.25, जो बेसिकली क्या कह रहा है? इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t। तो ऐसे केसेस के अंदर जब वो कुछ दे ही नहीं रखा है, ना तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है, ना तो आपको लाइफ दे रखी है, ना तो आपको मार्केट प्राइस वगैरह कुछ भी दे रखा है, ऐसे केस में आप दिमाग लगाओ ही मत, सीधे इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t करके खत्म कर दो, खत्म। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t कर दिया, तो 11% इंटू 1 - 0.25, 8.25 का आपका केटी निकल के आ गया, खत्म। ठीक है, हो गया ये, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज नाउ डन। आगे बढ़ते हैं, लिख के कर लेना इसको प्लीज। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ संयुक्तवा लिमिटेड इज एज फॉलोज। अब ये करने से पहले मैं आपको एक बार वो टेबल दिखा देता हूं जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर बच्चे का दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है सर, कैसे निकालना सर, नेट प्रोसीड्स में क्या आएगा सर, मार्केट प्राइस आएगा, फेस वैल्यू आएगा सर, फ्लोटेशन कॉस्ट किसके ऊपर आएगा सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, किसके ऊपर आएगा सर। क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने ये ब्रह्मास्त्र चार्ट बनाया है। ठीक है, इस चार्ट से आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, एंड बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये चार्ट देखते टाइम आपके टीचर ने जो पढ़ा रखा है उसको साइड में पटक देना। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर के टीचर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी लॉजिकल नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रटा देते हैं बच्चे को, ऐसा हो जाए ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाए ऐसा कर देना, लॉजिकल नहीं है उसमें, लॉजिक कुछ भी नहीं है। एंड न्यू स्कीम के अंदर ऐसे लॉजिकल ज़्यादा हो चुका है, आपको पता है। तो सबसे लॉजिकल चार्ट ये है, सर्वगुण संपन्न है, इसके बाद सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसको रिलीजियसली फॉलो कर लेना है, आपका सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले सोचो, अगर न्यू इशू है तो क्या होगा? अगर न्यू इशू है तो क्या होगा? मैं अभी आज शेयर इशू कर रहा हूँ, तो मुझे इशू प्राइस क्या लेनी रहेगी? ठीक है, देखो अपना जो नेट प्रोसीड्स निकलता है, नेट प्रोसीड्स कैसे निकलता है, अपन लेते हैं इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, कि मैं इशू कर रहा हूँ तो मुझे कितना अमाउंट रिसीव होगा, उसमें से माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब कितना अमाउंट रिसीव होगा, सबसे पहले बात करते हैं कितना अमाउंट रिसीव होगा, वो मैं खोजूंगा इस चार्ट के थ्रू, जिसमें आपको प्रायोरिटी फॉलो करनी है 1, 2 और 3 की। दो केस अलग अलग हो जाएंगे, न्यू इशू एंड एग्जिस्टिंग इशू। सबसे पहले बात करते हैं न्यू इशू की। न्यू इशू है यानी मैं अभी भी इशू कर रहा हूं, तो उसके अंदर आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा, जो आपकी इशू प्राइस है। सिंपल, इशू प्राइस आपको डायरेक्टली दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, प्रायोरिटी 1 ये है, प्रायोरिटी 1 नहीं दे रखी, इशू प्राइस आपको दे नहीं रखी, तो आप क्या मानोगे? अगर क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस दे रखी है तो आप मान लेना कि आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इशू करोगे। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी तो मान लेना कि आप फेस वैल्यू के ऊपर इशू करोगे। और क्या कर सकते हैं, ये न्यू इशू है। क्वेश्चन में खुद बोल दे अगर कि मैं इशू कर रहा हूं आज भी, तो वो न्यू इशू हो गया। अदरवाइज हमेशा एग्जिस्टिंग इशू होगा कि हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग अगर इशू है तो उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ अपने को एक लॉजिक समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, सपोज करो आपने 5 साल पहले इशू कर रखा था। ठीक है, 5 साल पहले आपने एक डिबेंचर इशू किया था, जब आपने उस टाइम उसको इशू किया था तो वो 110 में इशू किया था। ठीक है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज की है, एंड आज उसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 150 की चल रही है। तो मुझे एक बात बताओ, आप क्या मानोगे, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? पहले 5 साल पहले वो इशू हुआ था 110 में, फेस वैल्यू थी 100 रुपए की, बट आज मार्केट प्राइस चल रही है 150 रुपए की। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग के अंदर आप क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग के अंदर अपन बोलते हैं कि अगर मैं आज इसको फिर से इशू करने गया तो मैं कितने के ऊपर इशू करूंगा? इशू फिर से नहीं कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि करने गया तो कितने पे करूंगा। तो क्या आप इसको 110 के ऊपर इशू करोगे? फिर से 5 साल पहले किया था, आज 150 चल रहा है, तो क्या आप उसको फिर से 110 के ऊपर इशू करोगे? नहीं।
ऐसा तो नहीं करने वाले अपन, ठीक है। क्या आप उसको फेस वैल्यू के ऊपर इशू करोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करने वाले अपन। अपन यूजुअली अगर मार्केट प्राइस 150 का दे रखा है तो मैं उसके ऊपर इशू करूंगा ना। तो ऑब्वियसली इसके अंदर आपकी लास्ट प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी नंबर 3 होती है कि ओरिजिनल इशू प्राइस और फेस वैल्यू, कि पहले कितने भी इशू किया था, पहले कितनी फेस वैल्यू चल रही है, फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है। उसके ऊपर अपन इंपॉर्टेंस देते हैं कि अच्छा मार्केट प्राइस कितनी है, 150 की मार्केट प्राइस है तो 150 रख लेना, 150 इसके ऊपर आएगा। लेकिन एक और चीज समझो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर आप मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करने जा रहे हो, ठीक है, मार्केट के अंदर शेयर्स इशू करने जा रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे शेयर्स खरीद लो, ठीक है, मैं आपको फिर से इशू करने जा रहा हूं, मेरे पास पड़े हुए, आप सोच रहे हो कि मैं अगर फिर से इशू करने जाऊंगा तो मैं कितने के ऊपर इशू करूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपके शेयर्स ऑलरेडी कंपनी के लिस्ट हो रखे हैं, बिक रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, कितने पे बिक रहे हैं? 150 रुपये ऊपर बिक रहे हैं। अगर आप मार्केट में अपने नए शेयर्स निकालने जाओगे आज की तारीख में, तो क्या आप उनको 150 के ऊपर ही बेचोगे? अगर आपने उनको 150 के ऊपर ही बेचा तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे आपके नए शेयर? स्टॉक मार्केट में पहले से पड़े हुए हैं ना शेयर, स्टॉक मार्केट में भी तो खरीदी बेची हो रही है, वहीं से खरीद लेंगे। वो आपसे क्यों खरीदेंगे नए वाले शेयर? वो आपसे तब खरीदेंगे जब आप उनको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करोगे। आप बोलोगे कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमसे खरीद, शेयर स्टॉक मार्केट से मत खरीदना, क्योंकि हमसे खरीदेगा तो हमें नया पैसा मिलेगा, स्टॉक मार्केट से खरीदेगा तो हमें पैसा नहीं मिलने वाला, वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही खरीदी बेची होती जाएगी, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे मैं थोड़ा सा देखो डिस्काउंट ऑफर कर देता हूं। तो करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर इज्जत देंगे अपन किसको? प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन, कि अगर मुझे फुल सब्सक्राइब कराना है तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा, 150 से थोड़ा सा कम पे ऑफर करना पड़ेगा। लेट्स से वो प्राइस 140 है, क्वेश्चन में दे दिया कि अगर आपको फुल सब्सक्राइब कराना है तो 140 पे आपको इशू करना पड़ेगा। तो आप लोगे प्रायोरिटी 1 पे किसको? कि प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन कितनी है? 140 की, ठीक है। अगर प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन नहीं दे रखा है तो आप इसको खोज सकते हो। कैसे खोजोगे? करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसमें से हल्का सा डिस्काउंट माइनस कर देना। डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसमें से थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर देना, उससे आपकी प्राइस थोड़ी करंट मार्केट प्राइस से नीचे हो जाएगी। तो ये बन जाएगी आपकी प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इशू के अंदर आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे पहला आप प्रायोरिटी दोगे कि अगर मैं इसको आज फिर से इशू करने जाऊं तो मुझे मेरी क्या प्राइस रखनी पड़ेगी फुल सब्सक्रिप्शन करने के लिए? या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा, नहीं दे रखा होगा तो करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा डिस्काउंट माइनस कर देना। प्रायोरिटी नंबर 1 है। अगर ये अवेलेबल हो तो पहले अपन ये लेंगे, ये भी अवेलेबल नहीं हो तो अपन बोलेंगे ठीक है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इशू कर देंगे। करंट मार्केट प्राइस भी अवेलेबल नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे कि छोड़ो यार, 5 साल पहले जिस पे इशू किया था उसी के ऊपर इशू कर देंगे, वो भी नहीं है तो फेस वैल्यू के ऊपर इशू कर देंगे। यार क्या करें भी? समझ गए दोनों के प्रायोरिटी ऑर्डर? एक बार इसको पॉज करके देख लेना अच्छे से। ये इस चार्ट के बाद तुम्हारा कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, मैं लिटरली बता रहा हूं। इतना सोच समझ के चार्ट बनाया ना, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी कि किस अमाउंट का आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा अगर आप फिर से इशू करने जाते हो तो। इसमें से अपने को माइनस करना है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे निकलता है? फ्लोटेशन कॉस्ट की भी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन खुद ही बता दे कि सर फेस वैल्यू पे निकालो, सर इशू प्राइस के ऊपर निकालो, तो उसको फॉलो कर लेना चुपचाप, जो भी बोलता है उसको फॉलो कर लेना। कुछ अगर नहीं बोला हो तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक बात बताओ, फ्लोटेशन कॉस्ट जितना आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है उसी का पे करोगे ना। आपका दलाल आपको यही बोलेगा ना सर मैंने आपको 150 रेस करके दिया तो मुझे 150 का 2% आप कमीशन दे दो। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोलोगे? कुछ मेंशन नहीं हो तो जो आपने उस ऊपर चार्ट से अमाउंट निकाला उसके ऊपर अपनी परसेंटेज लगा के खत्म कर देना। जो आपने ऊपर चार्ट में निकाला उससे खत्म निकाल के खत्म कर देना, खत्म, कुछ नहीं बचा। तहस नहस कर दी अपन ने नेट प्रोसीड्स की, ठीक है, बिखेर दिया एकदम, कुछ नहीं बचा उसकी डिफिकल्टीज चार्ट के बाद आपके पास, ठीक है। चलो अब इसी चार्ट को अपन एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं एंड योर दिस कॉन्सेप्ट विल बी डन, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखे 3 सोर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको देखो यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये आपके एग्जिस्टिंग सोर्सेस हैं, आपने ऑलरेडी रेस कर रखा, आपके पास पड़ा हुआ है, उनकी इन्फॉर्मेशन नीचे दे रखी है। दैट मीन्स ये सारे एग्जिस्टिंग है, ठीक है। क्या बोल रहा है? डिबेंचर के बारे में बोला है कि 100 रुपीज का डिबेंचर है, रिडीम होगा प्रीमियम पे 6% के ऊपर, ठीक है। तो इससे आपकी रिडम्शन वैल्यू निकल के आ जाएगी 6% प्रीमियम, यानी 106 रुपए का आपका रिडम्शन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। विथ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5%। अब 5% किसके ऊपर निकलेगा? जो अपन अमाउंट लेके चलेंगे कि आज मुझे कितना रिसीव होने वाला है। मैच्योरिटी 5 ईयर्स की दे रखी है, करंट मार्केट प्राइस 115 की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के पात्र कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला इंटरेस्ट सिंपली निकल जाएगा, आरबी 6% प्रीमियम 106 निकल जाएगा। बात आ रही है नेट प्रोसीड्स की। नेट प्रोसीड्स में अपना क्या ही एग्जिस्टिंग है। सबसे पहला प्रायोरिटी प्राइस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है कि आज मुझे कितना मिलेगा, अगर मुझे आज मुझे कितने भी इशू करना पड़ेगा, नहीं दे रखा है। डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन कुछ दी है क्या कि मैं करंट मार्केट प्राइस में से कोई डिस्काउंट लेस कर सकता हूँ? प्रायोरिटी 1 के अंदर नहीं दे रखा है, तो प्रायोरिटी 2 पे आ जाएंगे। प्रायोरिटी 2 क्या? करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 115 का,
तो करंट मार्केट प्राइस अपना 115, ये अपना बेसिक इशू प्राइस हो जाएगा कि अपन मानेंगे कि अच्छा 115 के ऊपर मैं इशू कर लूंगा, ठीक है। उसमें से 5% फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, ठीक है। 115 माइनस 5%, 115 माइनस 5%, आपका नेट प्रोसीड्स 109.25। नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स, सिंपल ले लेना, ठीक है। 5 ईयर्स लेना, जो दे रखा है उसको ले लेना, ठीक है। रिमेनिंग अपने पास नहीं है तो रिमेनिंग अपन नहीं ले सकते, जो दे रखा है उसको ले लेना, ठीक है। सारी वैल्यूज का फॉर्मूले में डालना है, आरवी आपका सिंपली 7.76 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर नया एडजस्टमेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स वाला। इसी के ऊपर मुझे कितनी सारी क्वेरीज आई हैं बच्चों की, क्योंकि दूसरे टीचर्स ने पता नहीं इसके अंदर कुछ अलग ही पढ़ाया है, ठीक है। लॉजिकल जो है अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ₹100 पर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो रिडेम्पशन होकर 10% प्रीमियम जोड़ के 110 हो जाएगा, ठीक है। इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% विद अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 5% ऑन द इशू प्राइस। जब इशू हुआ था तो 2% डिस्काउंट के ऊपर हुआ था एंड फ्लोटेशन कॉस्ट था 5% का, ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है प्रेफरेंस शेयर का 108 रुपए का। इट हैज मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर्स, अभी चल रहा है 108 रुपए का। प्रायोरिटी 1 अपनी क्या होती है, बाकी सब आपको समझ में आ गया इसके अंदर, ठीक है। रिडेम्पशन वैल्यू बहुत सिंपल है, नेट प्रोसीड्स की कहानी है कि वो कैसे निकल के आएगा। करंट मार्केट प्राइस 108 का चल रहा है, प्रायोरिटी 1 क्या होती है, प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन, कि आज अगर मुझे इशू करना रहा तो मुझे फेयर प्राइस कितना देना पड़ेगा, वो या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दे, डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, ये फिर अपन निकालते हैं करंट मार्केट प्राइस में से थोड़ा सा डिस्काउंट लेके। करंट मार्केट प्राइस 108 की है तो मैं इसके ऊपर इशू करूंगा, इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा। सर डिस्काउंट कितना होगा, क्वेश्चन में देना चाहिए आइडियल इन्फॉर्मेशन, दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। डिस्काउंट ऑफ 2% बोला है, मतलब पहले इशू किया था तब 2% डिस्काउंट दिया था। अभी भी अगर इशू करेंगे, फिर से अगर इशू करना रहा तो मैं, देखो मैं इशू कर नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि अगर फिर से करना रहा तो कितने पे करूं, तो 108 पे मैं 2% का डिस्काउंट ऑफर करूंगा। तो मेरा रिडेम्पशन वैल्यू कैसे, मेरा एनपी कैसे निकल के आएगा, करंट मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करके, ये प्रायोरिटी 1 है, ठीक है। तो 108 का मेरा करंट मार्केट प्राइस है, उसमें से 2% का मैं डिस्काउंट लेस कर दूंगा, 2%, 108 का 2% डिस्काउंट दूंगा मैं। फेस वैल्यू के ऊपर नहीं जाएगा, ये मत बोला कि सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज तो फेस वैल्यू के ऊपर लगाऊंगा, नहीं नहीं, ये 108 पे आप इशू कर रहे हो तो 2% डिस्काउंट पे आप उसी के ऊपर बाय डिफॉल्ट दोगे, ठीक है। फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लगेगा ये, ठीक है। 2% इंटू 108, हाँ ये भी कंटेंशन हो सकती है कि सर 2% फेस वैल्यू के ऊपर लगाओ, वो सारा डिस्कशन पॉसिबल है। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ये लेके चलता है कि मैं जो यहाँ पे प्राइस लेके चल रहा हूँ उसी के ऊपर 2% डिस्काउंट ऑफर करूंगा, ठीक है। तो उसका 2% डिस्काउंट आपने ऑफर कर दिया, माइनस होकर कितना बचा 105.84, ये आप बाय डिफॉल्ट इतने में आप इशू करोगे, ठीक है। अब इसमें से आपका 5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लेस हो जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपका इसी के ऊपर निकल के आएगा, ठीक है। 5% ऑफ 105.84, तो नेट नेट में प्रोसीड्स कितना बचा 100.55, एंड दिस इज वेरी 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 लॉजिकल, इसके अंदर कोई गलती नहीं आई इसी की, ठीक है। एक कंटेंशन बस ये हो सकती है कि यहाँ पे बोल सकते हो कि सर ये 2% 108 पे क्यों निकाला, फेस वैल्यू पे निकाल देना, बस इसमें डिस्कशन हो सकता है। बाकी ये एकदम लॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। पुराने स्कीम में ऐसे ही गलत फॉलो करता था, लेकिन यहाँ पे लॉजिकल फॉलो करता है, दिस इज वेरी लॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें कोई गलती नहीं। अगर आप टीचर ने बोला था गलत सोल्यूशन है, नहीं है, ठीक है। मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि उनके टीचर ने उनको बोल दिया कि गलत है, नहीं है गलत, ठीक है। 100.55, ठीक है। देन एन आपका है 10 ईयर्स का, क्वेश्चन में दे रखा है, सारी वैल्यूज निकल के आ गई, डालना फॉर्मूले के अंदर, केपी निकल के आ जाएगा 14.20%, ठीक है। क्लियर, चलो ये हो गया अपना के पी खत्म। अब लास्ट बचता है इक्विटी। इक्विटी के अंदर यूजुअली कुछ होता भी नहीं है डिफिकल्ट, इजी होता है इक्विटी तो हमेशा, ठीक है। इक्विटी शेयर एज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ ₹5 विद मार्केट प्राइस पर शेयर करंटली कोटेड एट ₹30, करंटली कोटेड यानी P0 30 का है, ठीक है। इस पेड लास्ट डिविडेंड ऑफ ₹4, तो D0 ₹4 का हो गया। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9% ऑन डिविडेंड, D0 अवेलेबल है, ग्रोथ रेट अवेलेबल है, ठीक है। एंड आपको ग्रोथ रेट अवेलेबल है, कंपनी एज अ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है। चलो ये भी हो गया, तो अपना बाय डिफॉल्ट पूरा पूरा यहाँ पे मार्केट प्राइस भी अवेलेबल है। तो अपने यहाँ पे गोर्धन काका का से के मॉडल से जो अपनी केई निकल के आता है उसका पूरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। क्या फॉर्मूला लगता है केई का, D1/P0 प्लस जी। D1 आप निकाल लोगे कैसे, D0 दे रखा है, D0 के ऊपर आप 1 साल का ग्रोथ लगा दोगे तो D1 आ जाएगा। P0 आपको दे रखा है करंट मार्केट प्राइस ऑफ 30 का, ग्रोथ आपको दे रखा है, ठीक है। यही फॉर्मूला लगेगा, हल्का सा मॉडिफाई हो जाएगा, बस कैसे मॉडिफाई होगा अपन बात करते हैं, आ जाओ, ठीक है। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, D1 जो P0 था, P0 की जगह पे बस नेट प्रोसीड्स हो जाएगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी है क्वेश्चन के अंदर, तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा प्लस जी, ठीक है। अब D1 कैसे निकलेगा, D0 दे रखा अपने को, तो D0 पे 1 साल की ग्रोथ लगा दो, D0 इंटू 1 प्लस जी। नीचे अपने को चाहिए नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा, एग्जिस्टिंग इशू है, एग्जिस्टिंग इशू के अंदर नेट प्रोसीड्स क्या होता है, सबसे पहले सोचो कितने के ऊपर इशू होगा, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करो। इशू कितने के ऊपर होगा, प्रायोरिटी 1, प्राइस फॉर फुल सब्सक्रिप्शन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। सेकंड ऑर्डर, सेकंड प्रायोरिटी, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस दे रखा है, तो करंट मार्केट प्राइस अपन ले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट डायरेक्टली दे दी है इन्होंने ₹5 की,
ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस 30 का है, उसमें से 5 रुपये का फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस किया तो 25 रुपये का ही आ गया। ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 0.09 की, बस लगा दो, सॉल्व हो जाएगा, 26.44 निकल के आएगा। क्लियर, के भी निकल के आ गया। अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। वैक कैसे निकलता है? वैक निकालने का फंडा भी एकदम सिंपल है। क्या एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं। क्या फॉर्मेट होता है? यहाँ पे सारे सोर्स लिख दो, जो भी सोर्स आपने निकाले वो सारे लिख दो, उन सोर्स की अमाउंट कितनी है वो सारी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उन सारे सोर्सेज की अमाउंट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, देन इस अमाउंट के बेसिस पे निकालो कि इस पर्टिकुलर सोर्स की इज्जत पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितनी है। इज्जत यानी वेट कितना है, कि ये सोर्स कितना वेट होल्ड करता है पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे निकालोगे? टोटल अमाउंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सोर्स का कितना है, इस सोर्स का कितना है, उसको डिवाइड कर दो कि टोटल कितनी कैपिटल है। ठीक है, उससे आपके पास वेट निकल के आ जाएगा। हर एक सोर्स का आपको वेट निकालना है, कितने डेसिमल प्लेस तक? 4 तक लेके चलना है। ये यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज, 4 तक ही लेके चलना है। ठीक है, 4 तक। और नीचे एक बार इंश्योर कर लेना इन चारों का सम आपका 1.0000 आना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंस आ रहा है तो लास्ट वाले नंबर को हल्का सा राउंड अप कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 नहीं आता, ये 5 आता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सम आता 0.999999। तो मैं क्या करता, मैं इसका लास्ट वाला नंबर एक बढ़ा देता। मैं क्या करता, 0.7416 कर देता। 6 करते ही ये वापस 1.000 हो जाता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपने इसकी वेट निकाल लिया कि इसकी इज्जत इतनी है। ठीक है, अब इसकी इज्जत कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर देना इसकी कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, इस कॉस्ट की इतनी इज्जत है तो इस कॉस्ट को ऊपर ने इसकी इज्जत से मल्टीप्लाई कर दिया, वेट इंटू कॉस्ट कर दिया। हर सोर्स के लिए उसकी वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट, वेट इंटू कॉस्ट करना है। ठीक है, एन सबका आप सम कर दो यहाँ पे, तो आपके पास वैक निकल के आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब वैक निकालने के यहाँ पे जो अपनी अमाउंट्स यूज होती हैं, इसके दो फंडे रहते हैं। एक तो आप यहाँ पे अमाउंट में बुक वैल्यू यूज कर सकते हो, एक यहाँ पे आप मार्केट वैल्यू यूज कर सकते हो। बुक वैल्यू क्या होती है? जो आपको यहाँ पे दे रखी है, ये बुक वैल्यू है। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्या होती है कि नहीं, इसको डिच कर दो, आप निकालो कि इसकी मार्केट की आज मार्केट प्राइस के हिसाब से इनकी वैल्यूज कितनी होती है, क्योंकि ये तो पुरानी वैल्यूज है, मार्केट वैल्यू तो अपडेट हो चुकी है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालने बोल रहा है? मार्केट वैल्यू के ऊपर निकाल, तो अपन इनकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, डिबेंचर 3.5 लाख के हैं। ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़ की है। तो 100 से डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि डिबेंचर्स कितने हैं 3500 डिबेंचर्स हैं। और उस 3500 को मल्टीप्लाई कर दो आप कि अभी मार्केट प्राइस कितनी है, कितनी मार्केट प्राइस है? 115 की। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 115 से। ठीक है, शॉर्ट में से वो करने का तरीका क्या है? 3.5 लाख को डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 115 से, सिंपल। ठीक है, तो ये 3.5 लाख डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई कर दिया 115 से। ऐसे ही आपको हर सोर्स के लिए करना है, तो इनकी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। उन मार्केट वैल्यूज का आप वेट्स लोगे, बस सिंपल सॉल्व होकर आ जाएगा। वैक आपके पास 22.53। ठीक है, इसको एक बार लिख के कर लेना। ठीक है, चलो अपन आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऐसे स्टडी मेट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत कुछ एक नया एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, दो आपको चीज़ें सीखने मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, आपको निकालनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ बेस्ट लक लिमिटेड यूजिंग द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स, दोनों से निकालनी, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों से निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 4 सोर्स है, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि बुक वैल्यू में चारों की बुक वैल्यू दे रखी है, मार्केट वैल्यू में रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये ऑलरेडी कंपनी के पास सोर्स कैपिटल पड़ी हुई है। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बोला है कि इक्विटी शेयर मार्केट में कोटेड है 130 पर शेयर पे। एक एक सोर्स की बात करते हैं, 130 पर शेयर पे इक्विटी कोटेड है। लेकिन अगर आप मुझे नया इशू लेके आना पड़ा तो मुझे उसको 125 पे लाना पड़ेगा, तभी जाके फुल्ली सब्सक्राइब होगा। तो प्राइस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 125 हो गया। तो अपने को 125 ही लेना पड़ेगा, 125 ही जाएगा। प्रायोरिटी 1 एग्जिस्टिंग इशू के अंदर क्या है? प्राइस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन। तो अपन 125 को लेंगे, यानी अगर मैं इसको आज इशू करूँ तो मैं 125 पे इशू करूंगा। इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना, कितने की है? 5 रुपीज़ पर शेयर की। तो 125 माइनस 5, 120 का आपका इसका नेट प्रोसीड्स हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी के कॉस्ट कौन से सोर्स से, कौन से मेथड से निकलेगी? यहाँ पे मेथड आपको बोल रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस 5 ईयर डिविडेंड हैव स्टेडीली इंक्रीज फ्रॉम 10.6 टू 14.19 पर शेयर। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 पर शेयर। एंड ऑफ करंट ईयर यानी D1, अभी दिया नहीं है, देंगे, D1 है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली D1 दे दिया है 15 पर शेयर का। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो पूरा पूरा सेटअप रेडी है गोल्डन काका के फॉर्मूले का। क्या? D1 अपॉन NP प्लस G। D1 आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, NP आपने यहाँ पे निकाल लिया। G कैसे निकालोगे? 2 डिविडेंड दे रखे हैं जो 5 साल में इतना ग्रो हो चुके हैं, इससे आप ग्रोथ निकाल लोगे अपनी। ठीक है, कैसे निकालेगी? पहले निकाल के आए ना, उस टाइप से आपस से निकाल लोगे आप ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इक्विटी का तो बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं, D1 अपॉन NP प्लस G। ठीक है, ये 15 का, नीचे आपका NP 120 हो जाएगा। ग्रोथ रेट कहाँ से निकालेंगे? 0.06 की बात करते हैं। ठीक है,
वही अपना जो मेथड था, क्या 14.19 हो गया है 10.60 से, कितने सालों के अंदर, 1+g⁻, 5 सालों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर तो दे नहीं रखा है, आपको खुद ही रूट सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, 14.19 डिवाइड बाई 10.60 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1+g⁻5, ये पावर 5 यहाँ जाके √5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1+g। ठीक है, अब 1 को यहाँ ले जाके माइनस कर दोगे तो g की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 14.19 बाई 10.60 की पावर 5 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना रहेगा, इसकी फिफ्थ रूट आपको निकालनी रहेगी। ठीक है, फिफ्थ रूट आपकी कैसे निकलेगी, कैलकुलेटर डायरेक्टली तो निकलने नहीं वाली, वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में देनी रखी है, तो डर्टी पावर से ही सॉल्व हो पाएगा फिफ्थ रूट। तो आपको इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, इसको पहले डिवाइड कर लेना, 14.19 डिवाइड बाय 10.60, जो वैल्यू है इसकी फिफ्थ रूट आप कैलकुलेटर डर्टी पावर से निकालोगे। इसकी वैल्यू निकालने का तो उसमें से -1 कर देना, तो आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगी 0.06007, शॉर्ट में 6%। ग्रोथ रेट यहाँ पे अगर बहुत गंदा नंबर आ रहा हो ना, जैसे 6.007, तो उसको अपन 6.01 नहीं बोलेंगे, ग्रोथ रेट हमेशा राउंड ऑफ में ही होती है, या तो 6% हो गया, 6.5 हो गई, या तो 7 हो गई, 6.01% की ग्रोथ रेट नहीं, राउंड ऑफ कर देना उसको पूरा पूरा। ठीक है, 6% ले लेना, तो ग्रोथ रेट 6% हो गई, यहाँ पे डालो, खत्म करो, के ही निकल के आ गया। ठीक है, अब के आर के अंदर ट्विस्ट है, क्या बोला था मैंने, के आर के अंदर ट्विस्ट क्या आएगा, रिटेन अर्निंग में ट्विस्ट क्यों आता है, सोचो, रिटेन अर्निंग के अंदर ट्विस्ट इसलिए आता है क्योंकि इक्विटी अपने को रेस करने जाना पड़ता है, किसके पास जाना पड़ता है, अपने को जाना पड़ता है मार्केट के अंदर, कि शेयर खरीदो, शेयर खरीदो, शेयर खरीद लो, अपने को बीच में दलाल रखने पड़ते हैं। लेकिन रिटेन अर्निंग मुझे रेस करने जाना ही नहीं पड़ता है, मैंने इंटरनली जनरेट करी है, मैंने खुद बनाई है, मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ, मैं रेस करने जा ही नहीं रहा हूँ। तो ना तो मुझे ये, जैसे आपने क्या किया, 130 रुपये पे आपने इशू, 130 आपकी मार्केट प्राइस थी, आपने डिस्काउंट दे के 125 में इशू करवाया। ठीक है, ये 5 रुपये डिस्काउंट क्यों दिया, क्योंकि मुझे इशू करना पड़ा मार्केट के अंदर। क्या रिटेन अर्निंग आपको इशू करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, तो आपको ये 5 रुपये का डिस्काउंट भी उसमें कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इशू ही नहीं हो रहा है ना एक तरीके से, तो 5 रुपये का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है डिस्काउंट की। दूसरा, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपये की थी, ये फ्लोटेशन कॉस्ट की भी नीड नहीं, क्योंकि इशू ही नहीं हो रहा तो क्या की फ्लोटेशन कॉस्ट। इसलिए ये सारी चीज़ों को अपने इज्जत ही नहीं देते कि डिस्काउंट दे दिया मार्केट प्राइस के ऊपर, अपने फ्लोटेशन कॉस्ट दे दी, नहीं नहीं, हटा। रिटर्न अर्निंग के अंदर सिंपल नीचे P0 आएगा, सिंपल नीचे P0 आएगा। ठीक है, तो रिटर्न अर्निंग के लिए D1/P0 + G, हमेशा D1 के नीचे P0 ले लेना। जो भी मेथड लगा रहे हो, इक्विटी के लिए जो मेथड लगाया वही मेथड लगाओगे यहाँ पे भी, बस नीचे ध्यान रखना फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगी, कोई भी डिस्काउंट अगर आपने दिया है नहीं आएगा, सीधे सीधे मार्केट प्राइस आ जाएगी बस। तो नीचे अपन ने P0 ले लिया, सर लेकिन इशू ही नहीं हो रहा तो फिर P0 काय को ले रहे हो, अब वो ज़्यादा डेप्थ वाली बात हो जाएगी। ठीक है, वो उसको भी अपन रहने देते हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में घुस जाएंगे अपन, उसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता, अपन एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं। चलो ठीक है, तो नीचे आपका P0 130 का हो जाएगा, तो 15/130 प्लस आपका ग्रोथ रेट 0.06 का, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.1754, यानी 17.54%। ठीक है, अच्छा ICAI स्टडी मेट में देखोगे तो ICAI ने स्टडी मेट में यहाँ पे गलती कर रखी है। ठीक है, उस गलती को मैं करेक्ट करके यहाँ पे 130 लिखा हुआ हूँ, इन केस अगर आप स्टडी मेट भी देख रहे हो तो ICAI की जो गलतियाँ हैं, ठीक है, वो ICAI की स्टडी मेट के अंदर कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं, किसी और क्वेश्चन के अंदर वो लोगों ने नीचे 130 ले रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर लोगों ने स्टडी मेट में 125 कर दिया, तो गलती है ICAI की, तो इसको अपन ने करेक्ट कर दिया, 130 आएगा नीचे रिटर्न अर्निंग के अंदर। ठीक है, सॉल्व करके आओगे तो ये 0.1754 17.5% का रिटर्न अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी का फंडा खत्म, रिटेन अर्निंग का खत्म। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर की, डिबेंचर की। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को निपटा लेते हैं, बहुत ईजी है, फिर डिबेंचर की बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर के बारे में बोला 15% है, फेस वैल्यू 100 की है, वो रियलाइज 105 पर शेयर। ठीक है, ईयर के बारे में बताया क्या, लाइफ कितना है नहीं बताया, तो रिडीमेबल मान के नहीं कर सकते, इसको अपन इररिडीमेबल मान के सॉल्व कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला PD/NP, PD/NP, PD कितना हो जाएगा 15 × 100, 15 रुपीज़ का, PD/NP, PD कितना 15 रुपये का, NP एग्जिस्टिंग है क्या, प्रायोरिटी 1 प्राइस ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, निकाल भी नहीं सकते, डिस्काउंट के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। दूसरा, सेकंड प्रायोरिटी मार्केट प्राइस 105 का दे रखा है। ठीक है, कि 105 रुपये मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लोगों ने डायरेक्टली नेट प्रोसीड्स आपको निकाल के दे दिया, कैसे कि अगर अपन इसको बेचेंगे तो वो रिलाइज 105 पर शेयर, रिलाइज मतलब मुझे मिलेगा 105 रुपये पर शेयर, यानी यही नेट प्रोसीड्स है। तो इसको यहाँ तो आप मार्केट प्राइस पकड़ के लोगे तो भी नेट प्रोसीड्स यही आएगा, इसको आप डायरेक्टली मानोगे कि यही नेट प्रोसीड्स है तो भी 105 ही आने वाला है। ठीक है, तो आपका नेट प्रोसीड्स इज 105, सॉल्व ओके, 14.29 खत्म। अब बात आती है डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के अंदर अपना ट्विस्ट है। डिबेंचर के बारे में क्या बोला है, कंपनी प्रपोज कर रही है कि इसको अगर मैं फिर से इशू करने जाऊंगी तो मैं 11 ईयर का इशू करूंगी, 15% डिबेंचर्स। ठीक है, 15% इंटरेस्ट दूंगी मैं उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन जो मार्केट के अंदर जो लोग हैं ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको रिटर्न देंगे कितना,
16% का, ठीक है, हम उनको रिटर्न देंगे 16% का, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 2% की बोल दी। अभी फ्लोटेशन कॉस्ट को साइड में रखो, क्या बोला है कि हम 15% डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में अगर जाएंगे तो मार्केट वाला बोल रहा है कि भाई हमको तो 16% का रिटर्न चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी, दूसरे डिबेंचर भी उनको 16% दे रहे हैं, तो हमसे भी 16% का एक्सपेक्टेशन रखेगा, ठीक है, 16% का एक्सपेक्टेशन रखेगा। मुझे एक बात बताओ, कंपनी आपको 15% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, एक बात करते हैं, सपोज करो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, बाय डिफॉल्ट 100 पकड़ लो, ठीक है, 100 रुपीज़ में अगर आपको कंपनी इशू करती है एंड आपको 15 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है, तो एक तरीके से आपने 100 पे अगर खरीदा एंड आपने 15 रुपये का इंटरेस्ट पाया, तो क्या आपको आपका 16% रिटर्न मिला क्या? आपको तो 15% रिटर्न नहीं मिला ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 16% रिटर्न चाहिए तो क्या आप ऐसे डिबेंचर को 100 रुपये में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, क्योंकि आपको फायदा ही नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो आपको तो नुकसान हो रहा है। आपको 16% चाहिए तो आप 15% थोड़ी लोगे। तो ऐसे केस में अपनी इशू प्राइस बाय डिफॉल्ट 100 नहीं हो जाएगी। आप बोलोगे कि हम 100 पे खरीदने को रेडी ही नहीं, हमें नुकसान है, ठीक है, तो इसलिए कंपनी को अपनी इशू प्राइस को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, बाय निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो, आपकी यील्ड 16% की आपको चाहिए, ठीक है, यील्ड 16% का आपको रिटर्न चाहिए। रिटर्न कैसे निकलता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है डिवाइडेड बाय आपने कितने में खरीदा, ठीक है, आपने कितने में खरीदा, ठीक है। तो अगर नीचे आपका आ जाएगा इशू प्राइस, आपने जितना आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है नीचे आप लोगे इशू प्राइस, वो आपका यील्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 90 पे खरीदते एंड आपको 15 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी 15 रुपये का इंटरेस्ट दे रही है, इंटरेस्ट कंपनी 15 ही देने वाली है, 15% का डिवेंचर है, वो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 15 रुपये, 15% 100 रुपये के ऊपर, तो इंटरेस्ट 15 का फिक्स है। खरीदने आप कितने वाले वो वेरी करता है, तो आपको इंटरेस्ट तो 15 ही मिलने वाला है। सपोज करो आप 90 पे खरीद रहे हो, तो इससे क्या मालूम पड़ा अपने को कि 15/90 अपने को कितना रिटर्न मिल जाएगा, अपना यील्ड कितना हो जाएगा, 15/90 करो कितना होता है 16.67। तो बेसिकली आपको 16.67% का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको 16 चाहिए, तो आपकी इशू प्राइस 90 की नहीं होगी, अलग होगी। कैसे निकाल लेंगे अपन, सिंपल, यील्ड को लिख दो, ऊपर इंटरेस्ट अपॉन इशू प्राइस कर दो, ठीक है। यील्ड इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है 15 का, यील्ड आपकी होने वाली है 16% की, नीचे आपका बचता है इशू प्राइस कि आपने कितने पे खरीदा है, नीचे आपका इशू प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये अवेलेबल इशू प्राइस का बैलेंस ही फिगर में निकाल लेना। तो इशू प्राइस कैसे निकलेगा, 15 रुपये/16%, 15 रुपये/16%, सॉल्व करके आ गया आपके पास 93.75, यानी आप 93.75 पे खरीदोगे, तब जाके आपको ये 15 रुपये से जो इंटरेस्ट कंपनी दे रही है उससे आपको 16% रिटर्न वसूल लोगे आप। तो आपको डिस्काउंट पे खरीदना पड़ेगा, विच विल बी 93.75, तब जाके आपको 16% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एंड आई नो दिस साउंड्स लाइक एन एफएम फ्रीक्वेंसी 93.75 रेड एफएम, ठीक, चलो, तो ये अपना आप इतने पे खरीदे को रेडी हो गए, तो कंपनी को भी इतने पे बेचना पड़ेगा 93.75 पे, उससे कम पे, उससे ज़्यादा पे वो नहीं बेच सकते, क्योंकि वरना आपका रिटर्न कम हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही समझना, ठीक है, ये जो आपने निकाला ये आपका था सिर्फ क्या, कि आप कितने पे खरीदोगे, ठीक है, आप खरीदने को रेडी हो जाओगे 93.75 पे एफएम। एंड कंपनी को सिर्फ इससे मतलब नहीं कि आप कितने में खरीदने को रेडी हो, अपने को क्या लेना होता है नीचे फॉर्मूले के अंदर, नेट प्रोसीड्स लेना होता है अपने को चाहिए होता है नेट प्रोसीड्स। तो अभी पहले अपने को इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट ही माइनस करना है, ठीक है। तो ये 93.75 अपन इशू करेंगे, इसमें से अपन फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देंगे, ठीक है। कैसे वर्किंग होगी अपनी, देखो, इंटरेस्ट आपका लॉक हो चुका है 15 का, रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन बाय डिफॉल्ट फ्री पार पे मानेंगे 100 का, ठीक है। नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करके। इशू प्राइस अपन लेके चल रहे 93.75 पे इशू करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 16% का रिटर्न चाहिए। इसमें से माइनस करने के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में क्या बोला हुआ है कि 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, लेकिन ये 2% किसका, नीचे देखो, फ्लोटेशन कॉस्ट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, तो 2% फेस वैल्यू का बोला है, तो अपन फेस वैल्यू के ऊपर ले लेंगे। फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की, तो उसका 2% 2 रुपये हो जाता है, तो -2% ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 रुपीज़, तो माइनस करके आपका नेट प्रोसीड आ गया 91.75 का। ये भी एफएम की फ्रीक्वेंसी लग रही है, चलो ठीक है। तो अब अपन इन सारी वैल्यूज को अपन डाल देंगे फॉर्मुला के अंदर, अपना जो केडी का फॉर्मुला है, इंटरेस्ट आ चुका है, टैक्स रेट पता है, आरवी आ गया, एनपी आ गया, एन अपने को पता ही है 11 साल का, खत्म, ठीक है। ये आपका एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ये आपका डिबेंचर सॉल्व करने का एक तरीका है। पहले अपन इसी को समझ लेते हैं, इससे सॉल्व करके आपके पास रिटर्न निकल के आ जाएगी 10.95 की। बाद में आपको मैं इसका एक अल्टरनेट बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अपन इसी को सॉल्व यूज करने वाले डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए, ठीक है। एमसीक्यू पोर्शन के लिए आपको एक और तरीका फॉलो करना पड़ेगा, जो आप मेरे से यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है, ये आपको मिल जाएगा सॉल्यूशंस के अंदर, इसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं, राइट। अभी आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए तो यही वाली अप्रोच आपको फॉलो करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका केडी, आपके डिबेंचर का काम भी हो चुका है, तो एक तरीके से आपने सारे सोर्सेज की कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। अब आपको निकालना है वैक,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे सोर्सेज का कंबाइंड कितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। बुक वैल्यू पे भी निकालना है, मार्केट वैल्यू पे भी निकालना है। बुक वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि बुक वैल्यू सबकी दे रखी है, इनका वेट ले लो, ठीक है, ठीक है, इनके वेट ले लेना, इनकी रेस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना एंड यहाँ पे आपका वैक निकल के आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना वैक लेते टाइम पे, वेट्स आपके 4 डेसिमल प्लेस तक होंगे एंड जो आप यहाँ कॉस्ट लिखोगे ना, उस कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट परसेंटेज फिगर्स में लिखना, 18.5, 17.54, 14.29। चाहो तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, कि आप इसको बोलो कि मैं डेसिमल में लिखूंगा 0.1850, इसको मैं लिखूंगा 0.1754, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाता है डील करने में। यहाँ पे भी 4 डेसिमल, यहाँ पे भी 4 डेसिमल, भाई कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आई यूजुअली प्रेफर कि आप यहाँ पे परसेंटेज के अंदर लिखो, परसेंटेज के अंदर लिखना, लेकिन परसेंटेज साइन मत लिख देना गलती से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं टाइप कैलसी के अंदर फटफट फटफट परसेंटेज भी टाइप कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे 0.6154 इंटू 18.5% दबा दोगे आप। नहीं नहीं भाई, परसेंट नहीं दबाना है, सिंपल 18.5 को इंटू 0.6154 करना है बस, परसेंट नहीं दबाना है, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे जो नंबर आएगा ये भी बाय डिफॉल्ट परसेंटेज वाला नंबर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, 11.38%। लिखना नहीं लेकिन परसेंटेज, ठीक है, सिर्फ छोड़ दो उसको ऐसे, 11.38 छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे 2.74, अगर सिर्फ इनका जो सम करोगे ना आप इन चारों का, उसको आप डायरेक्टली 17.23% फाइनल आंसर के लिए आगे परसेंट लगा देना बस, तो आपका सिंपल हो जाएगा इससे। मेन मुद्दा आता है मार्केट वैल्यू के अंदर, कि मार्केट वैल्यू वेट जब लेंगे वहां पे ट्विस्ट है। वहां पे ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे रिटेन अर्निंग का आपको मार्केट वैल्यू दे ही नहीं रखा है। सर क्यों नहीं दे रखा है? अच्छा कहां से देगा? मुझे एक बात बताओ, आप बैलेंस शीट बनाते हो कंपनी की, तो आपको तो पता है कि बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर्स कितनी, रिटेन अर्निंग्स कितनी है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये दोनों मिला के है तो इक्विटी शेयर्स की, है तो इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। एक जितना भी आपने इक्विटी शेयर्स लिया है, आपको ये दोनों ही मिलने वाला है, आपका इन दोनों के अंदर हिस्सा है, ठीक है। लेकिन आपकी जो एक लेट्स से आपके पास एक इक्विटी शेयर है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? मार्केट प्राइस, ठीक है। आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी मार्केट वैल्यू? मार्केट प्राइस। आपके शेयर की मार्केट वैल्यू कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है? आपका मार्केट प्राइस, ठीक है। मुझे बताओ क्या मार्केट प्राइस के अंदर ऐसा लिखा होता है कि इतना वैल्यू इक्विटी के लिए है, इतना वैल्यू रिटेन अर्निंग के लिए है? नहीं लिखा होता ना। इक्विटी के केस के अंदर आपको सिंपल एक मार्केट प्राइस दे रखी होती है, ठीक है, एंड वही वैल्यू गोज टू इक्विटी शेयर्स ऑल्सो, गोज फॉर रिटेन अर्निंग ऑल्सो। उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है। जो आपकी मार्केट वैल्यू होगी दैट बिलोंग्स टू बोथ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। सिंपल सा पॉइंट। तो आप क्या करोगे, ये जो आपके पास 2 करोड़ की वैल्यू दे रखी है, दिस 2 करोड़ बिलोंग्स टू, इसके अंदर दोनों की वैल्यू है, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी है, रिटेन अर्निंग की वैल्यू भी है, क्योंकि बाइफर्केशन कहां है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? देखो मुझे एक बात बताओ, आपकी जो के निकल के आई एंड जो आपका के आर निकल के आया, आपका के आर के इतना निकल गया 18.5 एंड के आर निकल गया 17.54, दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। तो मुझे मार्केट वैल्यू लेते टाइम पे दोनों की यहाँ पे मार्केट वैल्यू भी अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए, क्योंकि अलग अलग कॉस्ट तो उनकी मार्केट वैल्यू भी अलग अलग चाहिए होगी मुझे, लेकिन मार्केट वैल्यू अलग अलग है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अपन उस मार्केट वैल्यू को, जो एक मुझे मार्केट वैल्यू दे रखी है ना इक्विटी शेयर्स की, एक जो मार्केट वैल्यू दे रखी है जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसी वैल्यू को मैं दोनों के अंदर स्प्लिट कर दूंगा, इक्विटी के अंदर, रिटेन अर्निंग की बुक वैल्यू के अंदर। कैसे स्प्लिट करूंगा? ये 2 करोड़ की वैल्यू है, इसको इन दोनों के बीच में स्प्लिट कर देंगे, इनके बुक वैल्यू के रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 करोड़ की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना होता है 150, ठीक है। तो 2 करोड़ लिया, ठीक है, इसको इक्विटी कैपिटल कैसे निकालूंगा, ठीक है, पहले डिवाइड कर दिया इसको 150 से, दोनों का टोटल मल्टीप्लाई कर दिया 120 से, तो इक्विटी शेयर्स की कैपिटल की वैल्यू आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी 2 करोड़ को मैं 30 से, तो यही मेरे पास रिटेन अर्निंग की वैल्यू आ जाएगी, कि रिटेन अर्निंग की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। यानी इसके अंदर कितना वैल्यू रिटेन अर्निंग का है, कितना वैल्यू इक्विटी कैपिटल का है, वो अपन ने निकाल दिया। स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्प्लिट कर दिया अपने 200 लाख इंटू 120 बाई 150, ये इक्विटी का, रिटेन अर्निंग का 200 इंटू 30 बाई 150, तो इनके आपके पास रेस्पेक्टिव वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। अगेन वेट ले लेना, कॉस्ट आपकी सेम रहने वाली है, मल्टीप्लाई करना, आपके पास निकल के आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लिख के कर लेना। अब अपन आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, विच इज बैक विथ अ न्यू फंड रेस, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप कुछ नया पैसा रेस कर रहे होगे एंड आपको नए पैसे के साथ में आपको बैक निकालना रहेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी रहेगी, ठीक है। ये आ रखा है नवंबर 23 में 10 मार्क्स का, एंड रिसेंट एमटीबी आरटीपी के अंदर सेम एडजस्टमेंट आते रहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, हल्का सा मॉडिफाई किया, ताकि ये थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर चल जाए। वो मैं यूजुअली करता ही हूँ, आपको बहुत से क्वेश्चन दिखेगा, मैं थोड़ा उसको मॉडिफाई करके एक लेवल और ऊपर ले जाता हूँ, ताकि आपको भी मैं मॉडिफिकेशंस के लिए रेडी कर सकूं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता ही है ना, ऐसे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करता रहता है, ठीक है। क्या बोला है, जेड लिमिटेड विशेस टू रेस एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 25 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 25 लाख के नए फंड्स रेस करना है, एंड क्या बोला है, उसके पास 5 लाख 25 तो पहले से ही पड़े हुए,
किस में? रिटेन अर्निंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो रिटेन अर्निंग को ही इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन क्या बोला है, कंपनी को जो भी पैसा रेस करती है ना, उसके अंदर उसको डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन 2:3 का मेंटेन करना होता है, यानी दो डेट आएगा, 3 इक्विटी आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड देन आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है जो आपने नया पैसा रेस किया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, आपको पहले स्प्लिट करना है, आप कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा लेके आओगे, आपको वो डिसाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा दिमाग अपन क्या डिस्कस करेंगे। देखो, आप रेस करने वाले हो 25 लाख रुपए, 25 लाख आप रेस करने वाले हो। ठीक है, इसमें से 2 का डेट होगा एंड 3 का इक्विटी होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ 2 का डेट कितना हो जाएगा, 3 का इक्विटी कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 5 है, 2 + 3 5, तो 25 लाख को 5 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये निकल के आ जाएगा 25 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ये 25 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 3 ये, तो ये 10 लाख बनता है। तो डेट से आप लेके आओगे 10 लाख रुपए, इक्विटी से आप लेके आओगे 15 लाख रुपए। सिंपल है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताना, ठीक है, इक्विटी आप 15 लाख का रेस कर सकते हो, आपको पता है इक्विटी के अंदर ही जो आपकी इक्विटी है उसी के अंदर इक्विटी कैपिटल भी आता है, आपका रिटेन अर्निंग भी आता है, इसके अंदर ही आपका इक्विटी कैपिटल भी आएगा, इसी के अंदर आपका रिटेन अर्निंग भी आएगा। इक्विटी कैपिटल यानी जो आप शेयर्स रेस करके लेके आए, रिटेन अर्निंग यानी जो आपके पास पहले से पड़े हुए हैं। आपके पास 5,25,000 तो पहले से ही पड़े हुए हैं ना रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। मुझे बताओ जो 5,25,000 आप लगाओगे आपके पास पहले से पड़े हुए हैं, तो ये 5,25,000 भी तो इस इक्विटी के 15 लाख की रिक्वायरमेंट ही पूरी करेगा ना, अलग से थोड़ी है वो, इस 15 लाख के अंदर ही वो भी काउंट होगा। तो 5,25,000 की तो आपके पास रिटर्न अर्निंग पहले से ही पड़ी है। तो बेसिकली इस 15 लाख में से 5,25,000 आपको मार्केट से रेस करने की जरूरत नहीं है, बाकी के आपको नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो न्यू शेयर्स कितने हो जाएंगे आपके, 15 लाख में से 5,25,000 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 975। ये आपका बेसिक स्प्लिट रहेगा कैपिटल का। इसी को आपको सुंदरता से बना के दिखाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना के दिखाया। सुंदरता से कैसे बनेगा, देखो इस प्रकार बनेगा, ऐसा ऐसे चमका के। ठीक है, इक्विटी आपको हो जाएगा 15 लाख एंड डेट आपका हो जाएगा 10 लाख का। ठीक है, जिसमें से आपने लिख दिया कि इक्विटी कैपिटल आएगी 975 की, जो मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिखाया था, एंड रिटेन अर्निंग आपकी आएगी 5,25 की। ठीक है, डेट के अंदर आप कितना लेके आना है, 10 लाख रुपए। लेकिन इस 10 लाख के बारे में क्या बोला है कि इसकी जो कॉस्ट होगी ना वो थोड़ी वियर्ड तरीके से निकल के आएगी। कैसे, 2.5 लाख तक जो अपनी डेट है उसके ऊपर 8% लगेगा, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक लगेगा 10%, 5 लाख के ऊपर जो डेट होगा उसके ऊपर लगेगा आपका 12%। एंड ये जो आपको दे रखा है ये स्लैब है, जो इनकम टैक्स रेट होता है ना, जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं कि 2.5 लाख तक इतना रेट, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इतना रेट, ये स्लैब है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर 10 लाख है ना, ये तो बियॉन्ड 5 लाख है, तो पूरे 10 लाख के ऊपर 12% लगा देते हैं। नहीं 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 नहीं, इस 10 लाख के अंदर जितना अमाउंट 2.5 लाख तक आता है उस पर 8% लगेगा, देन 2.5 लाख तक 5 लाख पर जितना अमाउंट आता है उसके ऊपर 10% लगेगा, सिर्फ 5 लाख के ऊपर जितना है उसके ऊपर 12% लगेगा। ये दिमाग रखना अपने को। ठीक है, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, ये बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, इसको भी अपने को मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो आप पहले सबसे पहले निकाल दो हर स्लैब के अंदर कितना कितना अमाउंट है। ठीक है, 8% के ऊपर अपना 2.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, देन 2.5 लाख से 5 लाख में अपने पास 2.5 लाख और आ जाएगा, देन 5 लाख के ऊपर अपने पास 5 लाख आएगा, तो 5 लाख अपने रेस कर दिया। ठीक है, तो ये अपना बेसिकली स्प्लिट आ गया। सबसे पहला आप काम क्या करना है, अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालोगे, देखो इस कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के तरीके मल्टीपल अपने पास भरमार पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो मेथड बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि इस मेथड के अलावा आपने जो भी और किया आप 1-1.5 मार्क्स गवा दोगे, क्योंकि आईसीआई को इसी तरीके से पसंद है। देखो मैं यूजुअली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि बाय डिफॉल्ट आईसीआई का मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको अल्टरनेटिव्स के भी मार्क्स मिलते हैं, लेकिन यहां मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इसके अलावा कुछ भी करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। हमें पता है कि आईसीआई ने किस चीज़ के मार्क्स काट रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सिर्फ यही मेथड फॉलो करोगे और कोई मेथड फॉलो नहीं करोगे, आपको बस आपको दूसरे टीचर्स ने अल्टरनेटिव बताया होगा, लेकिन आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये जो 2.5 लाख अमाउंट है इसके ऊपर आपकी 8% बिफोर टैक्स लगने वाली है, इसके ऊपर आपकी 10% बिफोर टैक्स लगने वाली है, इस 5 लाख पे 12% आफ्टर टैक्स लगने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, हर एक स्लैब की हर एक अमाउंट की आप केडी निकाल दो आफ्टर टैक्स। ठीक है, केडी आफ्टर टैक्स निकाल दो, तो 8% का आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 - t कितना हो जाएगा, 8 इंटू 1 - t, तो आ जाएगा 5.6। ठीक है, इसका 10 इंटू 1 - t, 10 इंटू 1 - t 7%। ठीक है, एंड इसका तो आफ्टर टैक्स था ही, डायरेक्टली आफ्टर टैक्स था लास्ट वाले का, कितना 12%।
ठीक है, तो ये तो 12% एज इट इज रहने वाला है, इसको आप छेड़ोगे नहीं। तो आपने हर एक कैपिटल की, हर एक स्लैब की आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल दी। ठीक है, अब उस आफ्टर टैक्स कॉस्ट को उसकी स्लैब के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके, हर एक स्लैब से मल्टीप्लाई करके, जैसे इसकी 5.6 आई, तो मतलब ये जो 2.5 लाख है, इसके ऊपर आप 5.6% की आफ्टर टैक्स कॉस्ट पे करने वाले हो। इसके ऊपर आप कितने की करने वाले हो? 7% की आफ्टर टैक्स पे करने वाले हो। इसके ऊपर आप कितने की थी? 10% ना। इसके ऊपर आप 10% की आफ्टर टैक्स पे करने वाले हो। तो इन तीनों का आप इनकी रेस्पेक्टिव आफ्टर टैक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके इनका टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल दो, तो इससे आपके पास टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगा। देन डिवाइड कर देना इनके टोटल 10 लाख के अमाउंट से। सिंपल है। ठीक है, यूजुअली अपन क्या करते, आप लेते कि मैं टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं सर, टोटल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, उस टोटल इंटरेस्ट को इंटू 1 - t कर देता हूं, देन नीचे ले लूंगा टोटल अमाउंट ऑफ लोन। यूजुअली आप ये करते। ठीक है, मैंने बस आपको ये बोला कि आप ये जो इंटू 1 - t कर रहे हो ना, ये आप पहले ऊपर ही कर दो, हर एक स्लैब के लिए पहले अलग अलग रेट निकाल लो। ठीक है, वैसा कर लो। तो आपने क्या किया, 2.5 लाख का जो अमाउंट था उसके ऊपर आपकी 0.56 की कॉस्ट है। ठीक है, आफ्टर टैक्स 2.5 लाख के ऊपर, देन नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपकी 7% की कॉस्ट है, देन नेक्स्ट 5 लाख पे आपकी 12% का आफ्टर टैक्स कॉस्ट है। मैंने इसको पहले 10% बोला था, 12% एक्चुअली ये याद नहीं रहा था यहाँ से ऊपर तक पहुँचते पहुँचते। ठीक है, चलो 12% है, इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आफ्टर टैक्स कॉस्ट आ जाएगी सारे सोर्सेज की, डिवाइड कर देना टोटल अमाउंट से, और आपके पास एक कंबाइंड रेट निकल के आ जाएगी 9.15% की। ये कॉस्ट ऑफ डेट हो गया। इसके अलावा आपको कोई और मेथड नहीं करना है, इसके और भी तरीके हैं लेकिन यही करना है आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट निकल के आ गया। देन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या कौन सा मेथड लगाएंगे? यहाँ पे आपको अर्निंग ऑफ कंपनी दे रखा है। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर दे रखा है कि करंटली मेरे पास 1 लाख शेयर्स हैं, तो 50 लाख अर्निंग, इसको अपन मानेंगे कि ये अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, शॉर्ट में ई डैश। ठीक है, तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास 50 लाख का अवेलेबल है, एंड आपके पास 1 लाख शेयर हैं, तो आपका ईपीएस कितना हो जाएगा? 50 लाख बाय 1 लाख यानी 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ का आपका ईपीएस हो जाएगा। ये ईपीएस 0 है कि ईपीएस 1 है, मुझे बताओ। ये जो साल बीत गया उसका ईपीएस है कि जो साल आएगा, जो भी साल खत्म नहीं हुआ उसका ईपीएस है? यूजुअली अगर आपको कोई साल दे रखा है एंड आपको उसकी अर्निंग दे रखी है, वो कोई अर्निंग दे रखी है, तो ज़्यादा रीजनेबल अजम्पशन ये है कि आप ये मानो कि जो साल बीत गया उसकी अर्निंग होगी ना, जो साल खत्म ही नहीं हुआ उसकी अर्निंग अभी कहाँ से देगा मुझे ये। तो बाय डिफॉल्ट अपन इसको ईपीएस 0 मानेंगे। इस ईपीएस 0 से जो डिविडेंड निकल के आएगा वो भी डी0 क्या डी0 होगा। डिविडेंड कैसे निकल के आएगा? आपको नीचे दे रखा रिटेंशन रेशियो 40% का, यानी रिटेंशन रेशियो 40% यानी कि इसमें से, इस अर्निंग में से 40% आप रोक लेते हो, तो 60% आप डिविडेंड दे देते हो। ठीक है, तो इस 50 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे 60% से, तो आपके पास निकल के आएगा 30 रुपीज़ का डिविडेंड। तो डी0 हो गया 30 रुपीज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, देखो पूरा सेटअप रेडी हो चुका है। डी0 इंटू 1 + जी अपॉन नेट प्रोसीड्स प्लस जी का। ठीक है, डी0 आपने निकाल लिया 30 का, जी निकाल लो, एनपी निकाल लो, एन काम आपका के निकल के आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जी की। जी कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे आपको दे रखा रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स कितना, 37.5%। रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक सेकंड रुको, इसको अपन बोलते हैं आर, कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स। एंड रिटेंशन रेशियो को अपन क्या बोलते हैं? बी। तो आपको पता ही है अपना ग्रोथ का एक और फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू आर। तो अपन इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू आर को, तो अपने पास ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रोथ रेट निकल के आएगी आपकी 15% की। तो ग्रोथ रेट भी निकल के आ गई, जो आईसीए ने यहाँ पे निकाल के भी दिखा रखी है। ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 15% इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक है, चलो डिविडेंड आपने निकाला डी0 30 रुपये का, उसके ऊपर आप टी0 डाल दोगे। जी आपने निकाल लिया है, नीचे आपके आता है एनपी, ये नीचे एनपी आता है। एनपी कितना होगा? कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे? ये तो नया नया अपन इशू करने जा रहे हैं, न्यू इशू है। न्यू इशू के अंदर अपने को इशू प्राइस देनी चाहिए। इशू प्राइस दी है क्या? नहीं दी है। मार्केट प्राइस को ही पकड़ लेंगे कि 500 की मार्केट प्राइस है, 500 पे इशू करेंगे। प्रायोरिटी नंबर 2 न्यू इशू वाला, प्रायोरिटी नंबर 2 न्यू इशू वाला, करंट मार्केट प्राइस। तो 500 आपका इशू प्राइस हो जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्टली आपका नेट प्रोसीड्स 500 रुपये निकल के आ जाएगा। ये आपका 500 हो जाएगा, तो आपका डिनोमीटर में नीचे 500 आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर। बस सॉल्व करना, 21.9 निकल के आएगी। अब ऐसे ही फॉर्मूला बदलता रहता है, कभी नीचे नेट प्रोसीड्स लिखेगा, कभी नीचे P0 - F लिखेगा, कभी P0 लिखेगा। अपन ने स्टैंडर्ड कर रखा है कि नीचे एनपी ही आएगा, नेट प्रोसीड्स आएगा। ठीक है, अब नेट प्रोसीड्स में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो आप उसी को करंट मार्केट प्राइस बोल सकते हो, P0 बोल सकते हो, लेकिन फॉर्मूला तो कंसिस्टेंट रखेंगे ना, अपन चेंज थोड़ी करते रहेंगे फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो आपका निकल के आ गया 21.9। एंड यहाँ पे ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट मौजूद है, ना तो डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस है, ना तो पर्सनल टैक्स रेट है, कुछ भी नहीं है। तो के और के आर सेम ही होगा, तो के आर भी आपके के के इक्वल आ जाएगा 21.9।
तो सारे सोर्सेज के आपने कॉस्ट निकाल ली, डेट की निकाल, रिटेन अर्निंग की निकाल ली, इक्विटी की निकाल ली। अब आपको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे कैसे, सबका अमाउंट रख दो, वेट निकालो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इक्विटी से आप रेस करने वाले हो 15 लाख, इसमें से इक्विटी का 975 है, 525 रिटेन अर्निंग का है। अब रिटेन अर्निंग और इक्विटी को अपने को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोनों की कॉस्ट एकदम सेम है। जब दोनों की कॉस्ट ही सेम है तो दोनों को स्प्लिट क्यों करना है? कॉस्ट अलग हो तो स्प्लिट करो, बताना स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों का टोटल अपन एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना? 15 लाख। ठीक है, तो 15 लाख अपन ने यहाँ पे इक्विटी ली, इसको मल्टीप्लाई कर लिया अपन 21.9 से। इसकी कॉस्ट कितनी, वेट कितना हो गया? 0.6। डेट का 0.40, डेट की कॉस्ट अपन निकाल के आए थे 9.15। सॉल्व करना, बैक निकल के आ जाएगा, सिंपल चलेगा। चलो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी अगेन मुझे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर इसके अंदर थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि थोड़ा टीचर्स ने रटवा दिया इस क्वेश्चन को कि इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, एंड लॉजिकली समझोगे तभी आपको मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट चमकेगा। ठीक है, रटेंगे तो फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रिप नहीं बनेगा उसके ऊपर, तो एकदम लॉजिकली पढ़ेंगे। टोटो लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 दिसंबर 2023। यहाँ पे मेन लाइन क्या है समझना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी यहाँ छुपी हुई है, क्या लिखी हुई है? विच इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहा है कि कंपनी का जो ये फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है इसको कंपनी ऑप्टिमम मानती है। ऑप्टिमम मानती है यानी ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो कंपनी मेंटेन कर रही है इसको ऑप्टिमम मानती है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि मैं कितना प्रोपोर्शन रखता हूँ हर सोर्स से, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो आप देखो करंटली कंपनी ने डिबेंचर से कितना परसेंट कैपिटल रख रखा है, प्रेफरेंस से कितना रख रखा है, इक्विटी से कितना रख रखा है, परसेंटेज निकालो। ठीक है, इनका टोटल कितना है? 30 लाख। ठीक है, हर सोर्स से कितना आ रहा है? 4.5 लाख में 30 लाख कितना होता है? ठीक है, इस सोर्स से आ रहा है 15%, डिबेंचर से आ रहा है 15%, प्रेफरेंस से आ रहा है 5%, एंड बाकी 80% आ रहा है इक्विटी से। तो कंपनी के हिसाब से ये जो सोर्स, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वेटेज है, ये कंपनी ऑप्टिमम मानती है। ऑप्टिमम मानती है यानी ये बेस्ट है, तो अब कंपनी बाय डिफॉल्ट इसी को फॉलो करेगी फ्यूचर के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यही छुपी थी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आगे जो भी कैपिटल रेज करेगी इसी 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 वेट के अंदर करने वाली कंपनी। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है? कंपनी शेयर हैज अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 30.25 पर शेयर। ठीक है, मार्केट प्राइस कितनी है? 30.25 पर शेयर की है, करंट मार्केट प्राइस है P0 हो गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इन नेक्स्ट ईयर इज 50% ऑफ द 2023 EPS। ये आपको यहाँ पे अलग अलग सालों के EPS दे रखे हैं, उसमें से जो 2023 का 50% आएगा ये आपका अगले साल का D1 बनेगा। निकाल दो D1 कितना होता है, 3.023 इंटू 50%, 1.5115 ऐसा करके कुछ आएगा। ठीक है, उससे आपका D1 निकल के आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, EPS ऑफ लास्ट 10 ईयर्स फॉलोस द पास्ट ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। देखो, तो आप देख रहे हो पूरा सेटअप रेडी हो गया है। क्या होता है फॉर्मूला? के का क्या लगाते हैं? D1 अपॉन NP प्लस जी। D1 की इन्फॉर्मेशन दे दी, NP की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, मार्केट प्राइस यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, जी निकाल देंगे। जी के बारे में क्या बोला है? द पास्ट ट्रेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। ये आपको EPS दे रखा है अलग अलग सालों का। ठीक है, अब एक चीज समझना, सोलमेट रिलेशनशिप जो अपन ने लेवरेज के रिवीजन वीडियो में बात करी थी, क्या थी कि जो परसेंटेज चेंज आता है वो ऑलमोस्ट वो कुछ कुछ आइटम्स का सेम होता है। जैसे अपन ने बात करी लेवरेज के अंदर EBT, EAT, ETAS वहाँ सेम आता है। ठीक है, वैसे ही जो चेंज EPS के अंदर आएगा वही चेंज DPS के अंदर आएगा, वही चेंज मार्केट प्राइस के अंदर भी आएगा, बट इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, EBT और ETAS एंड EPS का सेम आता है, उसके बीच में एक कंडीशन है। ठीक है, वो अपन ने लेवरेज के अंदर डिटेल में डिस्कस करी है, अभी उसमें नहीं जाते, अपन समझते हैं कि परसेंटेज चेंज जो आएगा सेम आएगा। तो जो ग्रोथ EPS के अंदर हो रही है वही ग्रोथ डिविडेंड के अंदर होगी, वही ग्रोथ मार्केट प्राइस के अंदर होगी। ठीक है, तो आपको EPS की ग्रोथ रेट दे रखी है, इससे आपकी डिविडेंड की ग्रोथ रेट भी निकल के आ जाएगी। तो जो अपना फॉर्मूला होता है D1 अपॉन NP प्लस जी, उसमें जो जी होता है वो अपने को डिविडेंड का लेना होता है, वो यहीं से निकल के आ जाएगा। जो ग्रोथ EPS में है वही ग्रोथ आपके डिविडेंड में। कैसे निकालोगे? ठीक है, चलो पहले अब आप समझ गए कि हाँ इससे आपकी ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है? आगे बोला है कि कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, क्या बोल रहा है? कंपनी बोल रही है कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट एंड न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बी ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी अज्यूमिंग न्यू इक्विटी कम्स फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स। तो मतलब कंपनी बोल रही है कि कंपनी नया डेट एंड नया प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है एंड नई इक्विटी इशू करना चाहती है। ठीक है, इक्विटी के बारे में क्या बोला है कि वो इक्विटी रिटेन अर्निंग से लेके आएगी कंपनी, नया शेयर मार्केट में नहीं ले जाएगी इशू करने के लिए, रिटेन अर्निंग से ही इक्विटी फाइनेंस कर लेगी। ठीक है, रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करेंगे वो भी इक्विटी में जुड़ेगा। तो कंपनी वो लेके आना चाहती है।
उस नई की कॉस्ट निकालने बोल रहा है आपको। ठीक है, निकाल लेंगे, क्या तकलीफ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन इक्विटी के केस की। ठीक है, डिवेंचर प्रेफरेंस से बाद में आएंगे, इक्विटी तो अपन ने भी देख लिया। ठीक है, देखो पहले ए में डेट निकलेगा, देन प्रेफरेंस निकलेगा, देन आपके आएगा यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी रिटेन अर्निंग से आने वाला है, दोनों की कॉस्ट एकदम इक्वल आएगी, क्योंकि ना तो फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना तो डिस्काउंट होने इशू है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या लगेगा अपना, D1 अपॉन NP प्लस जी। D1 अपॉन NP की जगह पे P0 लिख दिया प्लस जी। ठीक है, D1 कैसे निकलेगा, 50% ऑफ EPS बोला था, इसका 50%। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे 50% ऑफ ये। मार्केट नीचे एनपी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो अपन डायरेक्टली करंट मार्केट प्राइस ले लेंगे। करंट मार्केट प्राइस 30.25 का था, वो अपने नीचे आ जाएगा। प्लस जी कैसे निकालेंगे, आपकी यहाँ से ग्रोथ रेट निकल के आएगी कि ये यहाँ से इस पे ग्रो करा, इस पे ग्रो करा। सबसे पहले आप क्या करो, पहले यहाँ से यहाँ तक चेक कर लो कि कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, 22 से 2023 तक कितनी ग्रोथ हुई है वो एक बार चेक करो। ठीक है, देखो 2.723 था, वो ग्रो करके 3.023 हो चुका है। ठीक है, तो न्यू फिगर माइनस ओल्ड फिगर डिवाइड बाय ओल्ड फिगर, तो आपका निकल के आएगा लगभग 11% के आसपास, 11.02 निकल के आएगा। 11.02 नहीं, अपन 11 ही बोलेंगे, राउंड ऑफ में लेके चलेंगे ग्रोथ रेट को। सेम आप यहाँ से यहाँ तक निकालोगे तब भी 11% आएगी, यहाँ से यहाँ पे निकालोगे तब भी 11% आएगी। तो हर साल में 11% की मेंटेन हो रही है। तो यहाँ पे अपने को ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन तब निकालता है जब हर साल में फिगर्स अलग अलग होते हैं, कि यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब मेरे को तो एक रेट चाहिए ना, तो अपन वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। यहाँ पे हर साल सेम आ रहा है, तो अपना बेसिक 11% यहीं से यहाँ तक निकल जाएगा। एक बार ही करेंगे, उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ रेट आपका हो गया 11% का। बस बाकी वैल्यूज आपके पास थी, D1 है, P0 ले लिया, जी ले लिया। 16% का आपका इक्विटी निकल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, जो आपकी रिटर्न अर्निंग की इक्वल होगा, क्योंकि देर इज नो नथिंग जो के और KR को अलग अलग करता हो। सिंपल, समझ में आ गया आपको ये चीज़। चलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। सेकंड चीज़, आपको यहाँ पे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट एंड न्यू प्रेफरेंस बोला था, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे थी। कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिवेंचर एंड 12% न्यू प्रेफरेंस शेयर। तो 14% इंटरेस्ट का रेट है, 12% प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है। कंपनीज डिवेंचर इज करेंटली सेलिंग एट 99। तो इसको भी आप मार्केट में जब इशू करने जाओगे तो आप 99 पे इशू करोगे, करंट मार्केट। न्यू इशू है, प्रायोरिटी नंबर 2, करंट मार्केट प्राइस 99। न्यू प्रेफरेंस शेयर जो होगा वो सोल होगा नेट प्राइस पे 9.90 के। इस पर डिविडेंड आप दोगे 1.25 पर शेयर का, डिविडेंड आप देने वाले हो 1.25। तो डायरेक्टली आपको डिविडेंड अमाउंट दे दिया है 1.25 का, तो अपने को मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपनीज मार्जिनल टैक्स रेट है 50%। ठीक है, लाइफ के बारे में भी यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि लाइफ कितना है, तो बाय डिफॉल्ट इसको अपन रिडीमेबल नहीं ले पाएंगे, अपन इरिडीमेबल मान के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट के अंदर, डेट के अंदर क्या लगता है फॉर्मूला अपना, इंटरेस्ट इंटू 1 - T अपॉन NP। इंटरेस्ट कितना, 14 रुपीज़ का है, 14%। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 100 रुपीज़ का अपन फेस वैल्यू पकड़ के चलेंगे, तो 14 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ गया, इंटू 1 - T 50% का टैक्स रेट बोला है, NP 99 ले लेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, ये निकल के आ गया। प्रेफरेंस ऐसे केस में PD अपॉन NP, PD अपॉन NP, यहाँ पे 1 - T नहीं होता है। PD बोला है 1.25 का, NP बोला है 9.90 का, जो मार्केट प्राइस है, जितने भी इशू होगा 12.60 निकल के आ गया। ये तीनों की आपने कॉस्ट निकाल दी इक्विटी, डेट एंड प्रेफरेंस की। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है इनकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी जितने भी टोटल कैपिटल आप रेस करोगे उनकी ही कंबाइन करके निकालो वैक। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जो नई कैपिटल आ रही है उसके लिए वैक निकाल के दिखा दो बस। ठीक है, वैक में टोटल कैपिटल होती है, मार्जिनल के अंदर सिर्फ नई वाली कैपिटल होती है, काम वही करना होता है बस। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट फॉर द न्यू फंड्स रेस्ड। सर रेस कितना कर रहे हैं वो तो बता ही नहीं, मस्ती करके चलेगा वैसे तो। जरूरत क्या है तुमको, जरूरत ही नहीं है ना तुमको। मुझे एक बात बताओ, अमाउंट लेके अपन क्या करते थे, वेट निकालते थे, वेट को मल्टीप्लाई करते थे अपन कॉस्ट से, यही करते थे ना, वेट डायरेक्टली दे रखे, यही ऑप्टिमम है, इसी को कंटिन्यू करेगी। कितना भी रेस करना अपने को क्या मतलब, वेट तो सेम रहने वाला है ना। ठीक है, तो डायरेक्टली वेट ले लेंगे, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने सोर्स लिख दिए तीनों, डिवेंचर, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। ठीक है, सिर्फ नई नई कैपिटल का वेट 15, 5 एंड 80 रहने वाला है। सर यहाँ पे तो इक्विटी शेयर लिखा, रिटेन अर्निंग नहीं लिखा, लिख दो तुम, रिटेन लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा तुम मुझे बताओ, क्या फर्क पड़ जाएगा। वेट सेम होगा, कॉस्ट सेम होगी, क्या फर्क है। ठीक है, ये आपका वेट आ गया, कंटिन्यू होगा, ये कॉस्ट आपकी थी जो अपन ने निकाल ली, अभी मल्टीप्लाई करो, आपके पास निकल के आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.492। लिखा वेक हुआ है लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 14.492 का। ठीक है, कट करके इसको मार्जिनल MCC कर दो। ठीक है, चलो सेकंड वाला हो गया, देन थर्ड वाले पे आते हैं। हाउ मच कैन, ये दोनों अच्छे पॉइंट है ना, बहुत लॉजिकल। कि क्या बोल रहा है कि मुझे अगर एक भी नया शेयर इशू नहीं करना, मुझे अगर एक भी नया शेयर इशू नहीं करना हो तो मैं कितनी
बिना एक भी नया शेयर इशू करे मैं कितना टोटल इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है टोटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिना एक भी नया शेयर इशू करे बगैर। एंड मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखनी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रखनी है, यानी जो मैंने अभी निकाला ना यहाँ पे मुझे सेम रखनी है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि रिटेन अर्निंग्स भी मेरे पास अवेलेबल है नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कितनी है 50% ऑफ 2023 का अर्निंग। तो जो मैंने 2023 में कमाया उसका 50% मेरे पास रिटेन अर्निंग अवेलेबल होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी समझना, सबसे पहले मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, ठीक है, एंड मेरे पास रिटेन अर्निंग अवेलेबल है, बट मैं एक भी नया शेयर इशू नहीं करना चाहता। मैं रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नया शेयर इशू नहीं कर सकता। एंड दूसरा मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालो रिटेन अर्निंग कितनी अवेलेबल है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, एक एक कंडीशन को लेते हुए चलो। कितना रिटेन अर्निंग अवेलेबल है उसका अमाउंट निकालो। 2023 में आपकी रिटेन अर्निंग थी, आपकी ईपीएस था 3.023, इसका 50% आपका रिटेन अर्निंग अवेलेबल होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से, ये एक शेयर के ऊपर है, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल रिटेन अर्निंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा काम करो, टोटल ई टेस्ट निकालो पहले। 2023 में आपका पर शेयर 3.023 था, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल ई टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, टोटल ई टेस्ट आ गया, उसका 50% रिटेन अर्निंग अवेलेबल होगा, उसका 50% कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा रिटेन अर्निंग कैन बी अवेलेबल, कितना हो जाएगा 50% 2023 ईपीएस इंटू इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। तो 3.023 का 50% लिया, उसको इंटू 2 लाख कर दिया, तो 3,02,300 आपके पास अवेलेबल होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्रॉम द रिटेन अर्निंग साइड। ठीक है, अब नया शेयर एक भी इशू नहीं कर सकते, रिटेन अर्निंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दो चीज़ें तो ये क्लियर होगी। तीसरी चीज़ क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रखनी है अपने को। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रखनी है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन इन वेट्स को नहीं छेड़ सकते, अपने ये वेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये कांस्टेंट तब रहेगी जब कॉस्ट भी सेम हो एंड वेट भी सेम हो। कॉस्ट तो सेम है ही, ठीक है, अपने को ऊपर ऑलरेडी दे दिया था कि कॉस्ट सारी अपनी यही है, इन कॉस्ट को अपन छेड़ नहीं रहे, कॉस्ट अपने सेम है ही। वेट अपने को छेड़ना नहीं पड़ेगा, वेट अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। वेट मेंटेन करने का मतलब है कि अगर मैं इक्विटी से कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो वो 80% होना चाहिए, डिबेंचर से 15% होना चाहिए, प्रेफरेंस से 5% होना चाहिए। ठीक है, एंड रिटेन अर्निंग मेरे पास कितनी अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3,02,300। ये रिटेन अर्निंग इक्विटी का हिस्सा है। ठीक है, रिटेन अर्निंग इक्विटी का हिस्सा है। तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा है क्वेश्चन, कुल मिला के इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि आप 3,02,300 इन्वेस्ट कर सकते हो रिटेन अर्निंग्स, लेकिन दिस शुड ओनली फॉर्म 80% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। बाकी 15% आपको डिबेंचर लाना पड़ेगा, 2% 5% आपको प्रेफरेंस लेके आना पड़ेगा। नया शेयर अपन एक भी इशू नहीं कर रहे, रिटेन अर्निंग तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ में सिर्फ 80% ही होगा, बाकी 5% आपको डिबेंचर प्रेफरेंस लेके आना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का टोटल 80% 3,02,300 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते क्या तुम? सिंपल 80% को आप, क्या था ये कैसे निकल रहा था, 80% इंटू टोटल, इस 80% को इसके नीचे डिवीजन में लेके आ जाओ तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। सिंपल। तो क्या करोगे, 3,02,300 इंटू 80/100, 377,875 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है जिसका 80% रिटर्न से आएगा, 15% आपके डिबेंचर से आएगा एंड 5% आपके प्रेफरेंस से आएगा। इक्विटी शेयर एक भी नया नहीं लिया मैंने सर, लेकिन आपने रिटर्न अर्निंग तो ले ही ली, वो तो इक्विटी में जाए। अरे नया शेयर इशू करने नहीं बोल रहा है, रिटर्न अर्निंग तो अवेलेबल है ना, रिटर्न अर्निंग भी तो इक्विटी का एक हिस्सा है। नया शेयर नहीं लेके आया लेकिन रिटर्न अर्निंग तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ। ठीक है, ये आपको निकल के आ गया। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसके ऊपर अगर मुझे कुछ इन्वेस्ट करना हुआ ना, तो मेरे को इसके ऊपर मुझे कुछ भी और इन्वेस्ट, लेट्स से मुझे 4 लाख इन्वेस्ट करना है, तो यहां तक तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, यहां तक तो मैंने एक भी शेयर नहीं इशू किया, लेकिन अब इसके ऊपर जा रहा हूं मैं, इसके ऊपर जा रहा हूं मैं, तो एक्स्ट्रा पैसा जो मैं लेके आऊंगा उसके अंदर मुझे वेट तो अभी भी सेम मेंटेन करना पड़ेगा। कितना, 80 का इक्विटी, 15 का डिबेंचर, 5 का प्रेफरेंस। तो 80 की इक्विटी मैं कहां से लेके आऊंगा, रिटर्न अर्निंग तो खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई। 80 की इक्विटी तो चाहिए ना मुझे, वो कहां से लेके आऊंगा, मुझे नया शेयर इसके ऊपर जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे नया शेयर इशू करना पड़ेगा। अगला वाला पार्ट वही है, अगला वाला पार्ट वही है। ठीक है, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड रेज्ड इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट 3। जो पार्ट 3 में आपने अमाउंट निकाला, अगर आप उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, इफ द कंपनी कैन सेल न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹22 पर शेयर। तो अब आपको नए शेयर इशू करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। अभी तक अपन रिटेन अर्निंग से इन्वेस्ट कर रहे थे, अब नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, एंड वो बोल रहा है कि वो तो ₹22 पर शेयर पे इशू होगा। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर सेम रहेगा। तो समझ गए, 377,875 के ऊपर आप जितना भी रेस करोगे उसमें 80% इक्विटी आएगा, ठीक है, 15% डिबेंचर आएगा एंड 5% आपका प्रेफरेंस आएगा। ये प्रेफरेंस एंड डिबेंचर की कॉस्ट सेम मेंटेन होगी।
ठीक है, 15 डिबेंचर, 5 प्रेफरेंस, इसकी कॉस्ट सेम है जो पहले थी। इक्विटी की कॉस्ट, लेकिन अभी नया शेयर इशू करेंगे उसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि जब आपने रिटेन अर्निंग की कॉस्ट निकाली थी तब आपने नीचे कितना लिया था, मार्केट प्राइस 30.25 का लिया था, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग था, उस पर हमने को डिस्काउंट नहीं देना पड़ता रिटेन अर्निंग के ऊपर, तो डायरेक्टली मार्केट प्राइस ले लेते हैं। अब नया शेयर मार्केट में इशू करना पड़ेगा, नए शेयर को तो आप प्राइस पे नहीं इशू कर सकते, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है कि हमें 22 पे इशू करना पड़ेगा, तो हमारा इशू प्राइस 22 रुपये पर शेयर हो जाएगा, पैरिटी 1, न्यू शेयर का पैरिटी 1, क्या इशू प्राइस 22 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो आप उसका डिनोमिनेटर चेंज कर दोगे ना, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी निकल के आएगी, 22 करके 17.87। तो बस आपका पहले रिटेन अर्निंग का जो कॉस्ट था वो भी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट से चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है। इसका 15 का वेट था, इसका 5 का वेट था, इसका 7.0 कॉस्ट आ गई। इक्विटी की कॉस्ट अपडेट हो चुकी है, 17.87 हो चुकी है। पहले जब आपने मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी तब आपने इक्विटी लिखी थी 16.00, क्योंकि ये रिटेन अर्निंग की कॉस्ट थी, ठीक है। अब वो चेंज होके हो गई है 17.87, क्योंकि अब आप शेयर्स इशू करने जा रहे हो, रिटेन अर्निंग से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेट सेम रहेगा उसका, वेट छेड़ेंगे नहीं, वेट पहले ही बोल रखा क्वेश्चन के अंदर कि वेट सेम मेंटेन होगा, बस आपके नया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आई सजेस्ट पॉज करो, एक बार पॉज करो, सोचो, सोच के लिख के करो, उसके बाद आगे बढ़ना, कमेंट सेक्शन में डाल के जाना कि सर सोच भी लिया एंड लिख के सॉल्व भी कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में बोलोगे सर ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, यहीं पे सब सोच लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। चलो, बहुत लॉजिकली अपने डिस्कस किया, लॉजिक प्रोसेस करने के लिए हल्का सा खुद को टाइम दो, ठीक है, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता है, चलेगा। चलो ये खत्म हो गया, अब अपन आते हैं 10th वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ रखा है अगेन एमटीपी के अंदर 5 मार्क्स का, एमटीपी 1 सितंबर 24 के अंदर आ रखा है, ठीक है। गीतार्थ लिमिटेड हैज करंट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 3:7। द कंपनी इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग सेवरल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कॉस्टिंग लेस देन 25 लाख। द कंपनी विल ऑलवेज रेज द फंड्स रिक्वायर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स करंट कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, यानी 3:7 का रेशियो है, तो 3:7 के अंदर ही वो सारे पैसे रेस करने वाली है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट एंड इक्विटी कैसे दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के स्लैब दे रखे हैं आपको, कि अगर 5 लाख तक अपन प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तो उसमें केडी इतना होगा, के इतना होगा, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख तक अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है, देखो समझना, ये जो आपको स्लैब दे रखे हैं ये इक्विटी या डेट के स्लैब नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में डेट के स्लैब दे रखे थे, ठीक है। यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के स्लैब दिए आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के स्लैब्स, तो यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन से स्लैब में बैठेगा, डेट इक्विटी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे फिर आपको ये स्लैब दे दिए, देन आपको बोला है कॉर्पोरेट टैक्स रेट इतनी है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कट ऑफ रेट फॉर 2 प्रोजेक्ट्स 1 एंड 2 हुज फंड रिक्वायरमेंट है 15 लाख एंड 26 लाख रेस्पेक्टिवली। कट ऑफ रेट का मतलब क्या होता है, कट ऑफ रेट मतलब कि मुझे अगर इन्वेस्ट करना हो इस प्रोजेक्ट के अंदर तो मुझे मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा, मुझे मिनिमम कितना कमाना होगा, जितना मेरा केओ है उतना मुझे कमाना पड़ेगा, जितना मेरा केओ है मिनिमम उतना मुझे कमाना पड़ेगा, तो कट ऑफ रेट मेरी हो जाएगी केओ। तो मुझे इन प्रोजेक्ट का केओ निकालना है, प्रोजेक्ट 1 का केओ 15 लाख का उसका केओ निकालना है, प्रोजेक्ट 2 का 26 लाख उसका केओ निकालना है। सर लेकिन तो 25 लाख के ऊपर चला गया 26 लाख, अरे हाँ ना, ठीक है ना यार दिया है 26 लाख तो अपने को करना पड़ेगा। एंड दूसरा इसके अंदर तुम्हें टैक्स रेट कट कर दो, इन्होंने खाम का कंफ्यूज कर दिया है, टैक्स रेट का कोई काम नहीं, कट कर दो इसको, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर 15 लाख का मेरा प्रोजेक्ट है ना, उसमें 3 का इक्विटी, 3 का मेरा रहेगा डेट, 7 का रहेगा मेरा इक्विटी, तो 15 लाख तो 4.5 का डेट होगा एंड 10.5 का इक्विटी होगा। अब जो मेरा डेट है 4.5 वो तो सिर्फ इसी स्लैब के अंदर आया, एंड जो मेरा इक्विटी 10.5 वो मेरा एक स्लैब में आया, एक स्लैब में आया, एक स्लैब में आया। नहीं भाई ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, यही तो गलती है, वही तो समझा रहा था। ये जो आपने अमाउंट निकाला है डेट इक्विटी का अमाउंट है, ये जो स्लैब्स दे रखे हैं डेट और इक्विटी के स्लैब नहीं है, ये प्रोजेक्ट अमाउंट के स्लैब हैं। ये पूरा पूरा 15 लाख के ऊपर लगेगा आपका स्लैब, ना कि इनके रेस्पेक्टिव स्प्लिट के ऊपर, यही इसके अंदर डिफरेंट है, इसलिए सुपर 100 के अंदर ही, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बहुत दिमाग लगा लोगे तुम, लेकिन सबसे छोटा तरीका मैं बता रहा हूँ वही अपने को फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करो, हर स्लैब की केओ निकाल लो, हर स्लैब की केओ निकालने बोल रहा हूँ कि 5 लाख तक की जो स्लैब है उसका केओ कितना होगा, इस स्लैब का केओ कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हर स्लैब के अंदर हर स्लैब के अंदर 3 का डेट होगा, 7 का इक्विटी होगा, तो आपको वेट ऑफ डेट मालूम है कि डेट के अंदर 3 का वेट होगा, 0.3 का होगा, के अंदर 0.7 का वेट होगा, तो वेट मालूम है, कॉस्ट मालूम है, मल्टीप्लाई करके वैक नहीं निकाल सकते क्या, हर स्लैब का केओ नहीं निकाल सकते क्या, अच्छा वैक बोलो केओ बोलो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलो एक ही बात है।
तो 5 लाख का जो स्लैब था उसमें डेट 0.3 है, उसकी कॉस्ट 10 है, केडी बोल दिया। इक्विटी 0.7 है, उसकी कॉस्ट 12 है। मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, क्यों आ जाएगा इस स्लैब का 11.4। इसी तरीके से सेकंड वाली स्लैब 5 से 10 लाख का आप क्यों निकालो, डेट का वेट, इक्विटी का वेट 0.3 0.7 कांस्टेंट, केडी के चेंज हो जाएगा, वह आ जाएगा 13.05। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लैब का निकालो, इसी तरीके से 20 लास्ट स्लैब का निकालो। हर स्लैब के आप रेस्पेक्टिव केओ निकाल दो, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो प्रोजेक्ट की दोनों प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से स्लैब के अंदर फिट बैठ रहे हैं। तो जैसे 15 लाख का है, ये 15 लाख कौन कौन से स्लैब के अंदर आ रहा है, ये एक तो 5 लाख वाली स्लैब के अंदर आएगा, देन 5 लाख 10 लाख वाली स्लैब के अंदर भी इसके पास अमाउंट आएगा, देन 10 लाख से 20 लाख वाली के इसके अंदर इसका अमाउंट आएगा। ठीक है, हर स्लैब के अंदर सब कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा। पहली स्लैब में इसका अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख आएगा। नेक्स्ट स्लैब में इसका अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख आएगा। 15 लाख की अमाउंट थी, 10 तक यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, बाकी 5 लाख इसका इस स्लैब में आ जाएगा। तो हर स्लैब, इस प्रोजेक्ट ने क्या किया है, अपना 5-5 लाख हर स्लैब के अंदर बिठा दिया है। ठीक है, तो उसके फर्स्ट 5 लाख की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आएगी, 11.4। ठीक है, तो 5 लाख इंटू 11.4, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट, प्लस कर देंगे इस 5 लाख की 13.05% की कॉस्ट, प्लस कर देंगे इस 5 लाख की 14.4% की कॉस्ट। तो इन सब तीनों का आप ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड कर देना 15 लाख से, ओवरऑल क्यों निकल के आ जाएगी प्रोजेक्ट की। वही करना अपने को, प्रोजेक्ट 1 का क्यों कैसे निकालोगे, 5 लाख का अमाउंट पहला वाला, उसकी 11.4% कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी 5 लाख की। नेक्स्ट 5 लाख की 13.05 की कॉस्ट है ओवरऑल क्यों, ठीक है, इस 5 लाख की 14.4 है, तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइड बाय 15 लाख, तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा कि इसकी टोटल कॉस्ट 12.95 है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट 2 के बारे में करना है। प्रोजेक्ट 2 जो है वो 26 लाख है, वो फैला हुआ है, वो सब में फैला हुआ है, उसका इसमें 5 लाख है, इसमें 5 लाख है, इसमें 10 लाख है और इसमें 6 लाख है। तो इसके अंदर चारों की कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी। एक सेकंड, किधर गया अमाउंट, ये नीचे एक पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, कर देते रिमूव, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली चारों स्लैब के अंदर बैठा हुआ है, तो चारों स्लैब के अपन अमाउंट मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड बाय 26 लाख कर दिया, आपके प्रोजेक्ट 1-2 के भी क्यों निकल गया 13.79। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस। आप और भी दिमाग लगाओगे और खुजते जाओगे इसके अंदर, इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस इज दिस। ठीक है, पार्ट 1 खत्म हो गया। अब बच्चे के लिए पार्ट 1 फिर भी सिंपल होता है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है सेकंड वाले के अंदर। सेकंड वाला अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड, इफ अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव एन आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 13%, वो रिटर्न देगा 13% का, तो हम उसको किस कंडीशन के अंदर एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम उसको तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब उसका के ओ भी 13% या उससे कम हो। अगर वो रिटर्न 13% का दे रहा है तो मैं उसको मिनिमम से मिनिमम तब एक्सेप्ट करूंगा जब या तो वो 13% का कॉस्ट चार्ज करेगा, 13% से कम होगा। ठीक है, 13% के ऊपर उसकी कॉस्ट जाएगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, उसका चांस ही नहीं मेरे पास। तो उसकी क्यों 13% से कम होनी चाहिए। अब मुझे क्या निकाल के बताना है, देखो मैंने 2 प्रोजेक्ट निकाल दिए। प्रोजेक्ट 1 कितने का था, 15 लाख का था, उसकी कॉस्ट थी 12.95 की। प्रोजेक्ट 2 26 लाख का था, उसकी कॉस्ट थी 13.79 की। अब मुझे बता दो मेरे पास रेट अमाउंट आ चुके हैं। ठीक है, कैसे, 15 लाख वाले के 12.95 है, 26 लाख वाले के 13.79 है। मुझे बताना है कि 13%, अगर मेरा कट ऑफ है कि 13% प्रोजेक्ट का कॉस्ट होना चाहिए, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर 13% केओ हो सकता है मेरा मैक्सिमम, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितना हो सकता है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इसके अंदर अपन लगाते हैं इंटरपोलेशन मेथड, उल्टा आईआरआर। ठीक है, उल्टा आईआरआर बोलूंगा मैं इसको, जो अपना आईआरआर वाला फॉर्मूला है उसके अंदर अपन रेट निकालते हैं कि रेट कितनी होनी चाहिए, यहां अपन अमाउंट निकाल रहे हैं कि अमाउंट कितना होना चाहिए, उल्टा आईआरआर बोलेंगे इसको। ठीक है, कैसे, बेसिक लॉजिक फॉलो करना है। देखो, आपको 15 लाख एंड 26 लाख का दे रखा है, एंड इनके ऊपर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी आपको दे रखी है। आपको पता है कि अगर आप 15 लाख से 26 लाख तक जाते हो तो आपकी 11 लाख की कॉस्ट इंक्रीज, 11 लाख का प्रोजेक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, एंड बदले में आपकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज होती है, 0.84% की। ठीक है, मुझे 0.84 इंक्रीज नहीं करना है, मुझे इंक्रीज करना है कितना, सिर्फ 0.05, 12.95 से मुझे 13 तक जाना है। मुझे चाहिए कि 0.05 अगर मुझे इंक्रीज करनी पड़े 12.95 से, तो मुझे कितना अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे बेसिक सा ये मैथमेटिक्स चाहिए, तो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बोल रहे हैं देखो भाई 11 लाख अगर आपको इंक्रीज करना है, 11 लाख की अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो आपका 0.84% कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप 11 लाख को 0.84 से डिवाइड कर दो। क्या करो, 11 लाख को 0.84 से डिवाइड कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या कि 1% प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो आपका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज होगा। लेकिन अपने को 1% इंक्रीज नहीं करनी, अपने को इंक्रीज कितनी करनी है, सिर्फ 0.05% इंक्रीज करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.05% से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी इंक्रीज करनी, यानी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना इंक्रीज करना पड़ेगा आपको यहां से लेके यहां तक, कि इतना इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है, वो तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में ऐड हो गई, साथ में 15 लाख भी तो ऐड हो गई ना। 15 लाख तो वैसे भी चाहिए ना, 15 लाख के ऊपर कितना आ रहा है वो निकाल रहे हैं अपन। तो 15 लाख को अपने यहाँ पे आगे ऐड कर दिया, बाकी इतना अपने को एक्स्ट्रा और इंक्रीज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो निकल के आ जाएगा आपके पास अमाउंट कितना, 1565,476। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 1565,476 से या उससे कम है तो ही के हो 13% या उससे कम होगा। दैट मीन्स अपनी कंडीशन ये हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इतना बेयर मिनिमम में इतना ही लगा पाऊंगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता मैं। ठीक है, चलेगा। चल ये क्वेश्चन भी खत्म, इसको भी लिख के कर लेना। अब बनाते हैं अभी ताजा, अभी 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 आपका May 26 जस्ट अभी अभी आया है आपके आरटीपी के अंदर ये। ठीक है, May 26 की आरटीपी भी नहीं छोड़ी, सब डाल दिया अपन इसके अंदर, एमटीपी में डाल दिया। एकदम सर्वगुण संपन्न सीरीज है इस बार की। ठीक है, आपने बस ये कर लेना, सुपर 100 हो गया सब काम, कुछ नहीं करना उसके बाद आपको। आरटीपी एमटीपी सब डाल दिया इसके अंदर अपन ने, मतलब करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अपन ने जो क्वेश्चन अपने को नीड जो आपको देखने की जरूरत है अपन ने इसके अंदर ही डाल दिया। तो दिस टाइम दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सीरीज वी कुड हैव मेड। ठीक है, चलो May 26 की आरटीपी भी आ चुकी है। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल्स सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स इसमें थोड़ी सी अप्लाई होगी। ठीक है, आई होप आपने पिछले क्वेश्चन तक कर लिया है, कर लिया तो कमेंट में डाल जाना कि सर रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़ीब्रा डायनामिक्स लिमिटेड। ठीक है, ज़ीब्रा डायनामिक्स। ठीक है, क्या कर रही है अभी कंपनी, कुछ नए प्रोजेक्ट अप्रूवल कर रही है। सीएफओ ने बोला है कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स इज करंटली 11%। वेक दे दिया है, वेक दे दिया है ऑलरेडी बुक वैल्यू वेट्स के ऊपर 11% का। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको वेक दे दिया है ऑन बुक वैल्यू वेट्स कितना, 11% का। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या बोली है, वाइल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स इज एक्जैक्टली 150 पॉइंट्स हायर। सर अभी पॉइंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट अभी अपना भी डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 150 पॉइंट्स, देखो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। ये आप जब बैंकिंग के अंदर जाओगे ना आर्टिकलशिप करने, इंडस्ट्री ट्रेडिंग के अंदर इतना सुनोगे आप, बेसिस पॉइंट बेसिस पॉइंट बेसिस पॉइंट। ठीक है, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। ठीक है, या फिर शॉर्ट में अगर अपन बोले 150 बेसिस पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5%। सिंपल सा रूल क्या फॉलो करना है आपको, कि जो भी आपको बेसिस पॉइंट दे रखे हैं उसके दो पहले की जगह छोड़ के एक डेसिमल पॉइंट लगा देना, आप वहां पे डेसिमल पॉइंट लगा देना। तो 150 दे रखा है तो 1.5% हो गया इसका मतलब। ये अगर 300 दे रखा होता तो 3% हो जाता वो। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपका जो वैक ऑन मार्केट वैल्यू वेट्स आएगा वो एक्जैक्टली 150 पॉइंट्स हायर आएगा, यानी 11% प्लस 1.5 यानी 12.5। ठीक है, तो वैक ऑन मार्केट वैल्यू कितना आ गया, 12.5 आ गया, वैक ऑन मार्केट वैल्यू 12.5। ठीक है, चलो ये चीज आपको दे दिया है। देन आपको दिया है मार्केट बेंचमार्किंग का डेटा। क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए कंपनी ने क्या बहुत सारी मेहनत करी। कंपनी ने क्या किया, फाइनेंस टीम ने ये डेटा गैदर किया दो कंपेरेबल पीयर्स का, ए लिमिटेड बी लिमिटेड। ठीक है, जो सेम इकोनॉमिक एनवायरमेंट में ऑपरेट करते हैं, एंड आपको उनके सीएपीएम के रिटर्न दे दिए, एंड आपको उनके बीटा भी दे दिया। तो इनके थ्रू कंपनी ने के निकाला अपना, लेकिन के दे नहीं रखा है, ये बताया कि इनके थ्रू कंपनी ने के निकाला। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर आगे, कैपिटल स्ट्रक्चर आपके आगे बता रखा है कि बुक वैल्यू टर्म्स में कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है अपना, एंड मार्केट वैल्यू टर्म्स में ना कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, देन आपको डेट इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स बता रखी है कि कंपनी का जो डेट कैपिटल है वो ऐसा है, कूपन रेट 7% है, इशू डिटेल्स बता दी है कि 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है एंड 90 रुपये में इशू हुई है वो। ठीक है, रिडम्शन ने बता दिया 100 के ऊपर है, टेनर बता दिया 4 ईयर्स का है। आपको हायर किया फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह, क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट कॉस्ट। अब कंपनी के पास दो ही सोर्स हैं, इक्विटी एंड डेट। आपको बोल रहा है कि इक्विटी और डेट का ब्रेकडाउन बताओ कि जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है यानी डेट एंड इक्विटी उनकी कितनी कॉस्ट है। तो आपको केडी एंड केई निकालने बोल रहा है, केडी एंड केई निकालने बोल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ है, आपको वैक दे दिया है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे, एंड आपको केडी और केई निकालने बोल रहा है। निकल जाएगा, बताऊं कैसे निकलेगा। मैंने क्या बोला आपको, एक इक्वेशन यानी एक वेरिएबल, दो इक्वेशन यानी दो वेरिएबल। तो दो इक्वेशन अपने पास हैं, एक बुक वैल्यू वेट्स के ऊपर अपने को दे रखा है वेक, एक मार्केट वैल्यू वेट्स के ऊपर अपने को दे रखा है। दो इक्वेशन हो गई तो दोनों केडी के उसमें से निकल जाएगा, दोनों वेरिएबल उसमें से निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, दोनों की इक्वेशन ड्राफ्ट कर दो। ठीक है, बुक वैल्यू वेट्स के ऊपर इक्वेशन क्या बनती है, देखो अभी वो टेबल मत बनाना, इस इक्वेशन बनानी अपने को। इक्वेशन क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू 11%। ठीक है, इसमें से केडी अपना अननोन है, के अपना अननोन है। वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी नोन है, क्या वो डालेंगे तभी तो दो वेरिएबल बचेंगे। तो अपने को वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी डालना पड़ेगा, तभी जाके दो वेरिएबल बचेंगे, डेट एंड इक्विटी की कॉस्ट। तो ढूंढो कहाँ है वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिखा है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। बुक वैल्यू टर्म्स में क्या है,
कंपनी मेंटेन्स अ ट्रेडिशनल बैलेंस शीट विद एन इक्वल रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट। तो सिंपल सी बात, जितना भी अमाउंट है उसके अंदर अगर लेट्स से इक्विटी अगर एक्स अमाउंट है, अगर इक्विटी एक्स है तो डेट भी एक्स है। अगर इक्विटी एक्स है तो डेट भी एक्स है। तो बेसिकली आपका रेशियो क्या बन जाएगा, डेट एंड इक्विटी का वेट कितना हो जाएगा, डेट का वेट कितना हो जाएगा, एक्स डेट है, टोटल कितना हो गया 2x हो गया, तो इसका वेट हो गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5। सिंपल। तो अपन यही लिखेंगे, वेट ऑफ डेट कैसे लिखेंगे अपन, x अपॉन 2x। वेट ऑफ इक्विटी कैसे लिखेंगे, x अपॉन 2x। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डेट का वेट आ जाएगा 0.5 एंड इक्विटी का जाएगा 0.5। तो इक्वेशन क्या बन गई, 0.5 KD प्लस 0.5 KE इज इक्वल टू 11। ये एक इक्वेशन है, इससे सॉल्व नहीं होगा, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन लगेगी। दूसरी इक्वेशन किसकी बनेगी, मार्केट वैल्यू की बनेगी। ठीक है, केडी के इसमें भी अननोन है, वेट ऑफ डेट एंड वेट ऑफ इक्विटी चेंज हो जाएगा क्योंकि मार्केट वैल्यू के अंदर चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो कैसे डालेंगे उसके अंदर वेट, बात करते हैं मार्केट वैल्यू टर्म्स के अंदर। क्या बोला है कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म है, इसलिए कंपनी की जो इक्विटी है ना वो ट्रेड करती है प्रीमियम पे। ट्रेड यानी मार्केट में उसकी प्राइस प्रीमियम के ऊपर ट्रेडेड है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स इट बुक वैल्यू। जो भी उसकी बुक वैल्यू है उसका 3 टाइम्स उसकी मार्केट वैल्यू है। तो अपन ने क्या लिया था, एक्स वैल्यू ली थी ना उसकी, तो अभी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, डेट की वैल्यू ट्रेडेड पार, यानी जो बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू भी है। तो डेट की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। टोटल दोनों का मिला के कितना हो गया, 4x हो गया। तो इससे आपके पास इक्विटी का वेट आ जाएगा 3x/4x, डेट का आ जाएगा x/4x। आ गया वेट। ठीक है, x/4x 3x/4x, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। ठीक है, x/4x 3x/4x। ठीक है, वेट आ जाएगा इसका 0.25, इसका आ जाएगा 0.75। ठीक है, 12.5। अब ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन ये है। अब अगर आपने जो बेसिक 7वीं 8वीं के अंदर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करे रहेंगे, आई थिंक 8th 9th में आता है ये। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो अपन करने वाले हैं। क्या करते हैं, एक इक्वेशन में आपको दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अपना टारगेट यहाँ पे ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, दोनों का टारगेट मैं किसको बना रहा हूँ, किसको मैं हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा केडी को। कैसे हटाऊंगा समझना, ये जो इक्वेशन है इस पूरे को LHS को एंड RHS को, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.25 KD बन जाएगा 0.50 KD, ये 0.75 KD बन जाएगा 1.50 KD एंड 12.5 बन जाएगा 25। 2 से मल्टीप्लाई, सर ऐसा कर सकते हैं, अरे हाँ कर सकते हैं। LHS भी किया RHS भी किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो कर सकते हैं, सब फेयर है, दोनों साइड डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये मेरे पास नंबर निकल के आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ भी 0.5 KD आ गया, यहाँ भी 0.5 KD आ गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अपन माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 KD में से 0.5 KD माइनस होकर KD कट जाएगा, सिर्फ के ही बचेगा। तो एक वेरिएबल बच गया ना, एक इक्वेशन आ गई, एक वेरिएबल आ गया, सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या करोगे, 0.50 KD लिखा प्लस 1.50 KE लिखा इक्वल टू 25 लिखा। ठीक है, देन इसके नीचे आप लिखो ये वाली इक्वेशन, एंड इस इक्वेशन में क्योंकि अपन माइनस कर रहे हैं तो जहां जहां पे प्लस है उसको माइनस कर देना। ठीक है, एक तरीके से पूरी इक्वेशन इंटू -1 हो चुकी है, तो जहां जहां पे प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। तो माइनस ये 0.5 KD आगे प्लस आ रहा है बाय डिफॉल्ट, उसको अपन -0.5 KD कर देंगे, -0.5 KD कर देंगे। ये KE प्लस आ रहा है -0.5 KE हो जाएगा। 11 के आगे भी बाय डिफॉल्ट प्लस आ रहा है तो -11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। 1.5 KE माइनस 0.5 KE कितना बचेगा, सिर्फ 1 KE एंड 25 माइनस 11 कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो के इक्वल टू 14 निकल के आ गया, के इक्वल टू 14 निकल के आ गया। अब इस 14 के इक्वल टू 14 को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो, आप इक्वेशन 1 के अंदर डाल दो, इक्वेशन 2 के अंदर डाल दो, ठीक है, या फिर इसके अंदर डाल दो, जिसके अंदर डालना डाल दो। के इक्वल टू 14 आपके पास के डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अपन चूज करते हैं इक्वेशन 1 को, उसके अंदर के की जगह पे 14 लिख देते हैं, आपके पास के डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, इन एनी इक्वेशन 1 और 2 लेट्स पुट इन 1। ठीक है, तो के की जगह 14 रख दिया एंड बाकी क्वेश्चन अपन एज इट इज छोड़ दी। सॉल्व करोगे तो के डी इक्वल टू 8% निकल के आ जाएगा। के डी भी आ गया, के भी आ गया, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सॉल्व। देन आपको बोल रहा है कैलकुलेट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी अज्यूमिंग डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आर टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, केडी आप निकाल चुके हो, केडी कितना निकाले आप, 8 का निकाले। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट नहीं दे रखा है, तो आपको बोल रहा है कि सर आपके पास केडी आप निकाल चुके हो। ठीक है, आपको बाकी डिटेल्स हमने दे दी हैं डेट के बारे में, हमने आपको बस टैक्स रेट नहीं बताया। क्या आप हमें टैक्स रेट निकाल के दे सकते हो, निकाल देंगे। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल जाएगा, केडी अवेलेबल है, केडी का फॉर्मूला लगाना अप्रोक्सीमेशन वाला, एंड अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले में आप सिर्फ टैक्स रेट आपके पास अननोन बचेगा, वो टैक्स रेट आप निकाल पाओगे। कैसे, बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, केडी इक्वल टू 8% है तो उसको इक्वल टू 0.08 लिख दिया, एंड उसका फॉर्मूला क्या लिख दिया, इंटरेस्ट प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन।
ठीक है, यूजुअली अपन क्या करते थे, अपना फॉर्मूला क्या लगता था, इंटरेस्ट इंटू आर वी माइनस एन इंटू वन माइनस टी होता था, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी होता था, फिर अपन करते थे आर वी माइनस एन पी बाय एन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आपका डिस्काउंट ऑन इशू या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो टैक्स डिडक्टेबल है, यानी जो आप यहाँ पे आर वी माइनस एनपी करते हो ना, उसके ऊपर भी आपको रिडक्शन मिलने वाला है टैक्स का। तो आर वी माइनस एनपी बाय एन जो हो रहा है उस पर भी आपको हर साल टैक्स रिडक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ये भी इंटू वन माइनस टी हो जाएगा यहाँ पे। ये पहली बार पहला क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में खासियत है। तो ये भी इंटू वन माइनस टी हो जाएगा, तो इंटरेस्ट भी इंटू वन माइनस टी और ये वैल्यू भी इंटू वन माइनस टी। तो अपन ने इंटू वन माइनस टी को कॉमन निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर आ गया इंटू वन माइनस टी, और नीचे आरवी प्लस एनपी बाय टू तो आता ही है, ठीक है, तो वो तो आता ही है, तो वो तो वैसे ही रहेगा। नाच क्यों रही है, चलो। तो ये अपना आ गया, इक्वेशन बन गई, ठीक है, एंड आपने इसको 0.08 रख दिया। बाकी सारी वैल्यू आपको पता है, इंटरेस्ट की वैल्यू आपको पता है, कूपन रेट आपको दे दिया, 7 रुपये निकल जाएगा। इशू प्राइस बोला है 90 रुपीज़ का, ले लिया। आरबी के बारे में कुछ नहीं बोला, 100 का कर लिया, ठीक है, सब वैल्यू अपने पास, एन भी अपने पास है, सब है, सिर्फ टी की वैल्यू नहीं है, निकल के आ जाएगी, बैलेंसिंग वगैरह निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी अपने पास, यहाँ पे आएगी 0.02 और 20% आ गया, टैक्स रेट भी निकल के आ गया। अब तीसरा वाला पार्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको देखने में, ठीक है। कैलकुलेट द बीटा ऑफ द कंपनी, बीटा ऑफ द कंपनी निकालना है आपको। देखो कि अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना निकाला था, 14% का, 14 नहीं था ना, हाँ, के अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया है, बीटा निकालने बोल रहा है, तो यानी सी ए पी एम का फॉर्मूला लगेगा बेसिकली, ठीक है। सी एफ एम का फॉर्मूला क्या था, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। अब बेसिकली अगर मुझे बीटा खोजना है तो बाकी मेरे पास चीज़ें नोन होनी चाहिए, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल सकता है, राइट। तो इस इक्वेशन के अंदर तो बहुत सारे वेरिएबल है, आर एफ भी वेरिएबल है, अननोन है, बीटा भी अननोन है, आर एम माइनस आर एफ भी अननोन है। तो बीटा को छोड़ के बाकी सबकी वैल्यूज डालनी पड़ेगी, तब जाके बीटा एक अकेला अननोन बचेगा ना, उसकी वैल्यू निकल पाएगी। तो अपने को आर एफ एन आर एम माइनस आर एफ की वैल्यू खोजनी पड़ेगी सबसे पहले। तो कहाँ से खोजेंगे, ये जो आपको दिया है ना एक्स्ट्रा डेटा, यहाँ से खोजेंगे, ठीक है। कैसे, देखो आर एफ भी एक वेरिएबल है, आर एफ माइनस आर एफ पूरा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो एक तरीके से आर एफ एक वेरिएबल हो गया, आर एफ माइनस आर एफ एक दूसरा वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों को खोजने के लिए मेरे पास दो एक्स्ट्रा इक्वेशन होनी चाहिए, वो दो एक्स्ट्रा इक्वेशन मेरे पास यहाँ से ए और बी के थ्रू मिल जाएगी, इनकी सी ए पी एम रिटर्न की मुझे वैल्यूज मिल जाएंगी, यहाँ से मैं वो खोज सकता हूँ। कैसे करेंगे बात करते हैं। 15.20 की इक्वेशन लिखो, 12.80 की इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे आओ, ठीक है। के ई ऑफ ए इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा ऑफ ए इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। देन के ऑफ बी इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू बीटा ऑफ बी आर एम माइनस आर एफ। देखो आर एम एंड आर एफ कॉमन है, वो हर सिक्योरिटी के लिए अलग नहीं कि ए का अलग है, बी का अलग है, अपनी कंपनी का अलग होगा, नहीं नहीं, वो सब में सेम है। आर एफ एंड आर एफ, आर एम माइनस आर एफ, वो सब में सेम है, सिर्फ बीटा कंपनीज का चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। तो जो इनका आर एम माइनस आर एफ निकल के आएगा वही अपनी कंपनी का भी होगा, ठीक है। के ई दे रखा है आपको 15.20 का, ठीक है। आर एफ को खाली छोड़ दो, नहीं पता, 1.20 पता है, इसका बीटा ए का ऊपर दे रखा है। आर एम माइनस आर एफ को एक वेरिएबल मान लेंगे, पूरे को एक वेरिएबल मानो, आर एम माइनस आर एफ को, लेट्स कॉल इट एक्स। तो पकड़ो आर एम माइनस आर एफ पूरा एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है। आप बोलोगे आर एम आर एफ दो है, नहीं, एक ही पकड़ो उसको, एक्स पकड़ लो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 बन जाएगी बी की कंपनी से, उसका के दे रखा है 12.80 का, एंड उसका आर एफ खाली छोड़ दो, बीटा 0.80 दे रखा है, आर एम माइनस आर एफ पूरा एक तरीके से एक्स पकड़ लो। दो इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व करना है, कैसे, एक आइटम हटाना है दोनों में से, तो दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, तो 2 का हर आइटम माइनस हो जाएगा, ये 12.80 प्लस था माइनस हो जाएगा, आर एफ नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस 0.80 हो जाएगा, ठीक है। आर एफ से आर एफ कट जाएगा, 15.20 माइनस 12.80 2.4 बचेगा, ये 1.20 माइनस 0.80 0.4 इंटू आर एम माइनस आर एफ बचेगा, ठीक है। अब आर एम माइनस आर एफ को अपन ने पूरे को एक वेरिएबल पकड़ा था, राइट। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 2.4 को 0.4 को डिवीजन में ले जाओ, तो 6 का निकल के आ जाएगा आपका आर एम माइनस आर एफ। अब ये आर एम माइनस आर एफ की जो वैल्यू 6 है उसको किसी भी एक इक्वेशन के अंदर डाल दो, एंड आपके पास आर एफ की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अपन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। ये आर एफ है, बीटा 1.2 है, ठीक है, बीटा 1.2 है, एंड आर एम माइनस आर एफ 6 है, 6 ले लिया। सॉल्व करोगे आर एफ निकल के आ जाएगा 8 का, आठ भी आर एफ भी आ गया, आर एम माइनस आर एफ भी आ गया। अब अपन इसको डालेंगे के ई ऑफ जीब्रा के अंदर, जिसकी वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी, 14 निकाली थी, 14, ठीक है। उसके अंदर आर एफ रखा, बीटा ऑफ जीब्रा लिया, आर एम माइनस आर एफ लिया, आर एफ है, आर एम माइनस आर एफ है, बीटा ऑफ जीब्रा निकल के आ जाएगा, ठीक है। आर एफ कितना निकाला, अभी अपने 8 निकाला, आर एम माइनस आर एफ 6 निकाला, ठीक है। उसको डाल दो, बचेगा सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल बीटा ऑफ जीब्रा, उसका बैलेंस फिगर निकाल पाओगे, वो आपको निकल के आएगा 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वेरी गुड एडजस्टमेंट, वेरी गुड एडजस्टमेंट्स,
इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सुपर में रखा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाचता क्यों है भाई? चलो ठीक है, 11 खत्म, अब आते हैं 12th के ऊपर। इसको लिख के कर लेना प्लीज, लिख के कर लेना, लिख के कर लेना एंड अपडेट दे जाना। ये आ रखा है मई 25 के अंदर 8 मार्क्स का, एग्जाम में आया ये, पूरे पूरे एग्जाम में आ रखा है आपके एग्जाम मई 25 के अंदर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 आर एज फॉलोज। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 14 लाख का, प्रेफरेंस दे रखा है 10 लाख का, डिबेंचर दे रखा है एंड बैंक लोन दे रखा है। ठीक है, देन आपको इक्विटी की इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग वाईटीएम, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन नहीं, कॉस्ट ऑफ, आपको सीधे इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो इक्विटी बहुत सिंपली निकल जाएगा, कैसे, आरएफ दे रखा है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, बीटा दे रखा है, इक्विटी बहुत सिंपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यूजिंग वाईटीएम दे रखा है, वाइट प्रेफरेंस के बारे में बोला 10% कूपन रेट है, रिडीमेबल होगा 1065.40 पे, फेस वैल्यू 1000 का है, एन दे रखा है 3 ईयर्स का। तो सारे पात्र मिल गए आपके पास अप्रोक्सीमेशन मेथड के, प्रेफरेंस डिविडेंड निकल के आ जाएगा, आरवी दे दिया, एनपी अवेलेबल होगा, एनपी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू पकड़ लेना 1000 का। ठीक है, एन दे दिया 3 ईयर्स का, सॉल्व करोगे सिंपली निकल के आ जाएगा, बहुत सिंपली निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं, सॉरी इसमें ना आईटीएम लगाना है, वाईटीएम लगाना है, कोई बात नहीं, पात्र तो सेम ही लगेंगे ना। ठीक है, नेट प्रोसीड बाय डिफॉल्ट 1000 का पकड़ लेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड 100 का हो जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू 1065.40 का हो जाएगा। दो रेट्स अपने को चाहिए होते हैं, दो रेट्स कौन से लेंगे, दो ही रेट दे रखे हैं, देखो यहाँ पर 10 एंड 14, दो रेट, दोनों रेटों के ऊपर एनपीवी निकाल लेना, फॉर्मूला ले लेना एंड आपका 12% निकल के आ जाएगा, सिंपल है ये तो। ठीक है, मेन मुद्दा कहाँ पे आएगा इसका, बैंक लोन में एंड डिबेंचर्स के अंदर आएगा। क्या आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले तो ऐसे ही कि यहाँ पे गलती है, इन लोगों को लैंग्वेज बहुत क्लियर लिखनी चाहिए थी कि यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट, बहुत डिफरेंस हो जाता है इससे, एक वर्ड से बहुत डिफरेंस आ जाता है। पता नहीं क्या करते हैं लोग ड्राफ्टिंग के टाइम पे, कितना क्या जितना बोलो कम है, ये तो बहुत बड़ी गलती है ये। ठीक है, चलो ठीक है छोड़ो। इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लोन दे रखा है 1.30 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्रेफरेंस का तो 10% मेंशन था, ठीक है, डिबेंचर का मेंशन नहीं है, बैंक लोन का मेंशन नहीं है रेट, तो अपने को पता नहीं, और बोल रहा है कि जो डिबेंचर की रेट है उसका 1.3 बैंक लोन का रेट है, तो रेट नहीं, रेट ही नहीं अपने पास, कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको टैक्स रेट दे रखा है एंड आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से दे दी है 14% की, तो आपको केओ दे रखा है इक्वल टू 14% का। तो अब आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट एंड आपको बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट आपको निकालना पड़ेगा ऐसा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आपको कॉस्ट दे दिया है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आपके बाकी के आइटम्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा है, जो चीज़ नहीं दे रखी है उसको एक्स पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि एक्स इज, जो चीज़ अपने को नहीं दे रखी उसको एक्स पकड़ लो, जो अपने को नहीं पता जिसके बारे में उसको अपन एक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो इंटरेस्ट रेट अपना जो बैंक लोन, अपना जो डिबेंचर्स है उसका रेट आप एक्स पकड़ लो। ठीक है, एंड जो बैंक हो जाएगा उसका इंटरेस्ट रेट उसका 1.3 टाइम्स हो जाएगा, तो 1.3x हो जाएगा वो। बात करते हैं डिबेंचर की, आप पकड़ लो एक्स इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेट इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर भी एक्स। अभी जो एक्स है ये एक तरीके से डेसिमल के अंदर है, जैसे अपन डेसिमल के अंदर क्या बोलते हैं 0.08 0.09, ठीक है, वैसे ही एक्स भी एक तरीके से डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझा आपको। अब आपको क्या करना है, अपन क्या करेंगे बेसिकली, देखो आपको कॉस्ट ऑफ बैक आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 14% का दे रखा है। ठीक है, यूजुअली अपन बैक कैसे निकालते हैं, अपन वेटेड एवरेज करके निकालते हैं, कि वेट लेते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अपन सबका सम करते हैं एंड सबका सम आता है 14% का। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ये 14% की वैल्यू अपने पास है, अपन क्या करेंगे डिवेंचर्स की रेट को एक्स पकड़ेंगे, टर्म लोन की भी एक्स के थ्रू अपनी निकल के आएगी, तो उनकी जो कॉस्ट अपन निकालेंगे ना डिवेंचर एंड इंटरेस्ट टर्म लोन की, उसको अपन निकालेंगे एक्स की टर्म्स के अंदर, क्योंकि एक्स तो अपने को पता ही नहीं क्या है, अपन निकालेंगे एक्स की टर्म्स के अंदर, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो एक्स की टर्म्स पे निकल के आएगी। ठीक है, फिर उन सबको अपन इक्वेट कर देंगे 14% से, तो उससे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, करेंगे करेंगे, मैं आपको बस और भी दे रहा हूँ कि अपन करने क्या वाले। ठीक है, करेंगे, तो अपन ने एक्स ले लिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर, अब पहले अपन इसकी कॉस्ट निकालते हैं, केडी निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि रेट तो पता नहीं है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स ही निकालेंगे केडी। कैसे निकालेंगे, कौन कौन से पात्र होते हैं, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट चाहिए होता है, इंटरेस्ट इंटू 1 - t, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू। ठीक है, इसका कूपन रेट तो एक्स है, ठीक है, और फेस वैल्यू कितना है डिवेंचर का 100 का है, तो 100 इंटू एक्स आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा, 100 इंटू एक्स हो जाएगा। देन आपको आरवी, आरवी ने रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप क्या लोगे, डिवेंचर से रिडीमल है पार, पार बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, तो यानी जो 100 का है
100 में रिडीम होगा, एन हो जाएगा 5 ईयर्स का, एंड टैक्स रेट आपका हो जाएगा 0.30 का, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 की हो जाएगी। तो एक एक पात्र करके निकालते हैं। आरवी 100 का हो गया, नेट प्रोसीड्स कैसे निकलेगा, कुछ नहीं बोला इशू प्राइस के बारे में, फेस वैल्यू पकड़ लो 100 की, मार्केट प्राइस भी नहीं दे रखी, ठीक है, 100 लिया, उसमें से 4 कैलकुलेशन कॉस्ट माइनस किया, 96 आ गया क्योंकि मार्केट प्राइस नहीं दे रखी, ठीक है। एन आपको 5 ईयर्स का दे रखा है, टैक्स रेट आपको दे रखा है 30% का, सारी वैल्यूज आपके पास इसके अंदर है, ठीक है। सिर्फ एक नहीं है, एक्स की वैल्यू, कोई नहीं, इंटरेस्ट को आप 100x ही रख दो, 100x इंटू 1 माइनस 0.030, 100 माइनस 96/5, 100 प्लस 96/2, ठीक है। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये नंबर निकल के आएगा 70x प्लस 0.8 डिवाइड बाई 98, ठीक है, ये नंबर निकल के आएगा। अब क्योंकि देखो अपन ने यहाँ पे क्या इंटू 100 किया है, नहीं किया है ना, तो ये जो KD भी निकल के आया, ये एक तरीके से डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, ये परसेंटेज वाला नंबर नहीं, इसको आप ऐसा नहीं बोलोगे ये 18% है, नहीं, ये एक तरीके से 0.18 है, ठीक है, डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आगे मालूम पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से आप KT भी निकालो, KT भी निकालोगे, यानी कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, टर्म लोन की कॉस्ट कैसे निकलेगी, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी करके, क्योंकि मैंने बात करी ना, तो उसकी नेट प्रोसीड दे रही ना, तो फिर ना कुछ भी नहीं दे रहा, सीधे इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट अपन ने कितना लिया है, 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसका एक्स था तो इसका 1.3x हो जाएगा, 1.3x इंटू 1 माइनस टी, तो कितना आ गया 0.91x आ गया। अब ये भी एक तरीके से डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब अपने पास KT आ गया, KD आ गया एक्स की टर्म्स में, एंड अपने पास KP और KE तो ऑलरेडी है, तो अपन क्या करेंगे, बैक का टेबल बना देंगे, ठीक है। चारों सोर्स लिखेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर लोन, इनके चारों के अपन ने अमाउंट लिख दिया, वो अपने को डायरेक्टली दे रखे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अमाउंट कितने हैं, 14, 10, 960, 640, ठीक है। चलो तो इन वैल्यूज को अपन यहाँ पे एज इट इज अमाउंट को रख देंगे, ठीक है, एंड इनका वेट निकाल लेंगे, वेट तक आ गया। बस जब इनकी कॉस्ट लेने की बारी आएगी ना, तो अपन जो डिबेंचर लोन की बात है उनकी कॉस्ट अपनी एक्स की टर्म्स पे आएगी, वही मैंने आपको बताया एक्स की टर्म्स में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ही गलती होगी, बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या कि क्योंकि ये एक्स जो है, ये जो नंबर है एक तरीके से डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको बाकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस की जो कॉस्ट है ना, वो भी आपको डेसिमल में ही लिखनी पड़ेगी। 20% निकल के 0.20 लिखेंगे, ये 12% निकल के लेकिन 0.12 लिखेंगे सर, लेकिन आपने तो कहा था यहाँ, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट परसेंटेज में लिखनी होती है, हाँ उन केस में आप परसेंटेज ही फॉलो करोगे, लेकिन इस वाले केस के अंदर क्योंकि दोनों डेसिमल वाले हैं, तो अपने को इनको भी डेसिमल में लेना पड़ेगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप में आपको ध्यान रखना है कि जब आप वैक आपको दे रखा है एंड आप इनकी वैल्यू निकाल रहे हो एक्स की, तब आपको इनको डेसिमल में रखना है, ईजी हो जाएगा। एक और तरीका है अपन कर सकते हैं कि कैसे इनको अपन परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन खामा का कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्या मतलब, ठीक है। इसको आप डेसिमल में रखना, सिंपल ई सोल्यूशन है। वहां पे सिंपल रहता है जब परसेंटेज में रखते हैं, यहाँ पे सिंपल रहेगा जब आप इसको डेसिमल में रखोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करना एंड आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिखना, ठीक है। इस 0.24 को आपको मल्टीप्लाई करना इनसे, तो ये वैल्यू बन जाएगी ऐसी, ये 0.24 पूरे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 98 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। देन ये 0.16 पूरे से मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इन चारों का जो सम है वो आइडियली 14 आना चाहिए। अब ये भी डेसिमल में होगा तो 0.14 बोलेंगे अपन, ठीक है। तो इन चारों का सम ले लो एंड इक्वेट कर दो 0.14 से, इन चारों का सम ले लिया एंड इक्वेट कर दिया 0.14 से, ठीक है। बस आपका x अब यहाँ से बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, क्योंकि अब पूरा एक ही वेरिएबल है x, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन आपको उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा कि 98 नीचे अटक रहा है ना, एक नीचे अलग से निकला 98, इसको एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड 98 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके 98 हट जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 98 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 98 से, ठीक है। पहले तो ये 0.7 0.03 है, ये हो जाएगा 0.10, उसको यहाँ ले जाके पहले माइनस कर देना, तो यहाँ बचेगा 0.04। अब पूरे को 98 से मल्टीप्लाई करके 98 को उड़ा देना, ठीक है। फिर सारी एक प्लेन इक्वेशन आ जाएगी, इस प्लेन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका एक्स निकल के आ जाएगा 0.1199999, जिसको अपन बोल सकते हैं 11.999% या फिर 12%, ये भी डेसिमल में आएगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आ गया क्या, एक्स की वैल्यू आई। अभी अभी KD और KT नहीं आया, ये एक्स की वैल्यू आई है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, खुश मत हो जाना, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन तो अपने पास आ गया डायरेक्टली 1.3x, तो x को इंटू 1.3 करेंगे तो इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक लोन आ जाएगा। इसको भी अपने को कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, KD का फॉर्मूला कितना निकल के आया था, वैल्यू x के टर्म्स में ये निकल के आया था, इसमें x की वैल्यू डाल देना तो KD सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है। x की जगह 12 रख दिया, बाकी क्वेश्चन एज रख दी, सॉल्व होकर आ गया ये 9.39। KT की वैल्यू कितनी निकल के आई थी,
उसका तो इंटरेस्ट रेट पूछा है, तो 1.3x, तो 1.3 इंटू 12 15.6, क्वेश्चन खत्म। लिख के कर लेना, प्लीज लिख के कर लेना। अब अपन लोग मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। एंड जिस दिन आपने मैराथन देखना स्टार्ट किया था, आई होप पहले दिन ही आपने 2 चैप्टर तो मिनिमम निपटाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, मैराथन में अपने लिए नहीं बना रहा, आप लोग की प्रोग्रेस के लिए बना रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आपने 2 चैप्टर मिनिमम कंप्लीट कर लिया आज ही ना कमेंट सेक्शन में डालकर जा रहे हो कि सर 2 चैप्टर्स आर नाउ डन। 2 चीज़ें मुझे आपसे बात करनी है इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले। सबसे पहला तो देखो, अपन जब IRR निकालते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, तो अपने को चीज़ ध्यान देनी होती है कि अपने जो कैश फ्लोस अपन ले रहे हैं, अच्छा ये क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, जो अपने को ये कैश फ्लोस लेने होते हैं, ठीक है, एंड अपने को यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यूज लेनी होती है, इनको अपने को 2 डेसिमल प्लेस तक मिनिमम लेना चाहिए। 2 तक मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 तक लोगे तो और बेटर है, लेकिन 2 तक ले लेना मिनिमम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अच्छा देख समझना, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है ना, अमाउंट जो आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट है। 42 रुपीज़, 74 रुपीज़, 5 रुपये, 100 रुपये, ये कोई चिंदी चिंदी अमाउंट है, राइट? तो ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के ऊपर 0.42 को भी अगर अपन ने जीरो, अगर अपना 5.42 है उसको अपन ने 5 कर दिया, तो अपन ने बहुत मैसिवली डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बिकॉज 0.42 5 रुपये के ऊपर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। तो अपने को कोशिश करनी कि अपन 2 डेसिमल प्लेस तक सारे वैल्यूज को रखें, एंड अपन यहाँ पे भी जब लगाएंगे तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे। आंसर भी अपना 2 डेसिमल प्लेस तक यूजुअली होता ही है। ठीक है, उससे आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के जब अपन चल जाएंगे, वहां पे अपने कोई नीड नहीं रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो अपने कैश फ्लोस होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। आप लाखों में बातें कर रहे होते हैं, करोड़ों में बातें कर रहे होते हो, उसमें क्या चिंदी चिंदी अपन 0.12 0.13 की बात करेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ जाएगा उससे IRR के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वेरी कर दिया अगर आपने डायरेक्टली राउंड ऑफ कर दिया तो 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है अपने को। ठीक है, चलेगा ये चीज़। चलो, फर्स्ट चीज़ ये है। सेकेंड चीज़ बात करनी है अपने को कि केडी को कब अपन बिफोर टैक्स मानते हैं, कब आफ्टर टैक्स मानते हैं ना, ये है ना। तो मैं कहूँगा चलो अपन बात करते हैं। जाओ देखो, सबसे पहले चीज़ समझना, केडी जो अपना होता है वो यूजुअली आफ्टर टैक्स ही मानेंगे अपन। ठीक है, यूजुअली केडी, यूजुअली अपन उसको आफ्टर टैक्स ही मानने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जब अपन जिसमें अपन उसको बिफोर टैक्स मानते हैं। ठीक है, कौन सी एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं? जब आपको स्लैब दे रखे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था स्लैब वाला, आपको ध्यान है, जिसके अंदर अपने को दे रखा था ये डेटा कि देखो कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 2.5 लाख, अबव 2.5 लाख एंड दिस अबव दिस, राइट? एंड यहाँ पे आपको रेट दे रखा है। अब यहाँ पे तो देखो क्लियरली लिखा होता है बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है। अगर ये लाइनें नहीं लिखी होती तो आप इनको क्या इंटरप्रेट करते हैं? ठीक है, तो जब भी आपको इसे स्लैब दे रखे हो एंड ऊपर कॉस्ट ऑफ डेट लिखा हो, तो इवन दो कॉस्ट ऑफ डेट का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है आफ्टर टैक्स, लेकिन अपने को इन स्लैब्स को, इन रेट को, कॉस्ट ऑफ डेट को बिफोर टैक्स मानना है। बिफोर टैक्स यानी इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप इसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट केडी नहीं मानोगे, इसको आप बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मानोगे, विच बिकम्स इंटरेस्ट रेट ओनली। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लिखा हो तो कॉस्ट ऑफ डेट मीन्स स्लैब वाले केस के अंदर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला एक्सेप्शन क्या हो गया इसका? स्लैब। समझ गया आपको? यहां पे अपन बिफोर टैक्स लेने वाले हैं। दूसरा चीज आपका आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। जब आप यूनिट 1 करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में मेरे साथ EVIT EPS MPS एनालिसिस, उसके अंदर आप नोटिस करोगे, वहां पे आपका वापस से बताऊंगा आके, कि जब वहां पे ऐसा दे रखा होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा होता है, वो भी दे रखा होता है 8%, देन आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दे रखा होता है, ये भी दे रखा होता है 8%। ठीक है, तो अब जो दोनों दे रखे हैं, अब यूजुअली तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हमेशा आफ्टर टैक्स ही होती है, उसमें तो बिफोर टैक्स का ऑप्शन ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन अपन क्या मानेंगे कि ये एक्चुअल में कॉस्ट नहीं दे रखी, ये अपने को दे रखी है रेट। तो ये भी इंटरेस्ट की रेट हो गई, ये भी प्रेफरेंस की रेट हो गई। तो इंटरेस्ट की रेट बन जाती है बिफोर टैक्स और प्रेफरेंस की रेट तो आफ्टर टैक्स की होती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इनको रेट की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन ये हो गया। तीसरा एक्सेप्शन क्या होगा? जहां पे खुद ही लिख के दे दे, वो आगे लिखे कॉस्ट ऑफ डेट लेकिन ब्रैकेट में लिखे बिफोर टैक्स। ठीक है, ऐसा लिख के दे दे। तो ऐसा लिख के देगा तो मतलब अब खुद ही बोल रहा है बिफोर टैक्स है, तो आप थोड़ी मानोगे आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो इन सिचुएशंस के अलावा ये अपने एक्सेप्शंस है। इनके अलावा बाकी सारे केसेस के अंदर आपको क्या मानना है कि केडी आफ्टर टैक्स ही लेने वाले अपन। ठीक है, यानी सब कुछ काट पीट के, जो भी केडी दे रखा है आफ्टर टैक्स है, सब कुछ काट पीट के इफेक्टिव एकदम। ठीक है, लेकिन इन एक्सेप्शंस के अंदर आप लोग है कि वो बिफोर टैक्स यानी रेट बन जाता है वो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब अपन बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। चलेगा, अब अपन आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को स्टार्ट करते हुए। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर आई नो तुम्हारे को इसके अंदर क्या कंफ्यूजन रहता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर बच्चे को कंफ्यूजन रहता है सर कैश फ्लो निकालने में।
कैश फ्लो ही तकलीफ है बच्चे की इसके अंदर, राइट? क्योंकि देखो टेक्निक्स को इसको बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, टेक्निक्स बहुत ईजी है। मेन कंफ्यूजन आता है इसके अंदर बच्चे को कैश फ्लो निकालने में। सबसे पहले ठीक है, इस चैप्टर के लिए मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आप पहले कैश फ्लो निकालना समझो मेरे साथ, उसके बाद अपन जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ये बेस है, ये बेस है, इसको ध्यान से समझना, इसको स्किप मत कर देना कि सर नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन, अच्छा इसके बिना नहीं हो पाएगा ना क्वेश्चन अच्छे से। देखो तीन चीज़ें समझना, ठीक है? एक होती है अपनी अकाउंटिंग बुक्स, जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं जब अकाउंटिंग चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर बनाते हो। एक होती है टैक्सेशन की बुक्स, जो आप टैक्सेशन के अंदर बनाते हो। देन अपना होता है कैश फ्लो, कैश फ्लो जो आप अकाउंटिंग के अंदर, जिसको आप कैश अकाउंट बोलते हो, उसी को अपने को लेना होता है इन्वेस्टमेंट डिवीजन के अंदर। अपने को सिर्फ कैश फ्लो से मतलब होता है, ठीक है? अपने को अकाउंटिंग बुक्स से मतलब नहीं है, अपने को टैक्सेशन बुक से मतलब नहीं, अपने को मतलब किससे? कैश फ्लो से। पूरा इन्वेस्टमेंट डिवीजन का चैप्टर इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, एक्सेप्ट फॉर वन टेक्निक। एक टेक्निक को छोड़ के बाकी सबके अंदर अपने को कैश फ्लो चाहिए होता है। अब कैश फ्लो तक पहुंचने का तरीका कैसा है समझना, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं अकाउंटिंग की तरह, नहीं नहीं, वैसा नहीं करने वाले। अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक सिंपल शॉर्टकट अपनाने वाले। देखो अकाउंटिंग बुक्स और टैक्सेशन बुक्स दोनों अक्रूवल के ऊपर चलती हैं, आपको पता है ना, दोनों अक्रूवल सिस्टम पे फॉलो करती हैं। तो वो उनकी कैश फ्लो से टक्कर है एक तरीके से। ये अक्रूवल के ऊपर है दोनों, और कैश फ्लो तो कैश बेसिस के ऊपर होता है कि कैश आया तब रिकॉर्ड होगा, ठीक है? कैश तब रिकॉर्ड होता है। अक्रूवल बोलता है नहीं नहीं नहीं, सेल हो गई रिकॉर्ड कर दो, ठीक है? कैश जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। लेकिन ये अक्रूवल के ऊपर चलते हैं दोनों जने, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? तो एक तरीके से दोनों एक टीम में हो गए, ये दोनों वन टीम में है। तो इन दोनों के लिए अपन एक सेम स्टेटमेंट बनाएंगे। आप जो सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का वर्किंग करते थे, ठीक है, वो आप जो अभी तक अपन बनाते आ रहे थे, सेल्स का, वेरिएबल कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट का, ठीक है, अभी तक जो अपन बना रहे थे सेल्स से लेके ईबीआईटी तक का, आपको सेम एज इट इज वापस वैसे ही बनाना है, ठीक है? क्योंकि वो भी अभी तक जो अपन बनाते आ रहे थे वो अक्रूवल के ऊपर ही होता था, ठीक है? वो अकाउंटिंग बुक से डेटा निकाला हुआ ही होता था। तो अपन को सेम वैसा बनाना ही है सेल से लेके ईबीआईटी तक का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सेल्स ले लेंगे। तो आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो 20 लाख की सेल है, ठीक है? उसके अंदर 2 लाख रुपए तो कलेक्ट ही नहीं हुआ सेल्स में, लेकिन फिर भी अपन इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं लेवरेज के अंदर जहाँ पे भी, तो अपन वो 2 लाख को सेल के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग बुक्स के अंदर सेल 20 लाख के दिखे तो अपन 20 लाख की ही सेल लेने वाले हैं, भले से 2 लाख कलेक्ट हुआ और नहीं हुआ, ठीक है? तो 20 लाख की सेल लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी की पूरी आएगी, लेट से 3 लाख की अपन ने ले ली, ठीक है? देन अपन माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अंदर अपना डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होगा, लेट से 1 लाख रुपए का। तो अपना टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख का हो गया। कितना बचा अपना ईबीआईटी? 3 लाख 5 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा अपने पास 12 लाख का ईबीआईटी, ठीक है? 12 लाख का आपका ईबीआईटी, ये आपका अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से ईबीआईटी बन के आता है। सेम टैक्सेशन के हिसाब से भी ऑलमोस्ट यही बन के आएगा, ठीक है? क्योंकि टैक्सेशन और अकाउंटिंग एक टीम में, दोनों ही एक तरीके से अक्रूवल के ऊपर चलते हैं सर। लेकिन टैक्सेशन की वर्किंग तो अलग होती है राजा, वो तुम टैक्सेशन के अंदर करना। यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट डिवीजन के हिसाब से समझोगे तो टैक्सेशन और अकाउंटिंग का ऑलमोस्ट सब कुछ सेम सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ फर्क लेके नहीं चलते अपन। तो अकाउंटिंग के हिसाब से भी यही, टैक्सेशन के हिसाब से भी यही, सिंपल चीज़, ठीक है? बस आपको यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपका ईबीआईटी आ गया, समझ रहे एक चीज, उसके बाद आपका ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी का तो अपन क्या माइनस करते थे, इंटरेस्ट माइनस करते थे। वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे माइनस नहीं करोगे। क्यों नहीं माइनस करोगे? क्योंकि अपने को पहुंचना है कैश फ्लो तक, ठीक है? कैश फ्लो अपन बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिवीजन के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट डिवीजन का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आपकी सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट ही आएगी, एक भी फाइनेंसिंग कॉस्ट आपको कैश फ्लो के वर्किंग के अंदर नहीं लेनी है। इसका रीजन क्या है, इसको डेप्थ में हमने समझा है रिविजन वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कोई भी फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं आएगी, ना तो इंटरेस्ट आएगा, ना प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, ना इक्विटी डिविडेंड आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ईबीआईटी तक की ही आपकी वर्किंग आएगी एज पर अकाउंटिंग, ठीक है? तो इंटरेस्ट का स्टेप मिस हो जाता है, तो ईबीआईटी ही ईबीटी बन जाएगा एक तरीके से, ईबीआईटी ही ईबीटी बन जाएगा। ईबीटी के बाद अपन क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे। तो वो टैक्स लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट टू बी इग्नोर्ड। आप लगाते थे टैक्स, वो टैक्स आपका डायरेक्टली ईबीआईटी के ऊपर लगेगा क्योंकि यही ईबीटी है, ठीक है? लेट्स से 30% का टैक्स है, तो ये 30% टैक्स आपने इस 12 लाख के ऊपर निकाला। माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ गया, डायरेक्टली ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ये जो पूरा तामझाम यहाँ पे हुआ है, ये अकाउंटिंग और टैक्सेशन के हिसाब से हुआ एक तरीके से, ठीक है? कैश फ्लो तक अपन नहीं पहुंचे अभी तक। अब इसी नंबर को अपन फेंक देंगे कैश फ्लो निकालने के लिए, ठीक है? कैश फ्लो के लिए नीचे बना चुके हैं। ईएटी अपन ने उठाया 8,40,000 का। अब कैश फ्लो बोलेगा यार तुमने अकाउंटिंग के हिसाब से ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो मैं मानता ही नहीं हूँ, जो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं करता हूँ, तो पहले मैं भी उनको एडजस्ट करूंगा, ठीक है? सबसे पहले आपने क्या एडजस्ट किया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक सबसे मेजर नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन है। कैश फ्लो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कैश फ्लो बोलता है कैश में है ही नहीं, मैं क्या को लूँ उसको। तो डेप्रिसिएशन को अपन रिवर्स कर देंगे, एड बैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन एड बैक हो जाएगा 1 लाख का, ठीक है? देन आपका यहाँ जो अनकलेक्टेड सेल थी 2 लाख की, उसको भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये 2 लाख की जुड़ गई थी सेल्स में, अब आप इसको लेस कर दोगे। 2 लाख को आपने एक तरीके से इनकम की तरह लिया है, अब उसको लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन लेस हुआ था तो अपन ऐड कर दिया, ठीक है? सेल्स लेस ऐड हो रखी थी तो अपन ने उसको लेस कर दी, रिवर्स करना दोनों को, ठीक है? तो अपन ने अनकलेक्टेड सेल्स को लेस कर दिया। अब ये लेस डिडक्ट होकर जो अपने पास आया, इसको अपन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलेंगे। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, सर जब इनको रिवर्स ही करना था
तो पहले यहाँ लिया क्यों, सीधा वही कर लेते हैं। अच्छा ये बीच में आइटम दिख रहा है, ये आइटम ये क्या है, ये टैक्स, इसके लिए करना पड़ता है अपने को, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए आपको जो वर्किंग करनी पड़ेगी, टैक्स लगाने के लिए आपको पता है आपको डेप्रेशन भी लगाना पड़ता है, टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए आपको डेप्रेशन भी लगाना पड़ेगा, 2 लाख की सेल भी लेनी पड़ेगी, वाले से कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि टैक्सेशन अक्रूवल पे चलता है ना, तो थोड़ी मतलब है कि कैश है कि नहीं है, वो अक्रूवल पे चलता है, तो उसके लिए अपन ने को लेना पड़ा। जैसे ही टैक्स करेक्ट निकल के आ गया तो बस अपन ने उसको रिवर्स कर दिया। तो एक तरीके से समझो ये दोनों टैक्स के अंदर अपना, ये दोनों खुद तो रिवर्स हो गए लेकिन अपनी यादें टैक्स के अंदर छोड़ के चले गए। कैसे, टैक्स को कम या ज्यादा करके चले गए ये लोग, ये अपना इफेक्ट छोड़ के चले गए टैक्स के ऊपर, एंड खुद रिवर्स हो गए। वो खुद तो चला गया लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इफेक्ट डाल के चला गया। ठीक है, वैसा सीन है। तो ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल के आ गया। समझ में आ गया आपको वर्किंग। अब इन दोनों को क्लब करके अपन को बनाना होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे अकाउंटिंग का बताया, यहाँ पे मैंने आपको अलग से बताया किसका, कैश फ्लो का। दोनों को अपन एक स्टेटमेंट के अंदर जोड़ के देखते हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझना मेरे साथ, ये तो तब था जब डेप्रिसिएशन अपने को सिर्फ 1 लाख रुपए का दे रखा था, तो अपन ने बाय डिफॉल्ट क्या माना, आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो मैंने यहाँ पे टैक्स लगाया है उसके लिए मेरे डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी था। ठीक है, एंड ये 2 लाख का भी मुझे सेल्स लेना जरूरी था। अगर आपको क्वेश्चन में ये लाइन दे रखी हो कि टैक्सेशन के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो तो 1.5 लाख का है, वो तो 1 लाख का है ही नहीं, वो तो 1.5 लाख का है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो फिर आपको एक सिंपल सा काम करना होगा कि जो आपने पे फिक्स कॉस्ट ली थी ना, जो आपने फिक्स कॉस्ट ली थी इधर यहाँ पे 5 लाख की, उसके अंदर आपका 1 लाख का डेप्रिसिएशन भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, लेकिन टैक्सेशन बोल रहा है कि मेरे हिसाब से डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का होना चाहिए। तो आइडियली ये जो 1 लाख का डेप्रिसिएशन है ये तो कम है, होना 1.5 लाख का चाहिए था। अब यहाँ पे टैक्स निकालोगे, टैक्स निकालोगे तो किसके हिसाब से निकालोगे? टैक्सेशन लॉस के हिसाब से निकालोगे। टैक्सेशन लॉस क्या बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन 1.5 लाख है, तो फिर 1 लाख का अमाउंट तो करेक्ट नहीं है, अपने को 1.5 लाख लेना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस फिक्स कॉस्ट में से पहले 1 लाख का डेप्रिसिएशन को हटा देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितनी फिक्स कॉस्ट बचेगी? 4 लाख की बचेगी। तो आपका क्या बनेगा, सेल 20 लाख का आ गया, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख का आ गया, फिक्स कॉस्ट 4 लाख का आ गया। ठीक है, इसको अपन फिक्स कॉस्ट को अपन ने एक्सक्लूडिंग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लिया है। तो अब एक चीज समझना, आपके सारे इफेक्ट आइटम्स लेस हो चुके हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है। तो इसको अपन, इस नंबर को अपन क्या बोलेंगे, 13 लाख को, इसको अपन बोलेंगे ईबीटीडी, यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ, टैक्स लेस नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, तो अब आप अपना टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करोगे 1.5 लाख का, तो आप क्या माइनस करोगे, टैक्स डेप्रिसिएशन 1.5 लाख का। तो आपकी अब जो ईबीआईडी निकल के आएगी वो 11,50,000 की निकल के आएगी, पहले वाले से 50,00,000 कम, क्योंकि आपने टैक्स डेप्रिसिएशन ले लिया अभी, क्योंकि अपने को करेक्ट टैक्स निकालना है। करेक्ट टैक्स निकालने के लिए डेप्रिसिएशन भी करेक्ट वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि अकाउंटिंग बुक्स और टैक्सेशन बुक्स एक ही टीम में है, जब तक उनके बीच में कोई बता ना दे कि अच्छा ये आपका फर्क है। जैसे जैसे उन्होंने बताया कि अच्छा ये फर्क है आपका टैक्स के अंदर, तो अपन ने उसको एडजस्ट कर दिया ताकि अपना टैक्स का अमाउंट सही से निकल के आ जाए। करेक्ट बात है। तो अपना यहाँ पे ईबीआईडी आ गया 11,50,000 का, एंड इंटरेस्ट अपने को लेना नहीं है, तो यही अपना एक तरीके से ईबीटी हो जाएगा। अब इस ईबीटी के ऊपर अपना माइनस होगा टैक्स 30% का, जो आपके 11,50,000 के ऊपर निकल के आएगा कितना, एक सेकंड रुको, 11,50,000 के ऊपर आपका टैक्स निकल के आएगा 30% का। ठीक है, अब ये करेक्ट टैक्सेबल इनकम निकल के आ चुकी है अपनी, इसके ऊपर टैक्स निकल गया 30% का, एंड ये आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो गया। अब इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को आप लेके जाओगे किसके अंदर, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के अंदर, वर्किंग में। अब वापस से आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जो आपके नॉन कैश थे। ठीक है, सबसे पहला डेप्रिसिएशन अपन यहाँ पे लेस किया था 1.5 लाख का, उसको अपन एड बैक कर देंगे। देन अपने 2 लाख की सेल इनकम ले रखी थी, उसको अपन माइनस कर देंगे। फिर अपने पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा 7,55,000 का। तो आप समझ गए बेसिकली वर्किंग क्या करनी है। पहले अपन अकाउंटिंग और टैक्सेशन के हिसाब से निकाल लेते हैं अपना ईएटी तक का वर्किंग अपन अकाउंटिंग और टैक्सेशन के हिसाब से कर लेते हैं। देन उसके आगे अपन एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं कैश फ्लो तक पहुंचने की। तो कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए अपनी अप्रोच जो है थोड़ी अतरंगी है। अपन डायरेक्टली कैश फ्लोज नहीं निकाल रहे हैं, अपन पहले अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन को बेस ले रहे हैं, देन उसके बेसिस पे अपन निकाल रहे हैं कैश फ्लोज। इन सबको अगर अपन एक क्लब कर लेंगे तो अपना कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट बन जाएगा, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट है। सबसे पहले आपने ले ली सेल्स, माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करिए अपने फिक्स कॉस्ट में से बुक डेप्रिसिएशन आप हटा देना, अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अपने को अलग से लेना है तो। ठीक है, अगर टैक्स डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है तो पहले फिक्स कॉस्ट में से बुक डेप्रिसिएशन हटा देना, बुक्स यानी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हटा देना, बाकी की फिक्स कॉस्ट लेस कर देना, तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, देन उसके बाद माइनस करना उसमें से टैक्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करना है अपने को करेक्ट टैक्स अमाउंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आगे अपने पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसी को अपन टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, ईवीआईटी भी यही है। इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या फिर नेट इनकम, उसमें अपन एड बैक कर देंगे टैक्स डेप्रिसिएशन का रिवर्सल।
ठीक है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर आपका डेप्रिसिएशन का रिवर्सल ही होता है, इसके अलावा कोई और आइटम होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के अंदर 2 लाख की सेल भी बताई थी अनकलेक्टेड, राइट, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर नहीं होती, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के अंदर होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ भी गया, कोई दूसरा नॉन कैश आइटम आ गया, तो आपको यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया। ठीक है, वो आप एडजस्टमेंट करोगे, देन आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये जो आपने वर्किंग करी है, ये आपकी एनुअल वर्किंग है कि एनुअल कैश फ्लोज जो मेरे पास आने वाले हैं वो इस टाइप से निकल के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको छोटी सी वर्किंग और करनी पड़ती है। छोटी सी वर्किंग और क्या करनी पड़ती है, ये आपकी थी, देखो कोई भी आप प्रोजेक्ट का कैश फ्लोस निकालोगे, उसके अंदर 3 भाग होंगे। सबसे पहला, प्रोजेक्ट जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ है, लेट्स से आज मैंने प्रोजेक्ट लगाया, आज मैं किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके साथ किस में कर रहे हो, राजा मैं तुम लोगों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग का रिजल्ट मेरा रिटर्न है। ठीक है, चलो ये ईयर 0 पे मैंने आज एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कैश गया, मैंने पैसा खर्च किया होगा तभी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पे ईयर 0 पे मेरा एक इन्वेस्टमेंट गया, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, इसको आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो, इसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो, इसको प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो। मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोलना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आपको लॉजिकली आगे समझ में आएगा कि क्यों इसको इन्वेस्टमेंट ही बोलना चाहिए। ठीक है, ईयर 0 पे एक इन्वेस्टमेंट होती है, ये आपका पहला कैश फ्लो है। ठीक है, देन लेट्स से प्रोजेक्ट था 10 लाख 10 साल का। ठीक है, तो ईयर 0 से लेके ईयर 10 तक हर साल ये कुछ ना कुछ कैश फ्लो कमा के देगा। ठीक है, तो इन 10 सालों के अंदर जो कैश फ्लो कमा के देगा, इनको हम बोलते हैं इंटरिम कैश फ्लोस या फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, 10 सालों के जो कैश फ्लोस हैं। फिर 10वें साल पे क्या होगा, आप इसी प्रोजेक्ट को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, असेट्स को बेच बाच के खत्म कर दोगे, उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, कि प्रोजेक्ट अभी टर्मिनेट हो रहा है, तो उस टाइम पे जो कैश फ्लो आएगा उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल कैश फ्लो, शॉर्ट में TCF। ये कब आएगा, ईयर 10 पे आएगा। तो अपने को ये बेसिकली 3 कैश फ्लोस टाइप के निकालने रहते हैं। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, दूसरा CFAT का जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तीसरा आपका टर्मिनल कैश फ्लोस का, कि जब आपने प्रोजेक्ट बेचा है, खत्म किया है, तब कौन से कैश फ्लोस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है CFAT की। ये दोनों जो है इन्वेस्टमेंट और टर्मिनल की, मैं आपको आगे बता दूंगा, ये बहुत सिंपल सी, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इनके अंदर। ठीक है, मेजर वर्किंग CFAT की होती है, जो मैंने आपको सिखा दी। क्लियर, CFAT की वर्किंग क्या है, पहले आप अकाउंटिंग के हिसाब से बनाओगे, अकाउंटिंग सेक्शन के हिसाब से बनाओगे, EBIT तक की, EAT तक की वर्किंग। ठीक है, जिसमें टैक्स डिप्रेशन को अपन को टैक्स, अगर टैक्स और अकाउंटिंग में कोई फर्क दे रखा है तो अपन उसको फर्क करेंगे दोनों के बीच में, वरना दोनों का कॉमन ही चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद अपन कैश फ्लोस के एडजस्टमेंट करके कैश फ्लो तक पहुंच जाएंगे। क्लियर, चलो समझ में आ गया आपको। अभी अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन कौन सा कराओगे सर? सर राजा पहले नंबर पे अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, ये मे 8 में आ रखा, 8 मार्क्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैन 26 के अंदर जो क्वेश्चन आया था आपका ARR वाला, वो इसी के अंदर, इसी के मिलता जुलता था एकदम। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते तो ARR वाला आपका अच्छे से निकल जाता है, लास्ट टाइम भी सुपरिटेंडेंट में था ही। ठीक है, कंपनी हो कंसिडर कर रही है इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट, द एक्सपेक्टेड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट विल बी ₹2 लाख। एक्सपेक्टेड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट 2 लाख। तो ये क्या है, आज प्रोजेक्ट जब इन्वेस्ट करना है तो ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, विल बी 5 ईयर्स, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 5 ईयर्स, 5 साल कमा के देगा, विद नो सैल्वेज वैल्यू। नो सैल्वेज वैल्यू मतलब जब इसको बेचेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। ठीक है, यहाँ पे ही वो घुमाता है। मैंने जैन 26 की सर्टिफाइड कॉपी चेक करी है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया, जबकि बहुत सिंपल था, ऑलरेडी यहाँ पे कवर्ड था। ठीक है, क्यों गलती किया है, क्योंकि उन्हें कैश फ्लो नहीं समझ में आता, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं जो हमें आइटम दे रखा है, जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, ये कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें कौन सा वाला आइटम है, कौन सा कहां पे आ रहा है, ये कौन सा आइटम है, क्या ये EBTD है, क्या ये EBIT है, क्या ये EAT है। ठीक है, बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज समझो, मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट बना के दिखाया। ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाया ना पूरा, ये स्टेटमेंट ऐसा बनता है। अब आपको जो क्वेश्चन में डेटा देगा वो हो सकता है आपको ये सारा सेल्स दे दे, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे दे। अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली एक एक आइटम लिख के देगा तो आपको पूरी वर्किंग करनी रहेगी स्टार्ट टू एंड, ताकि आप CFAT निकाल सको। कुछ क्वेश्चन में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बीच का नंबर उठा के दे देते हैं। जैसे आपको ये दे देगा, EBTD दे देगा। ठीक है, तो आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अच्छा ये जो नंबर दिया है, क्या ये EBTD दिया है, क्या ये EBT दिया है, या क्या ये EAT दिया है, क्या दिया है। क्योंकि आइडेंटिफाई करोगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि उसके आगे के स्टेप्स कौन से लगाने। अगर आप मालूम करोगे अच्छा EBTD है तो आपको ये वाले स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, अगर वो ऑन दी अदर हैंड ये है तो आपको सिर्फ यही स्टेप्स लगाने। तो पहले पता लगाना पड़ेगा ना ये कहां पे आ रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। वो वहीं पे थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको सारा बताया। चलो यहाँ पे क्या नंबर दिया आपको, पता लगाओ। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। ठीक है, एंड टैक्स से पहले है, कौन सा नंबर हुआ बताओ। डेप्रिसिएशन के बाद टैक्स से पहले कौन सा नंबर होता है, EBIT या फिर EBT।
ठीक है, ये नंबर टैक्स डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है टैक्स से पहले, ये नंबर है ईबीआईटी या ईबीटी। अब इसके आगे क्या होगा, टैक्स लेस होगा एंड डेप्रिसिएशन एड बैक होगा एंड आपके पास सीफेट निकल के आ जाएगा। सिंपल, क्या था, ठीक है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन हुआ बच्चों को। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलोइंग, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये नंबर्स दे दिया आपको, ठीक है। प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिशिएशन का भी आपको बता दिया। देखो अब डेप्रिशिएशन के बारे में कुछ बोला नहीं है कि अकाउंटिंग का कितना है, टैक्स का कितना है, तो जो दे रखा है वही अपना सब कुछ है, यही अकेला इकलौता डेप्रिसिएशन है। अकाउंटिंग का भी यही है, टैक्स का भी यही है, तो उस अकेले को यूज कर लेना, ठीक है। द कंपनी सब्जेक्टेड टू 30% टैक्स रेट, टैक्स रेट 30% की है। रिक्वायर्ड क्या करना है, सबसे पहले आपको पेबैक पीरियड निकालना है, एआरआर निकालना है, ठीक है। देन आपको एनपीवी निकालनी है, एनपीवी इंडेक्स निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी है, आईआरआर निकालना है। तो इस क्वेश्चन से आपकी सारी टेक्निक्स की ऑलमोस्ट ग्रिप आ जाएगी। देखो टेक्निक समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैश फ्लो समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपने समझ लिया। आप टेक्निक्स इस क्वेश्चन से आप सारी समझ जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेबैक पीरियड निकालना है। देखो सारी टेक्निक सब निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कैश फ्लोस कैलकुलेट करना है। सबसे पहला काम कैश फ्लोस निकालने का। चलो कैश फ्लोस निकालते हैं। आप देखोगे सबसे पहले हर साल का अपन ने क्या किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दिया। सबसे पहले तो कितना था, 2 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट सबसे पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, प्रोजेक्ट के एनुअल कैश फ्लोस निकालना, फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर। कैसे निकालेंगे, अपने को ईबीटी दे रखा है, यहाँ ईबीआईटी बोल दो, वो ले लिया, उसमें से टैक्स लेस कर दिया, क्वेश्चन में डेट दे रखा है, उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। देन डेप्रिसिएशन निकाल के एड बैक कर देना। डेप्रिसिएशन का अमाउंट लोगों ने बोला है कितने में लगेगा, 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 2 लाख की कॉस्ट है, उसका 20% हो जाता है 40,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, उसको आप एड बैक कर दोगे। तो आपके पास हर साल का सी फैट निकल के आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। बीच में जो नंबर निकल के आएगा उसको अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। अब एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना, सबसे पहले आपको कौन कौन सी टेक्निक निकालनी है, पेबैक पीरियड निकालना है। इस एआरआर को अभी के लिए इग्नोर करो, पहले अपन बात करेंगे पेबैक पीरियड की, एनपीवी की एंड एनपीवी इंडेक्स की एंड आईआरआर की। ये 4 टेक्निक्स पहले अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पेबैक पीरियड क्या होता है, पेबैक पीरियड बेसिकली आपको बताता है कि जो आपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है वो कितने साल में पे बैक हो जाएगी आपके पास। आपने फेंका तक प्रोजेक्ट के अंदर पैसा, प्रोजेक्ट ने कितने टाइम में आपको वापस से पे बैक कर दिया, बस आपको वो टाइम साल बताना है, सिंपल। तो देखो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, 2 लाख की, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले बनाओ क्या इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है कि 2 लाख आपका कहाँ पे जाकर रिकवर हो रहा है, ठीक है, कौन से साल में जाकर रिकवर हो रहा है 2 लाख रुपए। तो आप देखोगे कि जो आपका यहाँ पे कैश फ्लो दे रखा है आपको, ये 99,500 है, ठीक है। यहाँ पे 1,10,000 हो जा रहा है, तो इसमें तो ऐसे ही ने बना नहीं रखा है, लेकिन अपने को एक टेबल बनाना होता है। अपने को क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव सी फैट निकालना होता है। क्यूमुलेटिव सी फैट मतलब बेसिकली कि अभी तक टोटल कैश फ्लोस कितना आ चुका है, जैसे यहाँ पे 99,500 का आ चुका है, ठीक है। और सेकंड ईयर तक जोड़ोगे तो 99,500 प्लस 1,10,000 हो चुका है। ये टोटल कितना होता है, आई थिंक 2,09,500 होता है ना, हाँ हाँ 2,09,500 होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जाके 99,500 की क्यूमुलेटिव सी कैश फ्लो हुआ है, यहाँ पे 2,09,500 हो चुका है। तो जो अपना 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो इन दोनों के बीच में जाके रिकवरी बैठी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जाके रिकवरी बैठी है। अब वो बीच में कितना, क्या आधे साल के अंदर ही रिकवर हो गया या 0.75 ईयर लगा रिकवर करने में। तो सिंपल इसका वर्किंग रहता है। देखो सिंपल फॉर्मूला क्या है कि देखो 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, एक के आगे कितना चाहिए मुझे उससे मतलब है, राइट। 1 साल में तो रिकवर नहीं हुआ है, 1 और 2 के बीच में हुआ है, तो 1 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 को ऐड कर दो, 1 को तो सबसे पहले लिख दो, उसमें आप ऐड क्या करो कि दूसरे साल का कितना पोर्शन मुझे लेना है, ठीक है। दूसरे साल का कितना पोर्शन मुझे चाहिए, कितना पोर्शन आपको चाहिए। देखो दूसरे साल से आपको कितना रिकवरी चाहिए था, 99,500 तो ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है। दूसरे साल से मुझे कितना रिकवरी चाहिए, 2 लाख का रिकवरी मेरे को चाहिए था टोटल, उसमें से 99,500 मेरा फर्स्ट ईयर से आ चुका है, बाकी बचा वो मुझे दूसरे साल से चाहिए, ठीक है, इतना मुझे चाहिए। एंड दूसरा साल जो है वो टोटल मुझे 1,10,000 कमा के दे रहा है, उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि दूसरे साल का कितना हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस करने पे कितना आता है, 1,05,000, ठीक है। तो 1 + 1,05,000 अपॉन 1,10,000, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सेकंड ईयर का कितना हिस्सा आपको चाहिए। तो 1.914, रटना नहीं, देखो लॉजिक फॉर्मूले को लॉजिकली समझो, इसको फॉर्मूले को रटोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे खामखा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 1.914। यूजुअली आपको जो ईयर्स लिखने होते हैं 2 डेसिमल तक लिखने होते हैं, 2 डेसिमल तक लिखना आप ईयर्स को, ठीक है। उसके आगे कुछ मत करना, 2 डेसिमल तक लिख के छोड़ देना, राउंड ऑफ कर देना 2 डेसिमल तक, ठीक है। पेबैक समझ में आ गया कैसे निकला। चलो क्यूमुलेटिव सी फैट बनाना है, नहीं बनाओ चलता है, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी काम हो जाएगा।
ठीक है, देन अपन बात करते हैं, इसको छोड़ो अभी, एआर को बाद में आते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तुमको आता ही है, एनपीवी तो इजी है। ठीक है, एनपीवी में क्या करते हैं, कैश फ्लो स्लो, उनको 10% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 10% की, उस 10% से डिस्काउंट कर दो हर साल के, देन उसमें से माइनस कर दो आप इन्वेस्टमेंट अपनी। ठीक है, एक चीज़ आप समझना, अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाला, अपन ने एनुअल कैश फ्लो निकाला, लेकिन मैंने टर्मिनल कैश फ्लो नहीं निकाला, क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं, क्या निकालो, बोला ना कि कुछ सालवेज वैल्यू है ही नहीं प्रोजेक्ट को जब बेचेंगे तो थर्ड वाले को करने की जरूरत नहीं है, जब करना होगा तो करेंगे। ठीक है, चलो तो तब आते हैं एनपीवी के अंदर, क्या करोगे, हर साल के कैश फ्लो लोगे, उनको उनकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में दे रखे होंगे, या तो यूजुअली देखो दे रखे हैं 10% के आपको दे रखे हैं, इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, देन इन सबको ऐड कर देना, जो आपको प्रेजेंट वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, एंड उस पर से माइनस कर देना आप इन्वेस्टमेंट को, तो आपके पास एनपीवी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये एनपीवी, एनपीवी से अपना डिसीजन क्या होता है, आपका एनपीवी पॉजिटिव है, दैट मीन्स आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ऊपर कमा रहे हो, लॉजिकल सी बात, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपने डिस्काउंटिंग की, 10% से आपने डिस्काउंटिंग करी। ठीक है, डिस्काउंटिंग करने के बाद मालूम पड़ा कि 10% से कमाने के बाद अपने को टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये मिलने वाली है। ठीक है, दैट मीन्स अगर प्रोजेक्ट में 10% रिटर्न चाहिए होता, इतना इन्वेस्ट करना होता, लेकिन अपने को इन्वेस्ट सिर्फ 2 लाख ही करना पड़ रहा है एक तरीके से, तो जितना भी अपने को एक्स्ट्रा मिला है वो अपना फायदा, तो एक्स्ट्रा है ये, तो ये फायदा है, प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से समझ लो, दैट मीन्स इसको अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव तो एक्सेप्ट, नेगेटिव होती तो रिजेक्ट कर देते हैं अपन प्रोजेक्ट को। नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, जो एनपीवी निकाला बस भाई, एनपीवी के अंदर ऊपर क्या लेते हो आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड माइनस इन्वेस्टमेंट, बस वो माइनस की जगह पे डिवाइड कर देना आपको प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स के अंदर। ठीक है, और एक चीज और समझना, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स अलग अलग चीजें होती हैं। एक आपको होता है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, जिसको अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को आ जाओ। देखो, दो आपके इंडेक्स होते हैं, सबसे पहला एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको अपन दूसरी भाषा में डिजायरेबिलिटी इंडेक्स या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, क्या नाम है इसका, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी इंडेक्स या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या करना है, जो आप एनपीवी निकालते हो, एनपीवी में आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस माइनस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डिवाइड कर देने का बस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इन्वेस्टमेंट भी जब अपन ले रहे हैं ना, तो अपने को उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू करनी होती है। ठीक है, मतलब समझ लो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट से फर्स्ट ईयर में नहीं हो रही है, थर्ड ईयर के अंदर हो रही है, फोर्थ ईयर के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उन सबकी भी अपने को प्रेजेंट वैल्यू लेनी है नीचे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऊपर आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। ठीक है, एनपीवी के अंदर भी सेम यही चीज़ करनी होती है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0th ईयर के ऊपर हो रही है, सिर्फ 0th ईयर के ऊपर, 0 ईयर के अंदर ही हो रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 ईयर की कोई प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, 0 ईयर की कोई प्रेजेंट वैल्यू होती थोड़ी है, जो नंबर है वही है उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर ईयर में हो रही है तो आपको पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी, फिर जाके माइनस होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, समझा, ये था प्रॉफिटेबल इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी इंडेक्स या फिर पीवी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, दूसरा एक टर्म होता है नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर एनपीवी इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ऑब्वियसली जैसे आपने प्रॉफिटेबिलिटी बोला, ये मैंने नेट प्रॉफिटेबिलिटी बोल दिया, जहां मैंने यहाँ पे मैं इस वाले को मैंने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोला था, इसको मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स बोल रहा हूं, तो आप समझ गए कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, बस इतना ही फर्क है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल। ये वाले को तब एक्सेप्ट करेंगे जब ग्रेटर देन 1 आएगा, ये वाले को तब एक्सेप्ट करेंगे जब ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैसे निकलेगा, ऊपर आपका एनपीवी आ जाएगा, नीचे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। एनपीवी आपका कितना था, 1,61,197.50। ठीक है, नीचे आप लोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, फर्स्ट ईयर में 0th ईयर में हुआ है बस 2 लाख रुपए का, तो बस वो पूरा का पूरा 2 लाख आपका लिखा हुआ है, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, लेकिन डिवाइड में सिर्फ 2 लाख ही आएगा, क्योंकि 0 ईयर पे है ना, क्या प्रेजेंट वैल्यू करने का नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ये 2 लाख हो जाएगा एंड आपका 0.81 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझा आपको, एनपीवी एंड एनपीवी इंडेक्स निकल के आ गया। देन आईआरआर, आईआरआर अभी तक आप निकाल ही रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, सिंपल है, आपको देखो सर रेट कैसे चूज करनी है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है रेट कैसे चूज करनी है, देख राजा मैं सिंपल से बात बताऊंगा। एग्जाम में आपको रेट्स दे रखी होती है,
ठीक है, यूजुअली यहाँ तो आपको दो रेट्स डायरेक्टली दे रखी होती हैं कि ये दो रेट ले लो, 14% एंड 16%, इन दोनों से आईआरआर निकाल के दिखा दो, तो आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। उन दोनों रेट को उठाना, उनसे एनपीवी निकाल देना, आईआरआर निकाल देना। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं एग्जाम के अंदर कि रेट मौजूद नहीं है, रेट होती ही है हमेशा। आरटीपी एमटीपी ऐसे स्टडी मैट में नहीं होती, तो उसको देख के कंफ्यूज मत हुआ कि सर मैं यहाँ पे कैसे अंदाजा लगाऊं, अरे एग्जाम में तुम्हें मिलेगी ना रेट। ये तो स्टडी मैट आरटीपी एमटीपी को तो ये लोग मेहनत ही नहीं करते, ऐसे बना के डाल देते बस, लेकिन एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आपको दो दे रखी हो तो दो यूज करनी है। अगर आपको मल्टीपल दे रखी हो, जैसे इसके अंदर मल्टीपल दे रखी है 10, 37, 38, 40, तो इनमें से अपने को दो चूज करनी पड़ेगी। तो अपने को बस ध्यान देना है कि एक रेट के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक रेट पे एनपीवी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, एंड वो जो रेट्स अपने को चूज करनी है वो दोनों आसपास होनी चाहिए। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 10% है, 10% के ऊपर तो अपनी एनपीवी पॉजिटिव ही आ रही है। ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है 10% में, तो अपन ने ऑलरेडी निकाला एनपीवी। ठीक है, अब देखो कितनी सुपर पॉजिटिव आ रही है, 1,61,197 आ रही है, सुपर पॉजिटिव एनपीवी। इतनी सुपर पॉजिटिव भी नहीं चाहिए, जीरो के थोड़ा सा पास में हो, कि लेट्स से एक पे 10,000 आ रही है, या लेट्स से 100 आ रही है, दूसरी तरफ जीरो से थोड़ी सी कम आ रही है, -100 आ रही है, इतनी आसपास चलेगा, इतना आसपास चलेगा। 1 लाख भाई बहुत दूर हो गया, वो जीरो से बहुत दूर हो गया, थोड़ा आसपास चाहिए अपने को जीरो के। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 10% को तो अपन डिच करेंगे, अपन चेक करेंगे 37, 38 एंड 40 पे कि किसमें से इसमें से किसके ऊपर पॉजिटिव आ रही है, किस पे नेगेटिव आ रही है। सबसे पहले मैं सबसे पहले बताऊँ क्या करूँ, 38 पे चूज कर लो, 38 पे टेस्ट कर लो, निकाल के देख लो कैश फ्लोज जो है उनको इससे मल्टीप्लाई करो इन सारे रेस्पेक्टिव से, एंड एनपीवी निकाल के देखो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ठीक है, 38 पे अगर आप निकालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ रही है, 6560 आ रही है। ठीक है, तो इससे पता है क्या मालूम पड़ा कि 38 के ऊपर देखो पॉजिटिव ही है, तो उसके अलावा सेकंड रेट अपने को नेगेटिव वाली चाहिए होती है। ठीक है, 38 पे अगर पॉजिटिव आ रही है तो अपने को नेगेटिव बनाने के लिए अपने को एक और हायर रेट लेनी पड़ेगी, और हायर रेट कौन सी बची, 40, तो 38 और 40 लेनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो 38 से ये हो गया। ठीक है, अगर 38 के ऊपर नेगेटिव आ रही होती तो अपन पॉजिटिव किसके ऊपर पॉजिटिव वाली कौन सी लेते, 37 की लेते। ठीक है, तो 38 बीच की रेट है, ये तो आनी ही है, या तो इस पर पॉजिटिव आएगा या तो इस पर नेगेटिव आएगा, ये तो आनी ही है, ये तो या तो इसके साथ में आएगी या तो इसके साथ में आएगी। तो 38 तो आनी थी, इसलिए अपन ने इस पर टेस्ट करके देख लिया। ठीक है, इससे मालूम पड़ेगा कि पॉजिटिव है, तो अपने को नेक्स्ट वाली रेट 40 लेनी पड़ेगी, 40 पे नेगेटिव ही आएगा, तभी तो उसने वो दोनों रेट्स दे रखी हैं। ठीक है, 40 पे भी ट्राई करके देखेंगे तो ये देखो नेगेटिव आ गया 305 का। ठीक है, तो ये दोनों रेट अपनी बन जाती है, दोनों पे एनपीवी निकालो एंड इंटरपोलेशन का फॉर्मुला लगा दो जो अपन वहाँ पे भी लगा के आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, आपके पास निकल के आ जाएगी आईआरआर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, चलो आईआरआर भी आपको समझ में आ गया। देखो जितनी भी अपन ने अभी तक टेक्निक्स करी वो सारी कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है, उनमें अपने को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता है। एक एआरआर अकलौती ऐसी टेक्निक है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड होती है। तो जहां पे अपन ने अकाउंटिंग वाला वर्किंग खत्म किया था, कहाँ खत्म किया था अपन ने अकाउंटिंग वाला वर्किंग, यहाँ पे खत्म किया था अपन ने ईएटी पे। ये नलायक इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसका नाम ही है एआरआर, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दोनों इसको बोलते हैं। तो ये बेस्ड ही इसके ऊपर है, ईएटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ईएटी लेना है, इसमें कैश फ्लो नहीं लगेगा, ये इकलौते के लिए आपको ईएटी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, एआरआर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक तरीके से जो अपन ने यहाँ पे ईएटी निकाला था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको अपन बेसिस लेने वाले हैं। ठीक है, अब एआरआर निकालने के देखो 3 टेक्निक्स हैं, वो तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, वो तीनों आपको समझ में आनी चाहिए। देखो एआरआर का फंडा एकदम सिंपल होता है, जैसे अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही एआरआर काम करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, ऊपर आता है अपना ईबीआईटी इंटू 1 - टी, नीचे आता है अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ठीक है, बस इसका भी फॉर्मेट वैसा ही रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एआरआर के अंदर मल्टीपल ईयर आ जाते हैं, पहला साल आ गया, दूसरा साल आ गया, तीसरा साल आ गया, चौथा साल, पांचवा साल आ गया, तो अपन क्या करें, मल्टीपल सालों का कैसे निकालें यार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 1 साल का निकलता है, मल्टीपल ईयर्स का कैसे निकालें, तो अपने को यहाँ पे करना पड़ता है एवरेज। तो इसलिए यहाँ पे 3 अप्रोच बन जाती है। सबसे पहली अप्रोच क्या है, अच्छा एआरआर की सबसे पहली अप्रोच क्या है, मेथड 1 क्या है, इसके अंदर अपन बोलते हैं कि काम करो ना, 5 साल का है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, उसका एवरेज कर दो, उसका एवरेज कर दो, उसको न्यूमरेटर में रख लो और डिनोमिनेटर में आप अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रख दो। ठीक है, तो आपने एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, नीचे आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से निकलेगा, ये 5 है, इनका एवरेज ले लो, आगे आपके पास डिवाइड कर देना इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख का ही था, ठीक है, 2 लाख का था, ये आपके पास निकल के आ गया। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 बोलता है नहीं नहीं यार ऐसा थोड़ी है, साल भर का आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज किया, तो आप अब नीचे इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो आपकी चेंज हो रही है ना,
आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है तो आपका हर साल की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की चेंज हो रही है, तो आप नीचे इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज कर दो। तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एवरेज ऑलरेडी ले लिया 53,900 का, नीचे इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज करो। ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का तरीका सिंपल है, आपको क्या करना है, देखो आप सब ऐसे बनाओ, आप सबसे पहले लिख दो हर साल का इस तरीके से वर्किंग कर दो। आप यहाँ पे लिखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल निकाल के माइनस करो। फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना था 2 लाख, उसका डेप्रिसिएशन अपना 40,000 माइनस कर दिया तो 160 आ गया। सेकंड ईयर का माइनस किया 120 आ गया, थर्ड ईयर का माइनस किया 80 आ गया, फोर्थ ईयर का माइनस किया 40 आ गया, फिफ्थ ईयर का भी माइनस किया तो एंड में सैल्वेज वैल्यू जो है, क्लोजिंग वैल्यू जो बच रही है इन्वेस्टमेंट की वो जीरो की बच रही है। ठीक है, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो अपने को यहाँ पे लेनी है। तो अपने को क्या करना है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पे वैल्यू है, फर्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू एंड लास्ट ईयर की क्लोजिंग वैल्यू, ये दोनों का अपने को एवरेज ले लेना है, इन दोनों का एवरेज लेना है। तो यानी 2 लाख प्लस 0 बाय 2, ठीक है, 2 लाख प्लस 0 बाय 2, तो ये बन जाएगा 1 लाख। ठीक है, यहां पे आपको ये गलती देखो, ध्यान रखना, जो आप एवरेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो उसमें डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हो रहा है, यहां पे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स नहीं हो रहा है, यहां पे 2 ही डिवाइड हो रहा है। एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने में मैंने इतनी गलतियां देखी ना सर्टिफाइड कॉपी जन 26 की, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। इसका फॉर्मुला प्लीज अब यही लगाना, ऐसे ने स्टडी मार्ट के जो गंदा फॉर्मुला दे रखा है ना उसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने गलती देखी है बहुत सारी जन 26 में, तो वो मत लगाना, यही लगाना, इस सबका 1 लाख निकल के आएगा। ठीक है, वो आपने लिया, आपके पास एरर निकल के आ गया। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 बोलता है यार छोड़ो यार, ऊपर अलग एवरेज नीचे अलग एवरेज, अपन एक काम करते हैं, अपन हर साल का अलग रिटर्न निकालते हैं, उन रिटर्न्स का अपन एवरेज करेंगे। ये मेटावर्स है, ये रिटर्न्स का भी एवरेज करने बोल रहा है। वो वहां तो पहले अपन एवरेज रिटर्न निकाल रहे थे, बोला पहले रिटर्न निकालो, रिटर्न्स का भी एवरेज करो। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो हर साल का पैट ले लो, उसको डिवाइड कर दो उस साल के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो फर्स्ट ईयर का पैट उठाया, ऊपर निकाला था, डिवाइड कर दिया उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से 2 लाख का। सेकंड ईयर का उठाया, डिवाइड कर दिया उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। थर्ड का उठाया उसके इनिशियल, यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा, गलती से क्लोजिंग मत ले लेना, और यहाँ पे गलती से एवरेज मत ले लेना, इधर इनिशियली आएगा। ठीक है, चलो ये सब जगह इनिशियल ले लिया, तो जैसे फिफ्थ ईयर के अंदर इनिशियल कितना था 40,000 का था, वो आएगा। हर साल के अलग अलग रेट निकालो, देन इन पांचों रेट्स का एवरेज कर लो, कैसे ऐड करके डिवाइड बाय 5 करके, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको एक ही मेथड करना है, तीनों सिखाने के लिए डाल रखे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम में एक ही करके आना है। कौन सा करोगे? जो क्वेश्चन में इंडिकेट करेगा। सिंपल, क्लियर, एरर समझ में आ गया आपको? चलो इसको प्लीज लिख के कर लेना, इससे आपकी बहुत सारी टेक्निक्स पे एक साथ ग्रिप आ जाएगी। अब अगले वाले क्वेश्चन से अपन आते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये एकदम ताज़ा क्वेश्चन है आपका, मई 25 में आ रखा है, 6 मार्क्स का, सॉरी 1 साल पुराना हो गया, अच्छा ताज़ा ही है, 1 साल पुराना ही तो है। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या बोला है, आपको डेटा दे रखा है गिवन कैपिटल प्रोजेक्ट का। ठीक है, आपको दे रखे हैं एनुअल इंटरिम कैश फ्लोस, इंटरिम का मतलब क्या होता है, बीच के, फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, देन नेक्स्ट 2 ईयर्स, देन आपको यूजफुल लाइफ दे दी, देन सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट दे दी, तो टोटल लाइफ कितनी है 4 साल की है। IRR दे दिया है 12% का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 10% का। देन आपको निकालने बोल रहा है क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने बोल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट निकालने बोल रहा है, कैसे निकालेंगे अपन इन्वेस्टमेंट? देखो सिंपल सा मैटर है, कैसे निकालते हैं, देखो आपको यहाँ पे IRR दे रखी है ना 12% की। IRR का बेसिक मतलब क्या होता है, IRR इज द रेट जहाँ पे NPV जीरो हो जाती है, क्लियर बात, जिस पे NPV जीरो हो जाती है, या फिर दूसरी भाषा में अपन बोले तो ये वो रेट है जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिंपल बात है ना, IRR वो रेट है जहां पे NPV जीरो हो जाती है, या फिर जिससे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस बिकम्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल, आपको फ्यूचर कैश फ्लोस तो दे ही रखें, ठीक है, आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, आपकी इन्वेस्टमेंट उन्हीं के इक्वल होगी। प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से निकालनी है, IRR की रेट से निकालनी है। इन सारे कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे IRR की रेट से, बिकॉज IRR वो रेट है जिससे डिस्काउंट करने पे आपका कैश फ्लोस फ्यूचर वाले आपकी इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाते हैं। तो IRR से डिस्काउंट करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट नहीं करना है। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वही आपके कैश फ्लोस की इक्वल हो जाएगी। कैसे निकालोगे, 12% बोला है, ठीक है, एंड आपको यहाँ पे 12% के प्रॉफिट, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं। कहाँ है 12%, ये देखो, ये आपके 4 साल के रेट। यहाँ पे सबसे कॉमन गलती मैंने क्या नोटिस करी सर्टिफाइड कॉपीज के अंदर, वो ये कि बच्चों ने पहले 2 साल का ये कैश फ्लो ले लिया, नेक्स्ट 2 साल का ये कैश फ्लो ले लिया, लेकिन सैलवेज वैल्यू जो है 4th ईयर के एंड में वो भूल गए, खत्म, टाटा गुड बाय, खत्म, क्वेश्चन ही गया। ठीक है, तो ये ले लेना अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट का 1 लाख, सेकंड का 1 लाख, थर्ड का 80,000, फोर्थ का 1,30,000 लेना है अपने को। क्यों? 80 का कैश फ्लो प्लस 50 का टर्मिनल कैश फ्लो, सैल्वेज वैल्यू टर्मिनल कैश फ्लो है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्लूडिंग TCFs। फोर्थ ईयर में 130 ले लेना, ठीक है। देन चारों सालों के अपने
टर्मिनल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ले लेना आप जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, इन प्रेजेंट वैल्यू का आप जब सम करोगे 3,08,640, यही आपकी इन्वेस्टमेंट की इक्वल है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज एट IRR। ये निकल के आ गया 3 लाख। बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझना, ठीक है, सारी टेक्निक्स क्लियर हो जाएगी आपकी इससे। तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब आपको बोल रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दो। अब काई की तकलीफ, ठीक है, अपने पास फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, अपने पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स से सारे सालों का, ठीक है, उन्हीं को अपन फ्यूचर कैश फ्लोज ही बोलते हैं, ठीक है। देखो ये ईयर जीरो है, ईयर जीरो पे जो भी कैश, ईयर जीरो पे जो हो रहा है वो अपना इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद यहां से लेके यहां तक जो भी कैश फ्लो हो रहे हैं सारे सारे फ्यूचर कैश फ्लोज ही तो हैं, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लोज बोलेंगे तो उसके अंदर अपना सी फैट भी आ गया एंड अपना टर्मिनल कैश फ्लो भी आ गया, सब आ गया उसके अंदर, इसलिए उसको फ्यूचर कैश फ्लोज बोलते हैं। या फाइनल में आओगे तो आप ये टर्म बहुत कॉमन यूज करोगे, फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, सारे फ्यूचर के कैश फ्लोज उठाओ, उसका प्रेजेंट वैल्यू करो, उसमें से माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट की। बट आपको प्रेजेंट वैल्यू किससे करनी होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। तो आपके पास कैश फ्लोज तो है ही, ये कैश फ्लोज तो है ही, इनको आप प्रेजेंट वैल्यू कर देना बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 10% के रेट से, एंड माइनस कर देना आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने यहाँ पे निकाला है। तो आपके पास ये पेज जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, लेकिन ये अपने बीच में बाधा बन रहा है क्वेश्चन समझने में, तो मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब ना यहाँ पे आ गया प्रेजेंट वैल्यू 10% पे, एंड अपन ने यहाँ पे ही प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लिया, देन माइनस इन्वेस्टमेंट कर दिया, बस NPV निकल के आ गया। क्लियर। चलो, इन्वेस्टमेंट ये रहा, अपन ने ऊपर निकाला था, वही सेम रहेगा इन्वेस्टमेंट। सर लेकिन इन्वेस्टमेंट तो अपना प्रेजेंट वैल्यू 12% रहता है ना। राजा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी 12% से अपन ने, इन्वेस्टमेंट तो एक ही अमाउंट है ना, प्रेजेंट वैल्यू तो अपन ने इन कैश फ्लोज का किया था 12% से, इन्वेस्टमेंट का थोड़ी किया था, वो तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है, चलेगा। अब प्रॉफिटेबल इंडेक्स निकालना है, बताइए आपको कैसे। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला, इसको डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट से, तो प्रॉफिटेबल इंडेक्स भी निकल के आ जाएगा। ये प्रॉफिटेबिलिटी पूछ रहा है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी को इससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास 1.04 आ जाएगा। एंड हमेशा PI और NPI को 3 डेसिमल तक लिखा करो राउंड ऑफ करके, ठीक है। देन आपको पूछ रहा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पिछले में अपने पेबैक निकाला था, इसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालेंगे। इसके अंदर करना बस ये होता है, सेम पेबैक जैसा ही है, बस यहाँ पे अपने को जो कैश फ्लोस लेने होते हैं वो डिस्काउंटेड वाले लेने होते हैं। तो जो अपन ने NPV के लिए रेट से डिस्काउंट किया था ना 10% से, उसी से जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोस आया था अपने को उन्हीं को यूज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैश फ्लोस को क्यूमुलेटिव करना होता है पहले अपने को, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले कैश प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोस को अपन क्यूमुलेटिव करेंगे, जो अपन ने इसी टेबल के अंदर कंटिन्यू कर लिया NPV वाले के अंदर, क्योंकि वापस से क्यों मैं एक और टेबल बनाऊं, यहाँ पे बनाया ये तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करूंगा ना। तो ठीक है, 9900 पहला हो गया, देन सेकंड ईयर का ऐड करके 173 हो गया, देन ये ऐड करके ये आ गया, देन ये भी ऐड करके लास्ट वाला आ गया, ठीक है। तो टोटल क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस आपके ये दिख रहे हैं चारों सालों के। क्यूमुलेटिव यानी अभी तक कितना, ये हर साल का है। क्यूमुलेटिव यानी अभी तक कितना हुआ है, ये अभी तक कितना हुआ, अभी तक कितना हुआ, अभी तक कितना हुआ, अभी तक कितना हुआ, ठीक है। एंड अपने को रिकवरी कितना चाहिए, 3,08,640 का चाहिए। 3,08,640 कहाँ जाके फिट बैठ रहा है, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो 3 ईयर तो अपने को चाहिए ही चाहिए, 3 प्लस समथिंग चाहिए, तो सिंपल 3 ईयर्स तो ले लिया, प्लस कर दिया। कैसे, 3,08,640 रिकवरी की चाहिए, माइनस कर दिया कि थर्ड ईयर तक कितना हो चुका था, थर्ड ईयर तक कितना हो चुका था, बाकी बचा अपने को फिर फोर्थ ईयर से चाहिए। डिवाइड कर दिया, फोर्थ ईयर खुद कितना कैश फ्लो ला के दे रहा है, फोर्थ ईयर ला के दे रहा है 880, 88,790 का। एक ध्यान रखना, क्यों डिस्काउंटेड पीरियड के लिए अंदर कैश फ्लो का मतलब नहीं अपने को प्रेजेंट वैल्यू लेना है हर जगह पे, ठीक है। चलो, इसलिए इसका नाम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है। ये आपको 2 सालों तक लिखना होता है, 3.85 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है। खत्म हो गया ये क्वेश्चन डिस्काउंट। अब आपको निकालना है MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्या है, IRR के अंदर अपन क्या करते हैं, सारे कैश फ्लोज जो थे उनको अपन डिस्काउंट करके लेके आते हैं, प्रेजेंट वैल्यू करके देखते हैं कि वो कौन सी रेट है जिनसे सारे कैश फ्लोज की जो रेट डिस्काउंटिंग है वो अपने इन्वेस्टमेंट की इक्वल बैठ जाए। यही करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, राइट। MIRR का कंसेप्ट थोड़ा उल्टा है। MIRR बोलता है कि काम करो, तुम सारे कैश फ्लोज को पीछे मत लेके आओ, आगे लेके जाओ, ठीक है। तो यानी जो अपना ये लास्ट ईयर है यहां तक लेके जाओ, इनकी फ्यूचर वैल्यू निकालो पहले सारे कैश फ्लोज की, एक्सेप्ट फॉर जो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी सबको फ्यूचर में लेके जाओ। फिर इन फ्यूचर फिर वो रेट पता करो जिनसे इन सारे फ्यूचर वैल्यूज जो आई आपकी, इन सारे कैश फ्लोज की जो फ्यूचर वैल्यू आई, वो कौन सी रेट है जिनसे ये सारे कैश फ्लोज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इसकी इक्वल आ जाए। तो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू मत निकालो, पहले उनको फ्यूचर में लेके जाओ सबको, देन उस फ्यूचर वैल्यू से देखो कि वो कौन सी रेट है जिससे वो फ्यूचर वैल्यूज इसके प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, अपन हर कैश फ्लो को फ्यूचर में ले जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, हर साल का जो कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, ठीक है। तो MIRR के अंदर क्या होगा, देखो अपने प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है,
4 ईयर्स की है, तो ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है। तो अपने को क्या करना है, हर कैश फ्लो को पहुंचाना है ईयर 4 तक। अब मुझे एक बात बताओ, जो कैश फ्लो ईयर 4 में ही है उसको क्या करोगे? वो तो वहीं बैठा हुआ है, उसको क्या, उसको खामे का उठा के वापस नीचे फेंकोगे क्या? वो तो वहीं बैठा हुआ है, उसको उठा के वापस नीचे फेंकने का कोई सेंस नहीं है। बोले कि नहीं तेरे को हिलाना है मुझे, तू बस हिल तू उठ के वापस नीचे गिर, नहीं ना। इसको उठा के फेंकेंगे अपन आगे, इसको उठा के फेंकेंगे अपन आगे, इसको उठा के फेंकेंगे अपन आगे, राइट। तो ये चारों अपने यहाँ पे आ जाएंगे, उन चारों के टोटल लगाएंगे एंड यहाँ तक डिस्काउंट करके देखेंगे कि कौन सी रेट से हो रहा है। तो बेसिकली इसको चारे को छेड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ऐसे मस्ती मजाक में थोड़ी बता रहा हूँ मैं तुमको कहानी, यहीं पे गलतियां होती है बच्चों की, ठीक है मजाक में मत लो यार तुम लोग, ठीक है। तो फोर्थ, तो अपन क्या करेंगे, वापस से साले सालों का कैश फ्लोस लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर उल्टा लिखते हुए चलना है। वहां पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे उल्टे से स्टार्ट करना है। फोर्थ वाला जो, उसको तो अपने को छेड़ना ही नहीं है, उसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 1 ही हो जाएगा, तो उसका डायरेक्टली 1 लिख देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं पे गलती होती है बच्चों से। वो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का लिख देते हैं, किसको भी 1 साल का कर देते हैं। नहीं भाई, ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहने वाला है, ठीक है। थर्ड ईयर को, आप थर्ड ईयर वाले को 1 साल से फ्यूचर वैल्यू करना पड़ेगा, तो उस पर अपन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लेंगे 1 साल का। सेकंड वाले पे लेंगे अपन 2 सालों का, थर्ड वाले पे लेंगे अपन, फर्स्ट वाले पे लेंगे अपन 3 सालों का, क्योंकि ये 3 साल आगे जाएगा, फर्स्ट से सेकंड पे आया, सेकंड से थर्ड पे आया, थर्ड से फोर्थ पे आ जाएगा, वो चीज़, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर देखो, ये फ्यूचर में ले जाने के लिए अपने को कौन सी रेट यूज़ करनी पड़ती है, यूजुअली अपने को क्वेश्चन में दे देता है कि आप इसको फ्यूचर में लेके जाओ, लेट्स से 12% की रेट से या फिर 11% की रेट से रेट दे देगा। अगर वो रेट नहीं देगा तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल से फ्यूचर में लेके जाओगे इसको, ठीक है। तो आपको फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितने साल का कौन सी रेट से लेना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि इसमें कोई दे नहीं रखा है। आपको 10% का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर चाहिए। एंड इस क्वेश्चन में आईसीआई ने हरकत इतनी गंदी करी कि ये लोगों ने, देखो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 10% की रेट से, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया 12% की रेट से, फिर यहाँ पे वापस से लिख दिया 10% की रेट से 12% की रेट से, पीवीआईएफ 10%, पीवीआईएफ 12%। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, 1.1, 1.210, 1.331, 1.464, होले होले तेंदुआ, होले होले छोड़ो, धमाल मूवी, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ये, तो ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है, ये लोगों ने नाम दे दिया पीवीआईएफ, ठीक है। तो यहाँ पे गलती हुई, आई से टाइपो है, सो करेक्ट करके आप फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कर देना। एग्जाम में करेक्ट ही आया था, सजेस्टेड के अंदर ही हरकत है इनसे, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है दोनों, क्लियर। तो आपको 10% का फ्यूचर वैल्यू फैक्टर चाहिए, वो ये रहे सारे, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाला 1.1 जो अपने को थर्ड ईयर के अंदर लेना है, 1 साल डिस्क फ्यूचर करना है तो 1.1, तो ये अपन लेंगे थर्ड ईयर के लिए। 2 साल करना है तो 1.21, ये अपन किसके लिए लेंगे, सेकंड ईयर, क्योंकि सेकंड वाले को 2 बार करना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। थर्ड ईयर का लेंगे अपन फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि फर्स्ट वाले को अपने को 3 साल करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, 1.331, समझा आपको। तो बस ये अपन ने ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, इन सबके अपने पास फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यूज आ गई, इनका टोटल कर लेना 470 टू 100। अब आपके पास ये एक अमाउंट आ चुका है 470 टू 100। अब आपको कैसे देखना है कि देखो, आपको देखना है, आजा भाई आजा, कि यहाँ पे जो आपके पास टोटल कैश फ्लोज हैं वो कितने हो चुके हैं, 470 टू 100, एंड आपका यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, कितना निकला था, 3,08,640। तो आपको ढूंढना है, अब ये सब जो कैश फ्लोज थे ना, उनकी जगह अपने पास ये एक अमाउंट है 470 टू 100, आपको देखना है कि वो कौन सी रेट है जिससे वो कौन सी रेट है जिससे प्रेजेंट वैल्यू इसकी इक्वल आ जाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴ वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस अपन वही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि 3,08,640 इंटू 1+r⁴ इज इक्वल टू 4,70 टू 100। अब आपको बस आर की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे निकलेगी, आर की वैल्यू वही जो अपन ने वहाँ पे किया था, जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर किया था, कितनी जगह तो करके यहाँ पे, तो 470 टू 100 को डिवाइड किया 3,08,640 से, फोर्थ पावर चाहिए तो फोर्थ रूट कर दी -1, इसकी फोर्थ रूट सॉल्व कैसे होगी, कैलसी के अंदर सॉल्व हो जाएगी आपके, ठीक है। देन -1 कर देंगे, क्लियर, क्वेश्चन खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो समझ गया, 2 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ रखा है, इसके अंदर जो कैश फ्लोज हैं अपने, उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और ज़्यादा
मतलब थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अपन नॉर्मल रेवेन्यूज़ वगैरह लेके चल रहे थे। अभी इसके साथ में थोड़े से और आइटम आ जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बाकी सब कुछ यूजुअली है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसके अंदर आपको यहाँ पे रेवेन्यू दे रखा है 40,000 का, ठीक है। देन आपको 7,500 का यहाँ पे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 40,000 का रेवेन्यू, इसमें 7,500 का अपना फिक्स्ड एंड ऑपरेटिंग दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अलग से आपका एक डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको लाइफ ऑफ मशीन दे रखी है 8 ईयर्स की, कॉस्ट दे रखी है 80,000 की, सैलवेज वैल्यू दे रखी है 6,000 की। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, जैसे अपन एसएलएम से निकालते हैं, कुछ नहीं दे रखा होता तो अपन एसएलएम मेथड लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बोला नहीं ना डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो अपन यूजुअली एसएलएम ही लगाएंगे। एसएलएम कैसे निकलेगा, 80,000 माइनस 6,000 का सैलवेज वैल्यू, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपना डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 80 माइनस 6 बाय 8 ईयर्स। डेप्रिसिएशन वैसे निकल के आ गया। सेल आ गया, अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन लेस हो गया, ठीक है। अब अगर एक आप नोटिस करोगे इसमें बस एक आइटम एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर अभी ध्यान मत देना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो सेल लिया, देन आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिया 7,500 का, अगर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो वो निकल के आएगा 9,250 का। अब आप बोलोगे सर ये एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी तो मौजूद होना ही चाहिए ना, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स वेरिएबल प्लस फिक्स बोथ, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही 9,250 का है तो वो 7,500 के अंदर कैसे इंक्लूडेड हो सकता है? बाकी की सारी कॉस्ट क्या नेगेटिव है क्या? मतलब कॉस्ट आपको पे कर रही है, आप कॉस्ट पे नहीं कर रहे हो ऐसा? ठीक है, तो नहीं हो सकता ना। तो लॉजिकली देखो 7,500 का ये है, ठीक है, देन ये 9,250 का ये है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन निकाल के देखो तो मालूम पड़ेगा वो इसके अंदर निकाल होना पॉसिबल ही नहीं है। यूजुअली बाकी क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो आपको इस तरीके से मालूम पड़ जाएगा कि डेप्रिसिएशन उसके अंदर नहीं है ऑलरेडी। दूसरे क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ होगा, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखी होगी इसके आगे लिखा होगा कैश एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कैश में है तो दैट मीन्स उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। तो अपने डेप्रिसिएशन अलग से लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्योंकि उसका अमाउंट ज़्यादा है तो अपने को अलग से लेना पड़ेगा। इस अमाउंट पे फोकस मत करना भी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। 9,250 का आ गया, ये आ गया, देन उसके बाद आपके ईबीटी आ गया, ईबीटी पे आप टैक्स लेस करोगे, देन आप डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दोगे, इतना आप वर्किंग करोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल एनुअल कैश फ्लो का वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे एक नया आइटम क्या दे रखा है कि हॉस्पिटल इज आउटसोर्सिंग द डायग्नोस्टिक वर्क एंड इज अर्निंग कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम। यानी अभी वो क्या कर रहा है, हॉस्पिटल क्या कर रहा है, आपको पता ही हॉस्पिटल लोग क्या करते हैं, जब आप उनके पास इलाज कराने जाओ तो वो लोग क्या बोलते हैं, पर्ची दे देते हैं, यहाँ से टेस्ट करा के लाना वरना मैं रिपोर्ट ही नहीं लूँगा, ठीक है। तो उनको अंडर द टेबल कमीशन मिलती है रेफर करने के लिए, ठीक है। तो अभी उनको कमीशन इनकम मिलती है 12,000 की, लेकिन अब क्योंकि वो खुद की मशीन लगा देंगे तो मुझे बताओ अब वो कमीशन से नहीं कमाएंगे, अब आप डायरेक्टली आपसे ज़्यादा हाई चार्ज करके कमाएंगे, ठीक है। पहले कमीशन से कमा रहे थे, अब वो खुद ही चार्ज करेंगे आपसे ज़्यादा, तो उससे कमाई करेंगे। तो मुझे बताओ जब वो आपके पास जब आपसे वो कमाएंगे, जब मशीन लगा देंगे तो उनकी कमीशन इनकम लॉस हो जाएगी ना, ठीक है। कमीशन इनकम लॉस हो जाएगी, तो पहले आ रही थी अब नहीं आएगी। तो अपने को हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर क्या सोचना होता है कि जब ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था तब क्या हालत थी, एंड अब जो कैश प्रोजेक्ट हो रहा है तो अब क्या हालत है। इन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है ना कैश फ्लोस के, अपने को सारे लेने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पहले 12,000 की आप कमाई कर रहे थे, अब ये 12,000 की कमाई आप नहीं करोगे, तो आपको इसको भी एज अ लॉस ऑफ कमीशन इनकम दिखाना पड़ेगा। आपकी कमाई हो रही थी, अब ये कमाई आपकी नहीं होगी, तो भले से आपको ये जेब से जाती हुई महसूस हो पाएगी ना कि पहले मैं कमा रहा था अब मेरे को कमाई होगी नहीं, तो एक तरीके से मेरी जेब थोड़ी थोड़ी हल्की हो गई, 12,000 रुपए से हल्की हो गई, क्योंकि पहले आ रही थी अब नहीं आ रही। अपन ये जरूर कमा रहे हैं लेकिन ये तो गवा रहे हैं ना, तो इसको मुझे लॉस में शो करना पड़ेगा, नेगेटिव शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा 12,000 का लॉस ऑफ कमीशन इनकम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस एक दो चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो केसेस आपको दे रखे हैं। यहाँ पे केस आपको क्या दे रखा है कि इफ कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम इज बिफोर टैक्सेस एंड इफ कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम इज नेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। इन दोनों केसेस के अंदर आपका फर्क है। आप ये समझ गए कि क्योंकि ये जो 12,000 पर एनम है ये मुझे अब मैं नहीं कमा पाऊंगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेरी जेब मैं गवा रहा हूँ तो एक तरीके से नेगेटिव शो होना चाहिए, ठीक है। अब नेगेटिव कहाँ शो होगा, क्या ये टैक्स जो मैंने यहाँ पे लिया है इससे पहले मैं इसको नेगेटिव शो करूँ, या जो मैंने टैक्स यहाँ पे माइनस किया है उसके बाद में लॉस ऑफ कमीशन इनकम को शो करूँ नेगेटिव में, कहाँ शो करूँ, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। पहला केस में क्या बोला है, कमीशन इनकम ऑफ 12,000 पर एनम इज बिफोर टैक्सेस, ये टैक्सेस से पहले का केस है 12,000 पर एनम का। दैट मीन्स 12,000 पर एनम जो आप पहले कमा रहे थे उस अमाउंट 12,000 के अंदर से अभी तक टैक्स नहीं कटा है। आप पहले 12,000 कमा रहे थे, उसके बाद टैक्स भी और पे कर रहे थे इसके ऊपर, तो 12,000 पर एनम इज बिफोर टैक्स, ठीक है, इज बिफोर टैक्सेस। तो अपने को आइडियली पहले जब आप कमा रहे थे कमीशन इनकम 12,000 की एंड इसमें से आपका टैक्स भी कट हो रहा था, तो पूरा पूरा 12,000 थोड़ी आपकी जेब में जा रहा था, 12,000 में से आप टैक्स भी तो पे कर रहे थे, जो नेट बच रहा था 12,000 में से टैक्स काट के वो आपकी जेब में आ रहा था ना पहले। अब इसका लॉस हुआ है,
ठीक है, इस नेट इस इनकम का आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अपने को आइडियली इस 12,000 के ऊपर टैक्स का एडजस्टमेंट भी करना चाहिए। पूरा पूरा 12,000 को तो मैं लॉस शो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पहले टैक्स भी तो पे कर रहा था। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस 12,000 को जहां पे अपन ये टैक्स का एडजस्टमेंट टैक्स माइनस किया ना, उससे पहले अपन इस 12,000 को नेगेटिव शो कर देंगे। उससे क्या होगा, इस 12,000 के अंदर भी जो टैक्स का एडजस्टमेंट होना था वो अपने आप इस टैक्स के अंदर एक साथ हो जाएगा। समझ गया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 12,000 पर एनम नेट ऑफ टैक्सेस, नेट ऑफ टैक्सेस का मतलब ये है कि 12,000 जो हमने आपको अमाउंट बताया ना, उसमें ऑलरेडी हमने टैक्स काट के बताया है। ठीक है, कि 12,000 जो हमने आपको अमाउंट बताया उसमें टैक्स ऑलरेडी कटा हुआ है। एक्चुअल कमीशन जो थी वो तो ज्यादा थी, देन उसमें से टैक्स माइनस हुआ, फिर उसके बाद जो बचा 12,000 वो हमने आपको बताया है। दैट मीन्स इसको अपने को डायरेक्टली लेना पड़ेगा, अभी अपने को उसका टैक्स एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, टैक्स जहां माइनस हुआ उसके बाद में इसको नेगेटिव आइटम में शो करेंगे 12,000 को। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ये चीज थी। ये दोनों वर्किंग अपने को किसके लिए, ये अपने को वर्किंग किस में करनी है, एनुअल कैश फ्लोस के अंदर करनी है बस। ठीक है, क्योंकि ये जो 12,000 का आपको इनकम बताया है, कमीशन इनकम जब कमाया था, ये एनुअल बताया है। ठीक है, ये हो गया अपने एनुअल कैश फ्लोस अपने को कैसे निकालने हैं। तो यूजुअल जैसे अपन निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे, बस एक आपका कमीशन इनकम एक्स्ट्रा आ जाएगा। सेल लिया माइनस की ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, माइनस लॉस ऑफ कमीशन इनकम किया पहले केस में जब आपका इनकम बिफोर टैक्स लेने का है। देन आपने डेप्रेशन माइनस किया, डेप्रेशन से पहले वाला अमाउंट को क्या बोलते हैं, ईबी टीडी, ईबी टीडी, ईबी टीडी। ठीक है, देन माइनस होगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद आ गया ईबीटी या फिर ईबीआईटी, टैक्स माइनस हुआ, देन ईएटी आ गया, ईएटी में आपने डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड बैक कर दिया, तो आपके पास आ गया इसी केस में सी फैट 17,125 यहाँ पे आ गया। लेकिन जो दूसरा केस इसमें कमीशन इनकम आपको आफ्टर टैक्स बताया, वहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वहाँ पे कमीशन इनकम को आप यहाँ पे लेस करोगे, तो ये आपका नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप आ गया, ये आपका था एनुअल कैश फ्लोस। बाकी आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000 का फर्स्ट आइटम। सेकंड, एनुअल कैश फ्लोस आपने निकाल लिए। यहाँ पे देखो एनुअल कैश फ्लोस हर साल इक्वल है, तो अपने को पांचों साल का अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे पहला सिचुएशन है, पांचों साल सेम ही रहने वाला है कैश फ्लोस, पहले साल भी यही, मतलब कितने लाइफ है, 8 साल का है ना, 8 साल का, हाँ, तो 8 साल उसमें सेम ही रहने वाला है कैश फ्लो, पहले साल भी, दूसरा साल भी, तीसरा साल भी, चौथा साल भी, पांचवें साल भी, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल, सब साल यही है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, तो अपने को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही वर्किंग करो, वो सब जगह कॉमन है। देन 8th ईयर में आपके पास टर्मिनल कैश फ्लो आएगी। टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सैलवेज वैल्यू 6,000 का, खत्म। ठीक है, तो आपकी इस टाइप से एनपीवी निकलेगी। तो आप क्या करोगे, देखो ईयर 1 to 8 में आपने लिया कैश फ्लो 17,125 का, एंड यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से, क्योंकि अब यहाँ पे 1 से 8 तक 17,125 17,125 17,125 ही आने वाला है। तो अपने को ये कैश फ्लो जो है मेरा, ये 1 साल का 17,125, जो मैं 8 साल कमाने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे 8 साल का 17,125 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 से 8 तक सेम ही है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे अपन इंटरेस्ट वाले के अंदर की, जितने सालों का है फ्यूचर का, उनका एक प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर लेते थे, वो यहाँ पे ले लिया। देन 8th ईयर के अंदर मेरे पास टर्मिनल कैश फ्लो आएगा 6,000 का, तो उस पर मैंने डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, जो क्वेश्चन में आपको नीचे दे रखा है, ना, ये देखो 1 से लेके 8 तक का इनका टोटल प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर हो जाएगा। टर्मिनल कैश फ्लो में आप ये लोगे बस। ठीक है, 0.467, ये सिचुएशन 1 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोस, माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो एनपीवी आ जाएगा। देन इस क्वेश्चन में पीआई भी निकालने बोल रहा है, पीआई का सिंपल है, इसको इससे डिवाइड कर दो और क्या, तो दिस डिवाइड बाय दिस 1.18। सेम ऐसे सिचुएशन 2 के लिए भी आप करोगे, यहाँ पे एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी, एनपीआई भी आप निकाल लोगे तो लेस देन 1 आएगा। अब आपको रिकमेंडेशन कैसे दोगे, इस सिचुएशन 1 में एनपीवी पॉजिटिव है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, तो एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे लेस देन 1 है, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, बस ये आपका डिसीजन हो जाएगा, रिकमेंडेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला समझ में आ गया आपको, चलो थर्ड वाले को भी लिख के कर लेना, उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन था नहीं, सिंपल था। फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ वाले में कैश फ्लो सभी अपने थोड़े से और एक अगले लेवल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ठीक है, जो इंस्टॉल कर रही है, इंस्टॉल करना चाहती है एक मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो कभी कोई प्रोसेस करती है जिसमें से वो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में जिसको बेच पाएगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट है वो एक कॉन्ट्रैक्टर रिमूव करता है, जिसको आप पेमेंट करते हो हर साल 150 लाख की। इतना पेमेंट सर वेस्ट रिमूव करने के लिए? हाँ ना, चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। तो 150 लाख कंपनी में तो बहुत 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 बड़ी है। ठीक है, 150 लाख फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए आप उसको 150 लाख पे करते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। अब मुझे एक बात बताओ, ये 150 लाख का एक जो अमाउंट है, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ऐसे बहुत सारे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक एक कैश फ्लो के आगे लिखते जाना कि कौन सा आइटम है। अभी 150 लाख क्या है, सोचो, हर एक आइटम के लिए सोचो, ये कहाँ फिट बैठ रहा है अपने डिस्कशन के अंदर। ये 4 साल होने वाला है, देखो नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, हर 4 साल होने वाला है।
तो ये नेक्स्ट 4 ईयर वाला जो कैश फ्लो है ये अपना एनुअल कैश फ्लो हो गया एक तरीके से, ठीक है। सिंपल डिस्टिंक्शन बताऊं, इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, एनुअल में क्या आएगा। जो भी एक ऐसा आइटम है जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है, 1-2 साल से ज़्यादा का इंपैक्ट है, वो इन्वेस्टमेंट है। जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं है वो अपना एनुअल कैश फ्लो में आएगा, ठीक है। तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है क्या, हर साल अलग अलग लग रहा है, इस खर्चे का इंपैक्ट 1 साल का ही है, तो ये एनुअल में आएगा। अब ये 150 लाख का क्या होगा, मुझे एक बात बताओ। अभी आप 150 लाख रुपए उसको पे कर देते, क्यों? क्योंकि वेस्ट रिमूव करना है। अभी कंपनी उसको कन्वर्ट करेगी मार्केटेबल प्रोडक्ट के अंदर, खुद ही वेस्ट को कन्वर्ट करेगी, तो अब उसको 150 लाख रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो अब उसके बच जाएगी ये। पहले लेस हो रहे थे, अब लेस, अब पहले पे करना पड़ता था, अब पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से अपनी सेविंग हो गई, तो इसको अपन पॉजिटिव में शो करेंगे, पॉजिटिव कैश फ्लो रेवेन्यू के साथ में शो करेंगे कि मैं जो कमा रहा हूं तो कमा ही रहा हूं, प्रोडक्ट को बेच के जो कमा रहा हूं तो कमा ही रहा हूं, साथ में ये भी मेरी बचत हो रही है, तो ये भी मेरा सेविंग के साथ उसमें जुड़ जाएगा। तो आप समझे, पिछले वाले में क्या था, एक्सपेंस इनकम थी वो लॉस हो गई थी, तो इनकम अगर छूटी तो उसको लेस करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस बच जा रहा है तो उसको अपन ऐड करेंगे, सेविंग में दिखा देंगे, ठीक है। चलो सर, लेकिन कहाँ दिखाएंगे, बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स, राइट। ये देख अमाउंट है, ये 150 लाख का अमाउंट है, सिंपल एक अमाउंट है, कुछ बोला नहीं बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स। तो यूजुअली अमाउंट जो दे रखा होगा प्रॉपर वो तो बिफोर टैक्स ही होता है ना। मैं आपको कोई अमाउंट दे रहा हूँ तो उसमें मैंने आपको टैक्स काट के थोड़ी दिया, मैंने आपको वैसे एक अमाउंट दे दिया, तो ये बिफोर टैक्स ही है, ठीक है। तो इसको अपन कहाँ दिखाएंगे, ये मेरे सी फैट के अंदर आएगा, प्लस में आएगा, क्लियर। देन आपको बोला है कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन पहले टर्मिनेट करना पड़ेगा मुझे, इसको टर्मिनेट करके कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, 90 लाख का कॉम्पनसेशन मुझे पहले इसको देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा। तो ऑब्वियसली इस 90 लाख का इंपैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म है, 4 साल के इंपैक्ट है, ये पे करूंगा तभी जाके मैं मशीन लगा सकता हूं अपनी, वरना मुझे कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। तो ये 90 लाख का पेमेंट जरूरी है 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, तो ये मेरे इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ जाएगा, समझे आप। चलो उसके बाद क्या है, उसके बिफोर दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पसेस, यानी इस 90 लाख के ऊपर मुझे डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला कुछ इनकम टैक्स का, तो 90 लाख पूरा पूरा मेरा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग विल कॉस्ट 600 लाख रुपए, तो मशीन खुद 600 लाख की आएगी, वो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये 90 लाख भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये भी तो मुझे पे करना, तभी तो जाकर मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। At the end of 4th year, the machine can be sold for rupees 60 lakh and the cost of dismantling and removal will be 45 lakhs. तो फोर्थ, अब ये क्या है, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट है। 4th ईयर के एंड पे आप बेचोगे 60 लैक्स के अंदर, जिसमें से 60 लैक्स में से आपको 45 लैक्स का कॉस्ट लगेगा, ठीक है। ये आपका टर्मिनल है TCF। देखते हैं क्या करना है इनका। अब आपको बता रखा है सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर 4 ईयर्स आर एस्टिमेटेड एज अंडर। अब 4 सालों में सेल्स एंड जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वैसी है, ये सारी इन लैक्स है। ये सेल्स है, मटेरियल कंजम्पशन, वेजेस, अदर एक्सपेंस, फैक्टर ओवर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्लियर लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से है, तो अपन डायरेक्टली इसको ही लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज ₹60 लाख एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1। ये क्या चीज़ है सर, देखो 60 लाख का मुझे स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो 60 लाख का मेरा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। अब सर वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट टर्म होती है, नहीं राजा, वर्किंग कैपिटल रिवीजन वीडियो में बताया मैंने, वर्किंग कैपिटल इज लॉन्ग टर्म। जब आप वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो वो परमानेंट होता है, वो आप तब तक प्रोजेक्ट में से नहीं निकाल सकते जब तक आप कंपनी को, प्रोजेक्ट को या बिजनेस को बंद नहीं करते, तब तक वो पैसा फंसा हुआ ही रहेगा आपके वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ेगा, आपके वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लस 60 लैक्स का। देन आगे बोल रहा है स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3 विल बी 165 लैक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो 0th ईयर के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है 60 लाख का वर्किंग कैपिटल के अंदर, लेकिन ईयर 1 के एंड तक आते आते मुझे चाहिए कि मेरा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट 165 लाख हो जाए, मेरे स्टॉक में 165 लाख इन्वेस्ट होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 60 लाख तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो खत्म थोड़ी हो गया, 60 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी भी है, ठीक है। 60 लाख का स्टॉक मैं कंसिस्टेंटली मेंटेन करता रहता हूँ, तो मेरा वर्किंग कैपिटल 60 लाख का है। अब 165 लाख करना है, तो ईयर 1 के एंड में मुझे एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 165 का यहाँ टोटल चाहिए, 60 ऑलरेडी है, तो 165 माइनस 60 लाख मुझे एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा ईयर 1 के एंड में। तो ईयर 1 के एंड में वर्किंग कैपिटल और जाएगी, यानी ये भी जुड़ जाएगी किसके अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ जाएगा, समझा आपको। एंड एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल। अब ये यूजुअल सी चीज़ है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी बोला होता ना
तो भी अपने को ये लेना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया, वर्किंग कैपिटल का पैसा रिलीज कब होता है, जब आप प्रोजेक्ट को बंद करते हो, खत्म करते हो। तो अगर ये नहीं भी बोलता ना कि एट द एंड ऑफ ईयर 4 विल बी निल, मैं यही मानता भाई, प्रोजेक्ट जब खत्म हो गया तो मैं स्टॉक रख के क्या करूंगा, मैं बेच बाच के खत्म करूंगा ना उसको, तो मेरा स्टॉक निल हो जाएगा। तो जितनी वर्किंग कैपिटल होती है वो सारी लास्ट ईयर के अंदर रिलीज हो जाती है, हमेशा रिलीज हो जाती है। और वो कहाँ जुड़ती है, टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट किस में होगा, टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर होगा। ठीक है, चलो देन आगे आपको क्या बोल रहे हैं, समझना आगे। स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज हैव बीन रेंटेड आउट फॉर ₹30 लाख पर एनम। यानी जो आप मटेरियल है ना, इस मटेरियल को आप स्टोर करोगे तो आपको एक स्पेस यूटिलाइज होगी जो पहले आप 30 लाख पे रेंट पे दे देते थे। तो मुझे एक बात बताओ, अब क्योंकि आप स्टोर कर रहे हो वहां पे मटेरियल अपना, तो आप उसको रेंट पे नहीं दे पाओगे। रेंट पे नहीं दे पाओगे तो आपके 30 लाख का लॉस हो जाएगा। तो पहला 30 लाख कमाते, अब आप नहीं कमाओगे, तो क्या आप उसको नेगेटिव में शो नहीं करोगे, क्योंकि आप एक गवा रहे हो इस प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लिखना पड़ेगा, लॉस ऑफ रेंट। जो भी एक्स्ट्रा आइटम इस टेबल के अंदर आने वाले हैं ना, उसको टेबल के अंदर ही फिट कर दो, वरना बाद में भूल जाओगे। तो लॉस ऑफ रेंट कितना है अपना, 30 लाख पर एनम का। वो 30 लाख हर साल की अपनी कॉस्ट हो जाएगी एक तरीके से। क्लियर, ये भी एडजस्टमेंट अपना हो गया, इसी फैट के अंदर आएगा। आगे बोल रहा है लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ ₹45 लाख इन ईयर 1 एंड 30 लाख इन ईयर 2। ये क्या चीज़ है, बोल रहा है कि देखो आपने लेबर के अंदर जो कॉस्ट है ना, उसके अंदर ऐसे भी एम्प्लॉयज की वेजेस जुड़ी हुई है, ठीक है, जो जिनको आप पहले आइडल टाइम का पेमेंट करते थे 45 लाख का ईयर 1 के अंदर। आइडल टाइम का पेमेंट करते थे मतलब पहले ये एम्प्लॉयज खाली बैठे रहते थे, पत्ते खेलते रहते थे, एंड आप फिर भी उनको 45 लाख देने पड़ते थे, 45 लाख आपको इनको देने पड़ते थे। अब आप इन्हीं वर्कर्स को लेके आ चुके हो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, पहले काम नहीं कर रहे थे फिर भी 45 लाख उठा रहे थे, अब काम कर रहे हैं फिर 45 लाख उठा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, उनको आपके पेमेंट स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आया क्या? 45 लाख तो आप पहले भी दे रहे थे, 45 लाख तो आप भी दे रहे हो। मैंने क्या बोला, आपने उसे वो कैश फ्लोस लेने हैं जो प्रोजेक्ट करता तो अलग है, प्रोजेक्ट नहीं करता तो अलग होते, उनमें डिफरेंस आ चुका है। जो पहले भी सेम थे अभी भी सेम, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़ी बेयर करी है इन लोगों की। 45 लाख तो पहले भी दे रहा था ना मैं, बस फर्क ये पहले खाली बैठने का दे रहा था, अभी काम कराने का दे रहा हूँ, पे तो कर ही रहा था ना। तो इसको मैं कॉस्ट में नहीं जोड़ने वाला, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी वेजेस के अंदर जुड़ा हुआ है तो मुझे लेस करना पड़ेगा, मुझे वेजेस में से इसको हटाना पड़ेगा। कितना हटाना है, 45 लाख को फर्स्ट ईयर में से, 30 लाख को सेकंड ईयर में से। तो यहाँ से माइनस कर देंगे वेजेस में से अपन 45, यहाँ से ईयर 2 में से 30। ठीक है, देन आपको बोला फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹90 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना आपके, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, इनके अंदर क्या है आपके जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स का अपॉर्शनमेंट है, ठीक है, एक्सेप्ट टू इंश्योरेंस चार्जेस ₹90 लाख ऑन दिस वेंचर। मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकल के आए हैं, ये निकल के आए हैं कि जो आपका जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना, वो आपके बिजनेस के ऊपर अलोकेट कर दिया हमने। ठीक है, तो अलोकेशन आपने कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा ही होगा कि कैसे करते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर अपन एक्सपेंस को अलोकेट करते हैं। तो बात ये है कि पहले जब ये बिजनेस नहीं था तब भी ये एक्सपेंस लग रहे थे, लेट्स से पहले 4 बिजनेस थे, तो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स था वो 4 बिजनेस के अंदर अलोकेट हो रहा था। अब आप ये नया खोलने वाले हो तो 5 बिजनेस हो गए कंपनी के पास, अब वही एक्सपेंस 5 के अंदर अलोकेट होगा, तो आपके ऊपर एक अपॉर्शनमेंट आ गया इस नए बिजनेस के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया ना, फैक्ट्री ओवरहेड लेट से पहले भी 100 लाख का था, अब भी 100 लाख का ही है। चेंज कहाँ है, एक्सपेंस में चेंज कहाँ है इस प्रोजेक्ट की वजह से, अपॉर्शनमेंट तो चेंज हुआ है बस। ठीक है, तो एक्चुअल कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ अलोकेशन चेंज हुआ है, तो इसको अपन नहीं लेने वाले, ये अपने को नहीं लेना, ये रेलिवेंट ही नहीं है, चेंज नहीं आया ना। अपने लिए रेलिवेंट क्या है, सिर्फ ये इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹90 लाख जो इसने बोला है कि वो सिर्फ इस वेंचर के लिए पे हो रहा है, तो सिर्फ 90 लाख ही चाहिए अपने को। तो अपने को बाकी फैक्ट्री ओवरहेड से मतलब नहीं, अपने को सिर्फ 90 से मतलब है। समझ गया आप कोई चीज? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसके अंदर। ठीक है, द कंपनीज टैक्स रेट इज 30%, वो तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है, कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट 14%, द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स विच इज गिवन बिलो फॉर 4 ईयर्स, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट, ऑल कैलकुलेशन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। अब यहाँ पे बोला है डिजायरेबिलिटी बताओ। डिजायरेबिलिटी का मतलब नहीं कि डिजायरेबिलिटी इंडेक्स निकाल के दिखाना है, नहीं नहीं वो नहीं है, ये पीआई नहीं पूछ रहा है। ये डिजायरेबिलिटी का मतलब होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस उतना बताओ। ठीक है, जब तक कुछ नहीं दे रखा हो तो अपन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, एनपीवी, तो बाय डिफॉल्ट अपना एनपीवी ही होगा यूज बाय डिफॉल्ट। देखो कोई भी टेक्निक लगानी हो
सबसे पहला काम तो कैश फ्लोस निकालने का ही है, वो तो करना ही पड़ेगा, बाद में टेक्निक डिफर करती है बस, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3 कैश फ्लोस निकालने, इन्वेस्टमेंट, देन एनुअल कैश फ्लोस, देन तीसरा टर्मिनल कैश फ्लोस। अपन ने हर जगह लिख दिया कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाने वाला है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या जुड़ेगा मैंने आपको बताया। सबसे पहले अपन कहाँ लिख के आए थे, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट कितने की थी, 600 लाख की, ये आ जाएगी। 600 लाख की प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट आ गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे थे, ये आएगा 90 लाख का, ये मैंने आपको बताया था, ये 90 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन आपको मैंने कहा था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 पे हो रहा था, कितना हो रहा था, 60 लाख का, वो 60 लाख का आपके यहाँ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गया। देन मैंने कहा ईयर 1 के अंदर एक्स्ट्रा और होने वाला था वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। कितना जाने वाला था, 165 लाख का टोटल चाहिए था, और 60 पहले से ही था, तो 165 माइनस 60, 105 लाख का आपका यहाँ ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, 105। लेकिन अब क्योंकि ईयर 1 में हो रहा है, तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ही। ठीक है, यहीं पे इन्वेस्टमेंट ले लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग टीचर अलग अलग फॉर्मेट बताते हैं कि इसको वहाँ करना है, इसको वहाँ करना। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसमें सबसे कम चांसेस है गलती होने के। कितने ही वेरिएशन दे दे एग्जाम के अंदर, आप इस फॉर्मेट में गलती नहीं करोगे। तो अगर अभी मैराथन देख रहे हो तो प्लीज़ यही फॉर्मेट अडेप्ट करना। ठीक है, सबसे कम चांस है गलती होने के इसमें। देखो ये आपने यहाँ पे लिख दिया, देन इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो रहा है, अपने को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसको प्रेजेंट फर्स्ट ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिया। देन मेरा ये टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया वर्किंग कैपिटल का, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू हो गया। ठीक है, देन सेकंड में अपने को एनुअल कैश फ्लो चाहिए होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सेल्स आएगा, सेल्स ले लिया। देन मैंने कहा था डिस्पोजल कॉस्ट जो सेव हो रही है अपने 150 लाख की, उसको भी आपको एज अ एनुअल सीफेट में ऐड करना है, वो आपका यहाँ पे ऐड हो गया। देखा, सेल के साथ में आ गया। ठीक है, देन अपनी लेस सुनी थी सारी कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट अपनी लेस हो गई। ठीक है, ये एज इट इज दे रखी है, एज इट इज लेस हो जाएगी, इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो अपन पूरी पूरी एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, वेजेस में से इनमें से 45 लेस करना है अपने को, तो 225 माइनस 45, 225 माइनस 30, बाकी दोनों सालों का एज इट इज आएगा। देन अदर एक्सपेंसेस दे रखा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, उसको अपन एज इट इज ले लिया। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह पे अपने को सिर्फ इंश्योरेंस लेना था, 90 का ओपन एज इट इज ले लेंगे। ठीक है, 90 ले लेंगे। ठीक है, देन अपने लॉस ऑफ रेंटल था एक, ठीक है 30 का, वो भी अपने को हर साल लेना है, वो भी अपना एक्सपेंस ही एक तरीके से, लॉस ऑफ रेंटल्स। ठीक है, लास्ट अभी इससे पहले अभी सारे आइटम हो चुके हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन बच रहा है। डेप्रिसिएशन से पहले वाला अमाउंट क्या होता है, ईबीटीडी। आप वो दिखाना चाहो तो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो मत दिखाओ, सिर्फ अलग से मार्क्स नहीं होते ईबीटीडी दिखाने के। ठीक है, डायरेक्टली अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, लग यार सब कुछ एक साथ निकाल देंगे, मार्क्स नहीं ईबीटीडी के, फाइनल सी इफेक्ट से आना चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ईबीटीडी तो डेप्रिसिएशन भी अपन माइनस कर देंगे, डायरेक्टली इनकम टैक्स वाला दे रखा है, इसको ले लेना, कंफ्यूजन ही खत्म, दिया ही नहीं अकाउंटिंग वाला, सीधे इनकम टैक्स वाला लेस करने का है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम आ गया, ईबीटी बोलो ईवीटी बोलो, टैक्स लेस कर दोगे, नेट इनकम आ जाएगी। डेप्रिसिएशन अभी ऊपर जो भी था उसमें सिर्फ एक ही नॉन कैश आइटम था डेप्रिसिएशन का, जब तक कुछ बोले नहीं तब तक सिर्फ एक ही नॉन कैश आइटम लेते हैं अपन, क्या, डेप्रिसिएशन, बाकी सब एज इट इज है। तो डेप्रिसिएशन को अपन ने एड बैक कर दिया, क्लियर, सीफेट निकल के आ गया आपके हर साल के। देन लास्ट है अपना टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या आएगा, सबसे पहले सैलवेज वैल्यू आएगा। सैलवेज वैल्यू में क्या बोला था, 60 लाख का बेचोगे आप इसको, 60 लाख का बेचोगे। ठीक है, एंड बोला था कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल बिल 45 लैक्स, तो 60 लाख आप बेचोगे एंड 45 लाख आपको पे करना पड़ जाएगा इस मशीन को हटाने के लिए। तो नेट नेट में तो 15 लाख ही है ना, तो नेट नेट पे अपन 15 लाख ही लेने वाले हैं, 60 माइनस 45, नेट नेट में 15 ही लेंगे। ठीक है, देन आपका वर्किंग कैपिटल जो था वो पूरा रिलीज होगा। मैंने आपको कहा था वर्किंग कैपिटल के बारे में कुछ नहीं भी बोलेगा तो भी वो 4th ईयर के एंड में पूरा रिलीज होता है, तो टर्मिनल कैश फ्लो में ऐड होगा। टर्मिनल कैश फ्लो में कितना होगा, जितना भी वर्किंग कैपिटल सारा रिलीज होगा। अभी तक अपन ने कितना वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया हुआ है, 60 लाख का ईयर 0 में किया था। ठीक है, एंड ईयर 1 में 105 लाख का किया था। ये प्रेजेंट वैल्यू मत लेना 152.09 की, नहीं भाई, ये रिलीज नहीं हो रही है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, अपने को क्रॉस कैश फ्लो चाहिए। ठीक है, 60 का यहाँ पे, देन 105 का यहाँ पे, तो 60 प्लस 105, 165 का अपना रिलीज हो जाएगा। अभी इस 165 की प्रेजेंट वैल्यू अपन करेंगे ना, वो जो थी प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर की थी, अभी 165 रिलीज हो रहा है 4th ईयर के एंड पे, तो ये 4th ईयर से इसकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे अपन। ठीक है, वो करेंगे अभी अपन। ठीक है, 165 का टोटल रिलीज हो जाएगा, तो ये टोटल आपका टर्मिनल कैश फ्लो आ गया TCF 180 का। अब आपको एनपीवी निकालना है, सिंपल, ईयर 1 2 3 4 लिख दो। ठीक है, सी फैट लिख दो, चारों सालों का, ये तीनों सालों का सी फैट है। लास्ट ईयर के अंदर अपने को TCF भी इंक्लूड कर लेना है। देखो ये मत करना कि सर पहले चारों सालों का कैश फ्लो लिखता हूँ, देन टर्मिनल कैश फ्लो के लिए ना मैं एक अलग से रो बनाऊंगा, नहीं भाई, वो बहुत रिस्की मूव है, वो बहुत रिस्की है। चौथे साल का टर्मिनल कैश फ्लो इसी के साथ जोड़ देना सी फैट के साथ में, क्योंकि फिर पता तुम गलती क्या करोगे, अगर तुम टर्मिनल कैश फ्लो को अलग से यहाँ लिखोगे ना, तो तुम यहाँ पे 4th ईयर की जगह पे 5th लिख दोगे, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी तुम 5th ईयर का लिख दोगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
5th ईयर का लेने पे, क्योंकि जबकि आना 4th ईयर पे था वो। तुम फ्लो, एंड ऐसे भी पता है, ऐसे को भी मजा आता है उस टाइम पे, उसको भी पता है कि बच्चा 5th का ले लेगा, तो वो मजे मजे में क्या करता है, यहाँ पे 4th ईयर तक के प्रेजेंट फैक्टर दे रखे हैं ना, मजे मजे में वहां पे 5th ईयर का भी लिख के देगा तुमको साथ साथ में, लिख कर कर तू गलती, 5th ईयर का भी दिया तेरे को मैंने, तो अब जोश जैसे 5th ईयर का टिका दोगे उसके ऊपर, तो नहीं करना भाई वो, यहाँ पर तो सीखे इसने थोड़ी लाज रख ली, 4th ईयर तक का ही दिया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर वाले में ऐड कर दिया करो टीसीएफ वहीं पे, ठीक है। चलो हाँ, अगर सारे कैश फ्लोज एक साथ आ रहे हो, जैसे 1 to 8 आ रहा है, तो फिर ठीक है, चलता है कि आपने 1 to 8 को अलग से एक साथ एक लिख लिया, जैसे पिछले वाले में किया था, देन 8th का आपने अलग से सैलरी वैल्यू लिख दिया। लेकिन जब आप अलग अलग ही लिख रहे हो, तो 4th वाले को साथ में जोड़ देने का, अलग से नहीं करने का, ठीक है। ये आपने सब लिया, इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। देन आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उसमें से लेस किया आपने इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो अपन फर्स्ट वाले में निकाल के आए थे। टर्मिनल कैश फ्लो जो अपन ने यहाँ पे लिया, वो अपन ने वर्किंग आउट 3 में निकाला था, उसकी वैल्यू अपन ने डायरेक्टली 3rd ईयर वाले के साथ में ऐड, 4th ईयर वाले के साथ में ऐड कर दी, तो उसकी डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू यहीं पे एक साथ आ गई, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू अपन पहले ही निकाल के वो लेस किया, तो अपने पास एनपीवी आ गया, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है तो डिसीजन लेंगे कि हाँ एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। चलो, अब एक और एडजस्टमेंट होता है जो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो हो सकता था इस क्वेश्चन में देता। एक होता है रिसर्च कॉस्ट, कि ये प्रोजेक्ट लगाने से पहले हमने रिसर्च करी कि क्या हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। लेट्स से बोलता कि 10 लाख की रिसर्च पे खर्चा हुआ हमारा, 10 लाख खर्चा हुआ रिसर्च करने में कि भाई प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका क्या करोगे? इसका कुछ नहीं करते, नोट्स पढ़ोगे तो मालूम है इसको क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। इसका कुछ नहीं कर सकते भाई, ये आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही खर्च कर दिया है, इसका कुछ कर थोड़ी सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती, ये खर्चा हो गया हो गया। आप प्रोजेक्ट करोगे तब भी खर्चा लगेगा, प्रोजेक्ट नहीं करते तब भी 10 लाख लगना था ना। मान लो रिसर्च के एंड में आपका डिसीजन निकल गया कि नहीं प्रोजेक्ट करना ही नहीं अपने को, तो क्या कर लोगे? खर्चा तो हो रहा ही था, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। रिसर्च पहले लग गई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, वो संक कॉस्ट है, उसको इग्नोर करेंगे अपन, ठीक है। एंड एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 4th वाले के अंदर अपन ने उसकी बात नहीं करी, कैपिटल गेन की बात है अपनी की, ठीक है। एक कैपिटल गेन करके चीज़ होती है जो अपने को ध्यान में रखनी होती है। इस 4th वाले के अंदर कैपिटल गेन अपन ने नहीं लिया है, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं लिया है। अभी इतना समझ गया ना जो मैंने बताया, बस इसको स्टेप से लिख के सॉल्व कर लेना, लिख के सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5th वाले ईयर के अंदर, ये 5th क्वेश्चन के अंदर नवंबर 22 में आया 10 मार्क्स का। क्या बोल रहा है, फर्म है, उसको एक स्मॉल व्हीकल खरीदनी है डिलीवरीज करने के लिए, फूड डिलीवरीज, ठीक है। इट इज इंटेंडिंग टू चूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। क्या पहला है कि उसको न्यू 3 व्हीलर परचेज करना है जिसकी 1.5 लाख की खर्चा आएगा, एंड वो 10 साल तक सर्विस में रहने वाला है, 10 साल चलेगा, ठीक है। अदर अल्टरनेटिव इज टू बाय अ सेकंड हैंड व्हीकल फॉर 80,000, 80,000 का सेकंड हैंड व्हीकल परचेज कर लो जो 5 साल तक सर्विस में रहेगा, एंड उसके बाद कंपनी एक नया व्हीकल ले सकती है 60,000 का जो अनदर 5 ईयर्स के लिए रहेगा। तो अपने को 10 साल के लिए प्रोजेक्ट अपने को चाहिए व्हीकल। अब यहाँ तो आप एक ले लो 1.5 लाख की, तो 10 साल तक टिके, ठीक है। या आप 2 सेकंड हैंड ले लो एंड हर एक 5 साल चल जाएगा, तो 10 साल का आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि जब भी आप इसको बेचोगे, जब भी इसकी लाइफ खत्म होगी, तो जितनी भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी ना, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो भी उसकी डेप्रिसिएशन सारे काट पीटने के बाद जो वैल्यू बची है, जितनी वैल्यू चल रही होगी, आप उसी के अंदर उसको बेच दोगे, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू उतना ही हो जाएगा, ठीक है। द फर्म पेज 30% टैक्स एंड इज अलाउड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स एट द रेट 25% ऑन WDV बेसिस। 30% टैक्स देती है एंड टैक्सेशन के अंदर उसको 25% WDV बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, कुछ नहीं बोलते तो अपन SLM मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 25% WDV बोला है तो अपन वही मानेंगे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द बेस्ट ऑप्शन। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ रेवेन्यू दिया ही नहीं है, कहीं ऐसा बताया है कि अच्छा आप डिलीवरीज करके इतना कमा लोगे, अगर नया लोगे तो इतना कमा लोगे, तो सेकंड हैंड लोगे तो इतना कमा लोगे, कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। अपना स्टार्ट कहाँ से होता है कैश फ्लो? रेवेन्यू, रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस होता है, कॉस्ट के बाद लेस होता है अपना डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है। यही किया था, लेकिन यहाँ पे तो रेवेन्यू कुछ है ही नहीं, आप कुछ कमा ही नहीं रहे हो, कुछ मतलब कमा रहे हो, दिया नहीं अपने को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन चाहता है कि आप रेवेन्यू को इग्नोर करो। क्वेश्चन चाहता है कि अभी ये मान के चलो कि दोनों के अंदर रेवेन्यूज तो हम सेम ही कमा रहे हैं, डिलीवरी करनी है ना, डिलीवरी दोनों से सेम हो जाएगी। हाँ, ये 5 साल चलेगा, 5 साल बाद वो 5 साल दूसरी मशीन ले लेंगे अपन, डिलीवरी से जो मैं कमाऊंगा वो सेम ही कमाऊंगा मैं। तो दोनों की अगर आप रेवेन्यू आपको दे भी रखा होता, तो दोनों मशीन के अंदर जो आपका रेवेन्यू आता वो इक्वल ही आता, रेवेन्यू आपका इक्वल ही आता। इनके अंदर जो पेट्रोल लग रहा है, इनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो भी सब इक्वल ही आती, उनसे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा आपका, ठीक है। आप कैसे देखो, ऐसे केस में आप कैसे चूज करोगे? आपको 2 ऑप्शन दिए,
दोनों ऑप्शन में से अपने को एक चूज करना है, तो अपन कैसे चूज करेंगे? जिसकी एनपीवी हाईएस्ट आएगी अपन उसको चूज करेंगे, जिसकी एनपीवी बेस्ट आएगी अपन उसको चूज करेंगे। तो अपने को दोनों की निकालनी पड़ती, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू से एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट से तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। फर्क कहाँ पड़ेगा? सिर्फ फर्क पड़ेगा क्योंकि इनकी जो मशीन की जो कॉस्ट है वो अनइक्वल है। इसकी 1.5 लाख है, इसकी 80 और 62 है। इनसे जो डिफरेंस आएगा, इस कॉस्ट से जो डिफरेंस आएगा, सिर्फ वही फर्क पड़ने वाला है। इस कॉस्ट का फर्क कहाँ कहाँ पे आता है? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट के अंदर, सबसे पहला आप इस कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट के अंदर जोड़ते हो, तो सबसे पहला फर्क इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। दूसरा टर्मिनल कैश फ्लो पे जब आते हैं, तो टर्मिनल कैश फ्लो में मुझे स्क्रैप वैल्यू लेनी होती है। वो स्क्रैप वैल्यू दोनों के अंदर अलग अलग है, क्योंकि कॉस्ट ही अलग है, तो डब्ल्यूडीवी अलग होगी, डब्ल्यूडीवी अलग होगी तो स्क्रैप वैल्यू अलग होगी, ठीक है। फिर आता है बीच का पीरियड, ये ईयर 0 का, देन ये ईयर 1 से लेकर 10 तक का अपना एनुअल सी फैट अपन निकालते। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आया, यहाँ पे सी फैट आया, यहाँ पे टर्मिनल कैश फ्लो आया। इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ा, टीसीएफ में फर्क पड़ा, क्योंकि सैलरी वैल्यू अलग अलग है। सी फैट के अंदर जो अपन वर्किंग करते, रेवेन्यू सेम, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम। फर्क कहाँ आएगा? सिर्फ डिप्रिसिएशन के अंदर फर्क आएगा, क्योंकि कॉस्ट अलग है तो उनका डिप्रिसिएशन भी अलग अलग ही आएगा। डिप्रिसिएशन अलग आएगा तो उसकी वजह से टैक्स के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन अभी वर्किंग करेंगे कैसे? अपन रेवेन्यू तो दे नहीं रखा है, अपना स्टेटमेंट कैसे बनेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट देन अपना डेप्रिसिएशन लेस होगा, वो कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, रेवेन्यू दे नहीं रखा है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखो सेम ही है, फर्क कहाँ पड़ने वाला है? सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या करके गया कैश अपने टेबल के अंदर? जो अपन ने टेबल अपना स्टेटमेंट देखा था, इसमें डेप्रिसिएशन क्या करके गया? मैंने क्या कहा था? डेप्रिसिएशन देखो खुद तो रिवर्स हो गया, खुद तो चला गया डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन अपने लेस किया था, देन अपना एड बैक भी हो गया था, वो तो उसका खुद का तो इफेक्ट खत्म हो गया, लेकिन अपनी यादें छोड़ के जा चुका है। कहाँ पे छोड़ के गया अपनी याद? टैक्स में छोड़ के गया है, टैक्स कम करके चला गया है। तो देखो डेप्रिसिएशन खुद एक कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। वो लेस हुआ, देन एड बैक हो गया, खत्म, उसका इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन वो जो टैक्स कम करके चला गया ना, वो उसका फायदा है। तो डेप्रिसिएशन खुद एक कैश फ्लो नहीं है, डेप्रिसिएशन में जो टैक्स बच रहा है वो एक कैश फ्लो है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। एंड ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आया था जन सर्विस के पेपर के अंदर, बच्चों ने गलतियां करी हैं उसके अंदर, ठीक है। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कि डेप्रिसिएशन टैक्स बचा के जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपने पास ना तो सेल है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट है, ना तो फिक्स कॉस्ट है, कुछ भी नहीं अपने पास, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक आइटम है। तो अपन डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली तो माइनस कर नहीं सकते हैं। किसमें से माइनस करूंगा मैं? किसमें से माइनस करूंगा? तो अपन क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन की वजह से जो कैश फ्लो आ रहा है वो क्या है? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। अपन डायरेक्टली डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड को कैश फ्लो ले लेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन लेस हुआ तो यहाँ पे टैक्स कम आएगा ना, जो टैक्स आपका कम हुआ वो आपके एक तरीके से सेविंग है, ठीक है। तो वो एक तरीके से कैश फ्लो हुआ ना। अगर मान लो 1.5 लाख का यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे आपका टैक्स हायर बनता। कितना हायर बनता? 1.5 लाख के ऊपर 30% कितना होता है? निकालो, 45,000। आपका टैक्स यहाँ पे 45,000 एक्स्ट्रा बनता अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो ये 45,000 कम बना है, तो 45,000 जो आपका बचा, क्यों बचा? डेप्रिसिएशन की वजह से बचा। ये 45,000 को अपन डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड बोलते हैं। मैं डायरेक्टली उसको कैश फ्लो लूंगा अपना, क्योंकि बाकी कुछ लेने के लिए है ही नहीं मेरे पास, किसमें से माइनस करूं? तो मैं ईयरली वर्किंग करना मेरे लिए फेल हो जाता है, कि माइनस करना इन्हें प्लस करना, बीच में टैक्स के अंदर अपना उसका इफेक्ट आ गया, उसका वर्किंग फेल हो जाती है, ठीक है। इस वाली वर्किंग के अंदर डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड ऑटोमेटिकली फिट हो चुकी है अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि टैक्स लेस हो गया ना, तो सेविंग अपने आप आ गई। लेकिन अब मेरे पास ये वर्किंग करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अब क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड अलग से ले लूंगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन करने के दो एडजस्टमेंट होते हैं, एक ये कि यहाँ पे माइनस कर दिया, टैक्स में अपने आप लेस हो गया, देन एड बैक कर दो, तो डेप्रिसिएशन का टैक्स शील्ड अपने आप इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। दूसरा है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड को एज अ कैश फ्लो ले लो। डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड कैसे निकलती है? शॉर्ट में बोलते हैं उसको अपन डीटीएस, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। कि डेप्रिसिएशन पे कितना टैक्स बचा, कितना बचा? जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ठीक है। कितना था? लेट्स से 1.5 लाख का था, 1.5 लाख का अमाउंट डेप्रिसिएशन आया, 1.5 लाख से इनकम कम करी इसने, उस 1.5 लाख के ऊपर आपका 30% टैक्स रेट है, तो 30% आपने टैक्स बचा दिया। तो 1.5 लाख इंटू 30%, डेप्रिसिएशन इंटू टैक्स रेट इज डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। सिंपल। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही आपका इकलौता एनुअल कैश फ्लो है, ठीक है। तो आप हर दोनों ऑप्शन के अंदर आप डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड निकालोगे। कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन चाहिए, देन डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई करना टैक्स रेट से। तो पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इसने सबसे पहले क्या वर्किंग करी है? क्योंकि डब्ल्यूडीवी बेसिस के ऊपर है, तो आपको हर साल की पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी चाहिए, उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी हो जाएगी? ऑप्शन 1 के अंदर 1.5 लाख की हो जाएगी, ठीक है। 1.5 लाख की आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गई, इसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने, उस 25% डेप्रिसिएशन के ऊपर 30% टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो 25% जो डेप्रिसिएशन निकल के आया, डेप्रिसिएशन इंटू 30% इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड,
ठीक है। देन अगले साल आपकी ओपनिंग डब्ल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो आपकी ये ओपनिंग डब्ल्यू आएगी। अब इस ओपनिंग डब्ल्यू के ऊपर आपका 25% डेप्रिसिएशन लगेगा एंड उसके ऊपर इंटू 30% आपका डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड आ जाएगा। इसी तरीके से आप हर साल की करोगे, ये लेस होते होते आपकी डब्ल्यू कम होती जाएगी, डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा एंड डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा तो आपका डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड भी कम होता जाएगा। अब ये डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ही आपका इकलौता कैश फ्लो और कुछ नहीं है इस साल में, यही कैश फ्लो है, बाकी सब इक्वल 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 है, सिर्फ यही फर्क कर रहा है। ठीक है। लास्ट में जो आपकी डब्ल्यू बचेगी 11,263 की 10th ईयर में बचेगी, उस पर आपका डेप्रिसिएशन गया 2816 का, तो बच क्या है 8447 का आपका क्लोजिंग डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका रेसिडुअल वैल्यू बचा, डब्ल्यू बचा 10th ईयर के एंड में। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसी के ऊपर आप बेच भी दोगे, आपकी स्क्रैप वैल्यू विल बी इक्वल टू द क्लोजिंग डब्ल्यू ऑन एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो आप इसी पे बेच दोगे, तो ये आपका टर्मिनल कैश फ्लो हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू आपका 8447 हो जाएगा। तो ये आपका एनुअल कैश फ्लोज हो गया, जो आपने मशीन में परचेस किया है 1.5 लाख का, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, जो आपका यहाँ बचा ये आपका टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। 1 2 3 तीनों डन। अब आपकी एनपीवी कैसे निकलेगी? ठीक है, ये टैक्स शील्ड हो गया, ठीक है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट आ गया अपना, ठीक है 1.5 लाख, ठीक है, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, ये एनुअल कैश फ्लोज है इनकी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, ठीक है, टर्मिनल कैश फ्लो है इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, बस हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो इसका अपना प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, ये आपका 1.5 लाख का मशीन का परचेस कॉस्ट, ठीक है, ये हर साल का आपका एनुअल कैश फ्लोस एंड ये आपका यहाँ पे आपने लास्ट ईयर में टर्मिनल कैश फ्लो ऐड कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट कैश फ्लोज आ गया कि आपकी एनपीवी नेगेटिव आई है। सर नेगेटिव आई है मतलब चूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं ना जाए, ऐसा नहीं है, सबर रखो बताएं तब बात करते हैं आगे। इसी तरीके से आपको सेकंड वाले ऑप्शन की भी करनी है। सेकंड ऑप्शन के अंदर बस डिफरेंस ये है कि 2 बार खरीदने वाले आप मशीन को। तो सबसे पहले अपना पहला मशीन 80,000 का अपन खरीदेंगे, ठीक है, 80,000 खरीदेंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी टैक्स शील्ड आ जाएगी। इसी तरीके से ये 5 साल तक चलने वाली है, ठीक है। फिर 5 साल के एंड पे सेकेंड हैंड जो नंबर मशीन 1 है, सेकेंड व्हीकल 1 है, वो बिकेगी, उसकी जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी 25,000 का ये ओपनिंग था, स्क्रैप डेप्रिसिएशन लगा 6328 का, इसके बाद जो बचेगा वो आपका क्लोजिंग डब्ल्यू हो जाएगा, उतने में आप बेच लोगे इसको, स्क्रैप वैल्यू निकल के आएगा 89। ये कहाँ से आया? दिस माइनस दिस, तो ये आपका क्लोजिंग आ गया, 5th ईयर के एंड पे ये बचेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे मुझे बात बताओ। सेकंड हैंड नया जो सेकंड हैंड व्हीकल होगा, 5 साल का पहला चला, दूसरा वाला चला, दूसरा वाला और 5 साल चलेगा, तो वो दूसरा वाला 5 साल का आप कब खरीदोगे? देखो 5th ईयर पे क्या होगा, 5th ईयर के में आपके बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली है, मल्टीपल चीज़ें एक साथ होने वाली 5th ईयर के ऊपर। जैसे सबसे पहले आप ये पुराना वाला मशीन बेचोगे, ठीक है, तो फर्स्ट वाली सोल्ड हो जाएगी, ठीक है। देन जो नई वाली परचेस करोगे वो क्या आप अगले साल परचेस करोगे? हाँ, आइडियली 5th ईयर के एंड में आपने ये बेच दिया, अब 6th वाली सेकंड हैंड व्हीकल जो अगले साल परचेस होनी 6th ईयर के अंदर, लेकिन 6th ईयर के बिगिनिंग के अंदर ही परचेस हो जाएगी। ऐसा वेट थोड़ी करेंगे कि नहीं आधा साल खत्म हो जाए फिर खरीदूंगा, नहीं नहीं, जैसे ये बिकी अब नहीं चाहिए, डिलीवरी तो करनी पड़ेगी ना अपने को भाई, मतलब लोगों को खाना भी तो खाना है, तो ठीक है, तो अपने को सेकंड हैंड दूसरी मशीन भी परचेस करनी पड़ेगी। तो 6th ईयर का बिगिनिंग बोलो या 5th ईयर का एंड बोलो, एक ही बात है, ठीक है, तो यही मानेंगे 6th ईयर का बिगिनिंग है 5th ईयर का एंड, तो यही सेकंड व्हीकल भी यहीं पे बाय होगा, सेकंड वाला बाय इसी पे होगा, 5th ईयर के एंड पे बाय होगा वो भी। अब लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लगना कब से स्टार्ट हो जाएगा? उसका डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा अगले साल से, उसका डेप्रिसिएशन तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन तो आप हर साल के एंड पे ही लेते हो, तो अब सेकंड व्हीकल जो है उसका डेप्रिसिएशन तो 6th ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, तो उसकी जो टैक्स शील्ड भी है वो भी 6 से मिलना स्टार्ट होगी, तो 6 से आपको मिलने लग जाएगी सेकंड हैंड व्हीकल की जो नेक्स्ट सेकंड वाली मशीन है, सेकंड हैंड व्हीकल सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड हैंड व्हीकल सेकंड वाली, उसका डेप्रिसिएशन मिलने लग जाएगा आपको 6th वाली से, 6th ईयर से, 6 से लेकर 10 तक आपको वो मिलेगा। फिर 10th के एंड में जो स्क्रैप वैल्यू बचेगी उसको आप फिर से बेच दो, उस पर आप फिर से बेच दोगे। तो 5th ईयर पे आप देख रहे हो ये मल्टीपल काम हो रहा है, इसका ध्यान रखना, इसको भी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 6th ईयर पे आपने नई मशीन परचेस करी 60,000 की, फिर से मतलब दूसरी सेकंड हैंड व्हीकल परचेस करी 60,000 की, जो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर ये 5 साल तक इस तरीके से डेप्रिशिएट होगी, इसका डेप्रिशिएशन निकलेगा, इसके डेप्रिशिएशन पे टैक्स शील्ड निकलेगा, ठीक है। जो 10th ईयर के एंड में जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो ये बचेगी 14,239 की, दिस माइनस दिस, समझ में आ गया। अब इसका एनपीवी कैसे निकलेगा? एनपीवी देखो सबसे पहले इसका 0th ईयर पे 80,000 का कैश फ्लो हो गया, दिन 1st to 4th तक आप लिखोगे अपना जो टैक्स शील्ड निकल के आया था। 5th ईयर के एंड में यहाँ पे स्पेशल वर्किंग हो, क्योंकि 5th ईयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। 5th ईयर के अंदर देखो इनफैक्ट मैंने आपको 2 बताई, 2 के साथ में तीसरी चीज़ भी तो हो रही है, ये टैक्स शील्ड भी जो है वो तो 5th ईयर की है, ये भी तो 5th ईयर में मिलने वाली है ना, 5th ईयर का सी फैट है ना ये तरीके से। तो क्या क्या हो गया, एक आपका कैश आउटफ्लो हुआ, कौन सा 60,000 का मशीन परचेस करोगे वो आपका आउटफ्लो हुआ,
इसका आपका सी फैट का एक तरीके से इनफ्लो हुआ टैक्स शील्ड का, ये स्क्रैप वैल्यू आपने बेची, इसका एक तरीके से इनफ्लो हो गया आपका। तो 60,000 माइनस 1898 माइनस 18985 जाके आपके पास नेट नेट का आउटफ्लो निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो वो तीनों एडजस्ट करने के बाद इसने निकाला है कि 60,000 माइनस 1895 माइनस 1898 इक्वल टू 39,117, ये आपका नेट आउटफ्लो है, 39,117 का नेट आउटफ्लो। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.567 से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई इस नेट आउटफ्लो की। ठीक है, देन आपका 6 से 9 तक वापस सिंपल मैटर चलेगा। ठीक है, जो आपका दूसरा सेकंड हैंड व्हीकल है उसका टैक्स शील्ड। देन 10th ईयर के अंदर फिर से क्या होगा, एक तो टैक्स शील्ड भी मिलने वाली है आपको, ये वाली टैक्स शील्ड भी मिलेगी, साथ में आपको स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे एक साथ, दोनों को ऐड कर दिया एक साथ। ठीक है, देन प्रेजेंट फैक्टर लगा दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब देखोगे इसका जो एनपीवी निकल के आएगा, ये भी नेगेटिव निकल के आएगा। सर दोनों नेगेटिव आ रही है, दोनों नेगेटिव आ रही है तो मतलब दोनों ही खत्म है, दोनों ही खराब है। अच्छा, ये नेगेटिव एनपीवी का मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट बुरे हैं, क्यों नहीं है ये नेगेटिव एनपीवी? ये नेगेटिव एनपीवी एक तरीके से आपको टोटल एनपीवी दिखाई नहीं रहा है। क्यों? आपने रेवेन्यू लिया कहीं पे, आपने कहीं रेवेन्यू लिया, जब रेवेन्यू ही नहीं लिया तो एनपीवी पॉजिटिव कैसे आएगी? एनपीवी तो नेगेटिव ही आएगी ना, रेवेन्यू तो आया ही नहीं ना। मैं बताऊं ये आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप एक तरीके से आप टोटल एनपीवी चेक ही नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है दोनों मशीन्स की, क्योंकि आपने यहाँ पे जितने भी आइटम्स लिए वो सिर्फ मशीन की कॉस्ट से जुड़े हुए हैं, कि कॉस्ट आपने पे करी, कॉस्ट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिला, कॉस्ट के ऊपर आपको स्क्रैप वैल्यू मिली। तो एक तरीके से आप यही चेक कर रहे हो कि दोनों ऑप्शन में से नेट नेट कॉस्ट किसकी कम है। मुझे एक बात, तो दोनों ऑप्शन के अंदर जो निकल के आया ना, ये एक तरीके से दोनों की नेट नेट कॉस्ट ही है, और कॉस्ट का नेचर तो नेगेटिव भी होता है ना, इसलिए दोनों नेगेटिव आ रही है। तो जो नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट है, ये एक तरीके से एनपीवी नहीं डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये दोनों कॉस्ट है, ये दोनों कॉस्ट है। तो अब आप समझ गए कॉस्ट है। अब ये इनको हटा के देखो, इनको हटा के सोचो, अब चूज कैसे करेंगे? सर जिसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट किससे कम दिख रही है आपको? इसकी, इसको चूज करेंगे अपन। ठीक है, ये वाला चूज कर लेंगे अपन, और इसलिए यहाँ पे नाम क्या ले है, नेट आउटफ्लो। ये नेट आउटफ्लो है, एक तरीके से एनपीवी है ही नहीं, नेट आउटफ्लो है। करना वैसे ही है, लेकिन एक तरीके से शो क्या कर रहा है, नेट आउटफ्लो। समझ गए आप ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, लिख के कर लेना। ठीक है, चलो कैपिटल गेन और लॉस एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें क्या करना है, अब यहां से आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आएगा एंड कैपिटल गेन आएगा। देखो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मशीन कंपनी है, परचेज करना चाह रही है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है, जिसकी प्रोजेक्ट लाइफ 8 ईयर्स की है। सबसे पहले इक्विपमेंट परचेज करेंगे ये लोग, जो ₹3.5 करोड़ का होगा। ठीक है, देन एडिशनल इक्विपमेंट परचेस करेंगे 25 लाख का, जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगा फ्रॉम द कैश इनफ्लो ऑफ दिस ईयर। तो दो मशीन है, सबसे पहला इनिशियल में जाएगा, देन आप परचेस करोगे 25 लाख का, जो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जाएगा। ठीक है, देन 8 साल बाद ओरिजिनल इक्विपमेंट की कोई रीसेल वैल्यू बचेगी नहीं, किसी काम का नहीं, वो नहीं बिक पाएगा। ठीक है, देन एडिशनल जो होगा वो बिक जाएगा, लेकिन 2.5 लाख के अंदर। ठीक है, समझ गए आप? तो दो मशीनें हैं, एक फर्स्ट ईयर के एंड पे, एक थर्ड ईयर, एक 0th ईयर पे, एक थर्ड ईयर के एंड पे, दोनों की सैल्वेज वैल्यू भी दे दी आपको। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होगी 40 लाख की, विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ 8th ईयर। वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में लगेगा 40 लाख का, एंड में 40 लाख का रिलीज हो जाएगा। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को कहाँ से फाइनेंस हो रहा है, क्योंकि फाइनेंसिंग कॉस्ट से फर्क ही नहीं पड़ता है अपने को। तो सेल वॉल्यूम ओवर 8 ईयर्स हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। 8 ईयर्स की सेल वॉल्यूम दे दी आपको, ये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की। देन यहाँ बोला है 4 to 5। सर ये क्या है, ये 4 और 5 का टोटल है क्या? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब है कि फोर्थ में भी 2,70,000, फिफ्थ में 2,70,000, सिक्स में 1,80,000, सेवन में भी 1,80,000, एट्थ में भी 1,80,000। अपन अब ऑब्वियसली मुझे बात बताओ, मैंने वो क्या बोला, जब अगर हर साल के कैश फ्लोज आपके इक्वल इक्वल अगर होते हैं तो अपन अलग अलग क्यों बनाएंगे? अपन एक बार बनाएंगे वही सारी ईयर्स के हो जाएंगे। वैसे ही अगर फोर्थ और फिफ्थ के अंदर सारी वर्किंग अगर सेम होनी है तो अपन अलग अलग क्यों बनाए? दोनों के लिए फोर्थ भी लिखेंगे, फिफ्थ भी लिखेंगे, कोई नहीं, अपन दोनों का एक ही बना लेंगे, वो फोर्थ और फिफ्थ दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। सिक्स सेवन्थ एट तीनों का एक ही बनाएंगे, वो तीनों को रिप्रेजेंट कर लेगा एक साथ। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल प्राइस दे रखी है 240 की, एंड बोला है वेरिएबल एक्सपेंस विल बी अमाउंट टू 60% ऑफ सेल रेवेन्यू। तो अब सिंपल क्या करोगे, 240 का सेल प्राइस है, उसका 60% आपका वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा, तो 40% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना पर यूनिट के ऊपर। तो 240 इंटू 40% का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 96 रुपीज़। तो एक एक यूनिट से आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 96 का। अब अपन वापस वो नहीं कर रहे हैं कि सेल लिया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, देन कॉन्ट्रीब्यूशन तक आए, डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का। क्यों करना है तुमको, क्यों लंबा करना है वर्किंग? ठीक है, ऐसा रूल नहीं है कि पूरा पूरा ऐसा इट इज फॉलो करना है। ठीक है, इंटेंशन इज सीफेट तक करेक्ट पहुंचे। अब बीच में शॉर्टकट दिख रहा है, वो करो ना, कौन मना कर रहा है? ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ कैलकुलेट में कर लूंगा, सीधे सीफेट ही लिखूंगा, नहीं भाई वैसा नहीं ना।
हाँ, रीजनेबल शॉर्टकट, रीजनेबल शॉर्टकट, वरना एग्जामिनर ने भी मार्क्स देने में शॉर्टकट अपना लिया तो फिर सेंस नहीं बनेगा। बोले मैंने भी अज्यूम कर लिया मन के अंदर कि मैंने मार्क्स दिए हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ कॉपी के अंदर, अच्छा थोड़ी लगेगा वो। ठीक है चलो, 60% ऑफ सेल रेवेन्यू, ठीक है। फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या कहा था मैंने, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट लिख देगा। फिक्स्ड कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 36 लाख पर ईयर, तो इसमें डेप्रेशन नहीं है, डेप्रेशन अभी अलग से लेस होगा। द लॉस ऑफ एनी ईयर, ये नई लाइन है देखो, कहीं पे भी अगर लॉस हुआ है तो वो सेट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के लॉसेस से सेट ऑफ हो जाएगा। इसका क्या करना अपन बात करते हैं। द कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट एंड कंसिडर्स 12% टू बी एन अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज द मैनेजमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। 3 भागों में सोचना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, देन आपका कैश फ्लोज, एनुअल कैश फ्लोज, देन आपका टर्मिनल कैश फ्लोज। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आई, 3 चीज़ें आई। सबसे पहले आप परचेस करोगे ये नया इक्विपमेंट, नया इक्विपमेंट कितने का, 3.5 का। देन आप थर्ड ईयर के एंड में परचेस करोगे एडिशनल इक्विपमेंट 25 लाख का। देन आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना है 40 लाख का। ये 3 आपके अमाउंट्स हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर जुड़ेंगे अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये 3 इन्वेस्टमेंट हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट में निकालोगे सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट 350 का, वर्किंग कैपिटल भी ईयर 0 में आ रहा है 40 का, एडिशनल इक्विपमेंट जो है वो थर्ड ईयर पे आ रहा है। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में, तो उसको थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपन इन्वेस्टमेंट में जोड़ेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के जितने भी आइटम्स आते हैं ना, उन सबकी बाय डिफॉल्ट अपन प्रेजेंट वैल्यू यहीं पे ले लेते हैं, इसी वर्किंग के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि वो हेल्पफुल होती है अपने टेबल के अंदर। इसके अलावा जो कैश फ्लोज है एनुअल और टर्मिनल, उनकी अपन प्रेजेंट वैल्यू टेबल में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू अपन वर्किंग में नहीं लेते हैं, उनको अपन डायरेक्टली टेबल बनाते हैं ना एंड में, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी की, उसमें उनकी एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू वहां पे निकालते हैं। इन्वेस्टमेंट के अपन पहले ही निकाल के चलते हैं। ठीक है, चलेगा ये चीज़। चलो, ये अपन ने कर दिया, तो ये 407.8 निकल के आ गया अपना इन्वेस्टमेंट का। देन अपने को करना है सेकंड में सी फैट का वाकई। सी फैट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैसे लेंगे, अपना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन तो सेम है 96 96 96 का, तो जितनी यूनिट्स बेच रहे हो उसको 96 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पहले में 72 है, सेकंड में ये यूनिट्स है, 4 to 5 में ये यूनिट्स है, 96 to 8 में ये है। कॉमन कॉमन, इनकी दोनों की अलग अलग नहीं करेंगे वरना कॉपी के बाहर जाएगी आपकी वर्किंग। ठीक है, चलो, तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, एंड वर्किंग अपनी लैक्स में चलेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर मैं लिखने में आया तो अगेन मुझे दोनों पेज एक साथ यूज़ करने पड़ेंगे, तो वो स्कैन में कैसे जाएगा वो मालूम नहीं। एग्जामिनर को तो स्कैन जाता है ना, वो थोड़ी ऐसा पहले घुमाएगा, वो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा नंबर कहाँ से लिंक हो रहा है। ठीक है, छोड़, तो अपने को लैक्स में लिख देना, इतने बड़े बड़े नंबर गए हैं तो। एंड आईसीआई ने खुद ने भी डेटा, ये देखो करोड़ में दिया है, ये देखो लैक्स में है, ये भी लैक्स में है, तो अपन लैक्स को एक कॉमन यूनिट पकड़ लेंगे, लैक्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन लैक्स में आ गया। ठीक है, देन फिक्स कॉस्ट 36 की दे रखी थी, कैश वाली थी, कैश वाली लेस कर दी। डेप्रिसिएशन इसके बाद माइनस होगा। डेप्रिसिएशन के अंदर अपनी वर्किंग क्या होगी, 2 मशीनें हैं, पहली वाली दूसरी वाली। सबसे पहली वाली अपन ने परचेस करी फर्स्ट ईयर के एंड में। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, जो पहली वाली मशीन है वो फर्स्ट ईयर में परचेस, स्टार्टिंग में परचेस कर ली, ईयर 0 पे परचेस करी है एंड ईयर 8 में बेची है सीधे, जिसकी वैल्यू ही नहीं है, कुछ 0 रुपीज़ में बिकी है, तो वो 0 ईयर से लेके 8 तक है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी फर्स्ट ईयर से लेके 8वें साल के एंड तक मिलता रहेगा। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, परचेज प्राइस माइनस आपका सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। परचेज प्राइस इसकी 3.5 करोड़ की थी, तो 350 लाख हो गया, सैलवेज वैल्यू 0 है तो माइनस में कुछ नहीं आया, डिवाइड बाय 8 ईयर्स, तो 43.75 आपका इसका डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसका डेप्रिसिएशन फर्स्ट टू 8 ईयर तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, फर्स्ट टू 8 ईयर तक कंटिन्यू होगा 43.75। सर 8 साल तो है नहीं, अरे राजा 8 तक, 6 to 8 को एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, समझना। ठीक है, चलो, अब है एडिशनल इक्विपमेंट की बात। एडिशनल इक्विपमेंट कब परचेस करें, थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लगना कब से स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ ईयर से स्टार्ट होगा। डेप्रिसिएशन आप फोर्थ ईयर से लेना स्टार्ट करोगे। अब एक चीज़ समझना, आपकी टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 8 साल की, उसमें से 3 साल बीत गए, 3 साल बीत गए। ठीक है, 3 साल के एंड में आपने ली है, तो 3 साल इफेक्टिवली खत्म हो गए, तो नई वाली मशीन अब कितने साल टिकेगी, कितने साल यूज़ में आएगी, 5 ईयर्स यूज़ में आएगी। ठीक है, तो 5 ईयर्स की आपकी बेसिकली यूजफुल लाइफ हो जाएगी नई मशीन। यहाँ पे गलती से ये मत बोल देना कि सर थर्ड में लिया तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 6 साल हो गए सर, 6 साल 6 साल, नहीं नहीं भाई, थर्ड ईयर लेना नहीं है, थर्ड ईयर में यूज़ नहीं हुआ है। गिनती स्टार्ट करनी तो फोर्थ से स्टार्ट करना, क्योंकि थर्ड तो खत्म हो गया ना, फोर्थ से यूज़ करना स्टार्ट करोगे, या तो 8 - 3 होगा, या तो सीधा फोर्थ से गिनना स्टार्ट करना। ठीक है, ये जेन्युइन कन्फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ, तभी तो बता रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ मैं इसके ऊपर, मतलब तुम्हें लग रहा मस्ती कर रहा हूँ मैं इसे, नहीं भाई, होती है एग्जाम में गलतियाँ ऐसी।
ठीक है, 25 लाख का परचेस किया, 2.5 लाख का सेल वैल्यू डिवाइड बाय 5, तो 4.5 आएगा। ये कब से मिलना स्टार्ट होगा इसका डेप्रिसिएशन? 4th ईयर से लेके 8th ईयर तक। ठीक है, अब 4th ईयर की स्टार्टिंग कहाँ? 4th ईयर यहाँ से है, 4th ईयर से यहाँ से है, 4th से 8 का ये 2 कॉलम है, तो 4th में ये ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा 4.5, 2 बार ही आएगा बस। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे खाली आएगा, गलती से भी यहाँ पे नहीं मांगता है ना। आप बोलो सर 5 साल का है, तो 5 यहीं से स्टार्टिंग कर देता हूँ, 5 साल का ना यहीं से स्टार्टिंग कर देता हूँ। अरे नहीं भाई, कॉलम 5 है, साल 8 है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो गई है, डिप्रेशन माइनस हो गया, टैक्सेबल इनकम आ गया, टैक्स माइनस किया, नेट इनकम आ गया, देन डिप्रेशन वापस से ऐड बैक कर देंगे। जो भी डिप्रेशन लेस किया था वो सारा का सारा वापस ऐड हो जाएगा। तो इसमें ये 3, इसमें ये होगा और यहाँ पे इनका टोटल होगा 48.25। ठीक है, आपके पास सी फैट निकल के आ गया। अब बारी है किसकी? टर्मिनल कैश फ्लोस। अच्छा, टैक्स के अंदर तो अपना पॉइंट है, टैक्स के अंदर तो अपना पॉइंट है क्या? देखो, ये 69.12 है, इसमें से जो लेस हुआ तो अपने पास यहाँ पे आया नेगेटिव 10.63। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसमें टैक्स का क्या करेंगे अपन यहाँ पे? देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला आपको क्लियरली, क्वेश्चन के अंदर आपको लाइन बोली है कि लॉस अगर किस साल में आ रहा है ना, तो उसको अगले सालों के 2 साल, अगले 2 सालों के लॉस प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। यानी उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करो, जैसे आप इनकम टैक्स के अंदर करते हो ना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, अगले 2 सालों के लॉसेस से सेट ऑफ हो सकता है। तो अपन अब अगले साल में ही खत्म हो जाएगा लॉस, क्योंकि यहाँ पे 10.63 का लॉस है, अगले साल 23.93 का प्रॉफिट है, तो इस लॉस को अपन अगले साल ले जाएंगे, अगले साल इसमें से लेस कर देंगे। तो ये सेकंड ईयर का जो टैक्स निकलेगा, इसका आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे? सेकंड ईयर का वर्किंग नोट, टैक्स इन सेकंड ईयर कैसे निकलेगा? 23.93 आपने कमाया है ना, 23.93 कमाया, ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर आया, तो वो अगले साल लेस होगा। ठीक है, 10.63 अगले साल लेस होगा, तो आपकी नेट इनकम कितनी बची इसका लेस करने के बाद? उसका 30% आपका टैक्स निकल के आएगा। ठीक है, वो आपका यहाँ पे आएगा 3.99 का। और इस साल क्योंकि ना तो टैक्स पे कर रहा हूँ, ना तो मुझे कोई टैक्स सेविंग हो रही, तो ये खाली आ जाएगा, कोई कैश फ्लो हो ही नहीं रहा ना, टैक्स पे करना ही नहीं पड़ा मुझे, तो ये खाली आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव कैरी हो फॉरवर्ड होगा, उस नेगेटिव में डेप्रेशन एड बैक होकर आपका सी फैट पॉजिटिव हो जाएगा। अगले साल पे कोई इंपैक्ट नहीं है, अगले साल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये लॉस सेकंड ईयर में खत्म नहीं होता, जैसे यहाँ पर सेकंड ईयर में ही खत्म हो गया, तो जितना लॉस बचता वो थर्ड ईयर के अंदर भी जाता, क्योंकि 2 साल तक जा सकता है ना कैरी फॉरवर्ड, तो सेकंड ईयर में भी लेके जाते अपन उसको, फिर यहाँ पे सेकंड ईयर में भी खाली आता एंड थर्ड ईयर के अंदर एडजस्टमेंट आता आपका। ठीक है, चलो ये सी फैट आ गया। अब टर्मिनल कैश फ्लो की बात है। टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, एक तो एडिशनल इक्विपमेंट बिक रहा है 25 लाख का जो अपन ने लिया था, देन वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ये आपका सैलवेज वैल्यू, तो टोटल 42.5 हो गया। बस अब इनकी एनपीवी निकालो, इन खत्म करो, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठीक है, बस ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान क्या देना है अपने को कि 4 to 5 में अपन जो कैश फ्लो लेके आए वो 2 सालों का है, 4 और 5, तो अब कैश फ्लो तो जो अपन ने यहाँ पे लिखा है वो तो 1 साल का ही है 170.71। ठीक है, लेकिन अपने को प्रेजेंट वैल्यू जो चाहिए वो 4th की भी चाहिए, 5th की भी चाहिए, तो अपन इसको कैसे इफेक्ट देते हैं? यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे वो 4th प्लस 5th का दोनों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऐड होगा। ठीक है, या तो देखो कैश फ्लो आप अलग अलग लिख लो, 4th में अलग लिखो, 5th में अलग लिखो, फिर उनको 4th और 5th के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। इससे बेटर कैश फ्लो को कॉमन निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का दोनों का सम कर दो, तो निकल के आ जाएगा आपके पास प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 6 to 8 के अंदर 3 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का आपको सम करना पड़ेगा, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, बस टर्मिनल कैश फ्लो को आप 8th के अंदर अलग से लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 3 का साथ में आ गया ना, टर्मिनल कैश फ्लो 8 का अलग से आ जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट लेस किया, वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू हो रखी थी, उसको वापस से नहीं करना है अपने को, लेस कर दो, एनपी आ जाएगी, एडवाइस कर देना पॉजिटिव है तो खत्म, ले लो। ठीक है, अब सेम ऐसा क्वेश्चन मई 24 में आ रखा है 5 मार्क्स का, थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है इसके अंदर, फर्क बस इतना है इसके अंदर, रुको, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो दे रखा है वो दे रखा है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस के ऊपर 40% और ऑन इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस, तो डेप्रिसिएशन 40% पर एनम लगेगा। ठीक है, टैक्स रेट 30% की है, थर्ड ईयर के एंड में एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट जाएगा 200 लाख का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है, बस इसके अंदर फर्क 2 चीज़ों का है, एक तो आपका डब्ल्यू डाल दिया 40% का, उसमें एसएलएम था, इसमें डब्ल्यू है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको हर साल की वर्किंग अलग अलग ही लगेगी, और वैसे भी हर साल की अपने को अलग अलग ही करनी पड़ेगी वर्किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको डायरेक्ट सेल यूनिट्स नहीं दिया, आपको दिया है कि हमारा एनुअल प्रोडक्शन होगा 3 लाख यूनिट्स का। ठीक है, एनुअल हमारी कैपेसिटी है 3 लाख यूनिट्स की। ठीक है, उस 3 लाख यूनिट की कैपेसिटी में से हम यूटिलाइज कितना करने वाले हैं? फर्स्ट ईयर 50%, सेकेंड में 65%, इसमें 80, इसमें 100, इसमें 100। तो बेसिकली हम बना तो 3 लाख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर में से उसका 50% ही बना रहा हूँ, तो मेरी यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख। इसमें 65% हो जाएगी, इसमें 80% हो जाएगी, 3 लाख का 80% यानी 2.4 लैक्स। तो तीनों 5 साल की यूनिट्स अलग अलग, 5 साल की यूनिट्स का मल्टीप्लाई करोगे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से।
तो अपना देखो, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% है, ये आपका यूनिट्स प्रोड्यूस आ गया, मल्टीप्लाई किया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपके पास हर सालों का अलग अलग। डेप्रिसिएशन अब यहाँ पे WDV पे निकलेगा, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग बन के आएगा। WDV पे डेप्रिसिएशन हर साल अलग अलग ही होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन 40% निकल के आएगा, तो जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है उसके अंदर 40% आप डेप्रिसिएशन जोड़ देना। देखो, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीन जो परचेज हो रही है वो एक बार ही हो रही है स्टार्टिंग के अंदर 1,000 लाख की, जिसके ऊपर आप 40% WDV से डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो मशीन एक ही है। वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट दो बार हो रहा है, एक तो 150 लाख का, और एक यहाँ पे 200 lakhs का एक और वर्किंग कैपिटल जा रहा है। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की दो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, मशीन एक ही है, पिछले वाले में मशीन दो थी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दो कर दिया, तो डेप्रिसिएशन से आप WDV पे एक ही पे लगाने वाले हो। ये सबसे पहला सिंपल चीज़ तो ये थी, ठीक है। सेकंड चेंज इसके अंदर क्या है, बिल्कुल एज इट इज पिछले वाले जैसा ही है, ठीक है। इसके अंदर बस यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कैसे, देखो, यहाँ पे आप जब आओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा फर्स्ट ईयर के अंदर नेट इनकम नेगेटिव आ रही है, फर्स्ट ईयर के अंदर नेट इनकम नेगेटिव आ रही है। इसका क्या इसका अपन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, ये जो लाइन आपको दे रखी है ना एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी, ये बहुत बड़े हिंट की तरह काम करती है, ये बहुत बड़ा हिंट एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी। ये क्या हिंट दे रहा है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है सर, लेकिन यहाँ पे तो लॉस आ रहा है, तो लॉस आ रहा है, प्रॉफिटेबल कैसी है, वही तो बात है राजा। कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेस होते हैं, एक बिजनेस थोड़ी है, मल्टीपल बिजनेस होते हैं। ये जो आप एनपीवी निकाल रहे हो तो सिर्फ एक ही बिजनेस की है, एक बिजनेस की है। तो कंपनी जब पीजीवीपी की इनकम निकालेगी तो सिर्फ ये बिजनेस थोड़ी आएगा, उसके अंदर दूसरा बिजनेस भी आएगा। तो भले से एक बिजनेस में लॉस है, बाकी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है, ओवरऑल लेवल पर प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो मतलब होगा क्या, क्योंकि कंपनी के पास और बिजनेस में प्रॉफिट्स है, तो ये पीजीवीपी का जो लॉस है ये दूसरे बिजनेस के पीजीवीपी की इनकम से सेटअप हो जाएगा, इसी साल में सेटअप हो जाएगा। तो अब ये लॉस क्या करेगा, ये लॉस सेटअप होने की वजह से क्या होगा, कंपनी की टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। बाकी बिजनेस के अंदर 1,000 का प्रॉफिट है, इसने 42 ने कम कर दी इनकम, तो कितने की बचेगी अभी, सिर्फ 1058 की इनकम, सॉरी नहीं 958 की, अब इनकम बचेगी 958 की, तो टैक्स 958 पे लगेगा। तो इस लॉस ने एक तरीके से आपकी टैक्स को, सॉरी ये जो लॉस 60 का है, हाँ ये रहा 42 नहीं 60 का है, ठीक है। तो जो 60 का जो लॉस है, इससे आपका एक तरीके से टैक्स कम हो जाएगा। 1,000 की आपकी इनकम थी, 60 का ही लॉस सेट ऑफ हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 940 का टैक्सेबल इनकम, तो 940 पे टैक्स लगेगा। एक तरीके से 60 ने क्या किया, आपका टैक्स कम कर दिया। तो आप क्या करोगे, इसी साल के अंदर टैक्स पे नहीं करोगे, इस बिजनेस के लिए आप टैक्स की सेविंग लोगे, टैक्स की सेविंग लोगे, क्योंकि इसने आपकी एक तरीके से टैक्स बचाया है ना। तो इस साल में आप टैक्स सेविंग लोगे, 60 के ऊपर 30% का टैक्स सेविंग। तो आप देख रहे हो बाकी सालों के अंदर नेगेटिव है, क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन यहां पे अपन इस साल पॉजिटिव लेने वाले हैं, क्योंकि टैक्स एक तरीके से अपने सेव हो रहा है, तो अपन ने पॉजिटिव ले लिया, 60 का 30% पॉजिटिव 80। इसे अपन बोलते हैं सेट ऑफ, कि अपन इस साल लॉस को सेट ऑफ कर दिया, कैरी फॉरवर्ड नहीं करके गए, इस साल अपन ने सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये 18 का अपन ने यहाँ पे कर लिया पॉजिटिव आइटम, तो -60 का और पॉजिटिव 18, तो नेगेटिव कम हो गया, 42 ही बचा नेगेटिव, 60 नेगेटिव था 18 पॉजिटिव था, तो नेट ऑफ होके 42 का ही नेगेटिव बचा, ठीक है। इस पर डेफिनेशन एड बैक कर देंगे तो सी फैट निकल के आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी लाइन नहीं लिखी थी तो क्या आप क्या करते, क्या करते, ये लाइन भी नहीं होती तो क्या करते। कैरी फॉरवर्ड का तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पिछले वाले ने बोला था कि आगे 2 साल तक ले जा सकते हो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो अपन ने सोचा चलो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते तो सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। सेट ऑफ कब करते हैं, जब लिखा हुआ एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर ये लाइन भी नहीं होती तो अपन खुद से थोड़ी अज्यूम करते कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स हैं सेट ऑफ करने के लिए, अपन नहीं मान सकते थे उसको, तो अपन क्या करते, लॉस को लैप्स कर देते, लॉस जाता वेस्ट हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करते, कुछ नहीं लिखते, नेक खाली आता है यहाँ पे, क्योंकि लॉस सेट ऑफ हुआ ही नहीं, कुछ ही नहीं हुआ उसका, तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, खाली आता। फिर ये 42 भी -60 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है एज इट इज, फिर उसमें 400 जुड़ता, फिर आपका सी फैट निकल के आता। समझ गए आप, बस ये होता इस साल, ठीक है। फिर टर्मिनल कैश फ्लो में आपका स्क्रैप वैल्यू आएगा और टोटल वर्किंग कैपिटल जितना भी वो रिलीज हो जाएगा। बाकी एनपीवी आपकी वैसे ही निकल के आएगी, 5 साल की अलग है, तो 5-6 साल में आप सी फैट में TCF भी जोड़ देना, एनपीवी निकल के आ जाएगी।
ठीक है, ये एनपीवी आ गया आपकी। क्लियर? चलो, और एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि एनपीवी निकालनी है, नहीं सॉरी, यहाँ पे एनपीवी निकालने बोला तो है, लेकिन आगे क्या बोला है देखना, सिक्योर वेंचर कैपिटल फर्म विल इन्वेस्ट इन एनी प्रोजेक्ट इफ द नेट एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज अबव 100 lakhs। मतलब वो इन्वेस्ट कब करेगी, जब नेट एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ इज अबव 100 lakhs। मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं बोला ये क्या है, मतलब एक होता है ना, व्हाट इज मशीन, मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस योर एफर्ट, ठीक है, या फिर मशीन की डेफिनेशन आप चतुर की तरह बताओ, ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो एक तरफ मशीन बोल दिया, एक तरफ उसने डिफाइन करा। वैसे ही ये बोल सकता था सीधे सीधे कि एनपीवी अगर 100 लाख से ऊपर है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उसने वैसे नहीं बोला, इसने उसको डिफाइन किया। क्या बोला, नेट एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज अबव 100 lakhs। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसका मतलब भी एनपीवी होता है। एनपीवी बेसिकली क्या रिफ्लेक्ट करता है आपको, एनपीवी रिफ्लेक्ट करता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर कितनी वेल्थ ऐड होने, शेयर होल्डर की वेल्थ के अंदर कितना एडिशन होने वाला है, कितना इजाफा होने वाला है, वही एनपीवी बताता है। ठीक है, तो बस वही लिखा हुआ है ना, नेट एडिशन टू शेयर होल्डर वेल्थ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी एनपीवी 100 lakhs के ऊपर होनी चाहिए, तब जाके एक्सेप्ट करेंगे। पॉजिटिव नहीं, 100 lakhs के ऊपर होनी चाहिए, है ना 100 lakhs के ऊपर, तो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो, एक सेकंड में अप, एक सेकंड में डाउन, अप डाउन अप डाउन। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपना ये सीन था। अब मैं आपको एक नई चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, नया पात्र। ठीक है, आजा भाई, आजा आजा आजा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं मैं, आ रहा है कैपिटल गेन, रुको, ये रहा। टट्टा, आगे कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन क्वेश्चन के अंदर देखो एक चीज होती है, क्या होता है कैपिटल गेन, मुझे बताओ, कैपिटल गेन क्या होता है, टैक्स के अंदर कैपिटल गेन कब लगाते हो? आप क्या करते हो कि हमारा कोई भी असेट है, असेट को हमने सेल किया, ठीक है, अगर मैंने एसेट को सेल किया एंड उसकी जो डब्ल्यू होती है, मैं उससे कंपेयर करता हूं, अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होता है तब मेरा कैपिटल गेन लगता है टैक्सेशन के अंदर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ। देखो, लेट्स से मेरा जो असेट था जब मैंने बेचा तब मेरा डब्ल्यू 1 लाख का था, जो मैंने सेल करी वो 60,000 में करी। ठीक है, तो एक तरीके से 1 लाख का डब्ल्यू था, 60,000 में मैंने बेचा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कैपिटल लॉस। 1 लाख का था, 60,000 में बेच के आया नालायक को, 40,000 का लॉस हो गया, 40,000 का कैपिटल लॉस हो गया, 40,000 का कैपिटल लॉस हो गया। तो इस कैपिटल लॉस के ऊपर क्या होता है, जब भी लॉस होता है तो उसके ऊपर टैक्स सेविंग होती है। यहाँ पे कैपिटल लॉस है तो उसके ऊपर आपकी टैक्स सेविंग होगी, तो उसके ऊपर आप टैक्स सेविंग अवेल करोगे। मैं बताता हूँ उसका एडजस्टमेंट अपने को क्या करना है, रुको। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड उल्टा होता तो 1 लाख का डब्ल्यू बेच के 1.5 लाख में आए हो, तो आपको कैपिटल गेन हुआ है, उस कैपिटल गेन के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, तो उसके ऊपर आपका टैक्स लॉस होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको नजर रखनी है, हर क्वेश्चन में आपको नजर रखनी है कि जो आप बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं आपको क्वेश्चन में कि कैपिटल गेन लगाना है, वो आपको हिंट है, इनडायरेक्टली आपको चेक करना है कि जो मेरी एसेट की जो सेल वैल्यू है क्या वो डब्ल्यू के इक्वल है या उसके ऊपर नीचे है। ठीक है, आपको चेक करना है कि कैपिटल गेन लग रहा है क्वेश्चन में, एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपका ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, बोलेगा भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गेन लॉस कब नहीं लगेगा आपके, देखो, अगर आपने डेप्रिसिएशन इस टाइप से निकाला था, कॉस्ट ली थी, कॉस्ट में सैल्वेज वैल्यू लेस करी थी, देन आपने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया था, सबका डेप्रिसिएशन निकल के आया था। फिर उसके बाद जो आपकी डब्ल्यू बची थी, ठीक है, जो आप असेट को जब बेचोगे तो आपके कोई डब्ल्यू बची होगी। एसएलएम के केस में क्या होता है, क्योंकि अपने डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू करके निकाला है, तो असेट जब बिकने जाएगी तो डब्ल्यू कितनी होगी, इस सैल्वेज वैल्यू की इक्वल ही होगी। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन अगर निकाला था 10 लाख माइनस 1 लाख का सैल्वेज वैल्यू, डिवाइड बाय 10 ईयर्स। ठीक है, तो जब 10 साल के एंड में आपकी जो असेट की डब्ल्यू बचेगी वो 1 लाख की तो बचेगी, क्योंकि 1 लाख को तो आपने कॉस्ट में से लेस कर दिया था, अब बाकी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो 1 लाख बच जाएगा आपकी वैल्यू में से। अब अगर आप बेचने भी 1 लाख में जाओगे, जो आप मान के चल रहे थे कि मैं 1 लाख में बेच पाऊंगा, अगर आप 1 लाख में बेच पा रहे हो, एक्चुअल में 1 लाख में बेच रहे हो अगर आप, तो आपका जो सेल वैल्यू था आपका डब्ल्यू की इक्वल हो चुका है, कोई कैपिटल गेन लॉस हुआ ही नहीं। ठीक है, लेकिन किसी किसी तो मोस्ट ऑफ द एसएलएम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर अपने डेफिनेशन अपना कैपिटल गेन लॉस लगता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे ने चुल करके ये बोल दी कि आपने स्टार्टिंग के अंदर तो माना था कि आप 1 लाख में बेच पाओगे, इसलिए जब आपने डेप्रिसिएशन लिया, डेप्रिसिएशन निकालना था, तो आपने 1 लाख का सेल वैल्यू ले लिया था, सैल्वेज वैल्यू ले लिया था। ठीक है, आपने डेप्रिशिएट इस हिसाब से किया था,
तो आपका अब रेसिडुअल आपका कितना बचा, WDV 1 लाख का बचा है। लेकिन जब आप बेचने का तो आपको असलियत मालूम पड़ी, आपको मालूम पड़ा कि इसकी वैल्यू तो 20,000 के ऊपर है ही नहीं, तो आपकी WDV 1 लाख की है, जबकि बचा आप बेचने जा रहे हो 20,000 के अंदर, तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो यूजुअली एसएलएम के अंदर जब भी होता है तो कैपिटल गेन अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यूजुअली जो अपन ने मान के चला होता है उससे में बेचते हैं ना अपन, तो कैपिटल गेन अप्लाई नहीं होता है, खत्म, जरूरत ही नहीं है, सेल वैल्यू इक्वल्स टू WDV। लेकिन कभी कभी चुल करके ऐसे ही ऐसी हिंट दे देगा, अगर ऐसी सिचुएशन डाल दी तो आपके अप्लाई हो जाएगा। तो आपको याद नहीं करना है कि एसएलएम है तो लगेगा, WDV है तो नहीं लग, एसएलएम है तो नहीं लगेगा, WDV है, WDV मेथड के अंदर यूजुअली लगता है, क्योंकि WDV के अंदर अपन कभी भी स्टार्टिंग के अंदर रेसिडुअल वैल्यू लेके नहीं चलते हैं, रेट दे रखे होते रेट से डेप्रिशिएट करते हैं, खत्म। ठीक है, तो ऐसे याद नहीं करना है, अपने को बस चेक करना है क्या सेल वैल्यू WDV की इक्वल है कि नहीं है, दोनों के अंदर बस ये चेक करना है। ठीक है, तो अपन अब हर एक क्वेश्चन जो अपन ने करा है अब उसको जाकर अपन रिविजिट करेंगे कि अपन ने डेप्रिसिएशन क्या कैपिटल गेन लगना था कि नहीं लगना था। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला इन लोगों ने, देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल, तो इन लोगों ने खुद ही बोल दिया खत्म करो। जैसे यहाँ पे WDV था, इस क्वेश्चन में WDV एप्लीकेबल था, तो यूजुअली WDV मेथड और WDV की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। WDV मेथड डेप्रिसिएशन का मेथड है, जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ WDV मतलब डेप्रिसिएशन काट पीट के एंड में कितनी वैल्यू बच रही है, दोनों में फर्क होता है ना, पता है ना तुमको। चलो, तो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है तो खत्म करो, चेक ही नहीं करना अपने को कि कैपिटल गेन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है तो अपन क्या करते, मतलब ये लाइन अगर नहीं लिखी होती मान लो, तो बाय डिफॉल्ट अपन तो चेक करते, तो अपने को क्या मालूम पड़ता कि जो नया वाला मशीन है ना, इसको अपन बेच रहे हैं 200 में, 200 में, एंड WDV कितनी है चेक करो, परचेस करिए अपन ने 1000 के अंदर, 1000 के अंदर चेक परचेस करिए, एंड हर साल के एंड में, हर साल में अपने इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो सारा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद में 5वें साल के एंड में कितने का WDV बच रहा है एसेट का, वो चेक करना पड़ेगा अपने को। तो अपन क्या करेंगे, WDV निकालते हैं, 1000 लाख का है, 1000 लाख में से आप ये सब डेप्रिसिएशन लेस करो। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास, वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास बचेगा 77.76 का। ठीक है, एंड बिक रहा है 200 में, दैट मीन्स यहाँ पे कैपिटल गेन है कि वैल्यू बची 77.76 की, बेच रहे हो 200 के अंदर, तो कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो आपका कैपिटल गेन 122.24 का है, उसके ऊपर आपका 30% टैक्स लगेगा, तो आपका टैक्स एक्चुअल में कितना हो गया, 36.67 का टैक्स हो गया। अब अपन बताए क्या करेंगे, जब अपन टर्मिनल कैश फ्लो निकालेंगे, तो अपने को स्क्रैप वैल्यू लेनी थी 200 लाख की। ठीक है, अब मुझे बताओ 200 लाख तो मैंने सेल वैल्यू में ले लिए, मैंने बेचा, मुझे 200 लाख मिल गए, लेकिन बदले में उस 200 लाख मिलने के बाद मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, कितने का, 36.67 का। तो उस 200 लाख में से मैं 36.67 का टैक्स लेस कर दूंगा, इन वर्किंग कैपिटल लीज जो है वो तो एज इट इज ऐड होने वाला है, तो कैपिटल टैक्स आएगा आपका, कैपिटल गेन टैक्स आएगा, तो आपकी यहाँ पे आउटफ्लो शो होगा। ठीक है, अगर एक कैपिटल लॉस आता तो टैक्स सेविंग होती, वो यहाँ पे ऐड हो जाता, 36.67 का टैक्स सेविंग हो गया तो वो ऐड हो जाता, तो ये टर्मिनल कैश फ्लो में जुड़ जाता है आपका कैपिटल गेन लॉस के ऊपर जो भी टैक्स सेविंग एंड लॉस हुआ है। ठीक है, एंड इसके ऊपर रेट कौन सी लगती है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन टैक्स की अलग से रेट दे दे तो वो अलग वाली रेट ले लेना, अगर नहीं दिए तो जो यूजुअल टैक्स रेट जो आप ऊपर लेके चल रहे हो उसी को लगा देना, 30% जो दे रखी थी। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ओके। चलो, एंड ऐसे इसी वजह से एनपीवी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका टर्मिनल कैश फ्लो चेंज होता है, एनपीवी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यों नहीं लगाई। पिछले वाले में देखो, जो 5th वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर अपन ने एसएलएम यूज़ किया था। ठीक है, पहले वाले की तो कोई सेल वैल्यू थी ही नहीं, अपन ने पूरा ही डेप्रिशिएट कर दिया था उसको। दूसरे वाले को अपन ने 2.5 का सर्वे जो लेके चला था स्टार्टिंग में, एंड बेचा भी अपन ने कितने पे, 2.5 पे ही, तो कैपिटल गेन लगा ही नहीं। ठीक है, कुछ बोला नहीं ना क्वेश्चन में कि कितने में बेचेंगे, तो अपन यूजुअली यही मानते हैं कि जो अपन स्टार्टिंग में लेकर चला था अपन उतने भी बेचने वाले, तो खत्म हो जाता है मैटर। ठीक है, इससे पहले वाले पे आए, इससे पहले वाले के अंदर क्या बोला था क्वेश्चन में, खुद नहीं बोला था क्वेश्चन ने कि जो आपकी स्क्रैप वैल्यू होगी ना मशीन की, वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू की इक्वल होगी, तो खत्म कैपिटल गेन टैक्स, जो WDV उतने की सेल वैल्यू की इक्वल, खत्म हो गया, नहीं लेना अपने को। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, 4th वाले के अंदर, ठीक है, इस वाले के अंदर अपन एसएलएम नहीं लगाया था, अपने को खुद ने दे रखा था डेप्रिसिएशन, तो आइडियली अपने को चेक करना चाहिए था कि WDV सेल वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपन ने क्यों नहीं किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे ने एक अजम्पशन ले रखा है कि इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि स्टडी मैट का है ना, तो उल्टे पुल्टे अजम्पशन ले लेता है इसे, तो अपने को भी वैसे ही करना पड़ा। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो,
आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, ताकि आपका भी आईसीआई के साथ में मैचअप हो जाए कि अच्छा आईसीआई ने ऐसा क्यों किया, इसलिए अपन ने इसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लिया, वरना इसमें आइडियली होता। ठीक है, इसके अंदर अपन ने एसएलएम से निकाला था तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी के सेल वैल्यू की खोला गई। इसके अंदर भी अपने को अपन ने सेल वैल्यू ली नहीं थी कुछ भी, एंड अपन एसएलएम यूज़ कर रहे थे तो कुछ बचा ही नहीं। फर्स्ट वाले के अंदर भी अपने को डायरेक्टली सेल वैल्यू दे दी थी, अपने को तो डायरेक्टली दे दी थी, तो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की। क्लियर है ये चीज़? अब अपन कहाँ चलेंगे, अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सेप्टेम्बर 24 में आ रखा 8 मार्क्स का। इसमें कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं अपन बात करेंगे। कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस के अंदर एआई लेके आना चाहती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आना चाहती है, जिससे क्या होगा, उससे कुछ सेविंग्स हो जाएगी। सेविंग्स हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? एक तो उसका ये सेविंग हो जाएगा, पहले प्रोडक्शन डिले होते थे एआई की वजह से, नहीं होंगे, 3.5 लाख वहाँ बच जाएंगे इसके। ठीक है, 5 एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे एआई की वजह से। ठीक है, तो उसके सैलरी बच जाएगी इसकी। ठीक है, 4,20,000 की सैलरी देती थी पहले कंपनी पर एनम बेसिस पे 5 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो अब वो बच जाएगी उसकी। ठीक है, पहले सेल लॉस हो जाती थी, अब एआई की वजह से इतनी लॉस नहीं होगी। ठीक है, पहले अब टाइमली बिलिंग हो जाएगी, तो इतने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अपने को। तो सारी अपनी सेविंग्स हैं। ठीक है, देन आपको बोल रहा है कि ये सब करने पे अब देखो, एआई की वजह से अपनी सारी सेविंग अपने को दे रखी है कि ये सेविंग होगी, तो डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं दिया, सिर्फ सेविंग दिया है। तो कोई नहीं, अपन सेविंग को ही अपना टोटल कैश फ्लो ले लेंगे, इन सबका जो भी सेविंग आएगा वही अपना टोटल एक तरीके से सेल की जगह पे अपन ये चारों लिख, ये अपना सेविंग लिख देंगे। ठीक है, चलो देन आपको बोल रहा है प्रोजेक्ट वुड रिजल्ट इन एन एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट एज फॉलोज विच आर टू बी पेड इन एडवांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है ये? जो आपके एनुअल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, ये पे होने वाले हैं बिगिनिंग में, एडवांस के अंदर। यानी जो फर्स्ट ईयर का है वो आएगा 0 ईयर में, सेकंड ईयर का है वो पे हो जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर का सेकंड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर का थर्ड ईयर के एंड पे, फिफ्थ ईयर का फोर्थ ईयर के एंड पे। तो इसका क्या करना है, इसी पे बात करने वाले हैं, इसी के लिए क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, चलो देन उसके बाद में बोला है कि फर्दर मोर द न्यू सिस्टम वुड नीड 2 AI स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल ड्राइंग सैलरी ऑफ 6.5 लाख पर एनम पर्पस। तो कुछ लोगों की सैलरी खाएगा, लेकिन इसके लिए एआई चलाने वाले चाहिए भी अपने को, तो उनके 6.5 लाख की अपने को सैलरी देनी भी पड़ेगी, 2 लोग चाहिए होंगे अपने को। ठीक है, तो अब यहाँ से नया नया पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। परचेज प्राइस ऑफ द न्यू सिस्टम फॉर इंस्टॉलिंग एआई इनटू कंप्यूटर्स वुड इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ 21,50,000 एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। मतलब क्या है, जो आपका परचेज प्राइस है वो 21,50,000 का है एआई लेके आने का, और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी 1.5 लाख रुपए की है। इसका क्या करेंगे, बात करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 75% ऑफ द टोटल वैल्यू फॉर डिप्रेशन वुड बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज एंड द बैलेंस वुड बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी जो आपका टोटल वैल्यू फॉर डिप्रिसिएशन है उसका 75% आप पे कर दोगे ईयर ऑफ परचेज के अंदर, जब परचेज करके आओ तभी, एंड बैलेंस पे करोगे आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है इसका। न्यू सिस्टम विल बी सोल्ड फॉर ₹1,90,000, आपका टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। दिस इज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक फॉर इनकम टैक्स पर्पज। अब ब्लॉक भी आ चुका है यहाँ पे। अब ये ब्लॉक क्या चीज़ होती है, बात करते हैं अपन। ठीक है, लाइफ बता दी आपको 5 ईयर्स विद द हर्डल रेट ऑफ 12%। हर्डल रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि 12% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लाइफ है 5 ईयर्स की। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट 40% ऑन WDV बेसिस। WDV के ऊपर होगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 25%। कैपिटल गेन की टैक्स रेट बता दी 20% की, तो कैपिटल गेन जो भी लगे उसमें 20% लगेगा। अगर लॉस भी आएगा तो भी 20% ही लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं कि गेन टैक्स लिखा है तो गेन पे लगेगा, लॉस पे नहीं लगेगा, उस पर भी यही लगेगा। आपको क्या करने बोल रहा है, एनपीवी निकालो और बताओ प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और एआरआर और पीआई भी निकाल के बताओ। ठीक है, एआरआर और पीआई भी निकाल के दिखाना है। तो सब इसके अंदर आ चुका है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 डेसिमल प्लेस तक लेने अपने को, यूजुअली 3 तक लेते हैं अपन, कुछ नहीं बोला जाता तो, बट ठीक है 4 तक लेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा होता है, आपको निकालना नहीं पड़ता है। ये एमटीपी का है तो कुछ भी करते हैं लोग इसके अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे इस क्वेश्चन में आपको 2 एडजस्टमेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहला तो इसका क्या करना है, इस वाला का क्या करना है अपने को। ठीक है, सेकंड है एडवांस वाला जो है ये। सेकंड क्या है कि ये क्या बताया इसने मशीन के बारे में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बता, इंस्टॉलेशन कॉस्ट का क्या आइटम है? ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या इन्वेस्टमेंट है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो है? ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अगर आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे नहीं करोगे तो आप मशीन प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करोगे? ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने
एएस में भी पढ़ा होगा आपने, इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा कि जो भी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट होती है वो सारी अपनी असेट की वैल्यू में जुड़ जाती है। जो अपन इनकम टैक्स में अपन डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो निकलता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स के ऊपर 43(1), राइट। उसके अंदर क्या बोलता है, जितने भी खर्चे हैं वो सारे जुड़ते हैं, पुट टू यूज तक के खर्चे बोलता है ना वो, पुट टू यूज तक के खर्चे। तो उसके अंदर अपना इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आ जाता है, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी असेट्स की कॉस्ट में जुड़ जाता है, एंड उसके बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकल लग के आता है, पता है ना। तो अपना डेप्रिसिएशन जो निकल के आएगा वो सिर्फ 2150 पे नहीं लगेगा, प्लस 1.5 लाख के ऊपर लगेगा। तो अपना डेप्रिसिएशन लगेगा टोटल 23 लाख के ऊपर। सबसे पहली चीज तो डेप्रिसिएशन लगेगा अपना 23 लाख के ऊपर। दूसरी चीज, अपना इन्वेस्टमेंट भी 2150 का हो जाएगा और ये 1.5 लाख का हो जाएगा। अपना इन्वेस्टमेंट भी 23 लाख का हो जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 23 लाख। लेकिन अब यहाँ पे चीज क्या ली हुई, देखो एक जो चीज है, एक तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे आपका कैश फ्लो आएगा, ठीक है। देन आप एनुअल कैश फ्लो के अंदर डेप्रिसिएशन निकालोगे, आपको उसकी वैल्यू चाहिए। तो दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला क्या है, देखो आपका इन्वेस्टमेंट भी 23 लाख का हुआ है, एंड आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे वो भी 23 लाख के ऊपर लगाओगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे बोला है 75% ऑफ द टोटल वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन वुड बी पेड इन द ईयर ऑफ परचेज ओनली। टोटल वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल वैल्यू फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन कितने पे लग रहा है, 23 लाख के ऊपर लग रहा है। तो बोल रहा है 75% ऑफ 23 लाख पे हो जाएगा ईयर ऑफ परचेज, यानी ईयर 0 के अंदर, ठीक है। एंड बैलेंस 25% पे होगा फर्स्ट ईयर के एंड पे। ये कितना है, 25% इंटू 23 लाख, ये पे होगा कब, फर्स्ट ईयर के एंड पे, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होगे तब आपको ध्यान देना है कि 23 लाख का 75% ईयर 0 पे है, एंड 23 लाख का 25% ईयर 1 पे है। इन्वेस्टमेंट निकालते टाइम पेमेंट एट 0, 23 लाख का 75%, पेमेंट एट ईयर 1 25% इंटू 0.892, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर इसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 22,38,418, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, इसका आप समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा एडजस्टमेंट, जब अपन डेप्रिसिएशन निकालने जाते हैं तब अपने को असेट की वैल्यू चाहिए होगी। आपको 40% WDV पे लगाने बोल रहा है ना ये, तो आपको एक ब्लॉक की वैल्यू तो चाहिए होगी। अब ब्लॉक की वैल्यू कितनी लोगे, ये लोगे, प्रेजेंट वैल्यू लोगे, या फिर टोटल 23 लाख लोगे। अच्छा, ब्लॉक की वैल्यू तो 23 लाख ही आएगी। इनकम टैक्स में तुमने कब पढ़ लिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कब पढ़ा तुमने इन्वेस्टमेंट के अंदर, तुमने कि सॉरी टैक्सेशन में तुमने, इनकम टैक्स में तुमने कब पढ़ लिया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू लेना होता है किसी चीज का, आया कभी जिक्र, नहीं आया ना। इनकम टैक्स कहाँ मानता है प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, वो थोड़ी बोलता है हाँ ईयर 1 में आ गया तो भाई उसको ईयर 1 का वैल्यू नहीं, भाई इनकम टैक्स चलता है अक्रूवल के ऊपर। कभी पेमेंट करना तू तू कभी पेमेंट कर इसका, मुझे क्या मतलब, अक्रू तो हो गया ना ईयर 0 के ऊपर ही तेरा 23 लाख, तो मैं पूरा 23 लाख का डिप्रेशन ईयर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तेरा वैल्यू 23 लाख ही माना जाएगा। तू कभी पेमेंट कर, तू उधारी पे लेके आ, 5 साल बाद पेमेंट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, 23 लाख तो ईयर 0 से ही माना जाएगा, पूरा 23 लाख आएगा, ना कि प्रेजेंट वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपका जो ब्लॉक का वैल्यू होगा 23 लाख का ही ट्रीट किया जाएगा। 23 लाख से ही 40% के ऊपर फर्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन लगने लग जाएगा, ठीक है। 23 लाख का 40% फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 9,20,000। देन आपका WDV कम हो जाएगा, 9,20,000 कट जाएगा, तो देन 13,80,000 बचेगा, उसका 40% सेकंड ईयर के अंदर 5,42,000। सर ये अलग से क्यों लिखा है, मैं बता रहा हूँ ना, सबर रखो, अभी तुम ईयर 1 इसको समझो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो ये, तो आपका डिप्रिसिएशन जो होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। तो आप डेप्रिसिएशन का समझ में आ चुका है कि कैपिटेशन कैसे हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ चुका है। अब अपन बात करते हैं एनुअल CFAT की वर्किंग कैसे करनी है। एक बार ईयर 0 को साइड में रखना, बाकी अपन बात करते हैं, ठीक है। आपके कैश फ्लोज क्या क्या आएंगे, सबसे पहले आपकी सेविंग्स हैं, तो ये आपका एक तरीके से रेवेन्यू हो गया। इन तीनों को, इन चारों का आप पहले नीचे वर्किंग नोट में ऐड कर दो, ठीक है, नोट में ऐड कर दो। प्रोडक्शन डिलेस का 3.5 लाख बचा, सेविंग इन सैलरी हुई है 4,20,000, एक को जा रहा है, 5 को कितना जाएगा, 21 लाख जाएगा, ठीक है। एनुअल निकालना है, लॉस सेल्स टाइमली बिलिंग, इन सबका टोटल 29,50,000, ये मेरा हर साल बचेगा। तो 29,50,000 का आपका सेविंग्स है, वो सबसे पहला आइटम हो जाएगा, ठीक है। देन आपका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पे हो रहा है, अब अपन आने वाले हैं उसके ऊपर। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को एक बार के लिए साइड में रखो, उस पर बनाते हैं बाद में। देन आपका AI प्रोफेशनल का एक्स्ट्रा कॉस्ट जाने वाला है, वो आपका खर्चा है, 2 लोगों का सैलरी है, 6.5 लाख एक का, तो 13 लाख 2 का मिला के, वो 13 लाख आपका हर साल जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अपन ने बात कर लिया, ठीक है। आपकी जो कॉस्ट थी वो चली गई, ये सेविंग आ गई, ये आपकी AI प्रोफेशनल की कॉस्ट आ गई, ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया। एक आइटम बच गया, कौन सा, आपका ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी अपने को भी बातचीत करनी है। देखो इसके बारे में क्या बोला है इसने,
इज टू बी पेड एट द एडवांस, यानी ईयर 1 का 0 में, 2 का 1 में, 3rd का 2nd में, 4th का इसमें। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, अपन ने क्या बात करी थी कि जो अपना ईएटी बनता है यहाँ से लेके ये मेरा पूरा ईएटी है, एक तरीके से अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसको मैं किसके हिसाब से बनाता हूँ? अकाउंटिंग के हिसाब से बनाता हूँ और टैक्सेशन के हिसाब से बनाता हूँ। अकाउंटिंग टैक्सेशन एक टीम में एक तरीके से। ठीक है, वापस से मैं आपको लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे ₹2 लाख अनकलेक्टेड था, सेल के अंदर आया था ना, सीफेड के लिए मैंने माइनस कर दिया था उसको। ठीक है, तो अनकलेक्टेड था फिर भी आया ना, क्योंकि टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग किस पे चलते हैं? अक्रूवल पे चलते हैं। अब वही सेम एडजस्टमेंट, बट टैक्सेशन के लिए, बट कैश फ्लो के लिए मुझे उसको पहले फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको एक्चुअल कैश फ्लो की शक्ल दिखानी पड़ती है कि तू कैश में नहीं, तू माइनस हो जा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पे करेंगे एक चीज़ कि क्योंकि मुझे ईएटी तक का जो वर्किंग है वो मुझे चाहिए किसके ऊपर? अकाउंटिंग और टैक्सेशन के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, आ जाओ, मैं क्या करूँगा, ये जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है ये टैक्सेशन से पहले आ रहा है, ईएटी तक में आ रहा है, अकाउंटिंग टैक्सेशन के हिसाब से मुझे चाहिए। मुझे बताओ, अकाउंटिंग टैक्सेशन चलता है अक्रूवल के ऊपर। तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर आपने एडवांस में पे कर दिया 1,80,000 का 0 में, टैक्सेशन और अकाउंटिंग इस 1,80,000 को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? कौन से साल का एक्सपेंस मानेंगे? फर्स्ट ईयर का मानेंगे। एडवांस में पे किया है आपने, एडवांस से फर्क थोड़ी पड़ता है, आपका एक्सपेंस किस साल का है उससे फर्क पड़ता है। ये एक्सपेंस तो अक्रू हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, जिस साल का खर्चा है उस साल का, ना कि जहाँ पे कैश पे हो रहा है। ये 2 लाख भी सेकेंड ईयर का खर्चा है, पे आपने फर्स्ट में किया है, तो उसको मैं सेकेंड ईयर में मानूंगा। तो एक्चुअल में बात जो ये है कि जिस ईयर के अंदर ये दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक्सपेंस तो वो उस साल के अक्रू उस साल के अंदर होने वाले हैं। तो आपको टैक्सेशन निकालने के लिए अकाउंटिंग के हिसाब से पहले इनको इनके इसी एक्चुअल साल में टिकाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, 1,80,000 को फर्स्ट में लेंगे, ये 2 में 2 लाख, ये 1,20,000 थर्ड में, ये फोर्थ में, फिफ्थ में। ठीक है, इस तरीके से अपना यहाँ पर जो टैक्स निकल के आएगा इन सबको अपन ने एडजस्ट कर दिया। देन अपने पास यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ गई। जो टैक्स निकल के आएगा अपना एकदम करेक्ट निकल के आएगा, क्योंकि टैक्स तो बोलता है जिस साल का है उस साल में लेने का। टैक्स निकल के आएगा, टैक्स से माइनस कर दिया। अब टैक्स जैसे ही ईएटी आ गया, ईएटी के बाद टेरिटरी स्टार्ट होती है कैश फ्लो की। अब वो अपने एडजस्टमेंट करेगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन को एडबैक करने का, क्योंकि वो तो कैश फ्लो है ही नहीं। अब वो बोलेगा कि तुम लोगों ने नालायको, ये जो तुमने ये लिया है ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, ये तो इस साल का है ही नहीं, ये तो इस साल का है ही नहीं, क्यों माइनस किया है? इसको उसको सही जगह पे पहुंचाओ। तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा पहले, सबसे पहले इसको रिवर्स करो कि भाई 1,80,000 जो तूने कैश फ्लो लिया है ईयर वन, 1,80,000 जो तूने ईयर वन में लिया है, ये तो ईयर वन में जा ही नहीं रहा है, तो पहले इसको रिवर्स कर। रिवर्स कैसे करेंगे? माइनस हो रखा था उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1,80,000 आपका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट खत्म हो गया अभी। अब कैश फ्लो बोलेगा अब मैं इसको इसके सही जगह पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, कैश फ्लो बोलेगा ये 1,80,000 का एक्चुअल कैश फ्लो इसकी सही जगह कौन सी है? ईयर 0। 1,80,000 पे हुआ है ईयर 0 में, तो मैं ईयर 0 में ये 1,80,000 का आउटफ्लो शो कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? कैश फ्लो उसकी गलतियां सुधार रहा है। उसने माइनस कर दिया था ईयर 1 में, तो उसको सुधारने के लिए पहले उसको रिवर्स किया कि पहले सुधारो, उसको रिवर्स करो, उसको रिवर्स करो, फिर उसको उठा के 1 साल पीछे लेके आ जाओ, उसके सही ठिकाने पर लेके आ जाओ। तो ये रिवर्स कर दिया, उसकी गलती को करेक्ट रेक्टिफाई कर दिया, अब सही जगह पे पहुंचा दिया। सेम इसी तरीके से 2 लाख का एक्सपेंस लोगों ने लिया है सेकंड ईयर के अंदर, ये सेकंड ईयर का खर्च, सेकंड ईयर का ये तो फर्स्ट ईयर के अंदर हुआ है। तो बोलेगा पहले 2 लाख को रिवर्स कर दो, खत्म करो, पहले उसको पहले नलीफाई करो, फिर सेकंड ईयर में सही से पहुंचाओ उसको, सेकंड ईयर में पहुंचाओ उसको। 1,20,000 को नलीफाई करो, सही ईयर में पहुंचाओ जहां पे कैश फ्लो हुआ है। समझ गया आ गया आपको कैसे हो रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट? ठीक है, इस टाइप से। इसलिए अपन ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ईयर 0 लिख रखा था। सर यहाँ पे करने की क्या जरूरत है, इसको इन्वेस्टमेंट में जोड़ दे। अरे नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं जोड़ सकते। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? सिर्फ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? ऑपरेटिंग खर्चा है, सालाना खर्चा है। तो इसके लिए अपने को सी फैट के अंदर लेना पड़ेगा ईयर 0। सर फर्क क्या बढ़ जाएगा? सर ये भी तो ईयर 0 से ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल मल्टीप्लाई होगा इसका भी। और इन्वेस्टमेंट भी में भी जो ये ईयर 0 वाला है वो भी एक तरीके से ईयर 0 की राजा फर्क पड़ता है पीआई के अंदर। आपको भी मालूम पड़ेगा पीआई के अंदर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पीआई भी निकालना है, इसलिए वहां पे गलती हो जाएगी इससे। ठीक है, सीफेट निकल के आ गया। देन अपन बात करेंगे भी टर्मिनल कैश फ्लोस की। टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होगा? सबसे पहले आप असेट को सेल करने वाले हो, एआई को। कितने का बिकने वाला है? 190 का लिखा हुआ है ना ऊपर, 190 में बिकेगा, विल बी सोल्ड फॉर 190, तो 190 का ही बिकेगा। ठीक है, अब चेक करना है अपने को कि वर्किंग WDV कितना था उसका। ठीक है,
तो ये अपना टोटल डेप है, उसकी जो टोटल वैल्यू कितनी थी डेप्रेशन के लिए 23 लाख की, 23 लाख में से डेप्रेशन माइनस होकर जितना बचेगा वो वैल्यू को अपन कंपेयर करेंगे। वो वैल्यू कितनी है 178,848 की WDV। तो आप ज़्यादा में बेच रहे हो तो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन आ गया, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, जो रेट दे रखी थी इसकी अलग से 20% वो लगेगा, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स आ गया। 190 आपको मिलता, लेकिन आपको इतना तो टैक्स में पे करना पड़ जाएगा, तो नेट नेट में आपको कितना मिलेगा 187,770 का। ये आपका टर्मिनल कैश फ्लो हो गया। अब आप क्या करोगे, एनपीवी की टेबल बनाओगे, ये सारे कैश फ्लोस आपके एनुअल कैश फ्लोस में जाएंगे। लास्ट ईयर के अंदर आप ध्यान रखना, 5th ईयर के अंदर आपका ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि 0 ईयर है, यहाँ पे गलती से 1 पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मत ले लेना, वो एक बार की गलती नहीं है, पूरी गलती गलत होगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का लोगे, यहाँ पे सेकंड का लोगे, यहाँ पे थर्ड का लोगे, फोर्थ का लोगे, नहीं नहीं पूरा गलत हो जाएगा, वो एक का भी मार्क नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ईयर का है, ये 0th ईयर के अंदर है ई फैट, ठीक है। तो ये अपन ने टोटल ले लिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, देन अपन ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले ही निकाल रखा था, उसको माइनस करेंगे तो एनपीवी निकल के आ जाएगा। देन पीआई निकालेंगे अपन, ये प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट करके, तो 2.016 आ जाएगा, ठीक है। अब पता है फर्क क्या पड़ जाता, अगर देखो एनपीवी तो आपकी कोई एकदम सेम ही आती, आप ये 0 वाले को अगर इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर देते ना, एनपीवी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहाँ पे लेस हो रहा था, उससे बेटर इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो जाता, वहां पे भी लेस ही हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनपीवी सेम आता। गलत आता आपका पीआई, क्योंकि पीआई क्या है, इनफ्लोस डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अभी आपके इनफ्लोस के अंदर आ रहा है, आप इसको यहां से हटा के इन्वेस्टमेंट के ले लेते तो न्यूमरेटर भी हिल गया, डिनोमिनेटर भी हिल गया, पूरा नंबर गलत हो जाएगा आपका, एनपीवी से आ जाता आपका, पीआई गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए अपन इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग से लेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू अपन पहले ही करके चल लेते हैं, फिर यहाँ पे लेस करते हैं अलग से, यही रीजन है, ठीक है। चलो अब बचा अपना एआरआर। एआरआर का मैंने आपको क्या बताया, एआरआर किसके ऊपर निकलता है, प्रॉफिट के ऊपर, यानी ईएटी के ऊपर। तो अपन ने ईएटी निकाल ही रखा था ना, ईएटी कहाँ था अपना, ये नेट इनकम, ये ईएटी था, ठीक है। अब मेथड तो बताया नहीं, कौन सा मेथड लगाएंगे जो अपने को पसंद है, सबसे इजी कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो लगा खत्म करो, ठीक है। इन सबका एवरेज ले लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इसका इसका डिवाइड बाय 5 कर देना, एवरेज एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 500 का ऐड कर दिया, ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब नीचे जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लोगे आप, वो कितना लोगे, 23 लाख लोगे, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाला था 22,38,418 वो लोगे, 23 लाख ही लोगे, क्योंकि ये बन रहा है एआरआर, यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग के हिसाब से बनता है। अकाउंटिंग में भाई तुम इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट ले लेते हो क्या कभी, अकाउंटिंग के अंदर तो असेट की वैल्यू 23 लाख की जाएगी ना, वो थोड़ी बोला है नहीं मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा असेट की, नहीं, वो तो पूरे 23 लाख ही लेने वाला है, तो नीचे 23 लाख ही आएगा इंटू 100, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। एआरआर बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिख के कर लेना, ठीक है। अब अपन आते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजंस की तरफ। अब मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के क्वेश्चंस का जो पीक आता है वो रिप्लेसमेंट डिसीजंस के अंदर आता है, राइट। बिकॉज इसके अंदर होता क्या है, क्यों होता है, क्यों पीक आता है, क्योंकि इसके अंदर पुरानी वाली जा रही है, नई वाली आ रही है, मशीन मशीन मशीन, ठीक है। तो जैसे लाइफ में दूसरी जगह पे भी पुराना जा रहा होता है, नया आ रहा होता है, तब जिस तरह से उथल पुथल होती है, वैसे ही रिप्लेसमेंट डिसीजन के अंदर भी उथल पुथल होगी, ठीक है। चलो, हम लोगों को पटाखे सुनाई दे रहे हैं क्या मेरे पीछे, किसी और के जीवन में भी शायद कोई नया आ रहा है, उस चक्कर में पटाखे फूट रहे हैं पीछे, बट ठीक है चलो, सही पॉइंट पे फूट रहे हैं एकदम। तो देखो अभी रिप्लेस के अंदर क्या होने, रिप्लेसमेंट के अंदर क्या होना है, जैसा मैंने आपको बताया कि पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो उससे होगा क्या कि देखो पहले क्या हो रहा था, ठीक है, कुछ ना पुरानी थी आपके पास में मशीन, ठीक है, लेट्स से वो सालाना 1 लाख का कैश फ्लो आपको कमा के दे रही थी। अब जो नई वाली लेके आ रहे हो आप, ठीक है, वो आपको कमा के देगी सालाना 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर रिप्लेसमेंट डिसीजन नहीं होता तो यहाँ पे कुछ और नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ इकलौती मशीन होती, तो ये 1.5 लाख अपना पूरा पूरा कैश फ्लो होता, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अभी पुरानी है वो जा रही है, नई वाली आ रही है, ठीक है। मुझे बार बार अपने को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, अपने मशीनों की बात हो रही है, ठीक है, मैं बार बार क्लैरिफाई नहीं करूँगा, ठीक है। चलो, तो 1.5 लाख अपना नई वाली मशीन है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 1.5 लाख आप यहाँ कमा रहे हो, 1 लाख आप पहले वाले कमा रहे थे, मुझे एक बात बताओ इन दोनों के बीच में फ़र्क कितना है, सिर्फ 50,000 रुपीज़ का, ठीक है। मुझे इतना सा बताना है, क्या आपने जो रिप्लेसमेंट डिसीजन किया, क्या आपने इस पूरे 1.5 लाख के कैश फ्लो के लिए रिप्लेसमेंट डिसीजन किया है,
या आपने किया है सिर्फ वो इंक्रीमेंटल 50,000 जो आपको मिलने वाला है उसके लिए आपने रिप्लेस किया है? आपने रिप्लेस इसलिए किया ना क्योंकि यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो क्या है? 50,000 रुपीज जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, और आप खुद भी सोच के दो, अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं भी करते तो भी आप 1 लाख तो वैसे भी कमा रहे थे। अब उस 1 लाख के लिए रिप्लेसमेंट क्यों करोगे? रिप्लेसमेंट तो आप करोगे सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए जो आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, तो आपके लिए रेलिवेंट कैश फ्लो क्या हो गया, ज्यादा जरूरी कैश फ्लो क्या हो गया, किस पे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड होना चाहिए? 50,000 रुपीज के ऊपर कि पूरे 1.5 लाख के ऊपर? सिर्फ 50,000 के ऊपर, क्योंकि बाकी 1 लाख जो है वो तो अपन वैसे भी कमा लेते, उसके लिए थोड़ी किया रिप्लेसमेंट, सिर्फ 50,000 के लिए किया। तो आप समझे मेरी बात क्या है? बात मेरी ये है कि अब रिप्लेसमेंट डिसीजन के अंदर जहां भी अपन कैश फ्लो लेंगे, 3 जगह कैश फ्लो लेते हैं अपन। लेते हैं इन्वेस्टमेंट, देन कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, देन टर्मिनल कैश फ्लो। वहां पे हर जगह पे अपने को लेना पड़ेगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इंक्रीमेंटल बोले तो कि जब नई वाली आ चुकी है तब जो कैश फ्लो आ रहे हैं, वैसेस जो पुरानी वाली थी तब जो कैश फ्लो आ रहे थे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। ठीक है, यानी रिप्लेसमेंट कर दिया तब कितने कैश फ्लो हैं, माइनस रिप्लेसमेंट नहीं करता तो कितने कैश फ्लो होंगे। तो आपको अब दोनों पर्सपेक्टिव सोचने होंगे कि अगर रिप्लेसमेंट, अच्छा अगर इसके साथ हूं तो कैसा है, अच्छा उसके साथ था तो कैसा जीवन था। ठीक है, मतलब इस मशीन के साथ में कैसा चल रहा है आपका कैश फ्लो, एंड अगर पुरानी वाली कोई चला रहा होता मशीन को तो कितना कैसा मेरा जीवन होता, तो मेरे कैसे कैश फ्लो होते। आपको दोनों के बारे में सोचना है, एंड वो हर दोनों की तरफ दोनों, अब आपको हर स्टेज पे इंक्रीमेंटल लेते हुए चलना है, दोनों का डिफरेंस लेते हुए चलना है। ठीक है, ये आप मेरी बात समझ गए। चलो, तो अब अपन क्या करेंगे, तीनों ही लेवल के ऊपर अपन जाएंगे इंक्रीमेंटल निकालने के लिए। एक क्वेश्चन अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, MNP लिमिटेड इज थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय अ न्यू मशीन विच वुड कॉस्ट ₹60 lakhs। ठीक है, द कंपनीज करंट प्रोडक्शन इज 80,000 यूनिट्स। अभी वो 80,000 बनाती है, जब उसको रिप्लेस कर देगी तो वो 1 लाख के बनाने लग जाएगी नई मशीन। ऑब्वियसली पुरानी नई वाली आई है वो बेटर है। ठीक है, इफ द मशीन इज बॉट, ठीक है, अगर खरीदेंगे तो 1 लाख तक पहुंच जाएगी। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेंज एट 200 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, एंड फॉलोइंग विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब ये जो आपको कॉस्ट दे रखी है ये आपको यूनिट कॉस्ट पे दे रखी है। ठीक है, कि पुरानी मशीन चल रही होती तो आपकी यूनिट कॉस्ट इतनी पड़ती, यानी 183.25 की एक यूनिट बनाने की कॉस्ट पड़ती। ठीक है, एंड अगर आप नई वाली लेके आओगे तो वो कॉस्ट कम होकर 165.50 हो जाएगी। इन्होंने किया क्या है, जितनी भी कॉस्ट होती है ना, जितनी भी कॉस्ट होती है, वेरिएबल लो फिक्स ले लो, जो भी हो, सारी इन्होंने आपको यूनिट लेवल पे दे दी है। तो अपने लिए तो सारे वेरिएबल ही काम करेगी, अपन किसी को फिक्स किसी को वेरिएबल को बाइफरकेट नहीं करेंगे। कॉस्टिंग नहीं है ये कि वेरिएबल को अलग कर लिया फिक्स को अलग कर लिया, नहीं, अपन के लिए सारे इक्वल ही हैं, अपन सबको वेरिएबल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझा कि 200 की पुरानी वाली भी बेच रही थी, ठीक है, नई वाली भी 200 की बेचेगी, लेकिन पुरानी वाली को बनाने में इतना लग रहा था, नई वाली को बनाने में सिर्फ इतना ही लग रहा है। ठीक है, तो आप इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन कमाओगे पर यूनिट के ऊपर एक्स्ट्रा। ठीक है, हर यूनिट पे आप इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन कमाने वाले हो। दूसरा, आपकी यूनिट से बढ़ के 80,000 से 1 लाख जाने वाली है, ये आपको फायदा है। ठीक है, अब नीचे की कहानी सुनना आप मेरे साथ। नीचे बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की है। अकाउंटिंग की बुक वैल्यू, राइट, अकाउंटिंग बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की है, जबकि टैक्स पर्पस के लिए फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। मतलब टैक्स में कुछ वैल्यू नहीं है उसके, WDV 0 है, उस पर डेप्रिशिएशन लगता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मशीन अभी भी 5 साल और चलने वाली है, चलेगी 5 साल और। ठीक है, जो अपना नई मशीन का वेंडर है ना, वो बोल रहा है कि मैं तेरी पुरानी मशीन ले लूंगा 2.5 लाख रुपए में, कि तू मुझसे नहीं ले जा, पुराने वाली मुझे ही बेच दा 2.5 लाख में। ठीक है, हाउएवर द मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन टुडे इज 1.5 लाख। जो मार्केट प्राइस है वो 1.5 लाख ही है। 2.5 लाख देने को रेडी है आपको आपका नई मशीन का वेंडर, क्योंकि हीरे की असली परख तो जोरी कोई हुए है, मार्केट में 1.5 लाख चल रही है और यहाँ पे 2.5 लाख देने को रेडी है। अब आप मुझे खुद बताओ, आप किस पे बेचोगे, 1.5 लाख पे बेचोगे कि 2.5 लाख पे बेचोगे? ऑब्वियसली सर 2.5 लाख पे, जहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ बेचूंगा ना मैं, 2.5 लाख का। ठीक है, लेकिन अभी 1.5 लाख की बिक जाती मार्केट में, 5 साल बाद अगर उसको बेचना चाहते, ठीक है, 5 साल बाद टोटल उसकी लाइफ है, 5 साल तक अगर आप उसको और घसीटते तो 5 साल के बाद वो 35,000 के अंदर बिकती। ठीक है, फिलहाल अभी तो अपन 2.5 लाख में बेचने वाले हैं, 5 साल बाद कब कितने पे बेचते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, अपने लिए रेलिवेंट है। ठीक है, जो न्यू मशीन होगी वो भी 5 साल की होगी, उसकी भी लाइफ 5 साल की है। ठीक है, एंड उसकी सैलवेज वैल्यू होगी ₹2,50,000 एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। 5 साल के बाद में वो 2.5 लाख पे वापस 2.5 लाख पे बिक जाएगी। ये नई वाली मशीन की 5 साल बाद की है। ठीक है, assume corporate income tax rate 40%, tax rate 40% है, depreciation is charged on SLM basis for income tax purposes। ठीक है, further assume that book profit is treated as ordinary income for tax purpose, open वैसे भी लेके चलते हैं। cost of capital is 15%, you are required to calculate NPV, IRR and should the company go ahead with the replacement decision suggest। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, तीनों लेवल के ऊपर सोचना है इंक्रीमेंटल क्या है, इन्वेस्टमेंट,
देन सेकंड अपना एनुअल कैश फ्लोज, देन लास्ट वाला टर्मिनल कैश फ्लोज। सबसे पहले अपन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट सिंपल सा केस है। देखो आप इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर आप क्या करोगे, देखो ये पुरानी वाली मशीन है, ठीक है, ओल्ड, ये न्यू है, ठीक है। आज का जो, अब पुरानी वाली सोचो, पुरानी वाली पहले से चलती आ रही है, ऐसा नहीं कि पुरानी वाली आपने आज ही ली है, पुरानी वाली चलती आ रही है, ठीक है। नई वाली आज से स्टार्ट होने वाली उसकी लाइफ, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीमेंटल क्या हो रहा है, मतलब नई ले रहे हैं तब क्या हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड पुरानी वाली चलने देते तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता, ठीक है। देखो सिंपल सा ये होता कि नई वाली अपन ले रहे हैं तो अपने को, नई वाली अपन ले रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, अपन एक तो पुरानी वाली मशीन खरीद के लेके आएंगे एंड पुरानी वाली को बेच डालेंगे, पुरानी वाली को बेच डालेंगे। तो अपना जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो अपने यहाँ पे क्या क्या कैश फ्लो आएंगे। सबसे पहला, पुरानी वाली मशीन के खरीदने की अपनी कॉस्ट आएगी, कितने की आएगी, कितने की पड़ेगी अपने को पुरानी वाली मशीन, नई वाली मशीन सॉरी, नई वाली मशीन अपने को पड़ेगी 60 लाख की, 60 लाख के अपने खरीद के लेके आएंगे। तो सबसे पहला अपना जो है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 60 लाख रुपए। दूसरा, अपन पुरानी वाली को बेच देंगे, ठीक है। पुराने वाले को कितने में बेचेंगे अपन, 2.5 लाख में, क्योंकि हीरे जो अपना जोरी है उसको बेटर परख है, उसको बेच के आएंगे 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की अपनी ये सेल वैल्यू हो जाएगी, 2.5 लाख की अपनी ये सेल वैल्यू होगी। लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये 2.5 लाख अभी जो है फुल्ली डेप्रिशिएटेड है टैक्स पर्पज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं है कि कैपिटल गेन टैक्स को आपको इग्नोर करना है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स चेक करना पड़ेगा। अभी करंटली वो फुल्ली डेप्रिशिएटेड हो रखी है, वैल्यू नहीं, जीरो है, एंड आप बेचो 2.5 लाख में, तो कैपिटल गेन हो गया ना आप पे 2.5 लाख का, ठीक है। कैपिटल गेन 2.5 लाख का लगा, अच्छा ये 1 लाख से मतलब नहीं अपने को, इनकम टैक्स से मतलब है, कैपिटल गेन इनकम टैक्स में लगता है ना, तो 2.5 लाख का इनकम टैक्स कैपिटल गेन हो जाएगा। उस 2.5 लाख के ऊपर टैक्स की रेट क्या लगेगी, कैपिटल गेन की अलग से रेट दे रखी है क्या, नहीं दे रखी, 40% जो कॉमन है उसी को यूज करेंगे। तो आपका कैपिटल गेन हो गया 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 40% आपका टैक्स बन जाएगा। तो आपकी 2.5 लाख की सेल वैल्यू थी, उस सेल वैल्यू में से आपने माइनस किया कैपिटल गेन टैक्स, जो निकल के आ रहा है 1 लाख रुपए। तो आपको नेट नेट कितना मिल रहा है, 2.5 लाख में आपने बेची, 1 लाख का आपने कैपिटल गेन टैक्स पे किया, नेट में आपको मिला 1.5 लाख, ठीक है। 60 लाख की आप मशीन खरीद के लाए थे, 1.5 लाख आपको मिल गया पुरानी वाली मशीन से नेट नेट में। तो आपको इन टोटल कितना पे करना पड़ा, 58 लाख 50,000। यानी आप जब रिप्लेसमेंट कर दोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वाले केस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, 58,50,000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा आपका, ठीक है। समझा। अब अपन बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब एक चीज समझना, जो ओल्ड वाला है ना उसमें यहां पे कोई कैश फ्लो नहीं है, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही अभी, अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे होते। ये तो आपने जो निकाला ही था कि रिप्लेसमेंट अगर मैंने कर दिया तो क्या कैश फ्लो है, अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा होता तो यहां पे मैं कुछ करता क्या, नहीं, ये अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रही होती, ये मशीन अपने नॉर्मल काम चल रहा होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, मैं थोड़ी कुछ खरीदता बेचता, चल रहा होता है नॉर्मल काम। तो इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर इंक्रीमेंटल एलिमेंट ज्यादा नहीं होते, क्योंकि सिर्फ यहीं पे कैश फ्लो है, यहाँ पे है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा ना, ये तो मैं पहले ही खरीद के बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे की जब अपन कैश फ्लोज की बात करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज की, वहाँ पे इंक्रीमेंटल दोनों के अंदर आएगा, ठीक है। इंक्रीमेंटल का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे, अपन आते हैं, इन्वेस्टमेंट तो आप निकालना सीख गए, अब अपन आज बात करते हैं एनुअल कैश फ्लोज की, ठीक है। अब आप दोनों को अलग अलग, दोनों को एक बार के रिप्लेसमेंट को भूल जाओ, आप बोलो कि मुझे एक नई मशीन का अलग निकालना है, मुझे पुरानी मशीन का एनुअल कैश फ्लो अलग निकालना है, एक बार के लिए वैसा सोचो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, नई मशीन के अंदर आप 1 लाख यूनिट्स बेचने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले 200 की आपकी ये है, 200 में से आप ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। उस कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सारी इन लोगों ने इसमें ही जोड़ दी। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन लेते, उसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करते, देन टैक्स माइनस करते, देन डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते, वैसे काम हो जाता आपका। सेम आप ऐसे ही एग्जिस्टिंग मशीन के लिए भी करते, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए कि कॉन्ट्रीब्यूशन तो मैं दोनों के लिए निकालता, ठीक है। तो अपन पहले कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हैं दोनों का ही, न्यू का भी एग्जिस्टिंग वाले का भी। लेकिन यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या हो रहा है यहाँ पे जो आइटम्स है इनको थोड़ा गौर से देखिए। मटीरियल, वेजेस एंड सैलरी, सुपरविजन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, डिप्रिसिएशन। क्या ये मेरा करेक्ट डेप्रिसिएशन है, क्या मुझे ये वाला डेप्रिसिएशन यूज करना है, या खुद से मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। मुझे चाहिए होता है टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन। एक बार ध्यान से देखो क्या ये टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन है, क्या ये टैक्सेशन का दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कमेंट में डाल के जाना, पहले बताऊंगा नहीं, पहले डाल के जाओ, टाइम स्टैम्प डाल के, यस सर और नो सर, सोचो क्या हो सकता है। ये टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अकाउंटिंग का है। पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि पुराने वाले तो फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस है। अगर वो टैक्स पर्पस के लिए फुल्ली डेप्रिशिएट हो रखी है तो उस पर टैक्स कहाँ से, तो उस पर डेप्रिसिएशन कहाँ से निकल के आ रहा है,
ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जो आप हमको दे रहे हो पुरानी पुरानी वाली मशीन के ऊपर? सिर्फ अकाउंटिंग बुक वैल्यू है 1 लाख की, तो उसके ऊपर ये लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल के दिया दे सकता है। तो ये अकाउंटिंग वाला है, टैक्सेशन में तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे होता ही नहीं, खाली होता। दैट मीन दिस इज अकाउंटिंग, तो अपने को ये इग्नोर करना है, तो अपने को फिर फ्रेश डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको दे रखा है अलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स। आपको पता है अपने को ओवरहेड्स अलोकेटेड वाले नहीं चाहिए होते हैं। एक्चुअली अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो अपने को लेना है, अलोकेशन से अपने को मतलब नहीं है। जब तक कुछ नहीं दे रखा तो अपन अलोकेशन वाले को अलोकेटेड ही पकड़ेंगे, एक्चुअल इंक्रीज नहीं है इसके अंदर, तो अपन इसको हटा देंगे। ठीक है, तो आप बस ये काम करो कि जो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दोनों की दे रखी है, उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से पहले इन दोनों को हटा दो, हटा दो। ठीक है, बाकी फिर आपके पास एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी जो अपने को लेनी है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के अंदर सबसे पहले एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। न्यू मशीन के अंदर एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 165.50 दे रखा है, उसमें से 5 एंड 12.5 का आपने वो हटा दिया, ये दोनों हटा दिए। तो ये आपने इन दोनों को, ये 165.50 दे रखा है ना, उनमें से आपने ये दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट भी इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो आपने इनमें से माइनस कर दिया ताकि ये दोनों हट जाए। ठीक है, तो 165.50 में से दोनों अपन ने माइनस कर दिया, तो अपने पास कितना बचा, 148 पर यूनिट का आपका वेरिएबल कॉस्ट बच गया। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा, 200 का सेलिंग प्राइस है, उसमें से 148 माइनस कर दोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख यूनिट से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ओल्ड मशीन के लिए भी करेंगे, इनको रिवर्स कर दिया, हटा दिया, तो पर यूनिट आ गया। देन पर यूनिट निकालने के बाद, कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसको अपन ने 80,000 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पुरानी में 80 है तो 2160 आ गया। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कंट्रीब्यूशन तक की वर्किंग हो चुकी है। ठीक है, अब आगे अपने को क्या चाहिए, एक्चुअल में इंक्रीमेंटल सी फैट चाहिए। तो अब यहाँ पे आपके पास आपको दो तरीके समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको लॉजिकल समझाऊंगा, उसके बाद जो आपको एग्जाम में करना है वो समझाऊंगा, वो भी लॉजिकल ही है। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, आप क्या करोगे, ओल्ड मशीन का कंट्रीब्यूशन आ चुका है, न्यू मशीन का कंट्रीब्यूशन आ चुका है, इन दोनों में से अब आगे क्या माइनस करना है, और सारी कॉस्ट आ चुकी है, सिर्फ डेप्रिसिएशन बचा हुआ है, तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, ओल्ड वाली में कुछ नहीं है क्योंकि फुली डेप्रिशिएटेड है, टैक्स पर्पस के लिए टैक्स वाला डेप्रिसिएशन लेना है। न्यू वाली का अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एसएलएम से बोला है 50, इसकी कॉस्ट अपने को कितनी पड़ी है, 60 लाख की पड़ी है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट मत ले लेना डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला 5850 पे, 60 लाख पे लगने वाला है ना, मशीन की कॉस्ट 60 लाख की है, तो 60 लाख की कॉस्ट है, एंड उसका WDV बताया है 5 साल बाद 2.5 लाख होगा, एंड 5 साल की लाइफ है, तो 60 लाख माइनस 2.5 लाख डिवाइड बाई 5। ठीक है, 60 लाख माइनस 2.5 लाख डिवाइड बाई 5, तो आपका डेप्रिसिएशन आ गया 1150 का। ठीक है, माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ गई, ईवीडी आ गया, ईवीडी बोल दो एक ही बात है, उस पर आप टैक्स लगाओगे, नेट इनकम आ जाएगी, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे, सी फैट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगे इंक्रीमेंटल वाला, क्योंकि पुराना 1296 तो पहले भी था, अभी 3580 कमा रहे, तो इंक्रीमेंटल कितना है, सिर्फ 2284 का है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इंक्रीमेंटल सी फैट निकालने का, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल फर्स्ट इंक्रीमेंटल नेक्स्ट। ठीक है, आपने पहले दोनों का टोटल निकाला, टोटल सी फैट निकाला दोनों का, उसके बाद आपने एंड में आके इंक्रीमेंटल निकाल लिया। दूसरी अप्रोच होती है जो अपने को एग्जाम में करनी है, वो क्या है, लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल। लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल क्या होता है कि आप एक एक आइटम का इंक्रीमेंटल निकालते जा रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि पहले टोटल निकालो दोनों का, उसके बाद इंक्रीमेंटल कर रहे हो, आप लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल कर रहे हो, कि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीमेंटल लिया, यहाँ पे आपने लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल किया, यानी कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीमेंटल लिया, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीमेंटल लिया, फिर उसके बाद आपका टैक्सेबल इनकम भी इंक्रीमेंटल अपने आप आ जाएगा। कैसे, देख बात करते हैं। देखो, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन लिया, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है, उस पर भी अपन ने डायरेक्टली इंक्रीमेंटल ले लिया, लाइन बाय लाइन हर एक आइटम को इंक्रीमेंटल लो। ठीक है, कि नई मशीन में 52 है, पुरानी में 2160 था, तो इंक्रीमेंटल कितना आया, 3040 का। देन माइनस करेंगे इसमें से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, नई वाली के अंदर 1150 है, पुरानी वाली के अंदर 0 था, तो 1150 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो गया। तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन में से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन गया, तो बचेगा टैक्सेबल इनकम बचेगा, वो भी इंक्रीमेंटली बचेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल में से इंक्रीमेंटल माइनस हो तो टैक्सेबल इनकम भी इंक्रीमेंटल बचेगा। अब टैक्सेबल इनकम इंक्रीमेंटल है तो उसके ऊपर टैक्स भी इंक्रीमेंटल अपने आप आ जाएगा। भाई इंक्रीमेंटल को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे 40% से, तो टैक्स भी तो इंक्रीमेंटल ही आएगा ना, इनकम भी तो इंक्रीमेंटल है, तो टैक्स भी इंक्रीमेंटल अपने आप आ जाएगा। उसके अंदर आपके पास बचेगी इंक्रीमेंटल नेट इनकम डायरेक्टली। अब उसके अंदर आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे, जो आपने यहाँ पर लेस किया रहेगा 1150, तो आपके पास डायरेक्टली इंक्रीमेंटल सी फैट निकल। सर ये क्यों करी हरकत, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर तो तुमको ये अननेसेसरी लग रहा होगा कि सर ये सही तो था, क्या था ये सही था, वो क्यों किया आपने। आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये अप्रोच से कितना टाइम सेव हो जाता है जब आप लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल करते हो, तो ना आपको लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल पे ही ग्रिप बैठानी है। एग्जाम में इससे बहुत टाइम सेव होता है, दिस इज द प्रिफर्ड वन। आगे वाले क्वेश्चन में आपको मालूम पड़ेगा, फिर बोलना कि सर यही बेटर है सर। ठीक है, इंक्रीमेंटल सी फैट निकल के आ गया आपके पास 2284 का। ठीक है, सेकंड हो गया। लास्ट में आते हैं अपन इंक्रीमेंटल
टर्मिनल कैश फ्लो में यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, हर चीज इंक्रीमेंटल होगी, मतलब रिप्लेसमेंट हो गया तब कितना कैश फ्लो, रिप्लेसमेंट नहीं होता तब कितना कैश फ्लो था वो। यहाँ पे हर बच्चे को कंफ्यूजन होते देखा है मैंने, आपको समझाता हूँ क्या करना है, ठीक है। सोचो सिर्फ नई मशीन है, सिर्फ यही मशीन है, पुराने वाले को भूल जाओ। तो क्या करते हैं यहाँ पे, मशीन बेचते, ठीक है। कितने में बेचते पुरानी नई वाली मशीन को, इसने बोला था 2.5 लाख की सेल्वेज वैल्यू है, कुछ और नहीं बताया तो अपन इसी के ऊपर बेच देंगे, ठीक है। इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा कुछ भी, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि है ही नहीं, WD भी 2.5 लाख है, बेच भी 2.5 लाख में रहे, ठीक है। तो आप 2.5 लाख में बेचोगे, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स कुछ भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सारा का सारा रिलीज हो जाएगा 2.5 लाख का, ठीक है। अब सोचो कि जब पुरानी वाली मशीन चल रही होती तो उसमें कितने का मिलता मुझे, पुरानी मशीन अगर यहाँ पे कंटिन्यू हो रही होती, ये अगर एग्जिस्टेंस में होती ही नहीं, तो यहाँ पे क्या जिंदगी होती। यहाँ पे आप पुरानी वाली मशीन को बेच रहे होते अभी, अगर ये ना होता तो मैं उसके साथ होता, मैं उस वाली को बेच रहा, मैं उस मशीन को उस टाइम पे बेच रहा होता, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसका टर्मिनल कैश फ्लो मिल रहा होता, ठीक है। इसका टर्मिनल कैश फ्लो कितना मिलता आपको, क्वेश्चन में बताया है कि अगर आप इसी मशीन को 5 साल और उठा के ले जाते तो आपको 35,000 का आपको प्राइस मिल जाएगा 5 साल बाद। ये अपन ने पढ़ाई या पढ़ते हुए आए थे अपन, ठीक है, 35,000 का। तो आपका पुराने वाला मशीन बिकता है 35,000 के अंदर, लेकिन इस 35,000 के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी पे करना पड़ता, क्योंकि इसकी टैक्स का WDV तो जीरो है। अभी मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आंसर कर दूंगा, रुको, मुझे मालूम है तुम सोचोगे सर पुराने वाले को तो अभी तो बेच के आए थे अपन, वापस से कहाँ से लेके आ रहे हो पुराने वाले को, वापस से क्यों बेच रहे हो, दो बार बेच रहे हो उसको। बात करेंगे सबर रखो, ठीक है, पहले समझो, ठीक है। तो अपन सेल करते पुरानी वाली मशीन को 35,000 के अंदर, लेकिन उस 35,000 का पूरा पूरा कैपिटल गेन हो जाता, क्योंकि WDV जीरो है, उसका 40% टैक्स रेट इज 14,000 टैक्स बन गया कैपिटल गेन का। तो नेट नेट में अपने को मिलता 21,000 का। तो अगर पुरानी वाली मशीन कंटिन्यू हो रही थी तो 21,000 मुझे मिलते हैं, नई वाली मशीन लेके जाऊंगा तो 2.5 लाख मिलेंगे मुझे 5th ईयर के एंड में। नेट नेट में मुझे इंक्रीमेंटल कितना आ रहा है, 229 का आ रहा है, ठीक है। सारे कैश फ्लोज आ चुके हैं, अब आप NPV बहुत सिंपली निकाल सकते हो। अब आपका हॉट क्वेश्चन कि सब पुरानी को अभी तो बेच के आए थे, अब वापस से क्यों बेच रहे हो उसको। राजा केस ही अलग अलग है, केस ही अलग अलग है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, आपको दो सिनेरियो लेके चलने हैं। सबसे पहला, रिप्लेसमेंट हो जाता है तो कितने कैश फ्लो हैं, माइनस रिप्लेसमेंट नहीं होता तो कितने कैश फ्लो होते हैं, ठीक है। पहली जब मैंने आपको बोला कि पुरानी वाली मशीन बिक रही है, वो कब बिक रही थी, जब मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। अगर मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूं तो पुरानी वाली मशीन मुझे आज बेचनी पड़ेगी, ठीक है, वो आज बिक रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं टर्मिनल कैश फ्लो के अंदर पुरानी वाली मशीन का सेल वैल्यू ले रहा हूं, वो किस केस में ले रहा हूं कि अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं करता तो पुरानी वाली को मैं 5 साल बाद बेचता। तो इट्स सिंपली लॉजिक, वेरी लॉजिकल। लॉजिकल क्या है कि अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पुरानी वाली आज बिकेगी, उसको रिप्लेसमेंट हो रहा है उसके कैश फ्लो में ले लो। मैंने क्या कहा था, सारे कैश फ्लो इस पॉइंट ऑफ टाइम के, ठीक है। अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो पुरानी वाली यहां बिकेगी, अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये तो एज इट इज, तो रिप्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज चलती रहेगी, फिर यहां जाके बिकेगी। तो सिचुएशन ही अलग अलग है, मैं उसको दो बार नहीं बेच रहा हूं, मैं उसको दो अलग अलग केसेस के अंदर बेच रहा हूं कि या तो उसको आज बेच के खत्म करो, नक्की करो, या फिर उसको चलने दोगे तो 5 साल बाद बेचोगे, कभी ना कभी तो बिकेगी, ठीक है। तो वो अलग अलग सिनेरियो है, समझ गया। इसी टाइप से आप NPV निकाल लोगे, इंक्रीमेंटल सीफेट आ गया, इंक्रीमेंटल TCF आ गया, देन इंक्रीमेंटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है। NPV निकल जाएगा, इससे आप IRR भी बहुत सिंपली निकाल लोगे। आपको रेट्स दे रखी हैं अलग अलग, ठीक है, 2 रेट चूज करनी है एंड लेके खत्म करना, ठीक है। 15% ये आपको कौन कौन सी रेट दे रखी है, 5 दे रखी है, 5 में से अपने को कोई 2 चूज करनी है। 15% नहीं हो सकती क्योंकि 15% के ऊपर NPV पॉजिटिव आ रही है, तो 15% के ऊपर अपने को देखना पड़ेगा, है ना। 15% पे कितनी आ रही है अपनी NPV, बहुत सुपर 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 पॉजिटिव आ रही है, तो इसके ऊपर देखनी पड़ेगी अपने को रेट। 15 के ऊपर 20 है, 20 पे भी नहीं, 25 पे ट्राई करो। तो अपन ने पहले 25 पे ट्राई किया, 25 पे पॉजिटिव आ रही है, फिर उसके बाद 30 पे ट्राई किया और 30 पे एक्चुअल में नेगेटिव आ गई, तो 25 और 30 अपनी नेगेटिव रेट्स हो जाती है, ठीक है। इससे आपका IRR निकल जाएगा। एडवाइस कैसे लोगे, NPV पॉजिटिव है, चूज कर लो। IRR से डिसीजन कैसे लेते हैं, अगर IRR आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि इतनी मुझे कॉस्ट देनी है, IRR मतलब मैं इतना कमा रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा कमा रहे हो तो चूज कर लो, एक्सेप्ट कर लो, वरना रहने दो, ठीक है। ज़्यादा आ रही है चूज कर लेंगे, खत्म। इसको लिख के करना है क्वेश्चन को, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लिख के करना क्वेश्चन, तुम कमेंट में डाल के जाना कि सर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिप्लेसमेंट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा रिप्लेसमेंट को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे अभी अपन, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट के साथ में मिक्स होने वाला है ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ठीक है। फाइनली ब्लॉक आ रहा है,
आजा आजा आजा, ब्लॉक आजा, ब्लॉक आजा, ब्लॉक आजा। रुको रुको, आ रहा है आ रहा है। टन 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 टन। ठीक है चलो, आ गया ब्लॉक। अब अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन ब्लॉक समझते हैं। ब्लॉक समझने के बाद अपन इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहले समझो ब्लॉक क्या होता है। वही यार जो तुम, वो कहाँ गया ये। ठीक है, देखो ब्लॉक का ना सिग्निफिकेंस तीन, आपका तीन जगह पे आएगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप पढ़ते हो, डेप्रिसिएशन लगता है ब्लॉक वाइज। ठीक है, सबसे पहला चीज़ होता है जो आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू होता है। डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा होता है। वो डेप्रिशिएबल वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ब्लॉक लगाने वाले हो तो। ठीक है, इसमें चेंज आ जाता है। कैसे आता है, देखो अगर आपने अकाउंटिंग और इनकम टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन लगाया, उसके अंदर फर्क क्या होता है। अकाउंटिंग के अंदर आप असेट्स को अकेले अकेले लेके चलते हो, कि मान लो एक असेट वन है, एक मशीन वन, एक मशीन टू, एक मशीन थ्री है, वो तीनों अलग अलग हैं। इसके होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन लग रहा है, राइट। आप तीनों को साथ में थोड़ी लेके चलते हो, ठीक है, तीनों पे अलग अलग लग रहा होता है। लेकिन ब्लॉक के आने से क्या हो जाता है कि तीनों एक ही पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तीनों को इनकम टैक्स में अपन इन तीनों को एक ही यूनिट का हिस्सा मानेंगे, जिसको अपन बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है, अब तीनों के ऊपर अलग अलग नहीं लगेगा, तीनों के ऊपर एक साथ लगेगा। ठीक है, तो तीनों की वैल्यूज को अपने को एक साथ लेके चलना पड़ता है ब्लॉक के अंदर। तो हो क्या जाता है ब्लॉक के अंदर, आपको वर्किंग कैसे करनी पड़ती है। आप इनकम टैक्स में क्या करते हो, आपकी ब्लॉक की वर्किंग होती है, सबसे पहले आप लेते हो ओपनिंग ब्लॉक वैल्यू, है ना, यही करते हो, सबसे पहले ओपनिंग ब्लॉक वैल्यू लेते हो। देन उसके अंदर ऐड करते हो असेट परचेज्ड, ठीक है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स। देन आप माइनस करते हो असेट्स सोल्ड। उसके बाद जो वैल्यू बचती है यहाँ पे आपके पास, ये आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू होती है ब्लॉक की, है ना। मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि आप किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो, वो इस चीज़ से अफेक्ट होने वाली है कि आपकी दूसरी एसेट कितने में बिक रही है एंड आपकी दूसरी एसेट कितने में आ रही है। ये दोनों चीज़ें, मतलब एक पुरानी मशीन बिक के जा रही है, तो उससे आपके ओवरऑल ब्लॉक की जो डेप्रिशिएबल वैल्यू, उस पर फर्क पड़ने लग जाता है। जबकि यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अगर बिक के जा रही तो अपने को क्या मतलब था, इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। ठीक है, तो ये सबसे पहला डिफरेंस है, अपने को इस टाइप से वर्किंग करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, कैपिटल गेन लॉस भी जो है, वो अब सारी असेट्स ऐसा होल पे लगता है, सारी ब्लॉक के ऊपर एज अ होल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बिक रही थी, कैपिटल गेन लॉस लगा दो, दूसरी बिक रही थी, कैपिटल गेन लॉस लगा दो, मतलब नहीं अपने, ये बिक रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता अपने को, इंडिविजुअल एसेट्स को इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करोगे। ब्लॉक आते ही क्या हो जाएगा, अपने को सारे एसेट्स को एज अ होल देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मशीन बिकी, मशीन खत्म हो गई अपने 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 पास से, तो अपना कैपिटल गेन लॉस अराइज हो गया। ठीक है, जब तक नहीं बिकी तब तक चल रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि इंडिविजुअल एसेट के खरीदने बेचने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि ब्लॉक खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या ब्लॉक खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉजिकल सी बात है, यहाँ पे आपके पास दो केस आ जाते हैं। पहला, जब आपके पास ब्लॉक के अंदर सिंगल एसेट है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सिंगल एसेट इन ब्लॉक। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब आपको दे रखा है सेवरल एसेट्स इन ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक केस में दिया है कि ब्लॉक के अंदर एक ही एसेट है और कुछ है ही नहीं, दूसरे में दिया है कि ब्लॉक के अंदर सेवरल एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। तो मुझे एक लॉजिकल सी बात बताओ, ठीक है, अगर सिंगल एसेट है तो बिक जाएगी, उसके बिकने से क्या हो जाएगा, उसके बिकने से क्या हो जाएगा, ब्लॉक खत्म हो जाएगा, एक ही एसेट है, ब्लॉक बिक जाएगा तो कैपिटल गेन लॉस अराइज हो जाएगा, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेवरल एसेट्स हैं आपके पास, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एक एसेट के जाने आने जाने से पूरे ब्लॉक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पूरी ब्लॉक की समरी आई नो गंदे तरीके से लिखी हुई, लेकिन तुम लोग मुझे पता है बहुत सुंदरता से लिखोगे, मुझे मालूम है। तो तुम लोग करो ना अपनी सुंदरता से, कोई तकलीफ थोड़ी है। ठीक है, मैं रफ बना रहा हूँ, रॉ थॉट्स है मेरे, रॉ थॉट्स। ठीक है चलो, तो ये कैप नहीं नहीं, मतलब वेल थॉट आउट थॉट्स हैं, लेकिन लिख रहा हूँ मैं रॉ, ऐसा समझो। ठीक है चलो, तो सेवरल एसेट्स अगर होंगे तो उसमें कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ठीक है, ये सिंपल सा फैक्ट आप समझो। ठीक है, अगर सिंगल एसेट होता, ब्लॉक नहीं होता, तो यहाँ पे हर केस में कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल होता ही होता, फर्क नहीं पड़ता। तीसरा इंपैक्ट क्या होता है,
ठीक है, जब ये तीसरा इम्पैक्ट है भी और नहीं भी है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, एफएम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, इनकम टैक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कोई भी असेट जो बिक रहा होता है उसमें उसके लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। क्यों? मुझे एक बात बताओ, आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एंड जो मशीन बिक गई उसको आपने पहले से ब्लॉक से चलता कर दिया, आपने पहले उसको ब्लॉक से हटा दिया, माइनस कर दी उसकी वैल्यू असेट सोल्ड की, तो जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है उसमें उसकी वैल्यू रही का। तो इस मशीन जो बिकी उसकी तो अपन ने डेप्रिसिएशन लगाई नहीं ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ब्लॉक से चलता हो चुका है, तो डेप्रिसिएबल वैल्यू में आया ही नहीं। इसलिए ब्लॉक जब लगता है तो लास्ट ईयर के अंदर जो मशीन बिक रही होती है उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। लेकिन हमारे साथ आईसीआई ने ये गद्दारी एफएम के अंदर, ठीक है, इन लोगों ने ऐसा हाल किया है कि ये लोग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मेंशन भी करते हैं, ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मेंशन करते हैं कि ब्लॉक एप्लीकेबल है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, एसेट बिक रहा है तब भी लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस पॉइंट की रेलेवेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, बस एक दो क्वेश्चन ऐसे जिसमें आईसीआई ने ब्लॉक का करेक्ट ट्रीटमेंट कर रखा है, लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर लास्ट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन ले लेता है। इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट है भी और नहीं भी है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, हमारे एफएम के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक का सिग्निफिकेंस ये तीन है। यही अगर सिंगल एसेट्स होते तो अपने सारा डिस्कशन कर ही नहीं होता, ब्लॉक जब एप्लीकेबल नहीं होता तो सारा डिस्कशन होता ही नहीं। सारा डिस्कशन कब ट्रिगर होता है? जब ब्लॉक क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। और ब्लॉक कब एप्लीकेबल होता है? जब क्वेश्चन में जिक्र हो कि ब्लॉक लगाना है आपको। अगर क्वेश्चन में ब्लॉक वर्ड मेंशन ही नहीं है तो भूल जाना ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, कोई ब्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नॉर्मल वाले केस में जाओ जैसा आप अकाउंटिंग में करते हो, यहां पे स्पेशलाइज ब्लॉक वाली वर्किंग जब ब्लॉक लगा होगा, लिखा होगा, तभी ट्रिगर होगी, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं कैसे करनी है ब्लॉक की वर्किंग। इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके पास मशीन है विच हैज बीन ऑपरेशन फॉर 2 years, 2 साल से चल रही है। पुरानी वाली मशीन 2 साल से चल रही है, 2 साल से। इट्स एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 4 years, 4 साल की और लाइफ है, यानी 2 + 4 6 साल की टोटल लाइफ थी उसकी, विथ नो रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड। आज लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। करंट मार्केट वैल्यू 3 लाख की, 3 लाख में बिक सकती है वो। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ अ मशीन विच गिव्स इंक्रीज आउटपुट। द डिटेल्स आर एस अंडर, ठीक है। आपको ये दे दी है एग्जिस्टिंग मशीन की डिटेल्स, ये न्यू मशीन की डिटेल्स। अब एक काम आपको करना चाहिए, जो भी रिप्लेसमेंट एडिशन के क्वेश्चन आते हैं ना, इनके अंदर एक छोटा सा स्नैपशॉट बना लिया करो। मैं अपन बताएंगे कैसे करना बनाना होता है, ठीक है। आपको इनकी परचेज प्राइस दे रखी है दोनों मशीनों की, आपको इनकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, आपको इनकी रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है, आपको एनुअल ऑपरेटिंग डेज दे रखे हैं एंड ऑपरेटिंग आवर्स पर डे है। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आपको डायरेक्टली नहीं दिया है ये कितना आउटपुट बनाना है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ पे बोला है ऑपरेटिंग आवर्स पर डे 6 हैं, ठीक है। एंड 1 घंटे के अंदर आप बनाते हो 20 यूनिट, पुरानी वाली मशीन, नई वाली बनाती है 40 यूनिट। 6 घंटे के अंदर ये 40 बनाएगी पर आवर, और ये 6 घंटे के अंदर 20 बनाएगी पर आवर। तो 6 × 20 इसका, 6 × 40 इसका डेली आउटपुट हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ डेज 300 है, तो आपका टोटल आउटपुट कैसे निकलेगा? 300 × 6 × 20, 300 × 6 × 40, ये आपका टोटल आउटपुट निकल के आ जाएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे आपके सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ठीक है, देन उसके बाद आपको दे रखा है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो यूनिट्स निकल के आ गई, यूनिट्स को इंटू 2 करोगे तो मटेरियल निकल के आ जाएगा। लेबर कॉस्ट दे रखी है पर आर बेसिस के ऊपर, ठीक है, तो इसको अपन को टोटल आर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपना लेबर टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। देन आपको दे रखा फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन को छोड़ के का बाकी का ओवरहेड है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ये अपोर्शन है या क्या है, नहीं दे रखा है, तो अपन इसको पूरे पूरे को ले लेंगे। अपोर्शन नहीं लिखा हुआ ना तो अपन ले लेंगे, यहाँ लोकेटेड लिखा होता तो भी नहीं लेते, अभी ले लेंगे। देन आपको बोला है वर्किंग कैपिटल इसमें 1 लाख की थी, इसमें 2 लाख की लगेगी, ऑब्वियसली आपका सेल बढ़ने वाला है तो वर्किंग कैपिटल भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। देन इनकम टैक्स रेट सेम है, ठीक है। देन आपको बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कंपनी यूजेस WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% एंड इट हैज सेवरल मशीन इन द ब्लॉक 20%, ठीक है। अब सेवरल मशीन का सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है? सिर्फ कैपिटल गेन लॉस के अंदर आता है, ठीक है। ब्लॉक का सिग्निफिकेंस, ब्लॉक ट्रिगर हो चुका है, ठीक है, ब्लॉक ट्रिगर हो चुका है, तो ब्लॉक के जो अपने 2 पॉइंट्स है दोनों अप्लाई होंगे, जो पहले 2 पर ने बात करी। देन सेवरल मशीन का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल नहीं होगा जब मशीन बिकेगी, तो ठीक है, तो कैपिटल गेन लॉस है तो मुक्ति मिल गई अपने को, ठीक है। देन बताना है कि रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं एनपीवी मेथड से। तो यहाँ पे आप सिंपल सा स्नैपशॉट क्या बनाओगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लिख दो एट द रेट ऑफ 20% WDV, देन ब्लॉक, यस, ठीक है। कैपिटल गेन लॉस नक्को, ठीक है, नहीं लगेगा क्योंकि ब्लॉक सेवरल मशीन से। देन आप लिखो के ओ कितना है? 10% है। टैक्स रेट लिख दो, कितनी बोलिए टैक्स रेट? 30% की, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपल है क्योंकि
यहाँ पे अपने पास ऐसे टेबुलर फॉर्मेट दे रखा है, तो डेटा सिंपल है देखने के लिए। यूजुअली जब स्टेटमेंट फॉर्म में ज़्यादा लाइनें लिखी होती है ना, तब ये बेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बनाना। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको पांचों चीज़ें। अब अपन काम कैसे करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपना बनेगा इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, 10 लाख की हम नई मशीन परचेज कर रहे हो, ठीक है, पुरानी वाली आप बेच रहे हो कितने में, 3 लाख में। तो ये आपका सबसे पहला कि आपको 10 लाख इसके मिलेंगे, इसके आपको पे करने पड़ेंगे, एंड 3 लाख आपको पुरानी वाली को बेचने पे मिल जाएंगे। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा पेपर आते हैं वर्किंग कैपिटल का होगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 10 लाख का, पुराने वाले को बेचोगे 3 लाख मिल जाएंगे। ठीक है, अब पुराने वाले को बेचने पे कैपिटल गेन लॉस ट्रिगर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अपना ब्लॉक में सेवरल एसेट्स है, तो कैपिटल गेन लॉस से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सिंगल एसेट होता तो यहाँ पे अपन कैपिटल गेन का चेकिंग करते हैं कि इसके ऊपर कैपिटल गेन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, बेच रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया इसका। देन अपन बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल में क्या हो रहा है, जो पुरानी वाली मशीन है उसमें 1 लाख का वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, 1 लाख का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुरानी वाली मशीन को बेचेंगे तो वो एक तरीके से स्टॉक जो था 1 लाख का, आप दो पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि वो 2 लाख 1 लाख का स्टॉक तो अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 लाख का वर्किंग कैपिटल अभी भी पड़ा हुआ है, अपने को इस वाले में 2 लाख का चाहिए, तो अपने को एक्स्ट्रा अभी सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है वर्किंग कैपिटल के अंदर। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि पुरानी वाली को मशीन को बेचा है तो पुरानी वाली का वर्किंग कैपिटल भी रिलीज हो जाएगा, तो 1 लाख वहां से रिलीज होकर आएगा, 2 लाख अपन इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तो नेट नेट में अपने को इन्वेस्टमेंट 1 लाख का ही करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल हो जाएगा इंक्रीमेंटल 1 लाख का। ये टोटल आपकी 8 लाख की इन्वेस्टमेंट निकल के आ गई किसके अंदर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आपकी 8 लाख की टोटल लगेगी। ठीक है, अब अपन आते हैं एनुअल कैश फ्लोस के ऊपर। ठीक है, एनुअल कैश फ्लोस के अंदर आपको मेरे साथ समझना है कि कैसे वर्किंग करनी है। देखो इसी में अपन लिखते हैं ना, देखो लेट्स से अभी अपन करेंगे वर्किंग, मैं आपको हाइपोथेटिकल नंबर्स दे रहा हूँ। लेट्स से EBIT नई मशीन के अंदर है, लेट्स से 1000 का, तो 4 साल की लाइफ है दोनों की बाकी। ठीक है, ठीक है, हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपके पास एप्लीकेबल क्या हो रहा है, WDV मेथड एप्लीकेबल हो रहा है। EBIT नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखो आप EBTD, BTD। ठीक है, आपका WDV मेथड और डेप्रेशन एप्लीकेबल हो रहा है, तो दोनों के अंदर WDV लगेगा। WDV की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि हर साल का डेप्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो नई मशीन है ना, इसका हर साल का ईयर 1, 2, 3, 4 का डेप्रेशन अलग अलग बन के आएगा। ठीक है, तो उसका चारों सालों का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अनइक्वल 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 आएगा, अलग अलग निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन डेप्रेशन से जो पहले अमाउंट आता है वो क्या आता है, EBTD, अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रेशन। वो सब में वो चारों साल में इक्वल आएगा, 1, 2, 3, 4 चारों में इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम, आपका सेल सेम आने वाला है, मटेरियल कॉस्ट सेम आने वाला है, लेबर कॉस्ट सेम आने वाला है, फिक्स्ड ओवरहेड सेम आने वाला है, वहां तक सब कुछ सेम है हर चारों सालों के अंदर। ठीक है, वहां तक सब कुछ सेम है, तो सब में हजार 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 ही आएगा चारों सालों में। ठीक है, ये नई मशीन की बात कर रहा हूं। इसके आगे डेप्रेशन माइनस होता है, वो अनइक्वल हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे 150 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, इसके आगे से फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे सी फैट भी अनइक्वली आएगा। लेट्स से सी फैट आता है टोटल 50 का, 30 का, ये सारे हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं। ठीक है, तो एकदम अनइक्वल 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 आया। ठीक है, इसी तरीके से जब आप पुरानी वाली मशीन का देखोगे तो पुरानी वाली मशीन के साथ में भी ये सेम ही हालत होगी ना, यही सेम ही हरकत होगी उसके साथ में भी, है ना। पुराने वाले के साथ में भी सेम होगी। लेट्स से वो आधे हैं, उसका इनफ्लो आधा है, उसका यहाँ पे 500 होता, यहाँ 500, यहाँ 500, 500, EBDD सेम, डेप्रिसिएशन इसका अलग हो जाएगा। लेट्स से ये है 100 का, ये 70 का, 30 का, 10 का। तो सारे अंदाजे लगा रहा हूँ मैं नंबर ना, कुछ भी किसी के अंदर भी कोई तर्क वितर्क नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो हो क्या रहा है कि चारों सालों के अंदर पहली मशीन का अनइक्वल अनइक्वल आएगा, देन दूसरी मशीन के अंदर चारों सालों के अंदर अनइक्वल अनइक्वल आएगा। ठीक है, तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि दोनों मशीन के अंदर स्टार्ट टू एंड पूरे पूरे कैश फ्लो निकाल लो। नहीं, पुरानी वाली मशीन के अंदर चारों सालों का सी फैट निकालो जो अनइक्वल अनइक्वल आएगा। ऐसा भी नहीं कि चारों साल का सेम आ रहा है तो एक बार निकाला
वही चारों सालों का रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं, चारों सालों का अनइक्वल है तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा चारों सालों का। देन इसी तरीके से न्यू वाले का भी निकालो चारों सालों का, देन फिर इनका डिफरेंस ले लोगे तो इंक्रीमेंटल सीफेट आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा इंक्रीमेंटल सीफेट। बुद्धिमानी पता है किसमें होगी? बुद्धिमानी इसमें होगी कि देखो आपको पता है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है नई वाली मशीन के अंदर, ठीक है, वो आ रहा है डेप्रिसिएशन के बाद से। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सेम ही है वर्किंग, यहां तक तो इसका हर साल 1,000 ही है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, ये 1,000 तक की जो वर्किंग है ये अपन एक कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अपन कॉमन? इसको और ऊपर ले जाते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे ये 1,000 सब हर साल 1,000 ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी 500 500 500 ही है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ईबीडीडी की जो वर्किंग है, न्यू मशीन ईबीडीडी, वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव नंबर निकाल लूँ जो 1 to 4 को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? सेल लूंगा, माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, वो मैं एक ही रिप्रेजेंटेटिव निकालूँ। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही चल रहा है ना, सबका मैटर। ठीक है, इसी तरीके से मैं ओल्ड मशीन की भी 1 to 4 की यहां तक कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि ओल्ड मशीन का भी 1 to 4 का सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक है, मैंने दोनों का यहाँ पे ईबीडीडी निकाल लिया। इसका न्यू का निकल गया 1,000, पुराने वाले का निकल गया 500। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस ईबीडीडी जो मेरे पास है वो 500 का इंक्रीमेंटल आएगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला जो मेरे पास ईबीडीडी है यहाँ पे 1,000 का है, यहाँ पे 500 का आया। ठीक है, तो ऑन एन इंक्रीमेंटल बेसिस मेरे पास कितना आया? ईबीडीडी 500 का आया। ठीक है, मैं अभी तक कैश फ्लो तो निकाल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे कितना टाइम सेव हो गया तुम समझ नहीं सकते। यहाँ पे 4 बार वर्किंग करनी पड़ती, यहाँ पे भी 4 बार 4 सालों की वर्किंग करनी पड़ती। मैंने ईबीडीडी को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे ईबीडीडी को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, एंड एक बार का ही बनाया, न्यू का भी एक बार ही बनाया, ओल्ड का भी, वहाँ पे मुझे 4 बार बनाना पड़ता। फिर मैंने उसको इंक्रीमेंटल ईबीडीडी कर दिया, कितना हो गया? 500 का हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टली ईयर 1 2 3 4 के अंदर इंक्रीमेंटल ईबीडीडी यहाँ पे लिखूँ 500 500 500 500, एंड यहाँ से मैं हर आइटम को लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट कर दूँ। लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डिफरेंस लाइन इंक्रीमेंटल ईवीआईटी, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, सॉरी इंक्रीमेंटल टैक्स, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा इंक्रीमेंटल ईएटी, एड बैक कर दूंगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो आ जाएगा इंक्रीमेंटल सी फैट। समझ रहे हो फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि पहले मुझे चारों सालों का अलग अलग निकालना पड़ रहा था, न्यू का भी ओल्ड का भी। मैंने कहा छोड़ो ये सब, ठीक है, न्यू मशीन का 1 to 4 का रिप्रेजेंटेटिव बनाओ ईबीडीडी तक, ठीक है, ओल्ड मशीन का रिप्रेजेंटेटिव बनाओ 1 to 4 का ईबीडीडी तक, ईबीडीडी से इंक्रीमेंटल निकाल लो। ठीक है, ईबीडीडी तक दोनों का रिप्रेजेंटेटिव टोटल टोटल निकालो, ये 1,000 ये 500, तो आ गया इंक्रीमेंटल ईबीडीडी 500 का। ठीक है, अब ये 500 नंबर क्या है? इंक्रीमेंटल है दोनों का। ठीक है, उसके बाद चारों सालों का अलग अलग कर दो। ठीक है, क्यों अलग अलग करना है मुझे? क्योंकि आगे से वर्किंग अलग हो जाएगी, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन भी तो मुझे लेना है, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल ईबीडीडी ले लिया। ठीक है, इंक्रीमेंटल ईबीडीडी आ चुका है। इसके बाद इसमें से, क्योंकि अब इंक्रीमेंटल हो चुका है, तो हर आइटम जो माइनस होगा वो अब इंक्रीमेंटल लेवल के ऊपर होगा, तो डायरेक्टली आगे लेस होगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो अब आगे क्या करना पड़ रहा है मुझे? डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग नहीं निकालना कि पहले वाले का अलग किया दूसरे वाले का अलग किया, डायरेक्टली जो डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल है उसको यहीं पे मेंशन कर दो। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद यहाँ पे ईबीआईडी आएगा। ठीक है, वो ईबीआईडी जो आएगा वो अपने आप इंक्रीमेंटल आ जाएगा, क्योंकि ईबीडीडी इंक्रीमेंटल था, डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल था, ईबीआईडी भी इंक्रीमेंटल आ गया, उसमें से टैक्स भी अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल हो जाएगा। ठीक है, देन ईएटी भी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल आ जाएगा, देन डेप्रिसिएशन वापस से एड बैक कर दोगे, देन आपके पास सी फैट भी इंक्रीमेंटल निकल के आ जाएगा। समझा आपको? ठीक है, चलो, तो अपन क्या कह रहे थे, देखो डेप्रिसिएशन जैसे अपन ने यहाँ पे आया था 200 का 150 का, अब एक काम करो डायरेक्टली डेप्रिसिएशन को इंक्रीमेंटल कर लो, तो 200 माइनस 100 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 100 का हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ पे 100 का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा।
यहाँ पे कितना हुआ 150 माइनस 70, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो गया 80 का, तो वो डायरेक्टली 80 का इंक्रीमेंटल लेस कर दो। यहाँ पे हुआ ये 100 का, यहाँ पे 30 का, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 70 का, तो डायरेक्टली इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 70 का लेस कर दो। अरे वाह 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 वाह, कहाँ चला गया ये? जैसे 50 का डेप्रिसिएशन, ये 10 का, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 40 का, तो डायरेक्टली अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 40 का लेस कर दो। अब देखा हुआ क्या हुआ, ये कि अपने को चारों सालों की अलग अलग वर्किंग दोनों की नहीं करनी पड़ी। ईबीडीडी तक अपन ने कॉमन बना दिया न्यू मशीन का चारों सालों का, ओल्ड का अपन ने कॉमन बना दिया चारों सालों का, वरना अपने को ईबीडीडी और उसके आगे की वर्किंग तोड़ने का फायदा ये हुआ कि ईबीडीडी तक अपने को चारों सालों की अलग अलग वर्किंग नहीं करनी, पहले तो 1 साल का ही बनाया अपन ने दोनों का, वैसे अपने को दोनों का चारों चारों सालों का बनाना पड़ता। फिर यहाँ से अपन ने इंक्रीमेंट ले लिया, फिर इसके बाद से अपने को चारों सालों का ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि इसके आगे से फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन जो आएगा वो अलग अलग आएगा, तो इसके आगे से फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अपन ने इंक्रीमेंटल ईबीडीडी ले लिया, अब सब कुछ एक एक लाइन बाय लाइन आइटम इंक्रीमेंटल लेते हुए चलेंगे। समझ में आ रही हो? तो ये वाली अप्रोच जो है इससे थोड़ा टाइम सेव होगा। आई नो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप हाथ से लिखा के चला दोगे इसको, तो उसके ऊपर ग्रिप आ जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगा, एंड दिस इज मच सिंपलर। इस मतलब सिंपलर तो नहीं, बट दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम अगर इस पर कंफर्ट आ जाता है तो। ठीक है, वैसे दोनों अप्रोच एक्सेप्टेबल है। अगर आप ये भी करना चाहो, इसके भी मार्क्स हैं पूरे, ये वाली भी आप करना चाहो, तोड़ दो दोनों को, ईबीडी तक की वर्किंग अलग करो, ईबीडी के बाद की वर्किंग अलग करो। ठीक है, ईबीडी तक दोनों का टोटल लेके चलो, फिर टोटल के आगे इंक्रीमेंटल करना, ये दोनों का अलग अलग लिया, टोटल निकाला, टोटल का इंक्रीमेंटल किया, उसके बाद का लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल। तो टोटल इंक्रीमेंटल फर्स्ट ईबीडी, देन उसके नीचे से लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल। ठीक है, चलेगा? चलो अपन इसको फॉलो करने वाले हैं नए अपने क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ईबीडीडी तक की वर्किंग अपने को इंक्रीमेंटल करनी है, पहले टोटल लेवल पे करनी है, देन अपन इंक्रीमेंटल करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ओल्ड मशीन का ईबीडीडी तक का वर्किंग करेंगे, न्यू मशीन का ईबीडीडी तक का वर्किंग करेंगे। ठीक है, नंबर्स अपने कैसे हैं, नंबर्स देखो अपने अपने को सेल निकालने से सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ यूनिट्स कैसे निकालने वाले अपन। यूनिट्स अपनी है 300 इंटू 6 इंटू 20। ठीक है, 300 इंटू 6 इंटू 20, 300 इंटू 6 इंटू 40, ये अपनी यूनिट्स हो गई। यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस से, टोटल सेल्स वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से, तो मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। देन लेबर कॉस्ट निकालने के लिए कैसे करेंगे, टोटल आवर्स को इंटू 20 करेंगे, क्योंकि ये आर्ली बेसिस के ऊपर है। ठीक है, देन फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, डायरेक्टली माइनस कर दो, तो अब क्या आ जाएगी यहाँ पे ईबीटीडी। डेप्रिसिएशन के पहले का आपने सब कुछ निकाल लिया, चारों सालों का अलग अलग। ठीक है, ये चारों सालों का निकला है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर है, चारों साल तक सेम ही है, ओल्ड में भी सेम, इसमें भी सेम। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव है चारों सालों के लिए। अब इनका इंक्रीमेंटल करेंगे, तो इंक्रीमेंटल लेवल पे 3,10,000 का इंक्रीमेंटल हर साल है, हर साल है, हर साल है, दोनों के बीच में। इसके बाद से अपन तोड़ देंगे इसको। अब इसके बाद से अपन लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल लेते हुए चलेंगे। इंक्रीमेंटल ईबीडीडी पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अपन ने इंक्रीमेंटल ईबीडीडी लिख दिया 3,10,000 का, 3,10,000 का, 3,10,000 का, 3,10,000 का। अब मैं डायरेक्टली आपको यहाँ समझाता हूँ तो शायद आप कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने इसको पहले वो आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल से समझाया था, जो थोड़े अच्छे नंबर्स थे, छोटे नंबर्स थे। ठीक है, 3,10,000 का, देन सबसे पहले माइनस करेंगे क्या, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये कैसे निकालना है आपको बताऊंगा, बस ये समझ लो कि एक बार के लिए नंबर आ चुका है, बस एक बार के लिए मान लो आ चुका है। कि पहले ये वर्किंग समझ लो, उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन कैसे करना है वो सिखाऊंगा। सब कुछ एक साथ नहीं करेंगे, पहले वर्किंग समझ लो, उसके बाद डेप्रिसिएशन समझना। ठीक है, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया। ठीक है, देन इंक्रीमेंटल टैक्सेबल इनकम आ गया, उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, वो भी इंक्रीमेंटल आएगा। देन आपके पास इंक्रीमेंटल नेट इनकम आ जाएगी, ये नेट इनकम है ना, या फिर ईएटी बोल दो। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो भी अपन ने यहाँ पे लिया था उसको अपन ने फिर से एडबैक कर दिया, एडबैक कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंटल सीफेड निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक की वर्किंग? ठीक है, डेप्रिसिएशन के ऊपर अपन आएंगे अभी, ठीक है, लेकिन यहाँ तक की वर्किंग क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकल के आया। टर्मिनल कैश फ्लो सिंपल है, अभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लग रहा है ब्लॉक, ब्लॉक लगने वाला है, तो ब्लॉक के अंदर अपने को चाहिए होता है कैसे, डेप्रिशिएबल वैल्यू अपने को निकालना पड़ता है, ब्लॉक की वर्किंग करनी पड़ती है। तो आपको ऑब्वियसली क्योंकि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब रिप्लेसमेंट हो गया तब कितना डेप्रिसिएशन है, माइनस रिप्लेसमेंट जब नहीं हुआ था तब कितना डेप्रिसिएशन था, दोनों का डिफरेंस लेते हुए चलना है, राइट। तो दोनों ही केस के अंदर ब्लॉक की वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, कि रिप्लेसमेंट हो गया तब ब्लॉक की वैल्यू कितनी थी, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था तब ब्लॉक की वैल्यू कितनी थी, दोनों की निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपन निकालते हैं कि जब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था तब कितनी ब्लॉक की वैल्यू चल रही थी। देखो आपने जो मशीन परचेज करी है वो आपको दे रखा है 2 साल पहले का वैल्यू, कि आपने 2 साल पहले 6 लाख की परचेज करी थी,
2 साल पहले परचेस करी, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इसको। तो मुझे एक बात बताओ, आज अपने को वर्किंग तो आज से करनी है, ये पुरानी चलती आ रही है, नई वाली तो अपन आज से ले रहे हैं ना, ये पहले से जाते हैं, नहीं तो अपन आज के ले रहे हैं। तो अपने को मतलब है कि नई पुरानी वाली मशीन भी आज की कितनी चल रही होती, आज से कितना डिप्रेशन लग रहा है अपने को, उससे मतलब है। तो आज कितनी वैल्यू है उसकी डब्ल्यू अपने को वो चाहिए ना। तो अपने को पहले निकालना पड़ेगा कि खरीदी तो 6 लाख की थी, लेकिन आज इसकी डब्ल्यू कितनी है, जो डब्ल्यू इसकी आज होगी उससे इस पर आगे डिप्रेशन लगने वाला है। तो आज की डब्ल्यू निकालनी है। तो 6 लाख पहले 2 साल पहले की थी, उसको पहले डेप्रिशिएट करके आज तक लेके आओ, 2 साल का डब्ल्यू चार्ज करो उसके ऊपर। डब्ल्यू कितना है, 20% रेट है। तो 6 लाख में से 2 साल का 20% माइनस, 6 लाख माइनस एक बार 120, 480 आ गया, देन एक बार और 20%, देन आ गया सेकेंड ईयर का आपके पास 384। यह आपकी आज की ओपनिंग डब्ल्यू है 384 की। अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा होता तो ये वैल्यू चल रही होती। ठीक है, अब अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो अपने को क्या करना है, अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो आज के पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, राइट, यहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले क्या लेनी होती है अपने को, ओपनिंग डब्ल्यू। तो ओपनिंग डब्ल्यू तो यही हो रही होगी, 384 की चल रही थी पहले, यही अपनी ओपनिंग डब्ल्यू हो जाएगी, रिप्लेसमेंट हो रहा होगा तब भी। ठीक है, 384 की। अब इसमें ऐड करोगे जो असेट आपने परचेस करी, असेट कितने की परचेस करने वाले, 10 लाख की। 10 लाख को अपन ने ले लिया, 8 लाख नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, असेट 10 लाख का है। ठीक है, 10 लाख की आपने यहाँ पे ले ली। देन माइनस करोगे सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट। ओल्ड असेट ये है, ये कितने में बिक रही है, 3 लाख में बिक रही है, 3 लाख में बिक रही है। तो माइनस होगा सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड असेट, जो कितने का होगा, 3 लाख का। तो आपके पास बचेगा कि अच्छा अब ब्लॉक का डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो गया, 1084 का हो गया। तो जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो आपका डेप्रिशिएशन लगेगा 10,84 के ऊपर, नहीं हो रहा था तो 384 के ऊपर लग रहा था। समझ में आ गया आपको। अब यहां से आगे सॉल्व करने के, यही तो मैंने ब्लॉक की डेप्रिशिएबल वैल्यू निकाली दोनों केसेस की, अभी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं आया है। ठीक है, उसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को निकालने के 2 तरीके हैं। ठीक है, पहला इजी वाला है, दूसरा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, पहले अपन इजी वाला समझ सकते हैं। इजी वाला तो आपको इजीली समझ में आ गया ना, कि देखो इसमें 384 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इस 384 की डब्ल्यू को पकड़ के इसके ऊपर 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, कैसे, ठीक है, ये 384 की है, 384 के एक पहले साल का, ये क्लोजिंग डब्ल्यू ये ओपनिंग डब्ल्यू बन जाएगी अगले साल की, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, देन क्लोजिंग डब्ल्यू आ गई, ये अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी, इस पर डेप्रिसिएशन लगाया, देन अभी क्लोजिंग आ गई, ये अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी। तो 4 साल के स्ट्रेक से अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा था तो तब, रिप्लेसमेंट हो रहा है तब का कितना लगेगा, 1084 की डब्ल्यू है, ब्लॉक वैल्यू है, इस पर 1 साल का लगाया, देन नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन गई, देन दूसरे साल का लगाया, देन नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बन गई, इस तरह से 4 साल का लगा दिया। तो ये इसका डेप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट होने के बाद कितना है, रिप्लेसमेंट होने से पहले कितना था। अब इन दोनों का माइनस कर दो, न्यू डेप्रिसिएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाएगा कि आपका इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितना है। ये थोड़ा इजी मेथड है, आप इसको भी कर सकते हो पूरे पूरे मार्क्स से। ठीक है, इसी को 140 को अपन ऊपर लिख सकते हैं, 140, 112, 89, 71, 680। ठीक है, इसी को करने का एक और तरीका है जो आप समझना चाहो समझ सकते हो, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड है, ज़्यादा यूजेबिलिटी इसकी है। ठीक है, जो दूसरा वाला अप्रोच मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि वो स्टडी मैट में लिखी हुई है, बहुत से बच्चों को वही पढ़ाया गया होगा, लेकिन उनको बताया नहीं गया होगा उनके बाय देयर टीचर्स कि अगला जो अप्रोच है इसकी एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या है। दूसरा तरीका ये है कि आप इंक्रीमेंटल बेस फॉर डेप्रिसिएशन निकाल लो। वो ये कि देखो नई वाले के अंदर 1084 पे लगने वाला है, पहले 384 पे लग रहा था, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो एंड उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दो। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1084 माइनस 384 इज 7 लैक्स, 7 लैक्स। इस 7 लैक्स को बोलते हैं अपन इंक्रीमेंटल बेस फॉर डेप्रिसिएशन। तो अपन ने डेप्रिसिएशन को इंक्रीमेंटल नहीं किया, अपन ने जो इनका डब्ल्यू था उन्हीं को इंक्रीमेंटल कर दिया, इंक्रीमेंटल बेस कर दिया डेप्रिसिएशन का। अब इसके ऊपर जो अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल निकल के आएगा। ठीक है, इस 7 लाख का ही डायरेक्टली हर साल 20% निकालते जाओ डब्ल्यू की तरह, तो अपने ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल निकल के आएगा। 7 लाख का 20% करो, 140 के इक्वल आएगा। दोनों 20% लेस करना, फिर 20% लगाना, 112 के इक्वल आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन सेम निकल के आएगा, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बेस। सो ये तो बहुत सिंपल है, इसका यूजेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके क्वेश्चन में कैपिटल गेन लॉस नहीं लगने वाला है। दिस इज सुटेबल ओनली व्हेन कैपिटल गेन लॉस इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज जब कैपिटल गेन लॉस लगता है तो असेट बिक रहा होता है। ठीक है, अपने को उसकी डब्ल्यू चाहिए होती है, इसमें असेट की डब्ल्यू कहाँ मिल रही है। ठीक है, असेट की डब्ल्यू तो सिर्फ इसी अप्रोच में मिलेगी जब आप दोनों की अलग अलग निकालते हुए चलोगे, इसलिए ज़्यादा यूजेबल है। तो एग्जाम में याद करो कि जब कैपिटल गेन लग रहा है तो वो लगाऊंगा, नहीं तो ये लगाऊंगा, क्या मतलब, इससे अच्छा डायरेक्टली ये लगाओ ना, कम कंफ्यूजन है इसके अंदर। ठीक है, चलो, और ये इंक्रीमेंटल बेस को निकालने का भी एक शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है।
मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, पहले ही बोल रहा हूँ। मुझे पता है बहुत बच्चों का यही, बहुत बच्चों ने ऑलरेडी सोच रखा है कि इसका तो मैं शॉर्टकट लगाऊंगा, मेरे सर ने शॉर्टकट सिखा रखा है। वो गलत है, मार्क्स कट जाएंगे उसके। मुझे मालूम है तुम क्या सोच के बैठे हो, नहीं यही करना है, ब्लॉक की वर्किंग करनी पड़ेगी डायरेक्टली। ठीक है, कुछ बच्चों का क्या तरीका होता है कि सर देखो ये 10 लाख में खरीदी है, पुराने लिए 3 लाख की बिक्री है, तो 7 लाख, 7 लाख सीधे इंक्रीमेंटल बेस लगाता हूँ। अरे नहीं भाई, वो वर्किंग नहीं करनी है, डायरेक्टली ब्लॉक पहले कैलकुलेट करना है फिर निकालना है ये, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलेगा, इस टाइप से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकल के आया। तो यहाँ तक का चैप्टर क्लोज है, क्लोज है ना, समझ गया यहाँ तक? डाल के जाओ कमेंट सेक्शन में सर डन, डन। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, इंक्रीमेंटल सी फैट तक आ गया ना। चलो अब अपन आते हैं टर्मिनल कैश फ्लो की तरफ। वहाँ तक का क्लोज हो गया, अब टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो वापस वही सोचना है, रिप्लेसमेंट हो गया तब कितना, रिप्लेसमेंट हो रहा था तब कितना था। अगर रिप्लेसमेंट आपका हो रहा है, असेट बिक तो रही नहीं है कुछ भी, दोनों की सैल्वेज वैल्यू जीरो है। ठीक है, कैपिटल गेन लॉस भी नहीं लगने वाला, क्यों? क्योंकि आपका वो जग गया है, ब्लॉक लग चुका है, एंड सेवरल ब्लॉक है, सेवरल असेट्स का ब्लॉक है, तो कैपिटल गेन लॉस लगेगा ही नहीं। अगर सिंगल असेट्स होता तो कैपिटल गेन लॉस लगता। देखो कैपिटल गेन लॉस का मतलब ये नहीं होता कि सर जीरो में बिक रही है ना तो कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल ही नहीं है। अरे नहीं भाई, जीरो में बिक्री होती तब भी कैपिटल गेन लॉस लगता। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू तो है ना, सेल वैल्यू जीरो है, डब्ल्यू तो है ना। जैसे डब्ल्यू 1 लाख है और जीरो में बिक रही है, तो 1 लाख का कैपिटल लॉस। ठीक है, अपन लगेगा इसमें इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे सेवरल एसेट है, सेवरल एसेट होते ही तो ब्लॉक खत्म नहीं होगा, ब्लॉक खत्म नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं लगना, सो आपका कैपिटल गेन लॉस नहीं लगने वाला। ठीक है, तो कुछ भी नहीं बच रहा है, बस इतना रहा है कि वर्किंग कैपिटल रिलीज हो जाएगी। अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हो 2 लाख रिलीज होते, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे होते तो आपका 1 लाख जो था वो रिलीज होता। तो आपका नेट नेट इंक्रीमेंटल सी फैट 1 लाख का है, टर्मिनल कैश फ्लो 1 लाख का है। ये आपके सारे कैश फ्लोस निकल के आ चुके हैं, बस अब आपको करना कुछ नहीं है, एनपीवी निकाल देना है, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, छोटा सा पॉज ले लेना, इसको लिख के ही खत्म करना है, यहीं पे खत्म करना है। नहीं समझा, वापस मुझे पीछे जाके मिलो। ठीक है, फिर वापस मुझे यहाँ पे आके, यहाँ तक आके खत्म करना, फिर वापस मुझे यहाँ पे आके मिलना। ठीक है, चलो, कोई कोई बच्चा स्टार्ट और एंड का टाइम स्टैम्प डाल के चल जाना, ताकि उन भाइयों को हेल्प हो सके मुझे वापस पीछे जाके देखने में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपन। ये एग्जाम में आ रखा है 7 मार्क्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी है जो रेलवे पार्ट्स मैन्युफैक्चर, क्या जान के करोगे तुम क्या बनाती है वो? तुम्हें खरीदना है उससे? नहीं खरीदना ना, छोड़ो, आगे आते हैं। कुछ तो इसके पास हाई वेस्टेज ऑफ मटेरियल होता है, जिसके चक्कर में इसका जो जनरल मैनेजर है वो क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट करना चाह रहा है एक नई सीएनसी मशीन विथ मशीन भी। ये पढ़ने में मज़ा आता है ना, क्योंकि काम तो कुछ नहीं होती है लेकिन कहानी पूरी होती है इसके अंदर। ठीक है, अब मशीन ए को रिप्लेस कर रहा है मशीन बी से, सीएनसी मशीन है कोई, क्या क्या करना अपने को जान के, कौन सी मशीन है बस है। ठीक है, मशीन ए एज अ बुक वैल्यू ऑफ ₹4,80,000, उसकी बुक में वैल्यू चल रही है 4,80,000 की, एंड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ है 6 ईयर्स। बस इतना समझ लो, मशीन ए पुरानी है, बी वाली नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो मशीन ए की बुक वैल्यू 480 की है एंड रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ है 6 ईयर्स। अभी बेचना चाहो तो 180 की बिक जाएगी। ठीक है, बेचना चाहो तो 180 की बिक जाएगी, लेकिन अगर 6 साल बाद बेचोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला उसके बदले। ठीक है, ये दोनों कहाँ काम आते हैं अपने? अभी बेचना कब होता है? जब रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। रिप्लेसमेंट जब नहीं कर रहे होते तो पुरानी वाली 6 साल तक कंटिन्यू करती, फिर वो लास्ट में जाके बिकती 0 के ऊपर। ठीक है, द परचेस प्राइस ऑफ मशीन बी इज ₹24 लाख। जो मशीन बी खरीदेंगे वो 24 लाख की पड़ेगी और उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी होगी 6 साल की। दोनों हमेशा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड होंगी। इट विल रिक्वायर रुपीज, अच्छा ये समझते हैं यहाँ पे, इट विल रिक्वायर रुपीज 140 लाख फॉर 140,000, 140 लैक्स, 1,40,000, 1,40,000. It will require rupees 1,40,000 for installation and rupees 60,000 for testing. ठीक है, तो उसके 140 इंस्टॉलेशन 60,000 टेस्टिंग का लगने वाला है, साथ में उसको सब्सिडी भी मिलने वाली है 15% की ऑन द परचेज प्राइस ऑफ मशीन बी फ्रॉम द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर विल बी 3,20,000। तो इसमें इनकम टैक्स की ज़्यादा वर्किंग है देन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें इनकम टैक्स ज़्यादा वर्किंग है। चलो ठीक है, जनरल मैनेजर estimate that the annual saving due to installation of machine B include a reduction of 3 skilled workers with annual salaries of ₹1,60,000 each. ये एक की सैलरी है, रिडक्शन कितने के में होगा? 3 के में होगा। ठीक है, ₹4,80,000 फ्रॉम reduced wastage ऑफ मटीरियल्स एंड डिफेक्टिव्स एंड ₹3,50,000 फ्रॉम लॉस इन खत्म। ठीक है, क्या करके किस सेविंग, अपने को अमाउंट उठाना है सेविंग्स का, बस अमाउंट उठाना है, इसमें बचत हो रही है, क्या मतलब यार, चलो ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मशीन बी विल रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ अ ट्रेन टेक्नीशियन, एनुअल सैलरी ऑफ 3,90,000।
ठीक है, 390 की उसकी लेकिन सैलरी होगी, ये उसकी सेविंग्स होगी नई वाली मशीन की, लेकिन उसके एक्स्ट्रा खर्चे भी होंगे 390 के, जो अपन पहले भी करके आए थे परमार्थ वाले क्वेश्चन के अंदर। एंड एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 1,54,000, ये भी उसका खर्चा है। द कंपनीज टैक्स रेट इज 30% एंड इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। ठीक है, द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इग्नोर टैक्स सेविंग्स ऑन लॉस ड्यू टू सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। जो एग्जिस्टिंग मशीन को अपन बेचेंगे तो कह रहा है उसके ऊपर लॉस होगा, उसके ऊपर टैक्स सेविंग्स हो सकती है, उसको इग्नोर करना। तो मतलब कैपिटल टैक्स सेविंग्स एंड टैक्स लॉस को अपने को नहीं देखना है, मद्देनजर रखना ही नहीं है। देखो ये बिक्री इसकी 480 की है, बेचोगे इसको आप 180 में एंड 6 साल बाद 0 में बिकेगी। तो बोला उसके ऊपर भूल जाओ कि कोई कैपिटल गेन लॉस है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब अपने को सबसे पहले एक समरी बना देते हैं। अपना समरी क्या है, डेप्रिसिएशन लगेगा एसएलएम के ऊपर, ब्लॉक का जिक्र है नहीं है, टैक्स रेट का कुछ है, टैक्स रेट बता रखी है, हाँ 30% बताइए। ठीक है, कैपिटल गेन लॉस एप्लीकेबल है क्या, मना कर दिया इसने। देन बोला है कि वो अपना है 14%। ठीक है, ये पांचों चीज़ें बने लिख दी। आगे बोल रहा है एनपीवी निकालो, पीआई निकालो एंड एडवाइस कर दो एंड डीपीवी भी निकालो, सब करना है आपको उसके अंदर, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ठीक है, मई 24 का पेपर रिलेटिवली थोड़ा हाई लेवल का था, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी अच्छा था, फैक्टरिंग का क्वेश्चन आया था वो भी अच्छा था। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन अच्छे आए थे मई 24 के अंदर। ठीक है, चलो अपन अभी आते, पहला अटेम्प्ट था न्यू स्कीम का। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने क्या क्या लगने वाला है, तो समझो नई वाली मशीन जो है उसका परचेज करोगे 24 लैक्स के अंदर। ठीक है, 24 लैक्स। ठीक है, नई वाली मशीन परचेज करोगे 24 लैक्स के अंदर, उसके ऊपर 140 कंस्ट्रक्शन पे करने वाले हो, 60,000 का टेस्टिंग पे करने वाले हो। ये सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि पुट्टी उससे पहले के खर्चे हैं। पुट्टी उस तक के सारे खर्चे इन्वेस्ट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। 24 लाख, 1,40,60,000। ठीक है, देन आपको पुरानी वाली मशीन को जब आप बेचोगे उसके बदले आपको 180 की सेल वेज वैल्यू मिलेगी, तो उसको आप लेस कर लोगे। सबसे पहले अपन लेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग। देन सेल ऑफ ओल्ड मशीन होगी 180 की, जिसके ऊपर कैपिटल गेन लॉस भी होगा, लेकिन उसको अपने को इग्नोर करने बोला हुआ है। ठीक है, इग्नोर कर दिया, तो 180 की अपने को मिलेगी। दूसरा, ये अपना इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं। एक आइटम अपन ने छोड़ दिया सब्सिडी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्सिडी का इसके अंदर ना। ठीक है, सब्सिडी से अपने गवर्नमेंट से अपने को सब्सिडी मिलने वाली है, कितने परसेंट की, 15% ऑफ परचेज प्राइस। 24 लाख है परचेज प्राइस एसेट की, उसके ऊपर 15% सब्सिडी मिलेगी। कब मिलेगी, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मिलेगी, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगी। क्या ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। आपने इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने आपको उसके बदले गवर्नमेंट सब्सिडी दे दी। ठीक, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं बोलते हैं, वो कुछ अलग साउंड कर जाता है, तो अपन गवर्नमेंट सब्सिडी बोलने वाले हैं। तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, तो आपने इन्वेस्ट किया 24 लाख एंड गवर्नमेंट आपको 15% सब्सिडी दे दी, तो एक तरीके से आपकी कैपिटल आपको रिकवर हो गई, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट से लेस होना चाहिए ना। ठीक है, तो आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से लेस कर दोगे, 24 लाख का 15% को आप अपनी इन्वेस्टमेंट से लेस कर दोगे। लेकिन ध्यान ही रखना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने को सारी प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है, तो उसके अपने को प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। 0.877 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आपके पास निकल के आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है यहाँ तक, इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। देन सेकंड अपना है एनुअल कैश फ्लो की बात होती है। एनुअल कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, आपके क्या क्या सेविंग्स हो रही हैं, क्या क्या इंक्रीमेंटल सेविंग्स हो रही है, क्या क्या इंक्रीमेंटल खर्चे हो रहे हैं, लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल। तो आपको सेविंग तो डायरेक्टली दे रही है कि 3 स्किल वर्कर की सैलरी बच जाएगी 168 ईच की। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या एसएलएम है, एसएलएम है, तो एसएलएम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एसएलएम है तो दोनों मशीनों के अंदर चारों साल, जितने भी सालों की लाइफ है, कितने साल की लाइफ है, 6 साल की लाइफ है, 6 के 6 सालों के अंदर नई मशीन के अंदर भी सेम कैश फ्लो आएगा 6 के 6 सालों में, पुरानी वाली मशीन के अंदर भी 6 के 6 सालों में सेम कैश फ्लो आएगा। तो अपन को क्या करना है, अपने को ऐसे अलग अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नई वाली के अंदर भी चारों सालों में, सारे के सारे सालों में सेम है, पुरानी वाली मशीन के अंदर भी सारे सालों में सेम है, तो एक ही नंबर दोनों ही मशीन के अंदर, न्यू के अंदर भी ओल्ड के अंदर भी डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कैसे, विजुअलाइज करो ऐसे करके। ठीक है, ये न्यू है, एक वर्किंग करी आपने, यही रिप्रेजेंट कर रही है इसको 1 से लेके 6 तक। ठीक है, ओल्ड के लिए एक वर्किंग करी आपने, यही रिप्रेजेंट कर रही है इसको 1 से लेके 6 तक, तो आपको दोनों की एक ही वर्किंग करनी है। एंड आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, चाहे तो टोटल लेके, टोटल ले लो दोनों का, टोटल ले लो दोनों का, देन यहाँ पे टोटल का इंक्रीमेंटल करो, कि टोटल फर्स्ट इंक्रीमेंटल नेक्स्ट। या फिर आप ये कर सकते हो
कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रीमेंटल ले लो, लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल लेते हुए चलो, लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल लेते हुए चलो। लेकिन मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर आप टोटल फर्स्ट एंड इंक्रीमेंटल नेक्स्ट नहीं कर सकते, आपको लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटली लेना पड़ेगा। पता है क्यों? आपको यहाँ पे ओल्ड वाले के बारे में कुछ बताया है क्या कि ओल्ड के अंदर आपका कितना सेल था, कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट था? नहीं बताया, आपको डायरेक्टली सेविंग्स ही बताइए, आपको डायरेक्टली सेविंग ही बताइए। आपको बताया है कि देखो 3 स्किल्ड वर्कर की सैलरी सेव हो जाएगी, यानी पुरानी वाली के कंपैरिजन में नई वाली के अंदर आपका 168,000 का सैलरी बचेगा पर एम्प्लॉय का। तो ये सैलरी का इंक्रीमेंटली तो हो गया, वेजेस का इंक्रीमेंटल हो गया ना। जो अपन यहाँ पे वेजेस लेते दोनों के अंदर, यहाँ पे वेजेस लेते, इसके अंदर भी लेते, इसके अंदर भी लेते, तो डायरेक्टली आपको वेजेस इंक्रीमेंटल दे दी। ठीक है, देन आपको क्या दिया इन लोगों ने इंक्रीमेंटल? रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, ये एक और इंक्रीमेंटल दे दिया। तो ये जब आइटम दे रहे हैं वो खुद ही इंक्रीमेंटल देते हुए जा रहे हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहला इंक्रीमेंटल आइटम क्या हो जाएगा? सेविंग्स इन सैलरीज वेजेस एंड डिले इन एग्जीक्यूशन, आपको दे रखे थे, डायरेक्टली ले लेना। सैलरीज के अंदर 3 कर लेना, 3 into 3 कर देना। ठीक है, देन आपको दे रही है कि आप टेक्नीशियन को इंक्रीमेंटल सैलरी पे कर रहे हो, वो लेस कर देना। आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 154 की, उसको लेस कर देना। देखो लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंटल चल रहा है, ये सैलरी ऑफ न्यू टेक्नीशियन है तो ये इंक्रीमेंटल हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट डायरेक्टली कितना इंक्रीज होने वाला है वो आपको दे रखा है, तो ये अपने आप ही इंक्रीमेंटल हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि सेविंग्स एंड कॉस्ट सारी अपनी आ चुकी है, सिर्फ अभी बचता है अपना क्या? डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी अपने को इंक्रीमेंटली करना पड़ेगा, तो अपन डेप्रिसिएशन की वर्किंग में बाद में आएंगे कि कैसे हो रही है, पहले अपन पूरा क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका इंक्रीमेंटल टैक्सेबल इनकम आ गया, उसमें से माइनस हुआ टैक्स, टैक्स के बाद आप आ गए इंक्रीमेंटल नेट इनकम तक, वापस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया, आपके पास इंक्रीमेंटल सी फैट निकल के आ गया। खत्म यहाँ तक। अब अपन आते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैसे निकल के आए। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन डेप्रिसिएशन चल रहा है, लाइन बाय लाइन इंक्रीमेंट चल रहा है, क्योंकि दे ही रखे हैं वैसे, पॉसिबल ही नहीं मेरे टोटल करना पहले। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे इंक्रीमेंटल? सिंपल, न्यू में कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है, ओल्ड में कितना लग रहा था, वो दोनों उनको चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यू की। यहाँ पे ब्लॉक तो एप्लीकेबल नहीं है, तो अपने को न्यू वाली के अंदर पुराने वाले को नहीं घुसाने का है। ठीक है, जैसे पिछले वाले में क्या हुआ था, क्या हुआ था कि जो न्यू वाला था उसके अंदर भी अपने को पहले पुराने वाले का ओपनिंग लेना पड़ा था। ठीक है, साथ में लेके चलना पड़ेगा उसको भी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हर असेट इज फॉर देमसेल्स। तो अपन पहले न्यू मशीन का देखेंगे, फिर ओल्ड मशीन का देखेंगे, देन उसको लेस करके इंक्रीमेंटल निकाल लेंगे। अब न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगने वाला है? आपको निकालना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एज पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 43(1), जिसमें अपन क्या करते हैं, असेट का ब्लॉक, असेट का जो वैल्यू होता है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, वो कैसे निकलता है? अंडर सेक्शन 43(1), यानी पुट टू उस तक के जितने भी खर्चे होते हैं सारे उसके अंदर ऐड होते हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका लगेगा परचेज प्राइस आ जाएगा 24 लाख का, देन आपका इंस्टॉलेशन भी जुड़ जाएगा आपकी असेट की वैल्यू के अंदर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स के अंदर। देन आपको टेस्टिंग भी जोड़नी पड़ेगी 60,000 की जो है, क्योंकि वही पुट्टी उससे पहले की है, वो भी जुड़ गई। तो ये तीनों तो जुड़ ही गए पुट्टी उसके। सब्सिडी भी आपको लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे को गवर्नमेंट ग्रांट बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक इनकम टैक्स के अंदर अगर आप फाइनल में जाओगे जैसे एन ICDS, ठीक है, जैसे एएस होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, वैसे इनकम टैक्स के अंदर ICDS करके होते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड होते हैं। वहाँ पे एक एएस ICDS है गवर्नमेंट ग्रांट, जो आपका एएस भी है, हाँ वैसे एक ICDS भी है। वो क्या बोलता है कि आपकी जो सब्सिडी होती है ना, कैपिटल सब्सिडी, अगर वो कैपिटल असेट्स के अगेंस्ट मिली है तो उसका आप असेट की वैल्यू में से लेस करोगे, एंड जो लेस होकर आएगी वैल्यू उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे। एंड वो बोलता है कि जो आपको सब्सिडी लेस करनी है वो अक्रूवल के ऊपर करनी है, मतलब वो आपको रिसीव होने वाली है, ये आपको पता है, तभी उसको बुक कर दो, तभी उसको लेस कर दो। वेट मत करो कि मुझे मिलेगी 1-2 साल बाद तब लेस करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको मालूम है ना स्टार्टिंग में कि मुझे मिल जाएगी सब्सिडी, हाँ पता है, तो बस पहले ही लेस कर दो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां तक तो अपन ने 24 लाख 1,40,60,000 ले लिया। ठीक है, अब सब्सिडी माइनस करनी है मुझे, तो सब्सिडी मिल तो मुझे फर्स्ट ईयर में रही है, लेकिन मैं उसको अक्रूवल पे स्टार्टिंग में ही लेस कर दूंगा। कितने की? 24 लाख का 15%, ये थी 3,60,000 की, 3,60,000 की मैंने पूरी माइनस कर, लेकिन सर प्रेजेंट वैल्यू करनी पड़ेगी ना अपने को, तो फर्स्ट ईयर में रिसीव हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कब से प्रेजेंट वैल्यू आ गया? पहले बात करी थी ना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कब से प्रेजेंट वैल्यू आ गया? नहीं आता इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स को फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन तो पूरा पूरा वैल्यू ही लेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पे ना तो कोई प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा, ये लेस भी स्टार्टिंग से हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट है। ऐसा नहीं कि सर फर्स्ट ईयर पे एंड फर्स्ट ईयर को ऐसे ही निकाल लेते हैं, जब रिसीव हो जाएगा उसके बाद इसको लेस करूंगा मैं, नहीं स्टार्टिंग से, एंड वो भी फुल वैल्यू के ऊपर, ना कि प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर।
तो आपकी ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अंडर 43(1) आ जाएगी 2240 की। अभी रुको रुको रुको, सब्र रखो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी डेप्रिसिएशन निकल के नहीं आया है। डेप्रिसिएशन कैसे लगने वाला है? एसएलएम के ऊपर लगने वाला है। एसएलएम में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो अभी तो आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसेट लिया है, इसमें से पहले लेस होगा आपका रेसिडुअल वैल्यू, फिर डिवाइड होगा यूजफुल लाइफ, तब आपका डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। तो ये 2240 हुआ, माइनस किया आपने सैलवेज वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखा था 320 का, डिवाइड कर दिया लाइफ से 6 साल, ये आपका डेप्रिसिएशन निकल के आया 320 का। इसी प्रकार आपका ओल्ड का निकलेगा, वो एकदम सिंपल है। ओल्ड का आपको दे रखा है कि बुक वैल्यू 480 का है, उसका टैक्स वैल्यू नहीं दे रखा है, तो बुक वैल्यू की इक्वल पकड़ लो। ठीक है, 480 का है एंड आपको बोला है 6 साल बाद जीरो पे होगा, तो उसका सैलरी वैल्यू जीरो है, डिवाइड बाय 6 इज 80,000। इसमें 320, इसमें 80, इंक्रीमेंट कितना हो गया? 240 का। बस ये 240 को अपन यहाँ पे लिया था। समझा? समझा? तो सब्सिडी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सब्सिडी आपकी इन्वेस्टमेंट में से लेस होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेस होगी, क्योंकि वो ये इन्वेस्टमेंट जो अपन कर रहे हैं ये कैश फ्लो के लिए कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कर रहे हैं, एफएम के लिए कर रहे हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू लेके चलता है। लेकिन जब अपन डेप्रिसिएशन के अंदर आएंगे, तो डेप्रिसिएशन के अंदर जो अपन सब्सिडी लेस कर रहे हैं वो अपन टैक्सेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और टैक्सेशन के अंदर जो अपन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं चलती, एंड वहाँ पे तो अक्रूवल भी नहीं चल, वहाँ पे तो अपना ये भी नहीं चलता है कि बाद में ले लेना, जब आया है स्टार्टिंग में पता है, स्टार्टिंग में लेस कर दो। ठीक है, पूरा पूरा, वो भी प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं, पूरा पूरा। ठीक है, समझा आपको? ये इंक्रीमेंटल सी फंड आ गया। अब बस इसके बाद इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो निकालना है। टर्मिनल कैश फ्लो जब रिप्लेसमेंट हो रहा है तो नई वाली मशीन बिकेगी कितने की? 320 की बिकेगी। आपने ऊपर भी वही ली थी सेल वैल्यू, है ना, 320 ही ली थी, 320 में बिक रही है, तो डेप्रिसिएशन भी, इसके ऊपर कैपिटल गेन लॉस भी नहीं लगने वाला, क्योंकि जितने की डब्ल्यू बचेगी उतने में अपन इसको बेच रहे हैं, तो नो कैपिटल गेन लॉस, नो कैपिटल गेन लॉस अवेलेबल। ठीक है, डब्ल्यू को सेल वैल्यू 320 की ये बिकती, पुरानी वाली बेचते तो नील की बिकती, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो भी 320 का हो गया, आ गया सब कुछ निकल के आपके पास, क्या बचा? ठीक है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास, एनुअल कैश फ्लो आ गया आपके पास, टर्मिनल कैश फ्लो आ गया, इंक्रीमेंटल सी फैट, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, ले लिया, इनका प्रेजेंट वैल्यू कर दिया, देन प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट लेस कर दिया, एनपीवी आगे, पीआई भी निकालना था तो इसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, देन आपको बताना है डीपीवी निकाल के दिखाना है। डीपीवी भी बहुत सिंपल है। डीपीवी के अंदर बस एक ही चैलेंज, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डीपीवी यहाँ पे तो आपने 1 to 6 और 6 को अलग अलग ले लिया, लेकिन डीपीवी जब निकालो तो 6th ईयर के अंदर टर्मिनल कैश फ्लो और ये जो 625 आएगा दोनों को ऐड कर देना, ये 6th ईयर के अंदर ये दोनों को ऐड कर देना, 945 कर देना। 5 साल तक तो 625 ही चलेगा, लेकिन छठे साल के अंदर 625 में 320 ऐड कर देना और 945 ही लिखना है यहाँ पे। गलती से मत करना 6th ईयर को सर अलग से लूंगा, नहीं राजा, पे बैक के अंदर क्या होता है, छठे साल के सारे कैश फ्लो मुझे यहाँ पे एक साथ चाहिए होते हैं, अलग अलग थोड़ी चलेगा, मैं वरना सही पे बैक कैसे निकालूंगा मैं, मुझे छठे साल का सारा कैश फ्लो यहाँ पे चाहिए, तो ये दोनों मुझे एक साथ चाहिए, वहाँ पे रिस्क नहीं मांगता है ना। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर, प्रेजेंट वैल्यू आई, प्रेजेंट वैल्यू से क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकाला, एंड देन आप फॉर्मली सॉल्व कर लोगे, पहले भी करके आए थे। ठीक है, इसको भी लिख के कर लेना अच्छे से। ठीक है, देन अपना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, कैपिटल रैशनिंग। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप कैपिटल रैशनिंग के अंदर क्या होता है कि अपने को कुछ बैलेंस वैल्यू दे रखी होती है, इन्वेस्टमेंट दे रखा होता है, उसको अपने को कुछ असेट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर डिवाइड करना होता है। एंड अपने को कैपिटल रैशनिंग का मतलब होता है कि कोई रिसोर्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल है एंड उसको अपने को बहुत ही केयरफुली एलोकेट करना है। जैसे जैसे खाना, जैसे राशन जो अपन बोलते हैं, वो राशन एक्चुअल में ग्रॉसरी नहीं होता है, उसका नाम राशन इसलिए पड़ा क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर अपन खाने को केयरफुली सब्सिडाइज रेट पे बांटते हैं, इसलिए उसका नाम राशन पड़ गया। बट राशनिंग का मतलब ये होता है। तो अपने पास यहाँ पे कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड है तो उसको अपने को सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आपके पास 4 प्रोजेक्ट दे रखे हैं, CDEF, उनकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उनकी एनपीवी दे रखी है। ठीक है, पहला केस है, इसमें 2 केसेस होते हैं हमेशा। पहला केस होता है कि प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजिबल। इंडिपेंडेंट मतलब मैं सी को भी ले सकता हूँ, मैं डी को भी ले सकता हूँ, ई को भी ले सकता हूँ, एफ को भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि सी के साथ में डी भी आएगा, डी के साथ में ई भी आएगा, नहीं, सबको अलग अलग चूज कर सकता हूँ। एंड डिविजिबल है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा आपको मालूम पड़ेगा कि इस केस में अपने को डिसीजन कैसे लेना होता है। आपको सबसे पहले देखना है, देखो मुझे अपने पैसे को पाई पाई को फूक फूक के इन्वेस्ट करना है। अगर पैसा मेरे पास लिमिटेड है तो अपन पाई पाई को फूक फूक के इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास पैसा आता है तो ऑब्वियसली, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास, पता नहीं मैंने सही वर्ड बोला नहीं बोला, बट हाँ ठीक है, आपके पास अगर पैसा बहुत है तो आप ऑब्वियसली हमेशा ऊपर मूवी हॉल में ऊपर का रिक्लाइनर का सीट लोगे। ठीक है, चाहे अकेले ही क्यों ना जाओ तब भी ऊपर का रिक्लाइनर का ही लोगे। ठीक है, साथ में जाओगे तो शायद मतलब तब भी रिक्लाइनर का ही लोगे, लेकिन हाँ लोगे ऊपर का ही। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, जब अपन स्टूडेंट फेस में होता है, अपने पास नहीं होता, तो अपन बोलते हैं मैं जाऊँगा
सैटरडे संडे को नहीं जाऊँगा, महंगी टिकट होगी। या अगर जाऊँगा तो मॉर्निंग शो जाऊँगा, और वीकडे पे जाऊँगा, मॉर्निंग में जाऊँगा, और टिक सीट भी जो उठाऊँगा ना, बीच की उठाऊँगा, बीच की। और साथ में जा रहा हूँ तो कोने की ले लूँगा, लेकिन लूँगा मैं बीच की, ठीक है। लेकिन लूँगा बीच की, सस्ती पड़ेगी अपने को, क्योंकि अपने को पाई पाई फूक फूक के खर्च करनी है। अपने को तो मूवी देखनी है ना, बस मूवी देखनी है। अब मूवी तो बीच में भी दिखेगी, पीछे भी दिखेगी, क्यों मैं एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च करूँ? तो अपन पाई पाई फूक फूक के खर्च करते हैं। वैसे ही जब पैसा लिमिटेड होगा तो अपन पाई पाई फूक फूक के खर्च करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक एक पाई के बदले मुझे कितना एनपीवी मिल रहा है अपन को वो चेक करना है, बस ये चेक करना है। तो अपन कैसे चेक करने वाले हैं, बस देख लो कि हर एक प्रोजेक्ट पाई पाई के बदले कितना एनपीवी आपको लाके दे रहा है। पाई पाई के बदले कितना एनपीवी लाके दे रहा है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट। हर प्रोजेक्ट एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट कितना लाके दे रहा है, इसी को अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको बेसिकली चारों प्रोजेक्ट का एनपीआई निकालना है एंड देखना है कौन सा प्रोजेक्ट है जो हर पाई के बदले ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। तो सबसे पहले अपन यही करेंगे। इसको ऐसे ही एनपीआई लिखता नहीं है, इसको लिखता है एनपीवी पर रुपी इन्वेस्टेड। अरे एक ही बात है ना, एनपीआई हो गया ना ये, ठीक है चलो। इसलिए एनपीआई टॉपिक स्टडी मैट में एग्जिस्ट नहीं करता है, कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि उसका उसका फीलिंग एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे है ना उसका फीलिंग, टॉपिक नहीं है लेकिन फीलिंग पूरा एग्जिस्ट करता है। तो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ एनपीआई का क्लास में भी, ठीक है। आप शायद देख रहे हो तो शायद आपको लग रहा है सर तो टॉपिक है ही नहीं, लेकिन है, यहाँ पे आ रहा है ना काम, ठीक है चलो। एनपीवी पर रुपी इन्वेस्टेड 20,000 बाय 40,000, तो ये दे रहा है 0.5 का एनपीवी पर रुपी। ये दे रहा है 1 लाख बाय 35,000 बाय 1 लाख यानी 0.35। ये दे रहा है 0.48, ये दे रहा है 0.30। तो सबसे पहले आपकी पाई का हाईएस्ट रिटर्न कौन ला के दे रहा है, ये। तो पहले अपन इस पे जाएंगे। देन सेकंड पे कौन दे रहा है, ये, इसको सेकंड रैंकिंग दे दी। देन अपन इसको चूज करेंगे, देन थर्ड, देन ये फोर्थ। तो अपन क्या करेंगे, जो 1 लाख है उसको एक एक ऐसे एक एक कर करके अपन प्रोजेक्ट्स में अलोकेट करेंगे। पहले 1 लाख को पूरा सी में लगा दो, तो कितना खर्च हो जाएगा, 40,000 खर्च हो जाएगा, 1000 खर्च हो जाएगा। इसके बाद आपको एनपीवी कितनी मिलेगी, 20,000 की मिलेगी। देन इसके बाद सेकंड रैंकिंग किसकी थी, ई की। इसके बाद ई में लगा दो, ई में कितना जाएगा, 50,000 जाएगा। तो ई में आपको 50,000 का इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो गया। एंड एनपीवी कितनी आएगी, 24 की इसमें आ गई। अब इसके बाद थर्ड वाले को चूज करोगे। थर्ड वाला कौन सा है, डी। उसमें इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, लेकिन आपके पास बच कितना रहा है पैसा, 40-50 तो आपने इनमें ही लगा दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख की थी, तो आपके पास बचा भी कितना, सिर्फ 10,000 रुपये। तो क्या 10,000 आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो 1 लाख के अंदर, कर सकते हो। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब है कि आप एक पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा एक्सेप्ट करना है मुझे, मैं पोर्शन भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो मैं डी को पूरा नहीं एक्सेप्ट करूंगा, सिर्फ 10,000 रुपये जितना एक्सेप्ट करूंगा। तो 1 लाख का था और 10,000 का ले रहा हूं, दैट मीन्स मैं 1/10 ऑफ प्रोजेक्ट ले रहा हूं, 10,000 बाय 1 लाख। इसके अंदर सिर्फ मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा, यानी 1/10। तो इसकी एनपीवी भी मुझे 1/10 ही मिलेगी। एनपीवी कितनी मिलेगी, 35 है, तो इसका 1/10 3,500। तो मुझे टोटल एनपीवी कितनी मिल गई, 47,500 की इस 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से। एंड ये मेरा हाईएस्ट पॉसिबल एनपीवी है, क्योंकि मैंने फूक फूक के खर्च किया है, ठीक है। ये पहला केस ऐसे होता है सॉल्व, ठीक है, फूक फूक के खर्च करने का, ठीक है। देन प्रोजेक्ट्स आर नॉट डिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स अगर डिविजिबल नहीं है तो अपन इस तरीके से एलोकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन कॉम्बिनेशन बनाएंगे प्रोजेक्ट के, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे कि देखो, सबसे पहले देखो इसकी रैंकिंग 1 है ना, सबसे पहले अपन सी से स्टार्ट करते हैं। सी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपन 2 वाले के साथ में। तो सी और ई को देखो सबसे पहले, कि सी और ई को ले लेते हैं सबसे पहले। सी प्लस ई कॉम्बिनेशन कितना है, 90,000 का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर चल जाएगा। सी एंड ई इसके इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 90,000 का। इससे एनपीवी कितना मिल के आएगा, सी प्लस ई का ऐड कर लो, 20 + 24 44,000 का। ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। इसके अलावा और किसी प्रोजेक्ट में डाल नहीं सकते, क्योंकि 20,000 यहीं पे खत्म हो चुके हैं एंड डिविजिबल नहीं है। तो 10,000 को मैं अभी और किसी प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। ना तो मैं डी में डाल सकता हूँ, ना तो मैं एफ में डाल सकता हूँ। 10,000 नहीं हो सकते, पूरा 1 लाख या 60,000 करेंगे तभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 10,000 में तो नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखूंगा मैं, सी को ई मैं अब ई से ना जोड़ के मैं जोड़ूंगा थर्ड वाले से, जो ये डी है 1 लाख का, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 140 जाएगा, 140 तो मेरे पास है नहीं। तो अब मैं सी को जोड़ूंगा फोर्थ वाले से, जो 60,000 का है। तो सी प्लस एफ 40 + 60 1 लाख का, सी प्लस एफ 1 लाख का। एंड इसमें एनपीवी कितना आएगा, सी प्लस डी का ऐड कर दो, सी प्लस एफ का ऐड कर दो, 20 + 18 38। देन लास्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, सी का ई के साथ में हो गया, सी का डी के साथ ट्राई कर लिया, सी का एफ के साथ में ट्राई कर लिया। और कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ई को पकड़ो, ई का चेक करो, सेकंड नंबर पे किसका था, ई का था, तो ई का चेक करो। ई का सी के साथ में बना दिए अपन ने, कुछ नहीं ऑलरेडी बना चुके हैं। ई का डी के साथ में नहीं बन सकता,
ई का एफ के साथ में देखो बन रहा है क्या? ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देखने दो के अपने को, एक एक प्रोजेक्ट पकड़ो, उसको बाकी से जोड़ के देखो। ठीक है, ई को एफ के साथ में ट्राई करो, बन रहा है क्या? अपन ने पहले सी और डी ट्राई किया, सी और ई ट्राई किया, ठीक है, ये अपन ने जोड़ दिया। देन ई की जगह पे अपन ने लिया डी, जो नहीं हुआ पॉसिबल। देन डी की जगह पे अपन ने लिया एफ, जो अपन ने ले लिया। ठीक है, तो ये सी का सबके साथ में हो गया। अब सी की जगह पे उठाओ सेकंड नंबर वाला, जो कौन सा है? ई। ठीक है, यहाँ पे लो ई। ई को सबसे पहले सी के साथ में ऑलरेडी अपन ले चुके हैं, तो अब वापस से नहीं लेने वाले अपन। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ई को अपन ने साथ में ले लिया। ई का डी के साथ में नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ई का एफ के साथ में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों? ई का 50, एफ का 60, तो ये टोटल हो जाएगा 1,10,000 का, नहीं बन सकता। ठीक है, ई का भी अब किसी में नहीं बन सकता। अब ई को छोड़ के पकड़ो तीसरा नंबर, किसका है? तीसरा नंबर डी का है। डी तो अकेला ही आएगा, डी के साथ में कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता किसी का, डी अकेला ही आएगा। कितने का? 1,00,000 का आएगा। तो तीसरा कॉम्बिनेशन सिर्फ डी है, वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है, वो सिर्फ अकेला डी है 1,00,000 का, एंड उसका एनपीवी 35 का। अब आगे देखो लास्ट एफ, एफ का कॉम्बिनेशन किसी में बन सकता है क्या? एफ का सी के साथ में ऑलरेडी हो गया। ठीक है, देन एफ का डी के साथ में नक्को नहीं बन सकता। ठीक है, देन एफ का ई के साथ में ऑलरेडी ट्राई कर लिया। ऐसे करके अपने को कॉम्बिनेशन बना के देखना है। जब खत्म हो जाए कॉम्बिनेशन तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और इसलिए क्वेश्चन के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जाके जल्दी खत्म हो जाके कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो 3 कॉम्बिनेशन निकल के आए अपने ये सारी हरकतें करके। ठीक है, इन तीनों में से हाईएस्ट एनपीवी किसका आ रहा है? 44,000 का आ रहा है, जो सी एन ई का है, तो सी एन ई को अपन एक्सेप्ट करेंगे। समझा आपको? ये तब होगा जब प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। ये क्वेश्चन हो गया अपना कैपिटल राशनिंग खत्म। अब लास्ट टॉपिक है एंड देन इन्वेस्टमेंट विल बी ओवर, इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरियन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इक्विवेलेंट एनालाइज क्राइटेरियन के अंदर बेसिकली काम ये होता है कि आपकी जो मशीन्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी लाइफ ही अनइक्वल होती है। ठीक है, लाइफ अनइक्वल होती है। जैसे जो मशीन 1 है उसकी लाइफ 3 ईयर्स की है, मशीन 2 है जो उसकी लाइफ 5 ईयर्स की है। तो ऐसे केस में अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले आप नॉर्मल एनपीवी निकालो, सबसे पहले आप नॉर्मल एनपीवी निकालो, भूल जाओ कि ये अलग अलग लाइफ का क्वेश्चन है। सबसे पहले नॉर्मल एनपीवी निकालो। नॉर्मल एनपीवी पढ़ लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे इसके अंदर। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी रिप्लेसमेंट करने का सोच रही है। ठीक है, विच इज बिकम आउटडेटेड एंड इनएफिशिएंट। ठीक है, इट्स फाइनेंशियल मैनेजर्स प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग 2 पॉसिबल रिप्लेसमेंट मशीन्स। तो कंपनी बोल रही है कि मैं मशीन, एक मशीन मुझे रिप्लेस करनी है, क्या मैं मशीन उनके साथ में रिप्लेस करूँ, क्या मशीन 2 के साथ में रिप्लेस करूँ? आपको दिया क्या है? दोनों के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है, यूजफुल लाइफ दे दिया है, रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है, कंट्रीब्यूशन दे दिया है, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट दे दिया है, एंड अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिए हैं। एंड आगे क्या बोल रहा है? फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, द मेंटेनेंस कॉस्ट आर पेबल एनुअली इन एडवांस। ये दोनों एडवांस में है, ये दोनों एडवांस में है। ठीक है, ये दोनों एडवांस के अंदर पे हो रही हैं। ठीक है, अब एडवांस का अपन कहाँ करके आए थे? वहाँ पे परमार्थ वाले क्वेश्चन के अंदर। ऑल अदर कैश फ्लोज अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अज्यूम टू अकर एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसके अलावा जो भी कैश फ्लोज हैं वो सारे एंड में ही होने वाले हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, फूटने दो पटाखों को, फूटने दो। ठीक है, चलो, ये किसी की लाइफ में कोई आ रहा है, करने दो उनको, मुझे यार अपन भी खुश हो लेते हैं। ये ठीक है, चलो। इंक्रीमेंटल डेप्रिस, अब ये जो आपको दे रखा है ना, अदर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। आपको बोल रखा है एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस प्रोजेक्ट इज अज्यूम्ड एज 12% पर एनम। आपको बताना है कौन सा बेनिफिशियल यूजिंग इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड अप्रोच, इग्नोर टैक्स। अब यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे इसका एंड में दिया लोगों ने, इग्नोर टैक्स। टैक्स को इग्नोर करना है अपने को, क्वेश्चन में टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इससे अपने अपन ने जो भी अब तक पढ़ा था, जो अपन कैश फ्लो के अप्रोच करते आ रहे हैं, वो सब धराशायी रह जाती है। क्यों धराशायी रह जाती है? आ जाओ मेरे से स्टार्टिंग के अंदर। देखो, अपन ने ये हरकत क्यों करी होगी, आपको क्या लगता है? अपन ने क्यों पहले सेल्स को यहाँ पे अनकलेक्टेड वाले को लिया, डेप्रिसिएशन को भी लिया, देन बाद में उनको रिवर्स किया? क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे सही टैक्स अमाउंट चाहिए था। सही टैक्स अमाउंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों को अक्रूवल के ऊपर ही लेना पड़ा। ठीक है, टैक्सेशन लॉस के हिसाब से लेना पड़ा। अगर मेरी लाइफ में टैक्सेशन होता ही नहीं तो इसको पहले लेने का,
अनकलेक्टेड सेल्स को लेने का एंड ये टैक्स डेप्यूटेशन लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया, मैंने टैक्स डेप्यूटेशन लिया, देन यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया, एंड टैक्स तो आया ही नहीं, तो इनकी टैक्स सेविंग भी कुछ, इनका टैक्स में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, तो ये हरकत करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो आके वापस रिवर्स ही हो जा रहा है तो मैं लूँ ही क्यों उससे? अच्छा तो मैं लूँ ही नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही कैश फ्लो लेके चलूँ ना, कि सेल भी मैंने सिर्फ कैश फ्लो लिया, 2 लाख छोड़ के मैंने सिर्फ 18 लाख लिया, वेरिएबल कॉस्ट मैंने पूरी ले ली, फिक्स कॉस्ट मैंने डेप्यूटेशन छोड़ के ले ली 4 लाख की, एंड इस डेप्यूटेशन को मैंने लिया ही नहीं, तो डायरेक्टली मेरा यहीं पे जो आ जाता वो डायरेक्टली मेरा कैश फ्लो निकल के आ जाता, क्योंकि ऊपर से लेकर टॉप डाउन सब मैंने कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो ही लिया, तो डायरेक्टली मेरे पास कैश फ्लो आ गया, मुझे अकाउंटिंग और टैक्सेशन के रूट से जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कैश फ्लो निकालो ना। ठीक है, डायरेक्ट कैश फ्लो की बात करो, जिस साल में कैश फ्लो है उस साल का पकड़ो, जरूरत ही नहीं है ना लेने की, बस अपने को वही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है समझ गए आप? अपने को मतलब नहीं है कि एडवांस में पे हो रहा है क्या हो रहा है, सीधे कैश फ्लो। अगर यहाँ पे टैक्स होता तो पहले अपन क्या करते, इसको अपन अक्रूवल पे लेते जैसे परमार्थ में किए थे, देन वापस को रिवर्स करके उसको कलेक्ट करके अंदर फेंक के ले जाते, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, जिस साल में कैश फ्लो है उसी साल में टिकाओ इसको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले मशीन 1 का सी फैट निकालते हैं, वन ईयर व जीरो, ईयर 1 ये जीरो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस के अंदर पे हो रहा है तो ये जीरो बनाना पड़ेगा, देन ईयर 1 to 2, देन ईयर 3। ठीक है, देखो कंट्रीब्यूशन 11 लाख 60 1 से लेकर 3 तक है, ये 1 to 2 का आपने अलग क्यों कर दिया, मालूम पड़ेगा आपको, रुको भी। ठीक है, देन देखो इसकी लाइफ क्या है, 3 साल की है, 3 साल की है। ठीक है, इसकी लाइफ 3 साल की है, एंड थर्ड ईयर के अंदर क्या होने वाला है, असेट बिकने वाली है कितने की, 1,20,000 की, तो अपन सेल्वेज वैल्यू को भी इसी के अंदर साथ में जोड़ देंगे, साथ में जोड़ देंगे थर्ड ईयर के अंदर, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। सेल्वेज वैल्यू को यहीं पे ले लेते हैं, अलग से एनपीवी बनाने का टेबल पूरा उसमें वापस से सेल्वेज वैल्यू लेने का नीड नहीं है, यहीं पे करके खत्म करेंगे। तो क्योंकि थर्ड ईयर के अंदर मुझे सेल्वेज वैल्यू लेना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे है। एंड दूसरी चीज़ है, जो मेरा ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मुझे दे रखा था ना 40,000 का, ये 40,000 का ये पे हो रहा है एडवांस के अंदर। ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, 1 का आएगा 0 के अंदर, 2 का आएगा 1 के अंदर, 3 का आएगा 2 के अंदर। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, थर्ड वाले का कैश फ्लो फर्स्ट और सेकंड से अलग हो गया। ठीक है, एंड 0 ईयर का कैश फ्लो 1 to 2 से अलग हो गया, 1 to 2 एकदम सेम चलेंगे, क्योंकि 1 के अंदर भी ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पे हो रही है, 2 के अंदर भी वो पे हो रही है, 3 के अंदर नहीं हो रही है, इसलिए 1 2 साथ में कर दिया एंड 0 3 अलग अलग कर दिया, ये बीच के दो एक साथ, इसके आउटलायर्स को अलग कर दिया अपन ने। ठीक है, चलो, तो 1160 कंट्रीब्यूशन है, देन आपको फिक्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट आपको एडवांस में दे रखा है, एडवांस में दे रखा है तो जिस साल में पे हो रहा है उसी साल में डायरेक्टली टिकाओ, अक्रूवल पे लेने का जरूरत नहीं है। 40,000 एडवांस में पे हो रहा है ना, तो उसको जीरो पहले जीरो में ले लो, देन फर्स्ट ईयर का जीरो में आ रहा है वो यहाँ पे आ गया, देन सेकंड और थर्ड का फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, ऊपर ने यहाँ पे ले लिया, सेकंड और थर्ड का फर्स्ट सेकंड के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्लियर? ये कॉन्ट्रीब्यूशन देन फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, डायरेक्टली अपन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है, सेल है ना अपने पास, देखो कंट्रीब्यूशन लिया है 1160 का डायरेक्टली। ठीक है, देन आपको फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, कितनी की दे रखी है, 720 की दे रखी है। अब यहाँ पे अपने को डेप्रेशन लेने का नीड नहीं है, क्योंकि टैक्स है ही नहीं, तो डेप्रेशन अपन हटा देंगे, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अपने को उसमें डेप्रेशन पहले से हटाना है, देन बाकी की फिक्स कॉस्ट लेस करनी है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेस करनी है। तो डेप्रेशन निकाल लेते सबसे पहले, 12 लाख की मशीन है, 1,20 का रेसिडुअल वैल्यू है, तो 3,60 का डेप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रेशन कितना हो जाएगा, 3,60 का है, 720 में से 3,60 माइनस कर दोगे तो 3,60 बचेगा, 720 में से 3,60 माइनस कर 3,60 बचा, जो आपका यहाँ पे आ जाएगा लेस हो गया। ठीक है, ये एडवांस में नहीं है, ये हर साल का उस साल में ही है। ठीक है, तो 1 to 2 का यहाँ पे आ गया, 3 का यहाँ पे आ गया, देन थर्ड ईयर के अंदर सैलवेज वैल्यू है, उसको यहीं पे ऐड कर दो, थर्ड ईयर का वैसे भी अलग तो बना ही रहे हो, तो यहीं पे ऐड कर दो सैलवेज वैल्यू को, उसके अलावा कोई कैश फ्लो नहीं है। इसके आगे अपने पास ईबीआईडी आता है, ईबीआईडी के बाद अपने लेस होता है टैक्सेशन, टैक्सेशन है ही नहीं, डेप्रिसिएशन एडबैक होता है वो भी है नहीं, कुछ नहीं होता, यही खत्म हो गया, यही कैश फ्लो आपका। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट आएगा, वो आपका 12 लाख का है, सीधे एनपीवी निकालो, एनपीवी में क्या करोगे, जीरो का सी फैट आ गया, ठीक है, जो था सिर्फ ये वाला 40 का, वो आपका आ गया 40 का, देन 1 to 2 का 60 का है, थर्ड का सी फैट प्लस टीसीएफ दोनों साथ में लिया था अपन ने 920 का। अलग भी कर सकते थे आप, इसको इसको हटा देते तो ये सिर्फ ये हट जाता है, यहाँ पे नीचे पे एनपीवी के टेबल में ऐड हो जाता, क्या फ़र्क पड़ना था, वहाँ पे ऐड होता ही वैसे भी।
ठीक है, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इनके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से 12 लाख का है, वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका एनपीवी निकल के आ गया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों सेम आप ऐसी वर्किंग करोगे मशीन 2 के लिए भी, बस मशीन 2 की लाइफ जो है 5 साल की है, तो इसके अंदर भी बीच के 4 सालों को अपन ने अलग कर लिया और 0 और 5th ईयर को अलग कर लिया। क्यों किया? क्योंकि 5th ईयर का जो पेमेंट होगा एडवांस में वो 4th में आके होगा, एंड 1st ईयर का जो एडवांस में पेमेंट होगा वो 0th ईयर में आके होगा। बाकी 1 to 4 के अंदर तो होने ही वाला है पेमेंट एडवांस का, 5th में नहीं होगा और ईयर 0 में एक एक्स्ट्रा होगा, तो इसको अपन ने अलग कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया। बाकी 1 to 4 में सब कुछ सेम ही चलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया दोनों का, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया जो एडवांस में यहाँ पे 80,000 को, यहाँ पे 80,000 का आ गया। देन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट भी यहाँ पे आपको डेप्रेशन हटा के लेना है, डेप्रेशन आप नीचे निकाल लो एंड उसको फिक्स कॉस्ट में से लेस कर देना, वो आपका लेस होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सैलरी जो यहीं पे ऐड कर देना 1 लाख का, आपके पास आ गया कैश फ्लोज या फ्यूचर कैश फ्लोज, जो बोलना है बोल दो। देन आपका एनपीवी निकलेगा 1 to 4 का, ये है 5th ईयर का, सी फैट प्लस टी से साथ में ले लिया अपन ने। प्रेजेंट वैल्यू आ गया, इन्वेस्टमेंट लेस के 16 लाख का, ये आपका एनपीवी आ गया। ठीक है, अभी दोनों का आप एनपीवी निकाल चुके हो। अब ये जो एनपीवी है ये कितने साल का है? 3 ईयर्स का है। वो जो एनपीवी है वो 5 साल का है। तो ऑब्वियसली 3 साल का एक प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल वाला ज़्यादा ही एनपीवी ला के देगा। उस तरीके से अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब प्रोजेक्ट की लाइफ अनइक्वल हो जाती है तो दोनों को मैं इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि 5 साल में ज़्यादा ही बेटर निकल के आएगा। ठीक है, हो सकता है ये तीनों सालों के अंदर हर एक साल के अंदर ज़्यादा कमा के दे रहा हूँ। ठीक है, एंड वो वाला हर एक साल में कम कमा के दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसके साल ज़्यादा हैं इसलिए वो ज़्यादा कमा रहा है। सपोज करो ये 3 कमा रहा है लेकिन 3 साल के लिए कमा के दे रहा है, तो 9 कमा के देगा। एंड दूसरा वाला 2 ही कमा रहा है लेकिन 5 साल के लिए कमा रहा है, तो 10 कमा के दे रहा है इन टोटल, लेकिन हर साल तो 2 ही दे रहा है ना, और ये हर साल 3 दे रहा है, तो ऑन वैसे तो ये बेटर हो गया ना इससे। तो अपने को टोटल एनपीवी से मतलब नहीं है, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को जाकर देखना पड़ेगा कि हर साल के अंदर वो कितनी एनपीवी निकाल के दे रहा है। तो अपने को क्या चाहिए, हर साल के अंदर कितनी एनपीवी निकाल के दे रहा है। अब वो अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो आप समझ गए कि ये जो एनपीवी है 3 साल की है, तो इसको आइडियली अपने को 3 से डिवाइड कर देना चाहिए, उसको अपने को 5 से डिवाइड कर देना चाहिए, लेकिन अपन 3 और 5 से डिवाइड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर अपन फॉलो करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सा रूल है, 1st ईयर का जो कैश फ्लो है उसको जब अपन इज्जत दे रहे हैं, क्या वो आप 3rd ईयर के कैश फ्लो जितनी दे रहे हो? नहीं ना। सपोज करो अगर 10% का आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो 1st ईयर के कैश फ्लो का आप इज्जत देते हो 0.909 की, विच इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 3rd वाले को देते हो 0.751 की। तो इनकी इज्जत इक्वल इक्वल नहीं है कि 1st की इक्वल इज्जत 3rd की इक्वल इज्जत, नहीं, इनके कैश फ्लोज की इज्जत अलग अलग है। इसकी 0.909, इसकी 0.751। इनफैक्ट जब ये एनपीवी निकल के भी आई थी तो 1st ईयर के कैश फ्लो को 0.909 की इज्जत मिली थी, 3rd ईयर के 0.751 की इज्जत मिली थी, मतलब 12% की है तो 12% की रेट से लगी थी। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को 1, 2 और 3 तीनों सालों को सिंपली डिवाइड नहीं कर देना है, अपने को तीनों सालों में कितनी कितनी इज्जत दे रहे हैं अपन उस साल को, उसको ऐड करना है। यानी 1st ईयर के अंदर इतनी इज्जत दे रहे हैं, 2nd में इतनी दे रहे हैं, 3rd में इतनी दे रहे हैं, उन तीनों को, उन सबको अपने को ऐड करना है। यानी बेसिकली मुझे लेना है जो भी प्रोजेक्ट की लाइफ है उसका सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का सम, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ये लॉजिक है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर डिवाइड करने का। मैं सिंपली बता सकता था उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो ये से निकल के आ जाएगा। लॉजिक समझाया मैंने बस आपको, ताकि एग्जाम में भूलो नहीं। लॉजिक से एग्जाम में याद आता है, भूलते नहीं है, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है तो भूल जाता है बच्चा स्ट्रेस में आके, इसलिए लॉजिक हेल्प्स ऑलवेज। तो अपन क्या करेंगे, 3 साल का है, 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर ले लो, उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास हर साल की कितनी एनपीवी है वो निकल के आ जाएगी। ये हर साल की एनपीवी है। ठीक है, तो तीनों सालों की कितनी है आपका, 2 की है, तीसरे का जोड़ दो 0.712, तो 1.690 0.712 इज 2.402 जो आप यहाँ आ गया। इसको कैसे करोगे, उसको डिवाइड करोगे 5 ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये 5 ईयर का है प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर 3.605, कैसे 1 to 4 का, ये 5 का, ये जोड़ दो 3.038, ये 3.038 प्लस ये 0.567, कितना हुआ 3.605, उससे डिवाइड कर दिया तो आपके पास हर साल का एनपीवी निकल के आ गया। अब देखो कि हर साल का एनपीवी किसका बेटर है, क्या इसका बेटर है या इसका बेटर है? अभी भी इसी का बेटर है, अभी भी मशीन 2 का ही बेटर है। वैसे जरूरी थोड़ी है कि जिसका टोटल लेवल पे ज़्यादा आ रहा हो उसका यूनिट लेवल पे कम ही आएगा, तो हो सकता है यूनिट लेवल भी उसी का ज़्यादा आ रहा हो। ठीक है, तो ई एस सी 372 291 का है। सिंस ई एस सी मशीन 2 इज ग्रेटर देन मशीन 1, मशीन 2 शैल बी एक्सेप्टेड फॉर रिप्लेसमेंटेशन। तो मशीन 2 को अपन चूज करेंगे क्योंकि उसका ई एस सी
बेटर हायर है ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड दिस इज व्हाट ईएसई इज ऑल अबाउट, जिसमें आप निकालते हो एनुअल बेसिस पे आपका कितना एनपीवी आया है। ठीक है, दिस मार्क्स द क्लोजर ऑफ आर इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर। आई होप आप लोग ने सारे क्वेश्चन लिख के कर लिए रहेंगे, कमेंट सेक्शन में डाल जरूर देना। उसके बाद मूव विथ मी टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिविडेंड डिसीजंस। हाँ राजा, डिविडेंड डिसीजन से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पता है डिविडेंड डिसीजन देख के आपको लग रहा होगा सर मेरा बच्चा है ये तो, खेलता हूँ मैं तो इससे। अब राजा बस बात ये हो गई कि डिविडेंड डिसीजंस आईसीआई ने, आईसीआई का जो बच्चा है डिविडेंड डिसीजन, उसको आईसीआई ने थोड़ा सा बच्चे को बड़ा कर दिया है। अब आईसीआई हल्का बहुत इसके अंदर घुमाने लगा है, राइट। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस देखे रहेंगे मई 24 से पहले के, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आते थे, राइट। सिंपल डेटा दे दिया, वोल्टस मॉडल का फॉर्मूला लगा दो, खत्म करो। एमएम हाइपोथेसिस के अंदर बस वो 4 स्टेप लगाने होते थे, आंसर आ जाता था, खत्म, कुछ होता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अब आईसीआई ने थोड़ा सा इस बच्चे को इज्जत देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ना क्वेश्चन के अंदर हल्का हल्का घुमा रहा है। मैंने इस सुपर 100 मैराथन के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला, हमने एकदम अपडेट कर दिया है। जैन 26 तक के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, आरटीपी एमटीपी मई 26 तक के जितने भी मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। तो द पॉइंट इज, जब आप इस मैराथन को देखोगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा ये चीज़ कि हाँ, लेवल इस चैप्टर का इसे ने हल्का सा बढ़ाया है, एंड इसको अपने को लॉजिकली समझना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर डिविडेंड को तो मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ये तो मेरा बच्चा ही है, इसको तो क्या ही कहूँ, प्लीज सुपर 100 डिविडेंड डिसीजंस का एंड तक देख लेना। आपको बहुत कुछ नए क्वेश्चन सीखने मिलेंगे, नए ट्रिकी पॉइंट्स कैसे हैंडल करने वो समझ में आएगा। प्लीज मेक श्योर यू वॉच इट टिल द एंड, या फिर आप खुद से भी पूरा सॉल्व कर लो, बट मेक श्योर आप इसको तो पूरा कर ही रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्टर्स एंड गोर्डन्स मॉडल के क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, अब काफी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने उनको अपग्रेड किया है, क्योंकि ऐसा ही जब क्वेश्चंस अपग्रेड कर रहा है एग्जाम में, तो मुझे भी तुम्हें जो क्वेश्चन देने होंगे तो पुराने क्वेश्चंस को मैं हल्का हल्का अपडेट करके दिया हूं, ताकि आपकी तैयारी हो जाए। डिफरेंट डिसीजन में क्या ही पूछ ले आपसे, ऐसे ही जितना उखाड़ना उखाड़ ले, ऐसे ही को अपन तो टैकल कर लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस को अपन ने अपग्रेड किया है कुछ कुछ को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या दिया है आपको, एलपी लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, पीबीटी दिया है, टैक्स रेट दिया है, प्रेफरेंस कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको, रिक्वायर्ड डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इस पर वोल्टर्स मॉडल। तो वोल्टर्स मॉडल से आपको प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। वोल्टर्स सबसे पहले अपने को क्या काम करना है इस चैप्टर के अंदर, अगेन वही मॉडल आइडेंटिफाई करो कि कौन सा मॉडल निकाल, कौन सा मॉडल बोला है। ठीक है, मॉडल आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे वोल्टर मॉडल बोला है। दूसरा उसका फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, देन तीसरे में फॉर्मूले के अंदर जो भी कैरेक्टर्स पात्र हैं वो पात्र ढूंढो, या क्वेश्चन में से फाइंड करो या वेल कैलकुलेट करो। देन कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करो, कैरेक्टर्स को फॉर्मूले के अंदर डालो, सॉल्व करो, खत्म, सेम वही काम। ठीक है, तो सबसे पहले वोल्टर मॉडल की बात कर रहा है वोल्टर चाचा, वोल्टर चाचा गोर्धन काका। ठीक है, तो वोल्टर चाचा का फॉर्मूला क्या है, डी प्लस ई माइनस डी। ठीक है, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के। तो आपको डी चाहिए होगा, ई चाहिए होगा, ये सारी वैल्यूज चाहिए होंगी। वहां तक अपन को पहुंचने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कहाँ से लेके कहाँ तक का, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट उसने दिया है वहां से लेके ईपीएस तक का। आपको क्या दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ईपीएस तक अपने को पहुंचने का है। कैसे पहुंचेंगे, पीबीटी लिया 50 लाख का ले लिया, पीबीटी में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होगा, रेट दे रखा है आपके पास, ईएटी आ जाएगा, ईएटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस हो जाएगा। आएगा आपके पास अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, प्यार से बोलते हैं अपन ई टैश। ठीक है, ई टैश को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल है अपने पास, 40 लाख बाय 10, 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, तो आपका ईपीएस हो जाएगा 7 रुपए का। ठीक है, ईपीएस 7 रुपए का आ गया। देन अपने को नेक्स्ट बोला है डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का है, तो 7 रुपए का ईपीएस क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60% ईपीएस का अपन डिविडेंड में बांट देते हैं। तो कितना हो जाएगा डीपीएस आपका, 7 का 60% इज इक्वल टू 4.2 रुपीज। ठीक है, डी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, ई आ गया। ठीक है, आर क्वेश्चन में दे रखा है, आर यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल लो, रिटर्न ऑन इक्विटी बोल लो, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग बोल लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, सारी एक ही बात है। ठीक है, जो भी बोलेगा आपको आर की जगह पर डाल देने का है। ठीक है, 18%, इसका लॉजिक क्या है अपन ने रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आर की जगह 18% आ जाएगा, के ही दे रखा है आपको 15% का, 15% ले लेना। ठीक है, नीचे आपका के फिर से आएगा 15% का, फिर से ले लेना, सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 50.4 का, खत्म, क्या था। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व। देन सेकंड वाले पार्ट के अंदर बोला है अपने को, एक सेकंड, टू फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स एज पर वोल्टर्स मॉडल। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है कंपनी के शेयर का एज पर वोल्टर मॉडल। ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि आर इज ग्रेटर देन के ई, आर इज ग्रेटर देन के ई। ठीक है, तो आपको पता है जब आर इज ग्रेटर देन के ई तो मिनिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब मिनिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब आप 100% डिविडेंड बांट दोगे।
ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब आप पे आउट को 0% रखोगे। देखो आर जब ग्रेटर देन के ही होता है, दैट मीन्स कंपनी ज्यादा कमा रही है शेयर होल्डर्स जितना कमा लेते, ठीक, शेयर होल्डर जितना एक्सपेक्ट उससे ज्यादा कंपनी कमा के दे रही है, तो शेयर होल्डर बोलेगा कि कंपनी मालिक सारा पैसा आपके पास रखो, मुझे कुछ मत दो, हम छोटा आदमी तुम बड़ा आदमी, ठीक है। दैट मीन्स उस केस में ऑप्टिमम पे आउट कितना हो जाएगा, ऑप्टिमम पे आउट हो जाएगा 0%, क्योंकि शेयर होल्डर वही चाहते हैं कि हमें कुछ मत दो, सब कुछ अपने पास रखो। तो जब 0% होगा तो आपका प्राइस मैक्सिमम आएगा, लेकिन अगर आप इसको उल्टा करोगे 100% पे आउट कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका डी मिनिमम पे आएगा 7 का, एंड जो आपका पे आउट 0% होगा उस पर आपका डी आएगा 0 रुपीज़ का। ये दोनों वैल्यूज की डी की जो वैल्यूज हैं इनको वोल्टस मॉडल के अंदर डालो एंड प्राइस निकाल लो, ठीक है। तो जब डी इक्वल टू 7 दिया तो कितना आएगा प्राइस 46.67, जब डी इक्वल टू 0 किया, ठीक है, तो ये डी 0 हो गया, ई 7 है, ठीक है, बस डी चेंज किया, बाकी फॉर्मूला सेम वैसा है, तो प्राइस आएगा 56 का। तो ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो गया कि आपका मिनिमम से मिनिमम 46.67 हो सकता है, मैक्सिमम 56 हो जाएगा, ये लिमिटिंग वैल्यूज हो गया, ठीक है, नया पॉइंट है, ठीक है। टू सजेस्ट द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो एज पर वोल्टस मॉडल इन द प्राइस ऑफ शेयर एट सच पे आउट, ऑप्टिमल पे आउट रेशियो कितना होगा ना उसके पे प्राइस कितना होगा, ये अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। ऑप्टिमल पे आउट रेशियो का मतलब क्या है, ऑप्टिमल आर जब ग्रेटर देन के है तो ऑप्टिमल पे आउट कितना होता है 0% का, तो 0% ऑप्टिमल पे आउट है एंड उसके बाद प्राइस अपन ऑलरेडी निकाल लिया 56 का, ठीक है। एज डिस्कस इन सेकंड ऑप्टिमल पे आउट विल बी 0% सिंस आर इज ग्रेटर देन के, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देना मार्केट प्राइस भी हमने सेकंड में निकाल लिया कितना 56 का, ठीक है, वो उसमें लिखा नहीं हुआ, आप लिख देना, ठीक है, खत्म, थर्ड पार्ट भी हो गया। देन आपको बोल रहा है फोर्थ के अंदर टू डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो बाय अप्लाइंग वोल्टस मॉडल अज्यूमिंग द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी इज 48, ठीक है। अगर 48 अगर प्राइस होता है वोल्टस मॉडल से तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा। अब बोल रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो तुम बताओ, हम बोल रहे हैं प्राइस 48 है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो तुम बताओ। तो बेसिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो आपका डी भी चेंज हो जाएगा, आपका डी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, डी थोड़ी सेम रहेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज हो जाएगा तो, ठीक है। तो आपका डी अब अननोन हो जाता है, आपको नहीं मालूम कितना है, प्राइस आपको पता है 48 का, तो इस पूरी इक्वेशन में अब आपके पास एक अननोन वेरिएबल बचता है, कौन सा एक अननोन आइटम बचता है, क्या, डी का, बाकी सब आपके पास है, प्राइस अवेलेबल है, ई अवेलेबल है, आर के ई सब अवेलेबल है, तो डी को आप बैलेंस फिगर निकाल सकते हो, सिंपल, इसको सॉल्व कर लेना, 15% मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो 42 15% यहाँ बचेगा, यहाँ पे सॉल्व होकर ये बचेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू आपके पास 6 रुपये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यानी डी की जब वैल्यू 6 रुपये होगी तब जाके प्राइस 48 होगा। तो पे आउट रेशियो कितना बनता है, पे आउट रेशियो कैसे निकलेगा, डीपीएस अपॉन ईपीएस, 6 का आपका डिविडेंड होना चाहिए, 6/7 इज इक्वल टू 0.8571 या फिर 85.71% अप्रॉक्स, ये आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाता है, सिंपल, ठीक है, ये भी हो गया। देन आपको बोल रहा है लास्ट पार्ट के अंदर प्राइस ऑफ शेयर एज पर गोर्धन मॉडल, प्राइस ऑफ शेयर एज पर गोर्धन मॉडल, ठीक है। अब गोर्धन मॉडल क्या होता है अपना पता ही आपको, D0 इंटू 1+G अपॉन KE माइनस जी, ठीक है। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज आपको क्या समझनी पड़ेगी, ये रहा गोर्धन मॉडल, ठीक है। जो अपना वोल्टस मॉडल है उसके अंदर D1 D0 में फर्क नहीं करना पड़ता, जो डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है उठा के पटक दो उसके अंदर, जो लेटेस्ट डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है उसको डाल देना डी को, उसको डी की जगह रख देना। लेकिन गोल्डन के अंदर अपने को फर्क करना पड़ता है कि D0 कौन सा है, D1 कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, राइट। तो आपको कॉल लेना पड़ेगा कि जो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे आपने जो डिविडेंड निकाला 4.2 का, क्या ये D0 होगा कि D1 होगा। लॉजिकल अजम्पशन क्या होगा कि ये D0 होगा, क्योंकि मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी बताया था, क्या बोला था कि जब आपको अर्निंग्स ऑलरेडी दे रखे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पास्ट वो जो साल खत्म हो चुका है उसकी होगी, तो उससे जो डिविडेंड निकल के आया होगा वो भी वही होगा जो ऑलरेडी साल खत्म हो चुका है उसका, यानी D0। तो उसको अपन D0 लेंगे, D1 अपन निकालेंगे, तो D0 इंटू 1+G में 4.2 रख देंगे D0 की जगह पे अपन, ठीक है, 4.2 रख दिया। ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी, ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, बी इंटू आर करके, बी यानी आपका रिटेंशन रेशियो, आर यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक ही बात है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले, रिटर्न ऑन इक्विटी बोले, रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह एक ही तरह ले लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोले तो भी एक तरीके से ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IRR भी बोले तो भी वही ले लेना, ठीक है। ये सब चीजें नोट्स में लिखी हुई है ना। तो आपका रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। पे आउट रेशियो 60% आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो रिटेंशन रेशियो 40% हो जाएगा। 60% पे आउट कर रहे हो तो 40% आप रिटेन कर रहे हो, ठीक है, कंपनी रिटेन कर रही है। 60 पे आउट कर दिया, 40% रोक लिया, तो 40% ये हो गया। देन आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% का है, तो 40% इंटू 18, इनको हमेशा डेसिमल्स में लेके चला करो, 0.40 इंटू 0.18 तो 0.072 आ गया, यानी 7.2%, ठीक है। गोल्डन मॉडल के अंदर भी जो आप नीचे वैल्यूज डाल रहे हो KEN, ठीक है, देखो अब अपना यहाँ पे P0 निकालना है, KE नहीं निकाल रहे अपन, P0 निकालना है गोल्डन से, ठीक है। अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थे तो अपन D1 अपॉन P0 या फिर NP+G कर रहे थे, क्योंकि अपने को KE चाहिए था, वहां पे P0 दे रखा होता था। अब अपने को P0 निकालना है, KE दे रखा है, तो P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G करेंगे,
ठीक है, नीचे आपका के माइनस जी होगा, तो के भी डेसिमल में लेना, जी भी डेसिमल में लेना, ऊपर भी जी डेसिमल में लेना। सॉल्व करोगे तो 57.69 अप्रॉक्स आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सब कुछ इसके अंदर ऑलमोस्ट काफी सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाते हैं। लिख के कर लेना, हो जाए कमेंट सेक्शन में डाल देना, देन अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी जैन 25 आरटीपी के अंदर रखा है, इसको भी मैंने अपग्रेड किया है। ठीक है, चलो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। आपको टोटल अर्निंग्स दे रखी है 4.5 लाख की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 25,000 के, रिटेंशन रेशियो 40%, एमपीएस 198, एमपीएस यानी 198, एमपीएस यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। वॉल्टर मॉडल अप्लाई करना है, बताना है कि क्या कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये कैसे मालूम पड़ता है, जब आर के ई से बड़ा होता है या आर के ई से छोटा होता है, अपने को ये चेक करना होता है कि आर के ई से बड़ा है, आर के ई से छोटा है, उसके बेसिस पर डिटरमाइन होता है कि ऑप्टिमल पे आउट कितना है। राइट, फिर अपन चेक करेंगे कि कंपनी क्या वही दे रही है कि कुछ और कर रही है। तो पहले तो आर और के ई अपने को चाहिए। क्या क्वेश्चन में आर और के ई दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो आर और के ई दोनों अपने को निकालना पड़ेगा। अब डिविडेंड डिसीजंस के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी। आप के ई को कैसे निकालोगे? आप के ई को निकालोगे 1/P रेशो करके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपने अगर रिवीजन दिया देखा है तो मैंने, एंड डिविडेंड का भी अगर आपने देखा तो मैंने आपको समझाया था कि ये प्रॉपर्टी कैसे आती है। ठीक है, क्योंकि अपना जो के का एक फॉर्मूला होता है, अर्निंग्स यील्ड वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर अपन फॉर्मूला बनाते थे ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स को अपन एक बार के लिए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बोल सकते हैं अगर बाकी सब चीज़ें नहीं है तो के क्या बन गया? ईपीएस अपॉन एमपीएस। और पी क्या होता है? पी रेशो क्या होता है? एमपीएस अपॉन ईपीएस। इसलिए के ई बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ पी रेशो। देखा, ये एमपीएस अपॉन ईपीएस है, ईपीएस अपॉन एमपीएस है, तो के इज इक्वल टू 1/P। तो अपन इस चैप्टर के अंदर के इक्वल टू 1/P रेशो करके निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आप पी रेशो निकालोगे। इसके अंदर सबसे पहले पी रेशो दे नहीं रखा, आपको पी रेशो निकालना पड़ेगा, एंड देन उससे आप के ई निकालोगे। तो पी रेशो कैसे निकलेगा? एमपीएस अपॉन ईपीएस करके। ठीक है, एमपीएस अवेलेबल है 198 का, ईपीएस अपन खोजेंगे। खोजेंगे कैसे? निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अर्निंग्स दे रखी है। ठीक है, टोटल अर्निंग्स को आप यहाँ पे ई टैश पकड़ लो, ई टैश यानी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इस ई टैश को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपके पास ईपीएस निकल के आ जाएगा। सर लेकिन टोटल अर्निंग तो सर ये तो ईवीआईटी भी हो सकता है। अरे कहाँ, कैसे ईवीआईटी से ई टैश तक तुम कैसे पहुंचोगे? क्या तुम्हें इसमें डेट दे रखा है? क्या तुम्हें इसमें टैक्स रेट दे रखा है? कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या जैसे तुम ये कंक्लूड, जैसे तुम ईवीआईटी से ई टैश तक पहुंच सको? नहीं कर सकते ना। तो सिंपल इसको ई टैश पकड़ लो ना। लॉजिकल अजम्पशन, रीजनेबल अजम्पशन, यही ई टैच रहेगा 4.5 लाख। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका ईपीएस निकल के आ जाएगा। ईपीएस इज इक्वल टू 18 रुपीज। ठीक है, एमपीएस ऑलरेडी है, तो पी रेशो क्या हो जाएगा? 198/18, 198/18 यानी 11 का पी रेशो हो गया। पी रेशो आ गया, के कैसे निकालोगे? 1/P करके। 1/P करेंगे तो 1/11, 1/11 करोगे तो 0.0909 आएगा, विच विल बिकम्स 9.09% अप्रॉक्स। तो पहले डेसिमल में लिखा, फिर परसेंटेज में लिखा, दोनों साथ में लिख के चलेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना के एंड अपने को चाहिए होता है आर यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग, कुछ भी बोलो। अब ये कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, पढ़ के आए अपन। हाँ, लेवरेज के अंदर यूज किया था अपन ने रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिविजन वीडियो के अंदर भी बात करी थी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है ई टैश अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय टोटल इक्विटी के फंड्स। ठीक है, ई टैश अवेलेबल है क्वेश्चन में आपके पास 4.5 लाख का, इट इज अवेलेबल है 4.5 लाख का, वो रख दिया। नीचे इक्विटी चाहिए, इक्विटी कैसे निकालेंगे? इक्विटी का बुक में बैलेंस कितना चल रहा है वो अपने को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपने लिए सिर्फ एक ही तरीका है पॉसिबल कि नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो तो इक्विटी कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, वैसे इक्विटी के अंदर इक्विटी कैपिटल भी आती है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, लेकिन यहाँ रिजर्व दे ही नहीं रखा अपने को, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। अपन बोल लेंगे कि जो इक्विटी कैपिटल है वही ले लेते हैं, रिजर्व्स को नहीं लेते है ही नहीं, तो कहाँ से लेके आएंगे? इक्विटी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 25,000 इंटू 100, 25,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 0.18 या 18% निकल के आ जाएगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 18% 9.09 के से बड़ा है, आपका आर इज ग्रेटर देन के, यानी कंपनी तुम ज्यादा कमा रहे हो जितना इक्विटी होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कंपनी, तुम बड़े लोग, प्लीज कीप इट विथ यू, हमें मत लौटाओ पैसा, आप अपने पास रखो, यानी ऑप्टिमल पे आउट हो जाएगा 0%। ठीक है, ऑप्टिमल पे आउट इज 0%। एंड कंपनी ने लाया कभी कितना पे कर रही है? कितना पे कर रही है कंपनी अभी बताओ? कंपनी अभी पे कर रही, रिटर्न कर रही 40% एंड पे कर रही 60%। तो 0% पे करना था, कंपनी 60% पे कर रही है, तो कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है। सिंपल, हेंस कंपनी इज नॉट फॉलोइंग एन ऑप्टिमल पॉलिसी। सिंपल, फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोलता है? कंप्यूट द पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर।
ऑल्सो कंप्यूट द एमपीएस एट सच पी रेशो। तो पी रेशो कितना होगा जिससे डिविडेंड पॉलिसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी तुम कितना ही डिविडेंड दो मार्केट प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कब होता है? जब आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जब आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी तब होता है। ठीक है, तो बस वो अपना बेसिक कंडीशन हो जाएगा कि आपका ये रिक्वायरमेंट तब मीट होगा जब के इक्वल टू आर होगा, के इक्वल टू आर होगा। अब पी रेशो चेंज हो रहा है ना, क्या बोला? पी रेशो कितना होना चाहिए जिसके लिए कोई फर्क नहीं पड़े, तो पी चेंज हो रहा है तो के भी चेंज हो रहा है, तो के अब कितना हो जाएगा? के इक्वल टू आर हो जाएगा। आर अपन कितना निकाल के लेके आए? 18% निकाल के लेके आए, तो के भी आपका 18% हो जाएगा, के भी 18% हो जाएगा। तो आर और के दोनों इक्वल हो गए। तो अगर के 18% होता ना तब फर्क नहीं पड़ता, आप जितना डिविडेंड देना दे दो। ठीक है, अब के 18% है तो क्वेश्चन में तो पी रेशो पूछा है, पी रेशो कैसे निकलेगा भाई? सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, के इक्वल टू 1/p था ना। ठीक है, के इक्वल टू 1/p था, अपन ने पी से के ही निकाला था पहले। ठीक है, अब के अवेलेबल है तो पी नहीं निकाल सकते क्या? पी कैसे हो जाए? पी कैसे निकलेगा? 1/k। पी ऊपर ले जाओ, के को नीचे ले जाओ, पी इक्वल टू 1/k। ठीक है, पी इक्वल टू 1/k, तो 1/0.18 इज इक्वल टू 5.56 अप्रॉक्स। 2 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है। ठीक है, अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, सेकंड क्या पूछा है आपसे? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पूछा है ना। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट सच पी रेशो। ठीक है, अब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास, दोनों से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक सिंपल देख लो, दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, हल्का सा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आपने पी रेशो तो निकाल लिया 5.56 का। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? पी रेशो 5.56 का है, इसका मतलब आपका एम पी एस अपॉन ई पी एस का रेशो 5.56 है। आपको ईपीएस तो पता है क्वेश्चन में कंपनी का कितना चल रहा है अभी, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, वो तो सेम ही रहने वाला है, निकाल के लेके आए अपन। ठीक है, एमपीएस पूछ रहा है तो सिंपल, ईपीएस अवेलेबल है, एमपीएस अवेलेबल नहीं है तो एमपीएस निकल जाएगा, ईपीएस को 5.56 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशो, 5.56 इंटू 18 का ईपीएस, तो आपका प्राइस हो जाएगा 100.08। ये एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? वोल्टर मॉडल लगा दो। वोल्टर मॉडल कैसे लगाएंगे? के भी 18 हो चुका है, आर भी 18 हो चुका है, तो के और आर को 18 डाल दो आपके वोल्टर मॉडल के अंदर, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के अपॉन के। ठीक है, डिविडेंड 10.8 का चल रहा है, 10.8 कहाँ से आया सर? ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड पे आउट रेशो, रिटेंशन रेशो कितना है? 40% का, तो पे आउट कितना हो गया? 60% का। तो जो 18 का अपना ईपीएस था उसका 60% अपन पे आउट कर रहे हैं, तो 18 इंटू 60% इज 10.8, तो 10.8 का आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, 10.8 का आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, तो ये 10.8 रख दिया, ई 18, ये 10.8 है, आर भी 18, के भी 18, के भी 18। सॉल्व करोगे तो आपका 100 वैल्यू निकल के आएगा, 100 रुपीज़ निकल के आएगा। दोनों से ऑलमोस्ट आपकी वैल्यू सेम ही आएगी सर, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पी रेशो को अप्रॉक्सीमेट कर लिया, 5.56 कर दिया, इसकी वैल्यू आपके पास आ रही होगी यहाँ पे 5.5555555555, तो अगर आप पूरा ये वैल्यू लेते देन आपके पास यहाँ पे भी 100 ही आता, क्योंकि आपने उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया 5.56, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, उस वजह से डिफरेंस आ रहा है, वरना दोनों से इक्वल आएगा, इन दोनों से जो करना है कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जो आपको ईजी लगे। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। देन आपको पूछा विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 4.5, एनालाइज। कौन सा डिसीजन? जो अपन ने फर्स्ट वाले के अंदर दिया कि क्या ऑप्टिमल पॉलिसी है या नहीं है, उसका डिसीजन की बात हो रही है। ठीक है, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पी रेशियो इज 4.5, एनालाइज करके देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने पी रेशियो कितना निकाला था? 11 निकाला था, 11 से के निकल गया था 9.09 का। अब ये बोल रहा है कि पी रेशियो 4.5 है, तो 4.5 से फिर से के ही निकालेंगे, फिर वापस कंपेयर करेंगे कि आर से ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, तो पी अगर 4.5 है तो के हो जाएगा 1/4.5 यानी 22.22%, एंड आर तो सेम है, आर में कोई चेंज नहीं है, आर अपना 18% का था। अब आपका आर के से छोटा हो गया है, यानी इक्विटी होल्डर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मालिक 22.22 का चाहिए हमको, आप दे रहे हो 18%, आपसे ना हो पाएगा, हमारा पैसा हमको लौटा दो, सारा डिविडेंड दे दो अपने को, 100% डिविडेंड पे आउट कर दो। तो यहाँ पे ऑप्टिमल पे आउट कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, लेकिन कंपनी अभी कितना दे रही है? 60%, 60% ही दे रही है, तो अगेन ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, पहले भी ऑप्टिमल नहीं कर रही थी, अभी भी ऑप्टिमल नहीं कर रही है, बट तरीके बदल गए, पहले 0% ऑप्टिमल था, अभी 100% ऑप्टिमल है। दोनों साइड से कंपनी फंस रही है कि दोनों साइड ही ऑप्टिमल नहीं है पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ गया? पार्ट ए खत्म, ये वोल्टर वाला था। पार्ट बी के अंदर बोल रहा है कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ यानी गोवर्धन काका का ग्रोथ मॉडल। एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपको प्राइस पी रेशो निकालना है, रेट निकालने हैं, सारे 2 डेसिमल प्लेस तक निकलेंगे, 2 डेसिमल प्लेस तक निकलेंगे। ठीक है, डिविडेंड का वैल्यू 2 डेसिमल तक ले लेना, यहाँ पे एक ही तक आया है तो मैंने 10.8 लिखा है, अगर इसके अंदर आ रहा होता तो अपन 2 तक लिखते। ठीक है, चलो देन अब बात हो रही है P0 इक्वस टू गोवर्धन काका के मॉडल की। ठीक है,
आपने जो यहाँ पे डिविडेंड निकाला, कितना निकाला था 10.8 का, क्या बन जाएगा ये, क्या D0 बनेगा कि D1 बनेगा? अर्निंग्स के थ्रू आप इस यहाँ तक पहुंचे हो, तो अर्निंग्स के थ्रू पहुंचे हो तो लॉजिकली D0 लेना चाहिए अपने को, ठीक है। तो अपन D0 लेके सॉल्व करेंगे इसको। D0 इक्वल टू 10.8 मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रोथ रेट से, ग्रोथ रेट अपन यहाँ निकाल लेंगे B इंटू आर करके, ठीक है। B क्या है, रिटेंशन रेशियो, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा 40% का। R अभी अपन ने निकाला है कितना, 18% का, निकाल लो 7.2 आ जाएगा। 7.2 यहाँ रखना, के अपन ने ऑलरेडी, अब यहाँ पे सर के कितना आएगा, के तो अपन इतनी बार अलग अलग निकाल के आए, अच्छा जो ओरिजिनल केस है उसका के फॉलो होगा, बीच में जितनी भी अपन ने ये ब- ये जो भी अपन ने हरकतें करी बीच के अंदर, ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन के घुमाने पे करी, ठीक है, कि मान लो ये हो गया तो, मान लो ये हो गया तो ये अपन ने करी, ठीक है। ये तो बस अपने को घुमा रहा था। ओरिजिनल डेटा जो अपने पास दे रखा था उससे अपन ने के कितना निकाला था, वो था 9.09 का, ठीक है। तो अपना 9.09 विल स्टिक टू दिस केस ऑल्सो, ठीक है, 9.09 विल स्टिक, ठीक है। और जी अपना 7.2 का है, सॉल्व कर लोगे तो 612.70 निकल के आ जाएगा, 2 डेसिमल तक लेके चलने का है, ठीक है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सर D1 और D0 के अंदर क्या लेना होता है, ठीक है। अभी आगे चलते चलते चैप्टर में आपको और मालूम पड़ेगा D1 D0 में क्या लेना होता है। अभी तक आपको समझ में आ रहा है कि क्लियरली पता हो कि पास्ट वाला है तो D0 ले लेते हैं, फ्यूचर वाला है तो D1 ले लेते हैं, नहीं क्लियर हो अर्निंग्स के थ्रू पहुंच रहा हूं तो अपन D0 लेते हैं रीजनेबली, ठीक है। कुछ केसेस आपको आगे और मालूम पड़ेंगे, उससे एंड तक आते तक अपन एक बार समराइज भी कर देंगे, तो आपको कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। इसमें यही कंफ्यूजन होता है ना, D1 लेना है कि D0 लेना है, क्लियर हो जाएगा। यूजुअली ICI एग्जाम में दोनों अल्टरनेटिव देता है जहां जहां पे पॉसिबल होते हैं D1 D0 के। तो अगर आप यहाँ पे D1 भी ले लेते हैं ना तो भी आई थिंक आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ICI स्टडी मैट RTPMT में नहीं दिखेगा, एग्जाम्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बैंक भी खोल के देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसके अंदर भी अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, बट अपन D0 लेंगे, सेफ साइड वो है, सेफ अजम्पशन वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, RTP नवंबर 23 का है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मिस्टर ए करके है धूम वाला, इसने धूम मचा रखी है। इसने आपको बोला है कि कंपनी है जिसको इवैल्यूएट कर रहा है, HM लिमिटेड को इवैल्यूएट कर रहा है। जो कंपनी है वो क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड देती है। अब क्वार्टर मतलब क्या होता है सर, 250 ml? नहीं नहीं भाई, वो रात में पढ़ाई के टाइम पे क्वार्टर मतलब अपना 3 months, ठीक है। आई नो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ये 4 महीने के 3 क्वार्टर होते हैं। नहीं, 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, बी वेरी क्लियर विद इट, ठीक है। 250 ml को तो बाहर ही रखो यहाँ पे, वरना 4 3 12 सब मिक्स हो जाएगा यहाँ पे अपना, ठीक है। चलो, तो क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड है कितना, ₹2.5 पर शेयर का, एंड ये लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है समझना, अपन लेते आ रहे हैं D0 D1, ये तो कहां से आ गया, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया इंटरिम डिविडेंड, वो भी क्वार्टरली। ये कैसे सर मिक्स कर दिया, देखो D0 D1 जो अपन लेते हैं वो हमेशा एनुअल होता है, एक साल का पूरा होता है। ये क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड दे रही है कंपनी, क्वार्टरली दे रही है, यानी हर क्वार्टर में जा रहा है, यानी साल में 4 बार जा रहा है। तो अपने को ये एक बार से मतलब नहीं है कि 2.5 ले लिया अपन ने D0 D1, नहीं, इसको पहले इंटू 4 करो, उसको पूरे पूरे साल का बनाओ पहले, फिर लेना इसको D0 D1 की जगह पे। तो 2.4 क्वार्टर होते हैं तो 2.5 इंटू 4 ₹10 का हो जाएगा। अब ये D0 या D1 बनेगा, सर D0 D1 में से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड है, यानी पहले डिक्लेयर हो चुका है, ये हो चुका है, होना नहीं है, हो चुका है, हो चुका है। तो इससे जो डिविडेंड निकल के आएगा वो D0 हो जाएगा, तो D0 इक्वल टू 10। क्लियर ये चीज, चलो देन आगे नेक्स्ट बोल रहा है आपको, तो D1 तो निकल, D0 तो निकल के आ चुका है अपने पास, ठीक है। अब आपको मार्केट प्राइस निकालनी है गोल्डन मॉडल से, तो आपको पता है क्या लगेगा, D0 इंटू 1 + G अपॉन के माइनस जी। तो के खोजना है एंड जी खोजना है, D0 तो आ चुका है, ठीक है। देखो नीचे आपको दे रखा है रिस्क फ्री रेट एंड विद बीटा दे रखा है 1.2, रिस्क प्रीमियम दे रखा है 4.25 का, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, रिस्क प्रीमियम दे रखा है ना आपको 4.25 का, तो रिस्क प्रीमियम है, ये रिस्क प्रीमियम है 4.25, राइट। तो 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से डायरेक्टली, 4.25 को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से डायरेक्ट, तो आपके पास के निकल के आ जाएगा। के कैसे निकलेगा, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, 3.75 प्लस 1.2 इंटू 4.25 इज 8.85, सिंपल है ये तो, ठीक है। तो के इससे निकल के आ जाएगा। अब बात आती है जी की, ग्रोथ रेट की, बस वो बच रहा है, वहाँ कहाँ से निकालेंगे, सर कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग बाय 20% ऑन अ 5 year कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बेसिस। सर 20% ग्रोथ रेट हो गया सर, 20% मिल गई, नहीं भाई, नहीं नहीं, इसलिए तो हम पहले सोलमेट रिलेशनशिप पढ़ाते हैं आपको लेवरेज के अंदर, ठीक है। उसके अंदर हम बहुत गहन चिंतन करते हैं उसके ऊपर, क्या होती है। देख मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने बताया है कि इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स के अंदर कहाँ होता है, जहां जहां फिक्स कॉस्ट आती है तो उससे परसेंटेज चेंज आगे वालों का बढ़ जाता है,
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका परसेंटेज चेंज आपका डिविडेंड के अंदर आएगा, वही परसेंटेज चेंज आपका मार्केट प्राइस के अंदर आएगा, वही परसेंटेज आपका ईपीएस के अंदर आएगा, वही आपके ई टेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, सेल्स में थोड़ी सेम चेंज आएगा यार, सेल्स पहला आइटम है और डीपीएस ईपीएस आखिरी आइटम, लास्ट आइटम। उन दोनों में परसेंटेज चेंज सेम कैसे आ सकता है? अगर आपकी सेल्स 20% से ग्रो कर रही है तो सोचो बीच में कितने सारे फिक्स कॉस्ट आ चुकी है, तो नीचे वालों का चेंज तो बढ़ता जाएगा ना, 20% थोड़ी आएगा। तो ये आपको गुमराह करने के लिए दिया, 20% ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, समझे आप? चलो, however the company expects following retention amounts against probabilities mentioned as contingent। तो कंपनी ने क्या बोला है कि हमें नहीं पता हम कितना रिटेंशन रेशियो रखेंगे, हम आपको प्रोबेबिलिटीज दे रहे हैं। 30% चांस है कि 50% रिटेंशन रेशियो रखेंगे, 40% चांस है कि 60% रखेंगे, 30% चांस है कि 50% रखेंगे। तो आप क्या करोगे, आपने 11th 12th एंड फाउंडेशन के अंदर पढ़ा रहेगा, जब भी इसे प्रोबेबिलिटीज दे रखी होती है तो अपन प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अपन एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकालते हैं। कैसे? हर रिटेंशन रेशियो को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एंड जो अमाउंट यहाँ पे निकल के आएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद उन सबको अपन ऐड कर देंगे, तो अपना ये बन जाएगा क्या, जिससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे, बस यहाँ पे ये निकालना है। वेट क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, उससे आपके पास क्या निकल जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिटेंशन रेशियो निकल के आ गया यहाँ से, एंड आपके पास रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10% का, तो बी इंटू आर से आपके पास ग्रोथ रेट निकल के आ जाएगी। बस वही करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इन दोनों को डेसिमल में लेना, सिंपल रहोगे, आसान सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0.30, ये 0.50, 0.40, 0.30 रख दिया ऊपर की दोनों वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर दो ताकि, तो आपका 0.54 का रिटेंशन रेशियो एक्सपेक्टेड आ जाएगा। यानी 54% या 0.54 का आप रिटेंशन रखोगे, एंड रेट ऑफ रिटर्न आपका है 10, तो बी इंटू आर 0.54 इंटू 0.10 आता है 5.44% का आपका ग्रोथ रेट, 5.4 का ग्रोथ रेट। सारे पात्र मिल चुके हैं, D0 KE एंड G, बस फॉर्मूले के अंदर डालो एंड सॉल्व करो। ठीक है, D0 इंटू 1 प्लस KE माइनस G। ठीक है, D0 अपना कितना है? 10 है, D0 की जगह पे 10 रख दिया, ग्रोथ रेट यहाँ पे ले ली, नीचे KE ले लिया, ग्रोथ रेट ले ली, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, लिख के कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है गोल्डन मॉडल। इसके अभी तक क्वेश्चन न्यू स्कीम में नहीं आया है, इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर जिसके अंदर अपन वेरिएबल ग्रोथ रेट लेके चलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक न्यू स्कीम में नहीं आया, तो चांस रहेगा कि ये आ जाए किसी अटेम्प्ट के अंदर, रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर। ठीक है, और इसका ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं अपने पास, ये एक ही है। ठीक है, एक्स लिमिटेड तो बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक कंपनी है, अभी एक बार के लिए ऊपर की लाइन मत पढ़ना, अभी मेरे साथ नीचे की चीज़ें पढ़ो। ठीक है, द कंपनी पेड ₹140 डिविडेंड पर शेयर। पेड यानी ये क्या बन जाता है? D0 बन जाता है, D0 बन जाता है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 12% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। नेक्स्ट 4 ईयर 12% पे ग्रो करेगी। ठीक है, देन 5% से ग्रो करेगी फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, 4 साल तक 12%, उसके बाद से 5वें साल से लेकर इनफाइनाइट ईयर्स तक 5% के ऊपर ग्रो करेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इज 18%। सर ये क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स? क्या ये मेरा आर है? नहीं भाई, नहीं नहीं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर आपसे कितना एक्सपेक्ट करके चल रहा है। एक्सपेक्टेशन कितना आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हमें 18% का रिटर्न दे दोगे, तो ये के ही हो गया, के ई हो गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब के ई, कितना आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट डेट क्या होता है कि आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वही तो है ये। ठीक है, तो देखो पूरा पूरा लेआउट रेडी हो चुका है आपका गोल्डन मॉडल लगाने का। क्या लगाते थे अपन गोल्डन मॉडल के अंदर? फॉर्मूला D0 इंटू 1 प्लस KE माइनस G। बस फर्क यहाँ पे ये हो चुका है कि आपके पास सारे किरदार तो अवेलेबल हैं। D0 हो गया आपके पास, एक सेकंड रुको, D0 हो गया, KE हो गया, G हो गया। बस G क्या है? दो अलग अलग दे रखी है कि 4 साल तक 12% लगेगा, देन 5% लगेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक बेसिक सा फंडा बता दूं। फंडा क्या है? देखो, जो अपन ने फॉर्मूला लगाया था ना, क्या लगाया था? P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G का। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये निकल के आया ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ये फॉर्मूला निकल के आया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे। इसका मैंने आपको डेरिवेशन रिविजन वीडियो में बताया, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बट ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम से निकल के आया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब अप्लाई होती है? जब आपका ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट होता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लगता है तब लगता है जब आपकी ग्रोथ रेट स्टार्टिंग से ही सेम रहने वाली है हर साल। जो आपकी जो जी निकल के आई है ना यहाँ पे 6% की है, तो वो 6% की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम है, तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम नहीं है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं समझना। देखो,
एक चीज समझना, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ईयर 4 तक की जो ग्रोथ रेट होगी वो 12 12 12 होगी, ठीक है। एंड ईयर 4 से लेके ईयर 5 तक 5 रहेगी, ईयर 5 से 6 तक 5 रहेगी, 6 से लेके इन्फाइनाइट तक 5 5 ही रहेगी। मुझे एक बात बताओ, आपका, अगर मैं ईयर 4 पे आके खड़ा हो जाऊं, अगर मैं ईयर 4 पे आके खड़ा हो जाऊं, अगर मैं खड़ा हूं, क्यों कहता हूं कि मैं ईयर 4 पे खड़ा हूं, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ईयर 4 से लेके आगे तक इन्फाइनाइट ईयर्स तक जो ग्रोथ होने वाली है वो सेम होने वाली है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि मैं बोलूं, क्या बोलूं मैं, कि मेरा d5/ke - g कर सकता हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है। जहां मैं यहां पे d1/ke - g कर रहा था, क्या मैं d5/ke - g कर सकता हूं, ये कर सकता हूं मैं, ये मैं कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि 5th ईयर से तो आपकी ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी ना। यहाँ पे जो आपका डिविडेंड निकल के आएगा ईयर 5 पे, वो 5% से निकल के आएगा, एंड उसके आगे का हर डिविडेंड आपका 5% 5% 5% से निकल के आएगा। तो आप ये जरूर फॉर्मूला लगा सकते हो, d5/ke - g जरूर लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि अब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो चुकी है इनफाइनाइट ईयर्स के लिए। लेकिन जो इस फॉर्मूले से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी ना, वो p0 नहीं आएगी, वो निकल के आएगी p4, ठीक है। तो p0 निकल के आया जब d1 लिया, d5 लिया, तो ये p4 निकल के आया। क्लियर बात ये, तो ये आपके पास p4 निकल के आ गया। तो ये p4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे बताना, ये p4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये p4 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 5, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम d5, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये p4, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर प्रेजेंट वैल्यू आ गई सारे डिविडेंड्स की जो d5 से स्टार्ट हो रहा है, वो हो गया आपका p4, ठीक है। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, यहां से लेके ये जो ईयर 5 से लेके इन्फाइनाइट ईयर्स तक का जो अपना डिविडेंड था, उनकी प्रेजेंट वैल्यू अपन ने निकाल ली किस फॉर्मूले से, d5/ke - g करके, जिससे मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, p4 निकल के आ गई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक के डिविडेंड्स की मैंने प्रेजेंट वैल्यू कर ली ऑलरेडी इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी आ गई, ठीक है, p4 के नाम पे आ गई, p4 की वैल्यू के अंदर आ गई। सिर्फ यहां से लेके यहां तक के जो डिविडेंड्स थे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू आना बची है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू अलग से कर लेंगे, एंड एक छोटा सा स्टेप और करेंगे ना, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू अपन अलग से कर लेंगे, एक छोटा सा काम और करेंगे ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन ईयर 1 से लेके 4 तक के जो डिविडेंड थे उनको अलग से निकालेंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से करेंगे। तो सबसे अपना यही टेबल बनेगा, 1 2 3 4 ईयर बन गए। इस लास्ट वाले स्टेप को भी इग्नोर करो, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। आप हर साल का डिविडेंड निकालो, ठीक है। अभी आपने जस्ट डिविडेंड कितना दिया है, 140 का दिया है। 140 ईयर 1 के अंदर ग्रो करके इतने 12% से ग्रो करेगा, तो फर्स्ट ईयर के अंदर डिविडेंड कितना हो जाएगा, 140 इंटू 1.12, 12% से ग्रो करके, ये आपका फर्स्ट ईयर के एंड पे डिविडेंड हो गया। ये अब अगले साल वापस से 12% से ग्रो करेगा, 12% ग्रो करके 175.62 हो गया। फिर ये अगले साल ग्रो करेगा 12% से, फिर ये 196.69 हो जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है राउंड ऑफ करके, ठीक है। फिर ग्रो करेगा 12% से, फिर इतना हो जाएगा, ठीक है। इन सब के आगे इनकी रिस्पेक्टिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख देना। कौन से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, के से निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर करनी है अपने को, तो के कितनी है, 18% की है। तो 18% के जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, इनको यूज कर लेना, ठीक है। डिविडेंड को मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, आपके पास इनकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 4 साल के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू अपने पास आ चुकी है। एक काम छोटा सा और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, लास्ट चीज, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, d5/ke - करके अपने पास p4 आ जाएगा, ठीक है। ये p4 अपन ने निकाल दिया, कैसे, अपन ने d5 लेना था, d4 कैसे निकाला, d4 इंटू 1+g करके। d4 जस्ट मैं निकाल के आया हूं 220.29 का, ठीक है। अब 220.29 के ऊपर लगेगी ग्रोथ, जो यहां पे लगेगी वो कौन सी लगेगी, कम वाली, नई वाली, जो कौन सी है, 5% की। तो अब ये ग्रो करेगा अगले साल तक d5 तक पहुंचते पहुंचते 5% से, नीचे के ही सेम रहेगा, ग्रोथ 5 हो जाएगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपका ये नया p4 निकल के आ जाएगा 1779.23। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईयर 5 से लेके ईयर इनफाइनाइट तक के जितने भी डिविडेंड्स हैं उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि ये p4 है, ये p4 है, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक के जितने भी डिविडेंड्स थे 5 से लेके इनफाइनाइट तक की, उसने इस फॉर्मूले ने उनकी प्रेजेंट वैल्यू को लाके कहां पे खड़ा कर दिया है, p4 पे, यानी 4th ईयर के एंड पे लाके खड़ा कर दिया है। तो इन सबकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किस ईयर पे आ चुकी है, 4th ईयर के ऊपर आ चुकी है एक साथ। अब आपको ध्यान होगा, बाकी सारे ईयर्स के अंदर अपन ने क्या किया, इन सबको 0th ईयर के ऊपर लेके आया है। ये 4th ईयर को भी अपने को 0th ईयर के ऊपर एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, एंड अपना काम खत्म हो जाएगा।
तो अपन क्या करेंगे, ये P4 जो ये फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी अपन डिस्काउंट करके जीरो ईयर पे लेके आएंगे ना, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1779.23, ये फोर्थ ईयर के एंड की वैल्यू है, इसको मैं जीरो पे लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, फोर्थ ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो जो आपका फोर्थ ईयर के डिविडेंड पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लग रहा था, वही इस 1779.23 पे लगेगा। फोर्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके ये इसकी वैल्यू जीरो ईयर पे आ चुकी है। इन सबको ऐड करोगे एंड आपके पास आपकी फेयर मार्केट प्राइस आ जाएगी एज पर गोल्डन मॉडल। जो आपको फर्स्ट प्राइस में ये पूछा है, फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए गोल्डन काका के हिसाब से, तो गोल्डन काका के हिसाब से फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए। सिंपल सा था, 4 साल जहां तक कांस्टेंट है उन सालों की ग्रोथ, जो जो स्टार्टिंग के 4 साल अलग हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग निकालना, एंड जहां से कांस्टेंट हो रही है, जिस डिविडेंड से कांस्टेंट हो रही है, वो पहले वाले डिविडेंड को D5 पकड़ोगे आप। ठीक है, एंड उसके ऊपर आप लगाओगे गोल्डन वाला फॉर्मूला। ठीक है, जो अपन लगाते आ रहे हैं उससे P4 निकलेगा, उस P4 की अलग से प्रेजेंट वैल्यू कर लेना एंड ऐड कर देना, खत्म, बस यही करना है। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी चीज, सेकंड वाला पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट वाला खत्म हो गया, सेकंड वाले में क्या बोला, स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। सर ये कहां से आ गया, देखो जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको खाली छोड़ने बोली थी वो देखो क्या बोला है, करंट मार्केट प्राइस इज 2185। ठीक है, अब गोल्डन काका ने बोला देखो भाई मेरे हिसाब से 1408.25 की आपकी शेयर प्राइस होनी चाहिए थी फेयर वैल्यू। ठीक है, अब अगर आपकी से ज्यादा चल रही है मार्केट के अंदर तो आपका शेयर ना ओवर प्राइस्ड है, वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए थी, ज्यादा चल रहा है तो महंगा है वो शेयर। ठीक है, तो यानी अगर मार्केट में 2185 का चल रहा है तो ये ओवर प्राइस्ड हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ओवर प्राइस्ड। और वहीं अगर ये वैल्यू 1000 की होती तो ये होता अंडर प्राइस्ड। क्यों, क्योंकि होनी कितनी चाहिए थी, 1400 रुपए, और है कितना, 1000 का ही, तो अंडर प्राइस हो गया, अभी ये ओवर प्राइस्ड है। ठीक है, इसको उल्टा मत, यहां पे कुछ बच्चे उल्टा कर लेते हैं, वो बोलते हैं सर देखो ये 2185 की प्राइस है और हमारे पास निकल के कितना आ रहा है, 1400, यानी अंडर प्राइस हो गया। सॉरी, ठीक है, यानी अंडर प्राइस हो गया। नहीं भाई, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस ये होगी मार्केट प्राइस होगी, ये तो आपके हिसाब से फेयर वैल्यू है कि इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके कंपैरिजन में मार्केट प्राइस डिसाइड होगी कि वो ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ये डिसाइड नहीं होगी कि ओवर प्राइस है कि अंडर प्राइस है। ठीक है, चलो भाई तुम्हारे दिमाग में कोई मोबाइल की प्राइस सेट हो रखी है कि मोबाइल तो 20,000 का वर्थ का है, अब वो 30,000 का चल रहा है तो 30,000 का महंगा हो गया ना यार, ऐसा थोड़ी बोलोगे कि नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन कम है नहीं, मार्केट में ज्यादा महंगा चल रहा है, वो लॉजिकल सी बात ना। चलो फोर्थ खत्म, फिफ्थ पे आते हैं। देखो ये भी ऐसी स्टडी मेट का लेकिन करेक्टेड वर्जन है, स्टडी मेट में छोटी सी गलती हो रखी है इसके अंदर। ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड वर सोल्ड फॉर ₹1460 पर शेयर। ठीक है, अभी 1460 का चल रहा था मई के अंदर, तो ये एक तरीके से हो गया क्या, P0। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ 7.5% इज एंटिसिपेटेड। लॉन्ग टर्म यानी हमेशा 7.5 रहेगी एक तरीके से। आरटी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर, तो ये क्या हो गया आपका, D1 हो गया। ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलोंग विद अर्निंग्स एट 7.5% पर ईयर इन परपेचुटी। ठीक है, यानी एक इन्वेस्टर जो है वो कितना रिटर्न आपसे एक्सपेक्ट करना चाहिए वो निकाल के दिखाओ। एक्सपेक्ट करना चाहिए यानी KE पूछ रहा है, KE पूछ रहा है तो KE निकाल के दिखाओ। अब इसमें आपको KE लगाना है। KE का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वापस से लौटाओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले फॉर्मूले के ऊपर, K इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी, D1/P0 प्लस जी। अपन NP लेते थे लेकिन यहाँ पे कुछ और नहीं है तो P0 ले रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, D1 आपको पता है सिंपली दे रखा है 20 का, P0 आपको पता है 1460 की है। ठीक है, जी यानी ग्रोथ रेट, आपको ग्रोथ रेट बता रखा है कि जो डिविडेंड के अंदर ग्रोथ रेट है वही डिविडेंड के अंदर, जो अर्निंग के अंदर ग्रोथ रेट है वही डिविडेंड के अंदर भी चलेगी। बाय डिफॉल्ट भी अपन वही लेते, तो अपनी 7.5% की ग्रोथ रेट हो जाएगी। सॉल्व करोगे तो 8.87 का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पहले डेसिमल में आएगा उसके बाद परसेंटेज में लिखना। ठीक है, देखो D1/P0 से डेसिमल निकल के आएगा, जी को भी आप यहाँ पे डेसिमल के अंदर ही लिखोगे। ठीक है, ये भी आंसर डेसिमल के अंदर आएगा, तो ये वाला परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना फाइनल वाला आंसर। डेसिमल में छोड़ के मत आ जाना, कन्वर्ट करके आना परसेंटेज के अंदर फाइनल आंसर। सेकंड वाले के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा कुछ नया सा बात है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट RT लिमिटेड विल अर्न अबाउट 10% ऑन रिटेन अर्निंग्स एंड शैल रिटेन 60% ऑन अर्निंग्स। इन दिस केस स्टेट वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज होगा? ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? आपकी 10% रिटेन अर्निंग के ऊपर आप अर्न करोगे एंड रिटेन आप 60% करोगे, तो आपकी ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी, B/R। B कितना, रिटेंशन जो 60% का, एंड ये 10% का, 60 × 10% इज 6%।
ठीक है, तो आपका न्यू ग्रोथ रेट कितना बन जाएगा, बी इंटू आर इज 6%, तो 6% हो जाएगा आपका ग्रोथ रेट। और आप लेके चल रहे थे यहाँ पे 7.5 का, तो ऑब्वियसली चेंज तो होगी ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ रेट तो चेंज हो ही गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वैसे चेंज नहीं होगी जैसे आप सोच रहे हो। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है समझना। ऐसा नहीं कि सर बस ये तो सेम रख देते हैं और यहाँ पे ग्रोथ रेट की जगह पे 6% रख देंगे, नया आंसर निकल के आ जाएगा, मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। थामा थाम्बा थाम्बा, ठीक है, क्या बोल रहे, देखो आपकी ये D1 एक्सपेक्टेड है, ठीक है, कि 20 का मैं कंपनी पे करने वाली थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका D1 निकला होगा ये किस प्रकार निकला होगा, ठीक है, आपका एक ईपीएस रहा होगा, उस ईपीएस को आपने मल्टीप्लाई किया होगा आपके पे आउट रेशो से, पुराने वाले, उससे आप पहुंचे रहोगे किसके ऊपर, आपके 20 रुपए के डीपीएस के ऊपर, ठीक है। तो आपका एक ईपीएस रहा होगा, उस ईपीएस को आपने अपने डीपी रेशो से मल्टीप्लाई किया रहेगा, तो आपका 20 का ही निकल के आ गया, ठीक है। अब क्योंकि आपकी ग्रोथ रेट चेंज हो गई है, 6% हो गई है, पहले 7.5% थी, तो मुझे एक बात बताओ, ग्रोथ रेट अगर चेंज हुई है तो बी या फिर आर में से कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा ना, तभी तो ग्रोथ रेट चेंज हुई, वरना क्यों चेंज होती ग्रोथ रेट, ठीक है। तो यहां पे अपना बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन रहेगा कि सर आर तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आर तो देखो लंबी चीज है, कांस्टेंट रहने वाली चीज है, बी चेंज हुआ होगा, आर यानी रिटर्न ऑन अर्निंग्स, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। आपका बी चेंज हुआ रहेगा, रिटेंशन रेशियो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका रिटेंशन रेशियो चेंज हुआ तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी चेंज हो गया। अगर आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज हो गया, तो जिस डिविडेंड पे आउट रेशियो से आपने ये पुराना वाला डिविडेंड निकाला था 20 रुपए का, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो अब चेंज हो चुका है, तो क्या अब आपका D1 भी चेंज नहीं हो जाएगा, बस वही बात है, ठीक है। तो आपने ओल्ड डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके आपने 20 निकाला रहेगा, अब आपको न्यू डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके नया D1 निकालना रहेगा, एंड ईपीएस सेम रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये 20 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है, इस 20 रुपए के डिविडेंड से आपको पहले ईपीएस तक पहुंचना जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो पहले आपको निकालना है, वो निकालने के बाद आप उसको न्यू डीपी से मल्टीप्लाई करके नए ईपीएस तक पहुंचो, नए डीपीएस तक D1 तक पहुंचोगे, ठीक है। ये नए D1 तक पहुंचने के लिए पहले आपको इससे ईपीएस तक पहुंचना पड़ेगा जो अभी अवेलेबल नहीं है, एंड इससे फिर आप पहुंचोगे नए D1 तक। तो अपने को अभी पहला काम क्या करना है, ये ईपीएस 1 निकालने का करना है। ये ईपीएस 1 निकालने के लिए पहले मुझे ये ओल्ड डीपी भी तो पता होना चाहिए कि ओल्ड डीपी कितना है, तभी तो ये निकलेगा। देखो इस ईपीएस से मल्टीप्लाई हुआ होगा ये ओल्ड डीपी से, तब जाके 20 आया ना, तो अभी उस तक वापस पहुंचने के लिए मुझे ये ओल्ड डीपी चाहिए रहेगा, तो पहले मुझे ओल्ड डीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। देखो एक सिंपल सा काम सोचो, ये ईपीएस अवेलेबल नहीं है, ये डीपी रेशियो अवेलेबल नहीं है, ये डीपी रेशियो अवेलेबल बेसिकली है एक तरीके से, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, ये 20 मेरे पास है, ईपीएस मेरे पास नहीं है, तो पहले मुझे इस 20 से पहुंचना है इस ईपीएस तक। कैसे पहुंचूंगा, बीच में ओल्ड डीपी काम आएगा, ठीक है। देन इस नए पुराने ईपीएस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा नए डीपी रेशियो से, फिर मेरे पास ये नया D1 निकल के आएगा। ये बेसिक अपना स्टेप होने वाला है, समझ गया, क्लियर। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड डीपी रेशियो निकालेंगे ताकि मैं इस 20 से ईपीएस तक पहुंच सकूं, ठीक है। कैसे, न्यू ओल्ड डीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, लॉजिकल सी बात, पहले अपना अर्निंग्स कितना था, 7.5% का था, ठीक है। वो कैसे निकाला होगा, ओल्ड रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन आपका रिटेन अर्निंग, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अपना कांस्टेंट रहने वाला है, कितना है, 10% का है, अपन ने माना ये कांस्टेंट रहेगा, तो ये 10% ही रहेगा, ठीक है। आपका ओल्ड रिटेंशन रेशियो बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, ग्रोथ रेट आपके पास थी, रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास है, बी आपका रिटेंशन रेशियो बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, 0.075 अपॉन 0.10, तो ये 0.05 निकल के आ गया, यानी ओल्ड रिटेंशन रेशियो आपका 0.75 था, तो ओल्ड डीपी रेशियो आपका 0.25 रहा होगा, क्लियर बात, ओल्ड डीपी रेशियो आपका 0.25 रहा होगा, ठीक है। तो अपने पास ये वैल्यू निकल के आ गई कि ओल्ड डीपी रेशियो इज 0.25, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, 20 रुपए का आपका D1 निकल के आया था, कैसे, ओल्ड डीपी मल्टीप्लाई करके ईपीएस से 0.25 का, तो मुझे एक बात बताओ ईपीएस कितना रहा होगा, निकल के आ जाएगा, कैसे निकलेगा, देखो आपका ईपीएस 1, एक सेकेंड ये रहा अपना, ये रहा, ठीक है, ये 20 निकल के आया होगा ईपीएस इंटू 0.25 करके, ठीक है। ये ईपीएस 1 है, इंटू 0.25 किया होगा अपन ने डीपी रेशो से, तो अपना 20 निकल के आया होगा, ठीक है। अब मुझे ईपीएस 1 खोजना है, तो मैं ये कैसे खोजूंगा, इस 0.25 को मैं 20 से डिवीजन में लेके चल जाऊंगा, तो 20 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल टू 80 रुपीज़, तो आपका ईपीएस 1 80 रुपीज़ का हो जाएगा, 80 रुपीज़ का हो गया,
ठीक है, अब इस 80 रुपीज़ को मैं नए डीपी रेशो से मल्टीप्लाई करके वापस से नया डिविडेंड निकाल लूँगा। ठीक है, एंड आपका न्यू डीपी रेशो कितना है, आपने रिटेंशन रेशो लिया था 60% का, तो डीपी रेशो हो जाएगा 40%, तो आपका न्यू डीपी रेशो इज 40%। तो इस EPS 80 को आप मल्टीप्लाई करो न्यू डीपी रेशो 0.40 से, आपका नया डिविडेंड निकल के आ जाएगा 32 रुपीज़ का। तो आपका न्यू D1 आ गया, कितना, कहाँ गया न्यू D1 अपना, ये रहा 32 रुपीज़ का। क्लियर, 32 निकल के आ गया। बस अब आपका D1 चेंज हो चुका है 32, आपका ग्रोथ चेंज हो चुका है। अब वापस से KE के अंदर डालो, KE कैसे निकलेगा, न्यू D1 अपॉन P0 प्लस जी। तो न्यू D1 इज 32, नीचे आपका 1460 प्राइस सेम रहेगा, ग्रोथ 6% हो चुका है। सॉल्व करोगे 8.19% निकल के आ जाएगा, सॉल्व खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आए। यहाँ से ये नए एग्जाम्स वाले, नए अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, इनके अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे चीज़ें हैं जो ऐसे ना हल्की हल्की घुमाने की कोशिश करी हैं। सितंबर 25 का है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, सरस्वती लिमिटेड हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस अ ईयर बैक विद इट्स पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख रुपीज। द अदर डिटेल्स आर इज अंडर। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन लिख के कर लेना, उसके बाद यहाँ पहुंचना। ठीक है, अर्निंग्स ऑफ कंपनी 5 लाख रुपए है। मार्केट प्राइस पर शेयर यूजिंग गोल्डन मॉडल इज 159.09, तो ये आपका P0 हो गया एज पर गोल्डन मॉडल 159.09। ठीक है, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलिए 8% की, ये के ई हो गया। देन आपको बोला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अपना आर हो गया 12% का। नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए 50,000 के। अर्निंग्स को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस आ जाता है, कितना आएगा ईपीएस, 10 रुपए का। 5 लाख बाय 50,000, ईपीएस आपका 10 रुपए का आ गया। करने क्या बोल रहा है, देखो प्राइस आपके पास आ चुकी है। ठीक है, ईपीएस अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, के ई अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको गोल्डन काका के जितने भी फॉर्मूले थे, फॉर्मूले में आइटम्स आते थे, वो आपके पास अवेलेबल है। एक बच गया, डिविडेंड। डिविडेंड अवेलेबल नहीं है, वो निकालने बोल रहा है। कैलकुलेट द डिविडेंड पर शेयर यूजिंग गोल्डन मॉडल। तो आपको डिविडेंड पर शेयर निकालना है। अब डिविडेंड पर शेयर अपने को निकालना रहेगा कैसे, देखो आपके पास यहाँ पे P0 की वैल्यू तो अवेलेबल है 159.09 करके। ठीक है, इसके साथ में आप रिवर्स कैलकुलेट करके एक इक्वेशन से एक आइटम निकल सकता है। तो वैल्यू अवेलेबल है प्राइस की अपने पास 159.09, बाकी आइटम आपका बैलेंस में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना मेरे साथ। ठीक है, आपका यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, आप लॉजिकली अभी अब तक अपन क्या लेके चल रहे थे, जो अपने को ईपीएस अर्निंग्स दे रखी होती थी उसको अपन ईपीएस 0 लेते थे। ठीक है, ईपीएस 0 लेते थे अपन। लेकिन इस केस के अंदर अगर मैंने इसको ईपीएस 0 लिया तो मेरा क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एक सी एंटर के लेवल के हिसाब से। ठीक है, अगर आप इसको ईपीएस 0 लेके करोगे तो इसलिए आईसीआई ने इसको जो सॉल्यूशन दे रखा है सजेस्टेड के अंदर, वो आईसीआई ने इसको ले लिया ईपीएस 1, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो ये एक और कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा था, अगर आपको लगे कि ईपीएस या डिविडेंड को आप अगर D0 पकड़ोगे तो आपका क्वेश्चन ओवरली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आप उसको सेफ साइड D1 पकड़ के सॉल्व कर लोगे उस केस के अंदर, तो आपका सोल्यूशन थोड़ा सिंपली निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आई अंडरस्टैंड, आपको लगा कि सर हम कहाँ से इतना पहचानेंगे, हम पहले गलत सॉल्व करें उसके बाद समझे कि तो गलत हो गया, चल वापस से करूँ। राजा ये अंडरस्टैंड यार, ICAI का थोड़ा प्रॉब्लम है, इन लोगों को क्लियरली लिखना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। एम्बिग्यूटी अननेसेसरी की छोड़ रहे हैं, अब क्या बोलूँ, गलत है ये, लेकिन अभी अपन क्या कर सकते हैं, अपने को समझना पड़ेगा कि लोग किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बना रहे हैं। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे टैकल कर सकते हो। आपको लगे कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आप उसको D1 मान के सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब एक चीज़ सिंपल सी यहाँ पे क्या है, अपने पास आर है ना, अपने पास KE है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अपना ग्रोथ रेट कैसे निकलता है, B/R करके, B/R करके निकलता है ना, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपने पास है 12% का, लेकिन अपने पास B अवेलेबल नहीं है, रिटेंशन रेशियो अवेलेबल नहीं है। रिटेंशन रेशियो अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं डिविडेंड नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है आपसे डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, एंड अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है रिटेंशन रेशियो, तो आप ग्रोथ भी नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, D1/KE-G वाला, ठीक है, कि P0 इज इक्वल टू D1/KE-G, तो भी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, लेकिन अगेन थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक जो दूसरा फॉर्मूला है, सेम इसी को अपन ने कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था, E1 इंटू 1 - B अपॉन KE-BR। ये जो अपन ने फॉर्मूला बनाया था, ये वाला यूज कर लो फॉर्मूला, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बस बात वही है, इसी से जो आप निकालोगे इसी तक पहुंचोगे, लेकिन आप इसको यूज करोगे तो आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से जल्दी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला कभी पिक्चर में आता है, E1 इंटू 1 - B अपॉन KE-BR वाला, जब आप अर्निंग्स जो आपको दे रखी होती है उसको आप E1 लेते हो। ठीक है, एंड उसको
इंटू 1 - b करके आप डिविडेंड तक पहुंचते हो। तो D1 अपना कैसे निकलता है वैसे, EPS 1 इंटू 1 - b करके ना। तो बस D1 की जगह पे जो फॉर्मूला था D1 अपॉन के माइनस जी, वहां पे D1 की जगह पर ने E1 इंटू 1 - b रख दिया, E1 इंटू 1 - b रख दिया, और जो G आता था G की जगह B इंटू R रख दिया। तो सिंपली वही तो फॉर्मूला है, क्या नया है, बस ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक है। जो अपने को आइटम्स दे रखे हैं ना, वो डायरेक्ट डायरेक्ट इसके अंदर फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, ईपीएस दे रखा है, डायरेक्ट इसके अंदर फिट हो जाएगा। रिटेंशन रेशियो नहीं है तो खाली बी बैठा हुआ है। ठीक है, के अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, तो जो अपने पास आइटम है उसमें फिट बैठ रहे हैं, तो इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। सिंपल, 159.09 हो गया। 10 का ईपीएस है, ईपीएस 1 ले लिया अपन ने उसको। ठीक है, ईपीएस 1 ले लिया डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में E1 आता है, E0 नहीं आता, E1 आता है, क्योंकि ये किससे निकल के आया, E1 इंटू 1 - b, D1 से निकल के आया, राइट, D1 से निकल के आया। मैंने क्या बोला, D1 को कैसे रहते हैं, E1 इंटू 1 - b। तो D1 जहां आ रहा था उसकी जगह मैंने E1 इंटू 1 - b रखा है ना। ठीक है, तो अगर ईपीएस को मैं 0 लेता हूं तो फिर आप यहां पे नहीं रख सकते उसको, यहां पे E1 ही आएगा इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो जो अपन ने लिया उसी को अपन ने E1 ले लिया 10 को, तो उस 10 को डायरेक्ट यहां पे रख दो। अगर मैं इसको अगर मैं इसको ईपीएस 0 मानता तो यहां पे वैल्यू पुट करने के लिए मुझे पहले इसको 1 साल से ग्रो करना पड़ता, इंटू 1 + g करना पड़ता। ठीक है, 10 इंटू 1 + g करना पड़ता, तब जाके ये ईपीएस 1 बनता। और ग्रोथ मेरे पास है ही नहीं, कहां है ग्रोथ मेरे पास, नहीं, अवेलेबल ही नहीं ना। तो इसलिए बोल रहा था ऐसे केस में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन ये, इसलिए इसको सिंपल E1 लेके खत्म करो, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको आपने E1 ले लिया डायरेक्टली, तो 10 को E1 ले लिया। ठीक है, बी अपने पास अवेलेबल नहीं है, के अवेलेबल है, बी अवेलेबल नहीं है, आर अवेलेबल है, तो जो वैल्यूज अवेलेबल है पुट कर दो। 10 का ईपीएस ले लिया E1, बी अवेलेबल नहीं है, के अवेलेबल है 8% की, आर अवेलेबल है 12% का, बी अवेलेबल नहीं है। सिंपल सॉल्व करोगे रिवर्स कैलकुलेट करके। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में ऊपर जाएंगे 159.09 के पास। ठीक है, ये 10 - 10 भी अकेला रह जाएगा। ठीक है, खोलोगे इनको तो आपके पास ये वैल्यूज बनेगी। इनको और सॉल्व करोगे तो आपके पास बी की वैल्यू 0.30 एंड 30% निकल के आ जाएगी। तो बी अगर 30% हो गया तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 70% हो गया। तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आपकी ईपीएस 1 से, आपके पास डिविडेंड पर शेयर निकल के आ जाएगा। 10 का था इंटू 70%, 7 रुपीज़ का निकल के आ गया। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ आप नोट करना कि यहाँ पे ईपीएस को ईपीएस 1 लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू गोर्डन्स मॉडल व्हेन आर इक्वल्स टू के ई। गोर्डन मॉडल हो चाहे वॉल्टर्स मॉडल हो, ऐसे स्टडी में ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि जो ऑप्टिमम रेशियोज हैं वो सेम ही निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आर इक्वल्स टू के ई है, दैट मीन्स कोई भी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है ही नहीं, चाहे जितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस सेम रहने वाला है। तो दैट मीन्स दे विल नॉट बी एनी ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, पीजर विल बी इक्वल ऑन ऑल पे आउट्स। खत्म ये वाला क्वेश्चन, 6th वाला, ये न्यू है, लिखा हुआ है, सितंबर 25 एग्जाम का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मई 25 का है। ठीक है, इसमें थोड़ा ज़्यादा घुमाया हुआ है, इसके अंदर भी वही गलती करी है यार, ईपीएस वाली वही गलती है, वही हरकत है। ईपीएस 0 ले लेते तो बहुत कंप्लीट हो जाता, आपने उसको ईपीएस 1 लेके कर लिया, सेम वही हरकत इसके अंदर भी है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एनर्जी खत्म ही होने वाली है यार। ठीक है, चल बट कोई नहीं मैं संभाल लूंगा तुम लोगों को, चिंता मत करो। ठीक है, ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इट्स अर्निंग इज 25%, यानी आर इज 25%, आर इज 25%। ठीक है, द कंपनी रिटेन 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स, तो ये बी हो गया आपके पास, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द रेस्ट। द करंट पी रेशियो इज 8 एंड अर्निंग्स पर शेयर इज 10। करंट बोला है ये कि अभी पी रेशियो 8 का चल रहा है, अर्निंग्स पर शेयर 10 का चल रहा है, सॉरी हाँ, अर्निंग्स पर शेयर 10 का चल रहा है। अकॉर्डिंग टू गोर्डन मॉडल व्हाट विल बी द रिटेंशन रेशियो, कितना होना चाहिए रिटेंशन रेशियो अगर कंपनी पी रेशियो मेंटेन करना चाहती है 12 का इन करंट ईयर, 12 का मेंटेन करना चाहती है कंपनी, 12 का। ठीक है, गिवन दैट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर इज 20%, तो ये के हो गया, के कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, एंड बोल रही है कि पी रेशियो हम मेंटेन करना चाहते हैं 12 का, तो उसके हिसाब से आपका रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा, ये कंपनी पूछ रही है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको अपन सॉल्व, देखो सबसे पहले आईसीए का सोल्यूशन, इसका पहली बात तो मत देखना, जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ वो सिंपल है, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। आईसीए ने कोई नया ही फॉर्मूला बना दिया है जो निकल के वैसे ही आया जैसा अपन ने काम करने वाले हैं, कोई अलग नहीं है, लेकिन आप खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है आप मेरा सोल्यूशन देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा, मार्क्स पूरे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, क्या बोल रहा है, पी रेशियो 12 का मेंटेन करना चाहती है कंपनी। सबसे पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अभी ईपीएस कितना है, 10 का, 12 का पी रेशियो कैसे मेंटेन होगा, 12 का पी रेशियो कैसे मेंटेन होगा, जब एमपीएस अपॉन ईपीएस 12 होगा। ठीक है, ठीक है, जब एमपीएस अपॉन ईपीएस 12 होगा, ईपीएस अपने पास सेम है 10 का, वो तो सेम है, वो तो पड़ा हुआ है 10 का, ईपीएस तो वो तो चेंज नहीं हो सकता, ईपीएस एमपीएस चेंज हो सकता है।
तो मुझे बताओ पी रेशो अगर 12 का मेंटेन करना है तो एमपीएस को कितना होना पड़ेगा? 10 इंटू 12 120, राइट। एमपीएस को कितना होना पड़ेगा? 10 इंटू 12 120 होना पड़ेगा। तो एमपीएस कितना हो जाएगा आपका, जो भी आपका टारगेट पी रेशो है इंटू ईपीएस इक्वस टू 120 रुपीज़। ठीक है, सिंपल समझे थे ना, ये एमपीएस था, ईपीएस 10 था, इसका वैल्यू 12 है, तो ये 10 इंटू 12 120 होना चाहिए एमपीएस। तो 120 का हमारा टारगेट प्राइस होगा एज पर गोल्डन मॉडल। सर अपन ने ये क्यों निकाला? क्योंकि राजा गोल्डन मॉडल जो है उसके अंदर अपन पी0 डालते हैं ना, उसके अंदर पी कब से आ गया? ठीक है, तो इन्होंने पी बोला है, उसके थ्रू अपन पी0 तक पहुंचेंगे, क्योंकि अपने गोल्डन मॉडल के अंदर तो पी0 जाता है। ठीक है, तो अपने गोल्डन मॉडल के अंदर पी0 जाता है, तो उसके लिए अपन ने 120 निकाल दिया। ठीक है, अब ये अपन गोल्डन मॉडल के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, 120 को अपन गोल्डन मॉडल के अंदर पुट कर देंगे, तो गोल्डन मॉडल से जो अपनी वैल्यू निकल गई प्राइस की, उसकी वैल्यू हो गई 120 रुपीज़। अब सेम चीज फिर से मैं बोलूंगा, गोल्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है अपना? वही E1 इंटू 1 - B अपॉन के ई माइनस बी आर वाला पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे? क्योंकि अगेन फॉर्मूले के ऊपर ये रिक्वायरमेंट के ऊपर ये सूटेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ पे डायरेक्टली बी दे रखा है 60% का, पहली बात तो। ठीक है, आपको अर्निंग पर शेयर डायरेक्टली दे रखा है 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का आपको अर्निंग पर शेयर दे रखा है। दूसरा, आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा ही रिटेंशन रेशियो है डायरेक्टली, तो आपका इक्वेशन बहुत सिंपल बन जाएगा कि आप E1 इंटू 1 - B करोगे, देन अपॉन के ई माइनस बी आर करोगे। जो जो एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे इसके अंदर अपन फिट कर सकते हैं। E1 को फिट कर सकते हैं, ठीक है, के को फिट कर सकते हैं, आर को फिट कर सकते हैं। बी अपने पास अवेलेबल नहीं है, बी अपना बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में वही किया था, वापस इसमें भी नहीं करने वाले हैं। रिटेंशन रेशियो पूछ रहा है कि कितना होना चाहिए, तो बी अपने पास अननोन है, तो वो बी अपना बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। अगर अपन वो फॉर्मूला लगते हैं D1 अपॉन के माइनस जी वाला, वो कॉम्प्लिकेट हो जाता, क्योंकि उसके अंदर बी तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना, उसके अंदर ई भी कहीं नहीं जा रहा, तो उस पर थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती, इसमें थोड़ी वर्किंग कम करनी पड़ेगी, तो इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर अब रिटेंशन रेशियो तो दे रखा है ना यहाँ पे ये लोगों ने, ये रहा 60% का। अच्छा, वो नहीं, ठीक है, इधर सेफ गली उधर थंगा बली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोगों ने रिटेंशन रेशियो आपसे पूछा है कि हमें बताओ रिटेंशन रेशियो कितना होगा अगर पी रेशियो 12 मेंटेन करना है, तो पुराना वाला थोड़ी मेंटेन होगा, नया निकालना पड़ेगा ना, वो नया पी रिटेंशन रेशियो तो अपने को चाहिए बी। ठीक है, तो आपको वापस वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा E1 इंटू 1 - B का। एंड अगेन ये जो अर्निंग्स पर शेयर है, ये आइडियली E0 होनी चाहिए थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन आईसीएनएस को E1 लेके सॉल्व किया है, क्योंकि अगर आप इसको E0 लेके करते तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन। ग्रोथ रेट आपके पास निकल जाएगी, ग्रोथ रेट तो ठीक है, रिटेंशन रेशियो आपको अननोन है, ठीक है, चाहिए अपने को, तो ग्रोथ रेट वैसे ही नहीं अपने को पता, तो E0 को ग्रो करके E1 तक कैसे पहुंचाओगे आप, जब ग्रोथ रेट ही नहीं पता? बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए अपन डायरेक्टली इसको E1 ले लेंगे। E1 की जगह मैंने रख दिया 10 रुपीज़, वैल्यू 120 की है, इंटू 1 - B, के 20% रख दिया, देन -BR कर दिया, जिसमें R 25% है एंड B अननोन है। R 25% क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसको मत देखना रिटेन 60%, ये चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेफ गली ये रहे, टेंशन रेशियो नया है, ये नहीं है सही। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर एंड ये अकेले यहाँ रह जाएगा, जैसे पिछले वाले को सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी कितना निकल के आ जाएगा? 70% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बी 70% है, खत्म। ठीक है, सेकंड वाले में बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड प्राइस पर शेयर आफ्टर 1 ईयर इफ वाई लिमिटेड अचीव्स अबव मेंशन टारगेटेड पी रेशो। तो जितना पी रेशो हम टारगेट करके चल रहे हैं, अगर वो हम मेंटेन कर लेते हैं तो 1 साल बाद प्राइस कितनी होगी? 1 साल बाद प्राइस कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी जो पी रेशो कंपनी टारगेट कर रही है, ये अगर आप मेंटेन कर लेते हो 12 का, ये आप कब मेंटेन करोगे? जब आपका मार्केट प्राइस एक्चुअल में 120 रुपये हो जाएगा। तो आपका करंट ईयर के अंदर 120 का प्राइस हो चुका है। अब करंट ईयर में अगर 120 का प्राइस है, तो अगले साल में आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ। 120 रुपये को मार्केट प्राइस है, मैंने क्या बोला, जो ग्रोथ रेट डिविडेंड की होती है वही ग्रोथ रेट अर्निंग्स की होती है, वही ग्रोथ रेट मार्केट प्राइस की होती है, तो ये इंटू 1+G से ग्रो कर जाएगा अगले साल तक। ठीक है, इंटू 1+G से ग्रो कर जाएगा अगले साल तक। ठीक है, तो आप ग्रोथ रेट लगा दो और इसको इंटू 1+G कर दो, सिंपल। ठीक है, ग्रोथ रेट कहां से लेके आएंगे? बी इंटू आर करके, बी इंटू आर करके। ठीक है, और बी इंटू आर अपना कितना हो जाएगा? देखो अपना 70% का अपन बी निकाल के लाए पिछले वाले पार्ट के अंदर ही, वो अपना बी है। आर अपने को क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना, 25% का, वो अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ग्रोथ रेट आ जाएगा 0.175 यानी 17.5%। इससे आप अपनी मार्केट प्राइस को ग्रो कर देना। ठीक है, 120 की है मार्केट प्राइस, उसको 17.5 से ग्रो करके आप 1 साल बाद 141 कर दोगे। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ पे आपको बी जो है 70% ही लेना है। वापस जो क्वेश्चन में जो घुमरा करने के लिए तुमको दिया हुआ है ना, ये किसी काम का नहीं 60% का,
क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आपको नया रिटेंशन रेशियो निकालने बोला है, एंड इस पी रेशियो के लिए आपको ये रिटेंशन रेशियो रखना पड़ेगा। एंड अगर आप उसी पी रेशियो को मेंटेन करने वाले हो तो आपका रिटेंशन रेशियो भी तो यही मेंटेन होगा ना। ठीक है, ये थोड़ी रहेगा, मैं बोल रहा हूँ थंगा बली, इस तरफ नहीं जाने का अपने को। ठीक है, चलो थर्ड वाला, what will there be any change in retention ratio if the company wants to maintain its P ratio to 10 in current year given that the expected rate of return for investor is 17.5? क्या किया, चेंज कर दिया, जो फर्स्ट वाले में था उसी को थर्ड वाले में डेटा को चेंज कर दिया। यहाँ 12 था, यहाँ पी रेशो उन्होंने 10 कर दिया, यहाँ के 20 था, यहाँ इन्होंने 17.5 कर दिया। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, पहले आपकी टारगेट प्राइस 120 होनी थी, अब टारगेट प्राइस फिर से निकल के आएगी कि अगर आपका 10 का प्राइस मेंटेन होना है, ईपीएस भी 10 का ही है, तो आपकी मार्केट प्राइस 100 की होनी चाहिए। के ही आपका चेंज हो चुका है, बस इसकी जो फॉर्मूले की वैल्यू थी 120 रख रहे थे, अब आप 100 रखोगे। क्या फ़र्क हो गया? बस फर्स्ट वाले के अनदर वर्जन है, इसको आप लिख के कर लेना अच्छे से, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि अच्छा फर्स्ट वाला तो मैंने आपको समझा दिया, थर्ड वाला लिख के कर लोगे तो आपको चमक जाएगा कि हाँ मेरे को आ गया भी है समझ में। ठीक है, चलो यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमएम हाइपोथेसिस का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एमएम हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन MTP2 May 23 के अंदर आ रखा है। ठीक है, एमएम हाइपोथेसिस के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो एक बेसिक सा क्वेश्चन होता था ना कि अपन 3 स्टेप लगाते थे एंड अपने पास एंड में तीनों दोनों से वैल्यू मैच करा के दे देते थे कि डिविडेंड दिया तो भी वैल्यू सेम, डिविडेंड नहीं दिया तो भी वैल्यू सेम, बस मैच करा के दिखा दिया। वो ज़माने गए कि ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछता था, वो पहले आते थे कि हाँ बेसिक 3 स्टेप लगा के वैल्यू मैच करा के दिखा दो। अब थोड़ा सा इसके अंदर घुमा रहा है, तो अपन ने सुपर 100 के अंदर बेसिक वाले क्वेश्चन नहीं रखे कि हाँ वैल्यू मैच करा के दिखा दो, यार वो क्या करके करेंगे। ठीक है, जिनमें हल्का हल्का घुमाया हुआ है वो रखे हुए। ठीक है, सबसे पहला, लेकिन आपको पता है 3 स्टेप बेसिकली क्या होता है। पहले स्टेप में आप बेसिक फॉर्मूला लगाते हो, ये वाला। ठीक है, एंड ऐसे में आप दोनों केसेस के अंदर, केस ए जब डिविडेंड दे रहे हो, केस बी जब डिविडेंड नहीं दे रहे हो, दोनों ही केस के अंदर आपकी 1 साल बाद की P1 प्राइस कितनी हो जाएगी आप वो निकाल के देते हो। बाकी सारा डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। P1 अपने को दोनों केस में निकालना होता है, पहला स्टेप ये होता है। केस पहला स्टेप 2 क्या होता है, डेल्टा एन निकालते हो कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे दोनों ही केसेस के अंदर। जो अपने कैसे निकलता है, ये वाला फॉर्मूले से, आई माइनस ई माइनस एन डी वन अपॉन P1। आई बोले तो कि इन्वेस्टमेंट कितना करने वाले हो, ई बोले तो कि अर्निंग्स कितना कंपनी कमाएगी, एन डी वन यानी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कि डिविडेंड कितना पे करने वाली है कंपनी। ठीक है, P1 यानी जो आप P1 अभी अब स्टेप 1 में निकाल के लेके आए। ठीक है, फिर स्टेप 3 में अपन क्या करते थे, स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, दोनों स्टेप से वैल्यू मैच करा के दिखा देते हैं। ठीक है, ये 3 अपने स्टेप बेसिकली लगते थे। ठीक है, वैल्यू मैच करा के दिखा देंगे फर्म की, इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या बैठता है, एन प्लस डेल्टा एन मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस आई प्लस ई अपॉन 1 प्लस के ई। इससे क्या निकल के आ जाती है, वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाती है कि वैल्यू ऑफ फर्म डिविडेंड दूं चाहे नहीं दूं, आज मेरी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी निकल के आएगी। इस फॉर्मूले से निकल के आती है कि वैल्यू ऑफ फर्म मेरी आज कितनी हो जाएगी दोनों ही केसेस के अंदर। ये चीज बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना, इस फॉर्मूले से क्या निकल के आती है, वैल्यू ऑफ फर्म आज कितनी होगी, ये समझना, क्योंकि यहीं पे घुमाएगा इसे आपको। ठीक है, देखो आ जाओ, क्या बोल रहा है, 20 लाख शेयर्स है कंपनी के पास। ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर 300 की, P0 हो गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20 पर शेयर, ये D1 हो गया, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट, ये आपका KE हो गया। रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कॉस्ट। अब यहाँ पे यूजुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी मैटर करती है पूरे डिविडेंड चैप्टर के अंदर, KO वगैरह कोई काम नहीं है, तो ये आपकी KE हो जाती है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि सबसे पहले मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड एज पर MM अप्रोच। तो अपना बेसिक स्टेप 1 लगाने बोल रहा है। ठीक है, स्टेप 1 बहुत सिंपल सा होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूला डालते हैं, P0 की वैल्यू है, D1 की वैल्यू है, KE की वैल्यू है, दोनों केसेस के अंदर D1 की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा P1 की वैल्यू, दोनों ही केस के अंदर बहुत सिंपली आप P1 निकाल लोगे, 340 इसमें आएगा, 360 इसमें आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टेप 1 लगाना था। ठीक है, स्टेप अगले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट द नेट इनकम इज 5 करोड़, ये नेट इनकम यानी E हो गया, इन्वेस्टमेंट बजट इज 8 करोड़, ये I हो गया, when dividends are declared and dividends are not declared। तो स्टेप 2 लगाने बोला है, डेल्टा एन निकालने बोल रहा है। ठीक है, डेल्टा एन कैसे लगेगा, अपना फॉर्मूला था आई माइनस ई माइनस एन D1, बस इसके अंदर वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, केस ए के अंदर आई सेम होगा, ठीक है, ई सब में ई दोनों केसेस में सेम होगा, बस एन D1 और P1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि D1 ही चेंज हो रहा है, एक में डिविडेंड पे हो रहा है 20 का, एक में डिविडेंड पे नहीं हो रहा है 20 का, तो एन D1 दोनों के अंदर अलग अलग होगा एंड P1 दोनों के अंदर अलग अलग होगा। केस ए में P1 340, केस 2 में P1 360। ND1 इसमें 20 लाख के शेयर्स हैं, इंटू 20 का डिविडेंड पर शेयर, इसमें 0। सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2.055588 लाख निकल के आएगा, यहाँ पे 0.833 लाख निकल के आएगा। अब क्योंकि अपन वर्किंग लाख्स के अंदर करते हुए चल रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप या तो अगर लैक्स में नहीं करो तो पूरे पूरे नंबर लिखो, या फिर अगर आप लैक्स में कर रहे हो तो 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना, क्योंकि इसमें अपने को वैल्यू सेम करा के दिखानी होती है। तो जितना लंबा लोगे इसको, उतना आपका बेटर आंसर एक्यूरेट निकल के आएगा, दोनों मैच करेंगे। ठीक है, ये आपका
स्टेप 2 हो गया। स्टेप अब आगे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन अनचेंज्ड whether dividends are declared or not declared। अब यहां पे आपको घुमा दिया, क्योंकि पहले दो में आपको क्या बोला, कंफर्ट दिया कि हम भाई तेरे को एमएम के स्टेप 1 स्टेप 2 पूछ रहे हैं, तो आप सोचोगे कि अच्छा अब एमएम का थर्ड स्टेप लगाना है, लेकिन नहीं, एमएम का थर्ड स्टेप नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि जो एमएम का फर्स्ट थर्ड स्टेप है, मैंने आपको क्या बोला उसमें अपने क्या निकल के आती है, वैल्यू ऑफ फर्म एज ऑन टुडे। ये क्या बोल रहा है, आपको निकालना है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद, ये साल खत्म होने के बाद, यानी अगले साल की वैल्यू बोल रहा है, आज की नहीं पूछ रहा है। तो ये सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब यहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे, क्या निकल के आएगा, आपको बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो जितने भी शेयर्स होंगे एक साल बाद उनकी टोटल वैल्यू निकाल लो, खत्म। कैसे निकलेगा, देखो एन शेयर्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, डेल्टा एन आप इशू करोगे दोनों ही केसेस के अंदर, इन दोनों का सम कर दो तो ये आपके टोटल शेयर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना P1 से, तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगी सारे शेयर्स की। ठीक है, तो एन दोनों केस में 20 लाख है, केस ए में भी, केस में 20 लाख है, और इसके अंदर डेल्टा एन 2.058 अभी भी निकाल के लेके आए, इसके अंदर 0.83 अभी भी निकाल के लेके आए। P1 दोनों में अलग हो जाएगा, 340 इसमें 360, मल्टीप्लाई कर देना, दोनों की वैल्यू सेम सेम आ जाएगी। सिंपल, थर्ड वाला स्टेप भी समझ में आ गया आपको। लास्ट में बोल रहा है व्हाट इज द इम्प्लाइड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड एज पर गोल्डन मॉडल इफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेमेंट इज कंसिडर्ड इमीनेंट, यानी अब आ चुका है गोल्डन मॉडल के ऊपर। गोल्डन काका के मॉडल के हिसाब से बोल रहा है कि ग्रोथ रेट इन डिविडेंड कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से, अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेमेंट जो है ना उसको हम इमीनेंट कंसिडर करते हैं। इमीनेंट का मतलब कि इतना तो देना ही पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा डिविडेंड। राजा देख, गोल्डन बोलता है अरे एक बता डिविडेंड, ये तुमने क्या एमएम लगा रखा है, डिविडेंड दे रहे हो डिविडेंड नहीं दे रहे हो। गोल्डन बोलता है अरे एक बता, एक फाइनल करके बता, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने। तो बोल रहा है कि हाँ फाइनल क्या हो गया कि जो आपने डिविडेंड पेमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हो वो इमिनेंट है, उतना देना ही पड़ेगा, यानी डिविडेंड को लॉक कर दो, कितना, 20 रुपए का। क्योंकि गोल्डन बोलता है भाई एक बता, ये तुम अपना देखते रहो, ये दे रहे नहीं दे रहे, यहाँ पे अपने पास एक ही केस है, तो 20 का डिविडेंड आपने लॉक कर दिया। तो ग्रोथ कैसे निकल के आएगी, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना गोल्डन वाला, उसमें आपका के बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होता है गोल्डन का, P0 इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। ठीक है, P0 आपके पास है, D1 आपको दे दिया कि 20 का डिविडेंड देने वाले उसको लॉक कर लो। ठीक है, के आपके पास है 20% का, ग्रोथ रेट आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। सिंपल, बस वैल्यूज डाल देना, ग्रोथ रेट आपका निकल के आ जाएगा 0.133 या 13.33%। ठीक है, ध्यान रखना सारी वैल्यूज डेसिमल में डालो, तो अच्छा आपका सिंपल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख के कर लेना, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये भी अगेन एक और वेरिएंट है एमएम हाइपोथेसिस का ही। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹10 पर शेयर, 10 पर शेयर यानी P0 विथ 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये आपका एन हो गया। द कंपनी एंटिसिपेट्स दैट इट्स अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर विल बी 5 लाख रुपीज, ये आपका ई हो गया। एक आइटम खोजते चलो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी शेयर्स इज 15%, ये के ई हो गया। द कंपनी हैज सर्टेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन व्हिच विल कॉज एन एडिशनल, ठीक है, कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि कंपनी के 26,089 शेयर्स नए इशू करने पड़ेंगे अगर डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो, एंड 47,619 इशू करने पड़ेंगे अगर डिविडेंड पे करते हैं तो अब यहाँ पे उल्टा हो चुका है। डेल्टा एन आपको ऑलरेडी दे दिया है कि डेल्टा एन 26,089 का है, यहाँ पे डेल्टा एन 47,619 का है। ठीक है, एन आपको पूछ रहा है कि हमको बताओ कि इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा एंड डिविडेंड कंपनी कितना सोच के चल रही है। तो यूजुअली सारी चीजें दे रखी होती है, अपने को डेल्टा एन अपने निकाला था पिछला लिस्ट में, यहाँ पे डेल्टा एन दे दिया है एंड आपको इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पूछ रहा है। तो कोई नहीं, दो चीजें पूछ रहा है, दो इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए, दो इक्वेशन अपने पास हैं। कैसे, दोनों ही केसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे अपने पास दे रखे, तो दोनों की इक्वेशन लिख दो। डेल्टा एन का जो इक्वेशन था वो लिख दो एंड उनकी वैल्यू लिख देना। बैलेंसिंग फिगर में आपके पास दोनों चीजें सॉल्व होकर आ जाएंगी। कैसे सॉल्व की बात करते हैं, पहला केस लेते हैं जिसमें डिविडेंड पे नहीं हुआ है, उसमें कितने इशू हो रहे हैं 26,089। यहाँ पे ध्यान बरतना है भाई, जिस केस के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं वो उसी केस के अंदर लेना है, उल्टा सीधा मत कर देना, तो आंसर भी उल्टा सीधा हो जाएगा, मार्क्स भी उल्टे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, तो डिविडेंड अगर पे नहीं कर रहे हैं तो 26,089 है, व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड तो 26,089। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आई माइनस ई माइनस एन D1 अपॉन P1, इसकी वैल्यू 26,089 है। ठीक है, इसमें से अपने पास आई निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, लेकिन पहले अपने को बाकी वैल्यूज डालनी पड़ेगी तब जाके आई निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर P1 डालना है अपने को, ई डालना है अपने को एंड एन D1 डालना है, तब जाके आई बैलेंस फिगर निकल के आएगा। ठीक है, देखो ई तो अपने पास क्वेश्चन में है ऑलरेडी, कितना है 5 लाख का, वो अपने यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एन इंटू D1 भी निकल के आ जाएगा। कैसे, एन अपने पास है 2 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, D1 अपना इस केस में 0 होगा क्योंकि डिविडेंड पे ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, P1 अपने को खोजना पड़ेगा,
P1 कैसे खोजेंगे? स्टेप 1 से, जो स्टेप 1 लगाते थे एमएम वाला वो लगाएंगे, उससे P1 निकालेंगे। ठीक है, तो P1 निकालते हुए अपन कैसे कि P0, देखो मुझे ये इक्वेशन यूज करेंगे, P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपन 1 प्लस के वाली, जिसमें P0 मुझे पता है कितना 10 का है, D1 0 का है, P1 मुझे नहीं पता कि मुझे 0.15 क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से आपका बैलेंसिंग फिगर में P1 निकल के आ जाएगा, कितना आया 11.5 का। इस 11.5 को अपन रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर आई के अलावा कुछ और वेरिएबल अननोन आइटम नहीं बचा हुआ, तो आपका आई निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकल के आएगा? 8,23,500। जो एक्यूरेट नंबर निकल के आया उसी को रख देना, राउंड ऑफ मत करना इसको, क्योंकि खुद नंबर ऑफ शेयर्स उसने दे रखे हैं। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे होंगे उससे जो पूरा पूरा नंबर आंसर आ रहा होगा वो अपन लेके चलेंगे, तभी आंसर मैच करेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया, ये पहली इक्वेशन सॉल्व होगी, आई निकल के आ गया। अब D1 कहां से निकल के आएगा? दूसरे वाली इक्वेशन से निकल के आएगा, ये वाली, कि जब डिविडेंड पे कर रहे हैं तो 47,619 देना पड़ रहा है। तो अब ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी कि जब डिविडेंड पे कर रहे हैं तब है 47,619 का। तो इसकी इक्वेशन बनाओ, आई माइनस ई माइनस ND1 अपन P1 इक्वल टू 47,619। ठीक है, इसमें आई अपने पास अब आ चुका है 8,23,500, ई अपना 5 लाख का है, n इंटू D1, n पता है 2 लाख, D1 अपने को नहीं पता, P1 अपने को नीचे लेना पड़ेगा, उसको भी अपने को खाली करना पड़ेगा, उसकी जगह हटानी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके D1 निकल के आएगा। दो वेरिएबल रहेंगे तो नहीं निकल के आएगा, एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी पहले ई P1 की जगह पे अपने को कुछ तो रखना पड़ेगा, तो अपन वापस से फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, P1 कैसे डिटरमाइन होगा? आपकी इक्वेशन है P0 इक्वल टू D1 प्लस P1 अपन 1 प्लस के की। ठीक है, इसके अंदर P0 10 का है, के ही पता है। ठीक है, D1 अपने को नहीं पता, P1 अपने को नहीं पता, तो बेसिकली अपन इस केस में क्या करेंगे, अपन P1 को D1 की टर्म्स के अंदर निकाल देंगे, क्योंकि P1 D1 दोनों ही नहीं पता है। ठीक है, तो P1 अपना D1 की टर्म्स में निकल के आएगा। पिछले वाले केस में P1 पूरा पूरा नंबर निकल के आ गया था, ये 11.5 का। इस वाले केस के अंदर P1 पूरा नंबर नहीं निकल के आया, D1 की टर्म्स में निकल के आया, तो भी काम चल जाएगा। काम चल जाएगा क्यों? 11.5 माइनस D1 भी निकल के आया, तो कैसे काम चल जाएगा? P1 की जगह पे अपन 11.5 माइनस D1 रख देंगे, तो भी काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अननोन आइटम D1 यहाँ पे भी है, D1 यहाँ पे भी है, तो चल गया ना काम। ठीक है, P1 पूरा सॉल्व होके नहीं आया, लेकिन D1 के टर्म्स में तो आ गया ना, तो ये इक्वेशन इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा, D1 सॉल्व होके आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लेके जाओ। ठीक है, और यहाँ पे इस नंबर्स को अकेला छोड़ दो। ठीक है, 8,23,000 माइनस 5 लाख हो जाएगा 3,23,000 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 लाख D1, ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये नंबर्स बन के आएंगे। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे तो D1 की वैल्यू लगभग निकल के आएगी 0.099999, जिसको अपन राउंड ऑफ में 1 रुपये बोल सकते हैं अप्रॉक्स। तो कंपनी डिविडेंड कंसिडर कर रही है 1 रुपये का। टोटल डिविडेंड की बात करके एक बार टोटल डिविडेंड भी निकाल के दिखा देंगे, n इंटू D1 इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 1, 2 लाख का टोटल डिविडेंड कंपनी कंसिडर कर रही है। खत्म, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये जस्ट अभी ताज़ा ताज़ा जैन 26 का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। ठीक है, एंड कुछ काफ़ी बच्चों ने इसको गलत किया है, बात करते हैं क्यों। क्योंकि एमएम के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, रटे हुए थे कि 3 स्टेप हैं, इसलिए उन बच्चों से गलत हुआ है। जिन लोगों ने कंसेप्चुअली पढ़ा तो उन्होंने इसको बिल्कुल सही किया, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था एमएम का, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अपन बस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे इस क्वेश्चन से, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये निकल जाता आपका। ठीक है, क्या बोला है? इशूड कैपिटल लिस्ट 24 लाख रुपए की। ठीक है, डिविडेंड पेड तो D0 10 रुपीज़ पर शेयर का। ठीक है, ग्रोथ रेट बोलिए 20% पर एनम इन परपेचुटी, तो ये G हो गया, ये P0 हो गया, ये E डायरेक्टली दे रखा है आपको 25% का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या, अरे ये P0 नहीं D0 है, सॉरी, वो थोड़ा P0 जैसा दिख रहा है ना। ठीक है, चलो ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट यूजिंग गोल्डन मॉडल द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। बहुत सिंपल है, करंट मार्केट प्राइस से कैसे निकलेगा? D0 इंटू 1 प्लस G अपॉन के ई माइनस जी। D0 है, G है, के ई है, बस सॉल्व हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं अपने पास, वैल्यूज डालो 240 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स इफ मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू पर शेयर। तो बोल रहा है कंपनी ने कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं, अगर जो मार्केट प्राइस आपकी निकल के आई ना, जो फर्स्ट वाले के अंदर, फेस वैल्यू भी उतनी ही है। ठीक है, मार्केट प्राइस 240 की निकल के आई तो फेस वैल्यू भी 240 की रही होगी, फेस वैल्यू 240 पर शेयर है, एंड टोटल इशूड कैपिटल 24 लाख की है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 24 लाख बाय 240, 10,000 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स। ये वाला सिंपल था, क्या था इसके अंदर? फ्री के 2 नंबर। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बोल रहे हैं एमएम मॉडल की बात कर रहा है, एमएम पे आ चुका है, यहीं पे हल्का सा कंफ्यूजन है। क्या? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर इज डिविडेंड इज पेड। कितना होगा मार्केट प्राइस अगर डिविडेंड पे हो जाता है तो, यानी D1 पे हो गया। कितने का D1 अपन ने लेके चला था? 10 इंटू 1.20 12 का, 12 का आपका D1 हो जाएगा। ठीक है, वो पे हो जाता है अगर, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? तो फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा है।
एंड बोल रहा है कि जो आपने करंट मार्केट प्राइस निकाला ना गोल्डन मॉडल में उसको P0 ले लो। तो ठीक है, यहाँ पे आपने निकाला 240, ये आपका P0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, P0 इक्वस टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE। इसमें P0 अपने पास है, D1 अपने पास है 12 का पे करने वाले हैं, KE अपने पास है, बस P1 बैलेंस फिगर है वो निकल के आ जाएगा 288। एंड आपका क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व। क्या था इसके अंदर, जहां पे बच्चों को कंफ्यूज हुआ है मोस्टली वो बी वाला पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी सो दैट एमएम हाइपोथेसिस होल्ड्स ट्रू। अर्निंग्स कितनी चाहिए होगी कंपनी को जिससे एमएम हाइपोथेसिस ट्रू होल्ड हो जाए। इफ द कंपनी हैज मेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 5 लाख ड्यूरिंग द पीरियड एंड इशूड 1000 न्यू इक्विटी शेयर्स। 5 लाख का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है एंड इशू किए हैं 1000 न्यू इक्विटी शेयर्स, ये है डेल्टा एन का। ठीक है, तो उस हिसाब से ई कितना रहा होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया यहाँ पे, वो लोगों ने यहाँ पे लगा दिया स्टेप नंबर 2 कि डेल्टा एन का फॉर्मूला है ना, डेल्टा एन है ना 1000। ठीक है, तो डेल्टा एन का फॉर्मूला लिख देते हैं, 1000 का है, 1000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो डेल्टा एन का फॉर्मूला लिखते हैं आई माइनस ई माइनस एन डी वन लगा देते हैं। ठीक है, अपॉन P1 कर देते हैं। P1 अपने पास है, आई अपने को दे दिया, एन डी वन है, ई निकल के आ जाएगा। ये गलत अप्रोच है, ये नहीं होगा। लाइन पढ़ो ना यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, एमएम हाइपोथेसिस होल्ड्स ट्रू। एमएम हाइपोथेसिस ट्रू होने के लिए कितना अर्निंग्स चाहिए होगा आपको, ये पूछ रहा है। अब एमएम हाइपोथेसिस ट्रू कब होता है, क्या एमएम हाइपोथेसिस स्टेप 2 में ट्रू हो जाता है जब आप डेल्टा एन निकालते हो, ये एमएम हाइपोथेसिस ट्रू तब होता है जब आप स्टेप 3 खत्म करते हो। एमएम हाइपोथेसिस ट्रू तब होता है जब आप स्टेप 3 खत्म करते हो। स्टेप 3 खत्म करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, केस ए ले लो चाहे केस बी ले लो, दोनों फर्म्स की वैल्यू इक्वल निकल के आती है। एंड इक्वल निकल के किसके इक्वल आती है, नोट्स खोल के देखना, लिखा हुआ वहां पे क्लियरली कि जो स्टेप 3 लगाओगे तो उससे जो वैल्यू फर्म निकल के आएगी ना वो n इंटू P0 के इक्वल आएगी, दोनों ही केस के अंदर। तो आपका एमएम हाइपोथेसिस ट्रू तब होता है जब आपका वैल्यू ऑफ फर्म दोनों केस के अंदर NP0 के इक्वल आ जाए। तो बस आपको ये प्रूव करके दिखा देना है कि वैल्यू ऑफ फर्म अगर NP0 के इक्वल आएगा तो ये आपकी इक्वेशन बन के आ जाएगी, इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर अर्निंग्स निकल के आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्वेश्चन में दे दी कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू NP0, वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला डालो इक्वल टू NP0 कर दो एंड आपका सॉल्व हो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो अपन यही करने वाले हैं। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है, ये n प्लस डेल्टा एन इंटू P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइड बाय 1 प्लस के। दिस शुड बी इक्वल टू NP0, नोट्स में क्लियरली लिखी हुई है ये चीज। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, है मेरे पास खुला हुआ तो मैं आपको शो भी करता हूँ, एंड में दिखाता हूँ चलो। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो आपके पास n 10,000 का है, डेल्टा एन क्वेश्चन ने बोला 1000 का इशू करेंगे, P1 अपना 288 का है। ठीक है, P1 अपना 288 का, ये अपने यहाँ पे निकला। आई अपने पास दे दिया 5 लाख का, ई अपने पास नहीं है, नीचे के ई 1 प्लस 0.25 है, और ये NP0 भी अपने पास नोन है 10,000 इंटू 240। बस सब चीज़ें पता है, इसमें से ई नहीं पता है, सॉल्व करोगे इक्वेशन को, ई निकल के आ जाएगा 26,68,000 का। क्या था इसके अंदर। ठीक है, बस ये कंसेप्चुअल चीज़ थी कि बच्चों को ये पता होता है कि हाँ दोनों चीज़ों की, दोनों से जो इक्वेशन निकल के आएगी ना, दोनों जो वैल्यू फॉर्म निकल के दोनों इक्वल आएगी, क्योंकि वो रटा हुआ है कि हाँ 3 स्टेप हैं। मतलब बच्चों की गलती नहीं है, राइट, इट्स अबाउट कि टीचर्स आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर उन्होंने बस यही बताया है कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो आपको वही पता होगा कि हाँ दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो बस वहां पे खत्म हो जाएगा काम। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि दैट वैल्यू ऑलवेज कम इक्वल टू NP0, वो भी तो चीज़ है आपको समझनी पड़ेगी ना, वो भी आपको नोट्स में देखना पड़ेगा। तो बस वही बात है कि इट शुड बी इक्वल टू NP0। ठीक है, एक से मैं आपको नोट्स में भी दिखाता हूँ ये चीज़, ये देखो मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये अपने नोट्स हैं, ये MM हाइपोथेसिस। ठीक है, ये MM हाइपोथेसिस है, वैल्यू ऑफ फर्म टुडे इज गिवन एज दिस फॉर्मूला, आगे क्या लिखा है, एंड दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n इंटू P0, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n इंटू P0, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो खत्म, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया ओवर। अब अपन आते हैं बायबैक, बोनस एंड अदर्स के ऊपर। ये 2 अदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो डिविडेंड के नहीं है लेकिन इन पे भी टाइप क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पारथ लिमिटेड हैज रिसेंटली रीपर्चेज 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू इट्स प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, द बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेजिंग इज 193.20। रीपर्चेजिंग का मतलब आप बायबैक बोलेंगे, बायबैक को अपन प्यार से BV बोलेंगे, बार बार थोड़ी लिखेंगे बायबैक बायबैक, BB खत्म। ठीक है, तो बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेजिंग इज 193.20।
एंड इन्होंने 20,000 शेयर्स को री बाय बैक किया है। कितने प्राइस पे किया है? प्रीमियम ऑफ 10% टू इट्स प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर 10% प्रीमियम देके। अदर डिटेल्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर बाय बैक थी 18 लाख की, ठीक है। एंड अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 270 रुपए का, एंड पीई रेशो है 18 का। यहाँ पे अब एक छोटी सी गलती है इन लोगों की, यहाँ पे लोगों को करंट मार्केट प्राइस नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, मार्केट प्राइस बिफोर बायबैक लिखना चाहिए था। ये इन लोगों से गलती हुई है क्वेश्चन ड्राफ्टिंग के अंदर, ठीक है। ये बायबैक शुड बी मार्केट प्राइस बिफोर बायबैक। आईसीआई की गलती है, एमटीपी के अंदर भी यही लैंग्वेज लिखी हुई है, गलत लैंग्वेज है, करेक्ट कर देनी है अपने को, ठीक है, वरना सेंस ही नहीं बनता, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी बिफोर द रीपर्चेज। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? सिंपल, जो इक्विटी के जो टोटल फंड्स चल रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, वो पर शेयर लेवल के ऊपर कितने हैं, बस आपको वो बताना है। तो इक्विटी के टोटल फंड्स कौन से होते हैं? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो सारे के मिला के होते हैं। अगर मुझे पर शेयर लेवल पे चाहिए उसे बुक वैल्यू पर शेयर बोलेंगे। तो बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होता है, टोटल इक्विटी फंड्स ले लो जिसके अंदर इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, देन आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बुक वैल्यू पर शेयर अगर आपको आफ्टर बायबैक बोला है तो इक्विटी भी आफ्टर बायबैक आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी आफ्टर बायबैक आएंगे। एंड अगर आपको बोला है बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर बायबैक निकाल के दिखाओ, तो इक्विटी बिफोर बायबैक आएगा एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी बिफोर बायबैक आएंगे। बस ये सिंपल सी चीज़ समझ लेनी है पहले तो। सबसे पहले तो ये बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ है। अब आगे क्या बोल रहा है, आपको रिक्वायरमेंट क्या है? आपको दे रखा है बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक का 193.20, आपको निकालना है बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर द बायबैक का, कि बायबैक से पहले कितना बुक वैल्यू पर शेयर रहा था। दे रखा है आफ्टर का, निकालना है बिफोर का। कैसे करेंगे वर्किंग? सबसे पहले तो आपको ये 193.20 दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका बुक वैल्यू पर शेयर का, ठीक है, आफ्टर बायबैक का दे रखा है ना आपको, इसका फॉर्मूला लगेगा इक्विटी अपॉन आफ्टर बायबैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक, ठीक है। अब बेसिक सा काम अपने को क्या करना है, देखो इसमें से आपके पास कौन कौन सी वैल्यू नोन है ये सोचो, ठीक है। क्या आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक नोन है? क्या आपके पास बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक नोन है? बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर बायबैक अपने क्वेश्चन में दे रखा है 193.20 का। क्या मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक नोन है कि नहीं है? चेक करते हैं। मुझे ये जरूर बताया है कि नंबर ऑफ की मैंने रीपर्चेज 20,000 शेयर्स करे हैं, लेकिन पहले कितने थे वो थोड़ी बताया। पहले कितने थे उसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि अभी कितने शेयर्स हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कैसे निकलेगा कि पहले कितने थे उसमें से माइनस कर दो 20,000। तो पहले मुझे खोजना पड़ेगा कि पहले कितने थे मेरे पास, ये फॉर्मूला तभी यूज हो पाएगा कि पहले कितने थे। एक ही क्वेश्चन से एक ही वेरिएबल निकल सकता है। तो नीचे नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो तो अपन खोज पाएंगे कैसे, कि पहले कितने थे उसमें से 20,000 माइनस कर दो। तो पहले कितने थे वो खोजते हैं अभी अपन, वो कैसे खोजेंगे? देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर बायबैक था 270 का, एंड पी रेशो चल रहा था 18 का, ठीक है। तो 18 का पी रेशो कैसे निकलेगा? एमपीएस अपॉन ईपीएस करके, जिसमें एमपीएस था 270 का, ईपीएस अननोन है, तो ईपीएस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ईपीएस निकल के आएगा आपका 15 रुपए का। ये बिफोर बायबैक चल रहा था, ठीक है, बिफोर बायबैक आपका ईपीएस 15 का था, ठीक है। एंड आपका अर्निंग बिफोर बायबैक भी कितना था? 18 लाख का था। तो आप समझ रहे हो, अर्निंग आपको बिफोर बायबैक का भी मिल गया, ईपीएस लेवल भी ईपीएस पे मिल गया बिफोर बायबैक का, एंड आपको टोटल लेवल के ऊपर भी मिल गया बिफोर बायबैक का। तो दोनों बिफोर बायबैक के मिल चुके हैं, टोटल अर्निंग भी पर शेयर लेवल के ऊपर भी। एंड दोनों के बीच का लिंकेज क्या होता है? टोटल अर्निंग्स एंड ईपीएस के बीच का लिंकेज क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां से आप नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक भी निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे? 18 लाख की अर्निंग्स थी, इसको डिवाइड कर देना 18 के ईपीएस से, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहे होंगे वो मिल जाएगा। बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। तो आपका ईपीएस निकलेगा ईटेच बिफोर बायबैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक। तो 18 लाख बाय 15, यानी नंबर ऑफ शेयर्स रहे होंगे पहले बिफोर बायबैक 1,20,000 का। पहले 1,20,000 थे एंड आपने अभी 20,000 बायबैक कर लिए हैं, तो आफ्टर बायबैक कितने बचेंगे? सिर्फ 1 लाख बचेंगे, सिर्फ 1 लाख बचेंगे। तो आप नंबर शेयर्स आफ्टर बायबैक की जगह लिख सकते हो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सॉरी 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। तो आपका इक्विटी आफ्टर बायबैक निकल के आ जाएगा, उसी फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, कितना आएगा? ये से मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यानी 193,20,000, ठीक है। ये आपका इक्विटी आफ्टर बायबैक निकल के आ गया। अब अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में? बुक वैल्यू पर शेयर बिफोर बायबैक। वो कैसे निकल के आएगा? इक्विटी बिफोर बायबैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, दोनों को निकालेंगे तो अपने पास ये निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बायबैक अपने पास अवेलेबल है, अपन ऑलरेडी निकाल के आ चुके। बिफोर बायबैक कितने थे? 1,20,000 के थे, ये अपने पास आ चुका है, डिनोमिनेटर अपने पास आ चुका है, ठीक है। बारी है न्यूमरेटर खोजने की, इक्विटी बिफोर बायबैक खोजने की बारी है, ठीक है। इक्विटी बिफोर बायबैक कैसे निकल के आएगा? सिंपल सोचो, ठीक है, सिंपल सोचो कि कैसे निकला होगा, ठीक है। आप सोचो कि इक्विटी आफ्टर बायबैक कैसे निकल के आया होगा। इक्विटी आफ्टर बायबैक तो अपने पास है ना, ये कैसे निकल के आया होगा? ये निकल के आया होगा इक्विटी बिफोर बायबैक में से माइनस कर दो कि आपने बायबैक के ऊपर पैसा कितना खर्च कर दिया, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज़ है, देखो पहले कितना इक्विटी बैलेंस चल रहा था, लेट्स से पहले आपका बैलेंस चल रहा था लेट्स से 200 करोड़, 200 लाख का, ठीक है। उसमें से आपने बायबैक करने के ऊपर खर्चा कर दिया 50 लाख का, तो आफ्टर बायबैक आपके पास 150 लाख बचेगा ना। सिंपल सी चीज़ है। तो अब आपके पास बायबैक करने के बाद कितना बचा हुआ वो है, कितना बचा हुआ है बायबैक करने के बाद 193.20। आपको चाहिए कि बायबैक से पहले कितना था, तो अपन सिंपल इक्वेशन लिख देंगे कि इक्विटी आफ्टर बायबैक कैसे निकल के आता है, इक्विटी बिफोर बायबैक माइनस बायबैक के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, बायबैक वैल्यू, ठीक है। आफ्टर बायबैक आपके पास है 193.20 का, बायबैक वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिख दोगे तो आपके पास इक्विटी बिफोर बायबैक आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा। अब बायबैक वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, वो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि कंपनी ने बायबैक वैल्यू यानी बायबैक पे कितना खर्चा किया है, तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 10% प्रीमियम पे हमने बाय किया है हर शेयर को टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस यानी जब बायबैक कर रहा था तो मार्केट प्राइस जो चल रही थी उसके ऊपर 10% प्रीमियम दिया है। 270 की चल रही थी, उसके ऊपर 10% प्रीमियम अपन ने दिया है, तो 270 प्लस 10% हो जाएगा 270, 297, यानी हर शेयर को आपने 297 रुपीज दिए हैं। एंड आपने बायबैक कितने किए, 20,000 किए हैं, तो 20,000 शेयर इंटू 297 आपका बायबैक वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो आपका बायबैक वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 शेयर इंटू बायबैक प्राइस, ठीक है। 20,000 इंटू 297 इज इक्वल टू 59,40,000। तो बायबैक पे आपने खर्च किया 59,40,000 का। बस ये दोनों वैल्यू है आपके पास, इक्विटी पे बायबैक आपका बैलेंस फिगर निकल के आ जाएगा, ये यहाँ पे ऐड में चल जाएगा, कितना आ जाएगा 250 टू 60,000। तो इक्विटी पे बायबैक आपके पास आ गया, ठीक है, ये निकल के आ गया, ये पहले ही था 120 का, 250 टू 60,000 बाय 120, 210.5 आपका सोल्यूशन आ गया, खत्म, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर आप बोलो सर एक एमसीक्यू भी था सर डिविडेंड का जैन 26 के अंदर, सर वो भी तो बता दो, जिसके अंदर ना कंफ्यूजन कर दिया था कुछ टीचर्स ने कि D1 लेना है उसको, उसको कम डिविडेंड लेना है कि उसको एक्स डिविडेंड लेना है। राजा वो चीज़ मैंने, आप मेरा ग्रेस मार्क्स वाला वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन डिस्कस किए थे, मैंने उसके अंदर उसका करेक्ट सोल्यूशन बता दिया था। मैं उसके अंदर भी बहुत क्लियरली कॉल आउट किया था कि टीचर्स अननेसेसरी कंफ्यूजन फैला रहे हैं, वो जो प्राइस दे रखी है दैट शुड बी टेकन एज एक्स डिविडेंड, वो कम डिविडेंड नहीं हो सकती। मैंने उसके अंदर भी बोला था एंड आई स्टिल स्टैंड ऑन इट, एंड वही आंसर ने सही आंसर भी दिया है, ठीक है। वो प्राइस एक्स डिविडेंड ही ट्रीट होगी, तो आपको वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा, वहां पे मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो एमसीक्यू का जो मैराथन आएगा उसके अंदर डिस्कस होगी, ठीक है। यहाँ पे अपन उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एमसीक्यू में आया था ना, एंड वो लॉजिकल सोल्यूशन था, मैंने वहीं भी बता दिया था टेलीग्राम ग्रुप में, मैंने बहुत बार क्लियर कर दिया है। एंड दैट इज नॉट इवन अ वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट, वो बहुत बेसिक सा चीज़ है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका बोनस के ऊपर, एमटीपी 2 सितंबर 24 5 मार्क्स का, ठीक है। एमटीपी 2 सितंबर 24 में आप देखोगे दो क्वेश्चन है, एक तो ये भी है 5 मार्क्स का, एक ये भी है, ठीक है। कोई नहीं, उस टाइम उसको एग्जामिनर को डिविडेंड पसंद आ गया होगा, बोले दो ले देते इसमें से, चलो ठीक है। एग्जाम में जनरली 5 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। मिस्टर आनंद इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ शेयर एट ₹500 हुज फेस वैल्यू पर शेयर इज ₹100। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर के एंड में वो बोनस एक्सपेक्ट कर रहा है कितना, 1:5 का, ठीक है। तो एक शेयर खरीदेगा, उसके बदले में उसको 1:5 का बोनस मिलेगा। 1:5 का बोनस का मतलब क्या होता है समझना, 1:5 को आप इंटरप्रेट करो, इस टू जो है ना इसका मतलब होता है, इसको रीड करो आप फॉर, यानी 1 for 5, तो हर 5 शेयर के बदले में एक का बोनस, हर 5 शेयर के बदले में एक का बोनस, ठीक है। अगर आपके पास शेयर ही एक हो तो, शेयर ही एक हो तो घर जाओ नहीं लेना पड़ेगा भाई, एफएम पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे हैं कि इधर एक लिया है तो डिविडेंड को तो अपन बोनस देंगे ही नहीं, कैश पे कर देंगे, नहीं नहीं, ये एफएम है, ठीक है। तो 5 के बदले एक है तो एक के बदले 1/5 होगा, ठीक है, सिंपल। तो एक के बदले 0.2 शेयर, सिंपल, ठीक है। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20% एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस। तो चौथे साल के एंड से आपको आपकी जो होल्डिंग है वो एक शेयर के बदले 1.2 की हो जाएगी, ठीक है। एंड बोल रहा है कि आपका 20% एक्सपेक्टेड डिविडेंड होगा। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि 20% क्या है सर, ये 20% डिविडेंड पे आउट रेशो है क्या, नहीं 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 नहीं, ठीक है। जब आपको क्लियरली बोले नहीं कि डिविडेंड पे आउट है, ठीक है, तो जो ऐसे टाइप की परसेंटेज रखी होती है ना कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज 20%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%, जब तक लिखा नहीं हो पे आउट है तब तक उस परसेंटेज को अपन हमेशा मानते हैं कि ये डिविडेंड परसेंटेज है, एंड डिविडेंड परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर लगती है, ठीक है। यानी फेस वैल्यू का 20% कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, ठीक है। तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं 100 का 20% यानी 20 रुपए का, तो ये लगेगा ऑन फेस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। एंड वैसे भी डिविडेंड पे आउट ले भी लोगे तो क्या कर लोगे, अर्निंग्स आपको कहाँ दे रखी कंपनी की,
कैसे निकाल लोगे? अर्निंग्स दे रखी होती ना, ईपीएस दे रखा होता है ना, तब गंदा कन्फ्यूजन हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि कोई बच्चे इसको 20% को ईपीएस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं दे रखा तो आप सेफ हो। ठीक है, एंड द सेम रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपैंडेड कैपिटल बेस, यानी आप जो नया शेयर आपको इशू हो जाएगा ना, उसके ऊपर भी आपको 20% का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ 7th ईयर एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच। 900 ईच यानी जितने भी हैं उसके 900, आपके पास तो 1.2 है, तो 1.2 को आप 900 में बेचोगे। सर ये 0.2, अरे लॉ नहीं है भाई, ये एफएम है। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी खरीदोगे तो 5% एक्स्ट्रा खर्चे करोगे, बेचोगे तो 5% आप खर्चे करके बेचोगे। ठीक है, अज्यूमिंग अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 12% पर एनम, कंप्यूट द एनपीवी फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। एनपीवी यानी आप निकालोगे कि आपने कितना पेमेंट किया है ईयर 0 के ऊपर, एंड फ्यूचर में जो आपको कैश फ्लो आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, डिफरेंस ले लो, एनपीवी निकल के आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा वर्किंग करना है, आप ईयर लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ईयर 0 में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी आपकी, खर्चे करने वाले हो आप 500 का परचेस करने वाले हो, लेकिन सिर्फ 500 नहीं है, एएस है ना अपना जो इन्वेस्टमेंट वाला, उसके अंदर भी सेम वर्किंग करते हो ना, कि अगर आपने खर्चा किया खरीदते टाइम पे तो ऐड हो जाती है कॉस्ट के अंदर, तो आप 5% जो खर्चा करने वाले हो यहाँ पे वो 500 के अंदर ऐड हो जाएगा आपका 5%, तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो 500 प्लस 5%, तो 500 इंटू 105% हो गया 525 का आपका कैश फ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% का 1 ही रहेगा, तो ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना हो क्या रहा है, देखो आप एक से लेके ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक आप होल्ड करके रखे हो शेयर्स। ठीक है, ये बीच में आ गया एक ईयर 4 करके। ठीक है, ईयर 4 के एंड में आपको मिला है यहाँ पे 0.2 एक्स्ट्रा शेयर जो आपके पेटीएम पे प्राप्त हो गए, 0.2 के एक्स्ट्रा शेयर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस 0.2 शेयर के ऊपर डिविडेंड कब से मिलने लग जाएगा आपको? ईयर 4 से मिलने लग जाएगा क्या? नहीं, अभी तो मिला है साल के एंड में आपको डिविडेंड, बोनस शेयर, इसका डिविडेंड अगले साल से मिलना स्टार्ट होगा। तो इस 0.2 के ऊपर एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा आपको ईयर 5 से, ईयर 7 तक मिलेगा। तो बेसिक सा बात क्या है, ईयर 1 से ईयर 4 तक आपको मिलेगा एक ही शेयर के ऊपर, ईयर 5 से 7 तक आपको मिलेगा 1 प्लस 1.2 शेयर्स के ऊपर। क्लियर? चलो, तो 1 to 4 तक आपको डिविडेंड मिलेगा 100 रुपीज़ के एक शेयर के ऊपर 20%, यानी 20 रुपीज़ का। तो ये इस वैल्यू को 20% से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो 20 रुपये का। ठीक है, देन 5 to 7 से आपका डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा, कितने से? 1.2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 1.2 शेयर पे मिलेगा अभी ये, तो जो 20 का मिल रहा था उसको इंटू 1.2 कर देना, तो ये 24 का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर 7 में आप बेचने वाले हो, बेचोगे कितने आप? 1.2 शेयर्स बेचोगे, तो 1.2 शेयर्स पे आपको 900 रुपीज़ का पेटीएम पे प्राप्ति होगी। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको पेटीएम पे 900 तो मिल गया 1.2 के बदले, लेकिन आपने पेटीएम से 5% पे भी तो कर दिया है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस उसी में से, क्योंकि आपको 5% का यहाँ पे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी तो पे करना है। परचेस करते टाइम भी पे किया था तो वो ऐड हो गया कॉस्ट में, सेल करते टाइम पे कर रहे हैं तो अपने जो अपने को मिला उसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिला है 1.2 पे 900, तो इंटू 95% कर देंगे। ठीक है, 95%, क्योंकि 5% तो मैंने पेटीएम से वापस पे कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया 1026, चलेगा? चलो, ये 1026 निकल के आ गया। अब हर एक का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिख देना आप यहाँ पे 1 to 4 ईयर्स का 3-4 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का समेशन आएगा, यहाँ पे 5 to 7 ईयर्स के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का समेशन आएगा। ठीक है, 3 साल का 5, 6 एंड 7 का समेशन आएगा, यहाँ पे 7th ईयर का आएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना इनकी, एंड यहाँ पे आप सॉल्व कर दोगे तो आपका एनपीवी निकल के आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ, D1 D0 का अपन सिंपल समराइज कर देते हैं, क्योंकि आपको वहीं पे कंफ्यूजन होगा, है ना। चलो देखो, अगर क्वेश्चन में खुद ही बता दे, मैं आपको नोट्स में से दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, नोट्स के अंदर तो अपन ने इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कवर किया था ना, D1 D0 का कंफ्यूजन, तो नोट्स में D1 D0 कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बनाते हैं। देखो, अगर आपको खुद ही क्लियरली बता दे, लिख के बता दे कि ये डिविडेंड पास्ट वाला है, ये डिविडेंड फ्यूचर वाला है, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा जो पास्ट वाला है वो D0 है, जो फ्यूचर वाला है वो D1 है। तो कुछ टर्म्स होंगे जो बताएंगे कि D1 कौन सा है, D पास्ट का कौन सा है, फ्यूचर का कौन सा है। ठीक है, जैसे जो पास्ट टेंस होता है, सर अभी इंग्लिश में समझेंगे क्या पास्ट टेंस कौन सी होता है? अरे बहुत सिंपल है ना यार। ठीक है, जो पास्ट टेंस दिखा रहे हैं वो D0 है, जैसे डिविडेंड पेड, पे हो गया, डिविडेंड जस्ट पेड, डिविडेंड पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, पे हो चुका है मतलब। ठीक है, लास्ट और प्रीवियस ईयर डिविडेंड पे हो चुका है, मतलब लास्ट डिविडेंड पे हो चुका है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट टेंस है तो पे हो चुका है, या कोई और भी टर्म हो जो पास्ट टेंस इंडिकेट करती है तो वो बताएगा D0। D1 फ्यूचर की बात करता है,
एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, डिविडेंड टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईयर, इस साल के एंड में जो पे करेंगे, अभी साल खत्म ही नहीं हुआ है, इस साल के एंड में जो पे करेंगे, तो वो फ्यूचर वाला हो गया ना। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड एनी अदर टर्म इंडिकेटिंग फ्यूचर, वो D1 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे लिखा हो कि कंपनी पेस डिविडेंड ऑफ, अब पेस तो सिंपल टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट, ये तो ना तो पास्ट है ना तो फ्यूचर है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। ऐसे केस में अपने पास दुविधा होती है कि इसको मैं D1 लूं कि D0 लूं, पेस डिविडेंड ऑफ, ठीक है, तो नहीं पता। तो ऐसे केसेस के अंदर जनरली से क्वेश्चन आप अपने देखेंगे नहीं कि पेस डिविडेंड ऑफ लिखा हुआ है, ये रेयर केस है, बट रेयर केस की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे केस के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि जब कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है D1 D0 के बीच में क्या है, तो अपन क्वेश्चन को देख के मालूम पता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन के अंदर मुझे अर्निंग्स दी थी, उस अर्निंग्स से मैं डिविडेंड तक पहुंचा, तो यूजुअली अर्निंग्स को मैं पास्ट वाला मानता हूँ, जो साल खत्म हो गया उसका मानता हूँ, तो डिविडेंड भी जो होगा वो पास्ट वाला होगा, D0 होगा। मुझे क्वेश्चन में EPS दे रखा है कि कंपनी का EPS इतना है, उससे मैं डिविडेंड तक पहुंचा हूँ, उसको भी मैं लॉजिकली पास्ट वाला मानूंगा, मैं D0 मानूंगा। ठीक है, ठीक है, या फिर बट ऐसा कुछ अगर ऐसा दे नहीं रखा है, अर्निंग्स भी नहीं दे रखा, EPS भी नहीं दे रखा, सिर्फ लाइन लिखी हुई है कंपनी पेस डिविडेंड ऑफ, तो उसको मैं क्या मानूं, D1 या D0। तो उस केस में आपको जो अजम्पशन लेना है, जो सिंपल लग रहा है वो लेके खत्म कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ऐसे केसेस में दोनों अजम्पशन, दोनों सोल्यूशन देगा। यूजुअली जब D1 D0 में कंफ्यूजन होता है, ऐसे दोनों अल्टरनेटिव्स मौजूद करा देता है सोल्यूशन के अंदर। अब मेरा क्वेश्चन बैंक देखो, आपको मिल जाएगा सोल्यूशंस दोनों के। ठीक है, हाँ आप बोलोगे सर उस एक क्वेश्चन के अंदर नहीं था, बाकी के अंदर था। अच्छा, मैं बोला ना, देखो ICAI खुद ही बोलता है कि सजेस्टेड आंसर्स के सारे सॉल्यूशंस मार्किंग स्कीम में नहीं होते, मार्किंग मतलब मार्किंग स्कीम में जितने सॉल्यूशंस थे वो सारे सजेस्टेड के अंदर नहीं होते। आप इवैल्यूएट, आपकी जब कॉपी इवैल्यूएट होती है तो जो सॉल्यूशंस होते हैं, ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं आपके एग्जामिनर के पास में कंपेयर टू जो सजेस्टेड के अंदर है। तो अल्टरनेटिव्स होते हैं जब भी कंफ्यूजन अराइज होता है कि D1 है कि D0 है, तो आप कुछ भी ले लो, आप अज्यूम कर सकते हो, टेंशन मत लेना, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टेंशन मत लो, आप लार्जर चीज़ों पर ध्यान दो कि मुझे कोर्स कवर करने में ध्यान देना, ना कि एक क्वेश्चन में 1 घंटा खराब कर दिया कि सर ये D1 कैसे ले लिया इसने, कहा कैसे ले लिया इसने। नहीं, टेंशन मत लो। ठीक है, पॉसिबल है डिकोड कर पाना तो डिकोड कर लो, नहीं तो आप छोड़ दो, D1 D0 जो अज्यूम करना है कर सकते हो। एक और स्पेशल केस क्या था, जो अपन ने 2 क्वेश्चंस देखे थे जो रिसेंट एग्जाम्स में आए थे, वहां पे अगर अपन EPS को EPS 0 लेते ना तो क्वेश्चन ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो ऐसे केसेस में ICAI ने क्या कर दिया, EPS को EPS 1 लेके सॉल्व कर दिया। तो बेसिक आपका रूल क्या बन गया, अगर मालूम पड़ रहा है पास्ट है कि फ्यूचर है तो वैसा ले लेना। ठीक है, दूसरा उसके बाद नहीं तो अपन क्या करेंगे, अर्निंग्स दे रखी है क्या, डिविडेंड EPS दे रखा है क्या, अगर दे रखा है तो उसको अपन मानते हैं कि पास्ट वाला है। ठीक है, उस केस के अंदर भी अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है पास्ट वाला ले लेने में, तो उसको अपन E1 या D1 लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ दे दिया पेस डिविडेंड ऑफ, तो जो लेना है लो, खत्म करो। ठीक है, ये बेसिक सिंपल समरी था। ठीक है, चलो, तो दैट मार्क्स द क्लोजर ऑफ आर डिविडेंड एंड आर सुपर 100 मैराथन पार्ट नंबर 1। ठीक है, आई होप आपका यहां तक आपने लिख के कर लिया रहेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल जाना कि सर चारों चैप्टर्स मस्त तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप मुझे बताना आपका कॉन्फिडेंस कितना इंक्रीज हुआ है, कुछ भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी डिस्कस करना हो टेलीग्राम ग्रुप में आकर पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत एक्टिव कम्युनिटी है। ठीक है, ये PDF आपको मिली जाएगी वहाँ पे। ठीक है, सो आई होप आपका बहुत ही प्रोडक्टिव रहा होगा ये सेशन, है ना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा विद दिस सेशन। पार्ट 2 के अंदर हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, बता देना आप लोग कि पार्ट 2 का कितना वेट कर रहे हो, कभी मिलने वाले हम पार्ट 2 के लिए, जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय। पढ़ते रहना। ठीक है, चलो।